जेईई एडवांस 2018 का पेपर 1 और पेपर 2 जो बेहतरीन लेवल पर पूछे गए थे, आईआईटी कानपुर वालों का ये पेपर था, जहां पर मैथमेटिक्स एक अच्छे लेवल पर आई थी। कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, कुछ एवरेज भी थे और कुछ क्वेश्चन इजी लेवल पर भी थे। यहाँ पर आपको कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके मैंने मल्टीपल तरीके से आपको सॉल्यूशंस बताए हैं, एक से ज़्यादा मेथड पर जहाँ पर पॉसिबिलिटी थी, और कुछ ऐसे सवाल भी इस पेपर के अंदर थे जिनके सॉल्यूशंस स्टूडेंट ही नहीं टीचर्स भी आज तक ढूंढते हैं। उनका प्रॉपर अप्रोच मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नॉट ओनली स्टूडेंट, टीचर्स विल ऑल्सो एंजॉय दिस पर्टिकुलर वीडियो, जहाँ पर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स की अपलिफ्टिंग आपको दिखेगी कि कैसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। जेईई एडवांस में मार्क्स अगर आप सिक्योर करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक बात समझाऊंगा। एमसीक्यू से अगर आपने दोस्ती कर ली, क्योंकि जहाँ पर एक भी ऑप्शन गलत मार्क करने पर -2 मिलता है, पास मार्किंग है, और अगर सटीक कॉन्सेप्ट बने हुए हैं आपके तो +4 भी है। तो ये एक जर्नी है -2 से +4 की। तो हर क्वेश्चन जहाँ पर 6 मार्क्स लेकर चल रहा है, -2 से +4, ये 6 मार्क्स अगर हम देखें तो पेपर 1 के अंदर 6 एमसीक्यूज हैं, पेपर 2 के अंदर भी ऐसे ही है, तो 12 सवालों की बात है। वहीं पर अगर हम न्यूमेरिक रेस्पॉन्स की बात करें तो वहाँ ऑप्शंस दिखते नहीं है, इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग कि आंसर आया है क्या, यही आंसर होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसकी भी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहती है हमेशा। तो जेईई एडवांस का एक जो स्टूडेंट होता है वो हमेशा एमसीक्यूज पर बुलिश रहेगा कि मुझे यही ट्राई करना है। एमसीक्यूज करने के बाद एससीक्यू बनाने तो आसान हो जाते हैं, एमसीक्यूज इज द रियल थिंग जो एक जेईई एडवांस के लिए रिक्वायर्ड है। वहीं पर इसी पेपर के अंदर, पेपर 2 के अंदर एक सेक्शन पूछा गया है जो हाईली स्कोरेबल है। जब भी मैच द कॉलम एससीक्यू फॉर्मेट में पूछा जाता है, कभी नहीं छोड़ना है। प्रोबेबिलिटी, कॉनिक सेक्शन, इनके ऐसे सवाल, पीएनसी के ऐसे सवाल जिसको आप इस पेपर में देखेंगे कि एक्चुअली उस टाइम के स्टूडेंट्स ने 50%, 48%, 35%, 42% के आसपास सॉल्व किए हुए हैं। बस पहचानना होता है। तो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा है उसका फायदा उठाइए। मैच द कॉलम को अगर एससीक्यू बनाएंगे तो बहुत चारों ऑप्शन ट्राई करने की जरूरत नहीं होती, एक एक ऑप्शन से भी सवाल बन जाता है। आप देखेंगे इस पेपर के अंदर में बताया 2 ऑप्शन से भी बात बन जाती है। तो इस स्मार्टनेस का फायदा उठाना है। एक स्टूडेंट जिसको कॉन्सेप्ट आते हो और जो स्मार्टनेस के साथ भी खेल सकता है, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, और जो टॉप 200 स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। समय के साथ वो अपने जो जेईई में केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर, ये तीनों सब्जेक्ट्स हैं उसमें इंटर रिलेशन वो देखने लग जाते हैं कि हाँ ये मैथ्स से सॉल्व हो रहा है, ये इक्वेशंस ऐसे बनी है। बस यही डिफरेंस होता है। अभी जब हम सेम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इंटर रिलेटेड टॉपिक्स जो आपको इंटरमिक्स क्वेश्चन दिखते हैं, वहाँ रिलेशन दिखता है। टॉपर वो है जो फिजिक्स के अंदर मैथ्स ढूंढ लेता है, मैथ्स के अंदर फिजिक्स ढूंढ लेता है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैथ्स ढूंढ लेता है। बस वही बात बन जाती है। दे ऑल आर कनेक्टेड। तो अच्छे से इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप एक भी सवाल में कुछ नॉलेज लेके गए हैं तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक भी सवाल में आपको लगता है कि हाँ आई हैव लर्न समथिंग, कुछ गेन किया हो तो ज़रूर। ठीक है, चलिए कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए ऐसे ही, और हम आज से आपको मैथमेटिक्स की बेहतरीन बातें सिखाते रहेंगे। For a non-zero complex number z, let argument z denote the principal argument with -pi to less than or equal to pi। ये argument of z का वैल्यू। फिर यहाँ पर हमें जो ऑप्शन फॉल्स है वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, जेईई एडवांस 2018 पेपर 1 का एक क्वेश्चन है, एमसीक्यू सेक्शन के अंदर पूछा गया है, जहाँ पर एक भी ऑप्शन अगर हमने गलत मार्क किया तो -2 की पेनल्टी है। जो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कंप्लीटली इसको सही किया, ऐसे देश भर में सिर्फ 1.83 स्टूडेंट हैं, लेस देन 2% स्टूडेंट ऐसे हैं। नंबर की बात करें तो 2833 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने +4 मार्क्स लिए होंगे। वहीं पर 31,000 स्टूडेंट ऐसे हैं +1 वाले हैं, 20,000 ऐसे जिन्होंने +2 लिए। तो पूरे क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट के साथ पूरा सही करने वाले सिर्फ लेस देन 3000 बच्चे ही हैं। तो सवाल अच्छा है, और एक से ज़्यादा ऑप्शन इसके अंदर फॉल्स हैं, उसको मार्क करना है। तो अब ये जब देख सकते हैं कि पार्शियल मार्किंग वाले स्टूडेंट अगर 31 एंड 20 51,000 के आसपास है, तो ऐसा भी कोई स्टूडेंट होगा जिसने एक ऑप्शन बाई चांस गलत मार्क कर दिया होगा और वो घर लेके गया होगा -2। ये देखिए 44,000 स्टूडेंट,
ये -2 से +4 की जर्नी, यही प्रैक्टिस हमें करनी है। 6 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि सही है या नहीं है। वहीं पर 55,000 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को छोड़ दिया। सो लेट्स सी क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। सबसे पहला वाला ऑप्शन मुझे ऐसा लगता है ये तो सभी स्टूडेंट ने सही कर दिया होगा। -1 है, माइनस आयोटा है, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जब दोनों कोऑर्डिनेट प्लस होते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, यहाँ माइनस प्लस है और यहाँ है आपके पास से माइनस माइनस और ये है आपके पास से प्लस माइनस। यहाँ पर जो थीटा है वही अल्फा है, ये जो थीटा है वो माइनस अल्फा है, ये जो थीटा है यहाँ से पाई माइनस अल्फा आता है और ये जो थीटा है ये इसी का नेगेटिव रहता है। अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे ए ऑप्शन हमारे पास लिखा गया है वो है आर्ग्यूमेंट -1 -पाई। ये कहाँ पर लाई करने वाला है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। इसके लिए अगर हम अल्फा निकालेंगे तो ये बनता है tan इनवर्स -1 मॉड लेंगे, वैल्यू 1 आती है, डेटा बनता है π/4। थर्ड क्वाड्रेंट में आप आर्ग्यूमेंट लिख सकते हो, इसका आर्ग्यूमेंट आएगा -π -π/4। अल्फा की वैल्यू कितनी है? दिस इज द डेटा, -3 π/4 आना चाहिए और यहाँ दिया है π/4। दिस इज एन रॉन्ग ऑप्शन, रॉन्ग ऑप्शन है। एक साथ सारे रॉन्ग ऑप्शन हम मार्क कर देंगे। बी, फंक्शन r से -π to π क्लोज पर डिफाइन किया गया है और ft लिखा गया है। आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस आयोटा टाइम्स t फॉर ऑल रियल नंबर पूछा गया है। क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन बनेगा? इसके बारे में हम बात करते हैं। सो बी अपने पास है f ऑफ t इक्वल टू, आर्ग्यूमेंट डिफाइन करिए -1 प्लस आयोटा टाइम्स t। अगर हम t का वैल्यू 0 लेते हैं तो f ऑफ 0 का डेटा आपके पास से आता है आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 जो होता है पाई। -1 यहाँ पे लाई करता है, पाई आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। t अगर हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो फिर हम बात करते हैं यहाँ से डेटा, ये पॉजिटिव रहेगा तो फिर आप मुझे समझाइए कहाँ पर रहेगा, कौन से क्वाड्रेंट है? -1 t आपके पास है तो फिर ये -n पॉजिटिव है। दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकेंड क्वाड्रेंट है। दिस इज द क्वाड्रेंट। और यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा? पाई माइनस अल्फा। तो आप अल्फा अगर निकालने जाएंगे वो आपके पास से आता है, क्लियर लिख सकते हो आप, अल्फा होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। तो यहाँ पर अगर हम इसको मॉड ऑफ लिखेंगे तो t अपॉन -1। t अपना पॉजिटिव है, -t का मॉड भी प्लस ही रहता है। वी आर हैविंग पाई माइनस tan इनवर्स t। फिर आता है t अगर नेगेटिव बनेगा तो बात करते हैं f ऑफ t आपके पास है, आर्ग्यूमेंट है -1 माइनस आयोटा t। मॉड तो लिखा हुआ था नहीं यहाँ पर, ठीक है, पर t नेगेटिव है। अब ये बताइए ये कहाँ पे लाई करेगा? -1 t है, t नेगेटिव है तो ये पहुंच गया है आपके पास से थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ये यहाँ पर कहाँ पर था? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर था। जब ये -1 t लिखा हुआ था तब ये सेकंड क्वाड्रेंट में था, अभी थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि t भी नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये डेफिनेशन आती है आपके पास से, तो ये डेफिनेशन आपके पास से बनेगी -पाई माइनस माइनस प्लस अल्फा बनेगा tan इनवर्स मॉड के साथ आपके पास से t रहेगा, पर t क्योंकि नेगेटिव है तो मॉड आपका माइनस साइन के साथ ओपन होगा। t नेगेटिव है, एक और माइनस साइन आएगा, ये डेफिनेशन आपके पास बनेगी। अब आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 0 पर वैल्यू पाई है, 0 प्लस इससे आएगा पॉजिटिव के लिए तो ये डेफिनेशन बनेगी आपके पास से, डेटा बनेगा पाई माइनस tan इनवर्स 0। पाई आता है। f ऑफ 0 माइनस की हम बात करते हैं नेगेटिव साइड पर, तो ये डेफिनेशन आपके पास है -पाई है। RHL LHL वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों अलग अलग आ रहे हैं, ये दोनों सेम है लेकिन ये अलग है, तो फंक्शन कैसा हो गया इस वाले केस में? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट रियल नंबर होता है तो एक रियल फंक्शन बनाया गया, इसके बारे में पूछा गया कि कंटिन्यूअस होगा सभी पॉइंट्स पर। हम 0 पर देख रहे हैं कि 0 पर वैल्यू पाई आती है, जब पॉजिटिव में डेटा रखते हैं तो पाई माइनस tan इनवर्स t, लिमिट लगाने पर पाई आता है, दोनों मैच हो गए। लेकिन जब t नेगेटिव आता है, LHL पे बात की जाती है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन -पाई प्लस अल्फा होती है।
मॉड ऑफ अल्फा का मतलब कितना है, अल्फा आप कितना लिख सकते हैं यहाँ से, tan इनवर्स मॉड ऑफ टी, ये आप लिख सकते हैं अल्फा। तो यहाँ पर टी नेगेटिव है, मॉड माइनस से ओपन होगा, 0 माइनस पर डेटा माइनस पाई आता है, एक तरफ पाई है एक तरफ माइनस पाई है, दे आर कैनॉट बी इक्वल, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ बोला गया है कंटिन्यूअस है, ये भी गलत हो चुका है। हमें मार्क करने हैं फॉल्स वाले स्टेटमेंट, तो ये भी सही है ये वाला भी सही, ये दोनों मार्क करने होंगे हमें, ठीक है। आगे आते हैं, आर्गुमेंट लिखा हुआ है एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, और उसके बारे में पूछा इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। आर्गुमेंट किस तरीके से काम करते हैं, लॉग की तरह काम करते हैं। तो यहाँ ये जो आर्गुमेंट है इसको हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z1, डिवाइड वाला आर्गुमेंट माइनस में चला जाएगा। यहाँ है आपके पास से आर्गुमेंट ऑफ z1 और यहाँ है आपके पास से आर्गुमेंट ऑफ z2, तो ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, हमारे पास 0 आ रहा है। आर्गुमेंट एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है, मल्टी वैल्यूड, उसमें बार बार आप 2 पाई का मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। सब कैंसिल होकर 0 आ रहे हैं, हम इसके अंदर यस 2 पाई का मल्टीपल हमेशा ऐड कर सकते हैं 2k पाई। तो इसको सॉल्व करने के बाद दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई आएगा यस। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। और हमें यहाँ फॉल्स मार्क करना है तो हम इसको मार्क नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो सही आया है। बारी आती है डी स्टेटमेंट के बारे में जो पढ़ते हैं। फॉर एनी, इसको आपने देख लिया, अब हम डी ऑप्शन की बात करते हैं। फॉर एनी 3 गिवन distinct complex numbers z1, z2, z3, the locus of point z satisfying this relation is pi, this lies on a straight line। ये हमसे पूछा गया है कि z का जो लोकस है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, ये हमसे पूछा गया है। अभी हमने देखा है कि ये गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब हम डी की बात करते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप, z माइनस z1 मुझे यहाँ दिखता है और z2 माइनस z1 भी यहाँ दिख रहा है और z3 दोनों जगह माइनस में लिखा हुआ है, तो थोड़ा रीअरेंजमेंट करते हैं। डी ऑप्शन की बात है अपने पास, मैंने लिखा आर्गुमेंट z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, z2 माइनस z3 अपॉन z माइनस z3 इज इक्वल टू पाई, ये लिखा हुआ है, बस रीअरेंज किया है। तो माइनस z1 वाले एक साथ कर दिए, माइनस z3 वाले एक साथ कर दिए, ये देखिए माइनस z3 माइनस z1, सामने लिखा हुआ है पाई। तो अगर हम इसको आर्गुमेंट के हिसाब से, क्योंकि लॉग कैसे काम करता है, अगर मल्टीप्लाई है तो लॉग ऐड, आर्गुमेंट ऐड हो जाएगा। ये डेटा भी पाई आता है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, दोनों का सम आपके पास से पाई आता है। z1, z2, z3 तीन कैसे एंगल्स हैं, ठीक है, तीन अपने पास एंगल्स हैं, z1, z2, z3 बना लेते हैं। z1 है, ये z2 है और ये z3 है। अब आप आगे की बात सुनिएगा क्या कहानी है। z1 के रिस्पेक्ट में रोटेशन चल रहा है, कहीं पर z लिखा गया है और z2 और z भी है, z2 है, यहाँ z है, लेट्स टेक z हियर। तो देखिए नीचे वाला होगा z2 माइनस z, एक ये एंगल है और एक है z माइनस z1। लेट्स से दिस एंगल इज एन अल्फा, ये अल्फा एंगल है, ठीक है। अब z3 के रिस्पेक्ट में क्या होता है, z3 के हिसाब से भी आप इनको बना के देखिए। तो z माइनस z3, ये रहा z माइनस z3 और है z2 माइनस z3, ये एंगल है, ठीक है। तो ये है आपके पास से z2 माइनस z3 और ये है z माइनस z3। तो अगर ये अल्फा है तो ये एंगल आपके पास से कितना बन सकता है, पाई माइनस अल्फा, तभी तो दोनों का सम इतना बनेगा। और ये एंगल आपके पास से बन जाएगा पाई माइनस अल्फा। ये कंडीशन हमें दी जा रही है। अब आपको क्या लगता है क्या होने वाला है, अगर इस तरीके से बनाई जा रही है कि, तो देख सकते हो आप अपोजिट एंगल का सम 180 आ रहा है, टोटल एंगल का सम 360 होता है, आमने सामने वाले दोनों एंगल का सम 180 है, तो बचे हुए दोनों का एंगल का सम भी 180 होगा। और ऐसा तो कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स के लिए होता है, सर्कल में ऐसा होता है, तो ये चारों लाई करने वाले हैं, दे लाई ऑन अ सर्कल, दे ऑल लाई ऑन अ सर्कल, तो दे आर नॉट ऑन स्ट्रेट लाइन, दे ऑल आर कॉन्साइक्लिक। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो फिर आप समझ पाएंगे कि वे तो कॉन्साइक्लिक के लिए होता है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है, तो वैसी कहानी यहाँ पर बन रही है। तो दे आर नॉट स्ट्रेट लाइन, दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ सर्कल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास है, स्ट्रेट लाइन बोला है, गलत हो गया है।
हमें मार्क करना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फॉल्स है तो ए फॉल्स है, बी फॉल्स है, मतलब बेसिकली मैं फॉल्स की बात कर रहा हूँ। ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। तो मेरा आंसर आना चाहिए ए बी डी इज द फाइनल आंसर। और ऐसा करने वाले पूरे देश भर में सिर्फ 2833 स्टूडेंट थे अक्रॉस इंडिया में, ठीक है। और गलत करने वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट है जो +4 की जगह -2 भी लेकर गए। कॉन्सेप्चुअली टारगेट कीजिए। अगर आप जेईई एडवांस क्रैक करना चाहते हैं तो मान के चलिए कि आपके पास जो एमसीक्यू सेक्शन है वो आपका शानदार होना चाहिए, बहुत बेहतरीन होना चाहिए एमसीक्यू सेक्शन, क्योंकि पेपर 1 में भी 5-6 सवाल आएंगे, पेपर 2 के अंदर भी 5-6 सवाल आएंगे। तो मान के चलिए 10 सवाल के आसपास आते हैं। तो अगर हम ऑप्शन वाइज भी देखें, वहाँ पर हमें महारत हासिल करनी है। नेगेटिव -2 ना जाए, वो थोड़ा थोड़ा, कभी पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहा तो 5 मार्किंग से मार्क्स लेकर आए, ठीक है। सो वी आर मार्किंग ABD एज द फाइनल आंसर। जेईई एडवांस 2018 पेपर 1 का कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। सारे ऑप्शन डिफिकल्ट नहीं थे, कुछ क्वेश्चन डुएबल भी थे, कुछ ऑप्शंस थोड़े से हमें सोचना था, जैसे लास्ट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अगर आपने क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन नहीं किए तो एकदम से एग्जाम में नहीं सोच पाओगे, पर मैं तो ऐसे क्वेश्चन क्लास में भी करवाता हूँ, अपनी बुक के अंदर भी ऐसे सवाल दिए हुए हैं। तो प्रैक्टिस जितना अच्छे से थरोली डीप में जाके करोगे ना, चैप्टर सीखेंगे, ठीक है। जेईई एडवांस 2018 पेपर 1 का क्वेश्चन है जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर के ऊपर पूछा गया है। पेपर का अगर हम बात करें, जो क्वेश्चन है वो इन अ ट्रायंगल PQR, लेट PQR इज 30 डिग्री, साइड्स PQ एंड QR हैव अ लेंथ 10√3 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। एमसीक्यू सेक्शन के अंदर पूछा गया है। उस टाइम के स्टूडेंट्स का करेक्ट लिस्ट के ऊपर क्या रिएक्शन था ये देखें। तो गलत करने वाले स्टूडेंट्स 11.62% हैं, लेकिन जिन्होंने कंप्लीट सही किया है वो 16%, दैट्स वेरी हाई नंबर। और 46% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पार्शियली करेक्ट भी किया है। सो ये नंबर काफ़ी अच्छा बन रहा है। 25 स्टूडेंट ऐसे, 25,900 यानी 26,000 स्टूडेंट ऐसे जो +4 लेकर गए। 1 वाले भी काफ़ी हैं, 36,000, 35,000। तो आप देख सकते हो नंबर काफ़ी ठीक है, फेयरली आसान लेवल का ही क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा। वहीं पर 18,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसमें -2 लेकर आए। तो वी विल कंसिडर दिस एज एन ईजी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, क्या बात यहाँ पर पूछी जा रही है उसके अकॉर्डिंग बात बनाते हैं। QPR एंगल, एक ट्राइंगल बनाना है हमें। QPR एंगल बन रहा है, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R, PQR। इस एंगल की वैल्यू हमें पता है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया है, साइड PQ एंड QR हैव अ लेंथ, PQ इज 10√2, 10√3 एंड QR इज 10 रिस्पेक्टिवली। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये सारी बातें निकाल के दिखाइए। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर cos 30 डिग्री की वैल्यू बनाना चाहता हूँ, cos 30 डिग्री की, तो वो आपके पास से बनेगा, इसके सामने वाला डेटा है, तो ये बनता है 10 का स्क्वायर है, 10√3 का स्क्वायर है, और माइनस इसके सामने वाली स्लाइड, तो PR का स्क्वायर होगा अपॉन 2 टाइम्स दिस एंड दिस। cos 30 की वैल्यू आपके पास से √3/2 आती है, ठीक है। तो जैसे cos A का फॉर्मूला होता है ना, B² + C² - A² अपन 2BC, सामने वाली साइड माइनस में जाती है, cos क्यों लिखेंगे, इन दोनों का स्क्वायर का सम, सामने वाली साइड PR का स्क्वायर है, इससे डिवाइड हम करेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं, लेट्स सी क्या डेटा अपने पास आता है। इट इज 100, ये है आपके पास से 300, ये है PR का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल है आपके पास से, ये 100 आता है, यहाँ पर आता है 300, ठीक है। अब आगे 300 से 300 चला गया है, हमारे पास PR की वैल्यू ही 10 आ गई है। अब आप देखिएगा, ये 10 है तो ये भी 10 है। वापस हमने ट्राइंगल बना के देखा कि क्या हो रहा है, कि ये 10 है तो ये 10 है। जब ये दोनों 10 हैं और ये आपके पास 30 है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, ये दोनों सेम है तो ये भी 30 बनेगा, और ये 30 तो फिर ये 60 होगा, ये बनेगा आपके पास 120। तो बस एक साइड कंप्यूट करने से हमारे पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आ गई। पहला ऑप्शन है QPR, तो आप बताइए एंगल QPR इज 30 डिग्री, ये दिया है 45। गलत मार्क करना है या सही, ट्रू मार्क करना है, तो दिस इज फॉल्स, ये गलत है। आपसे पूछा QRP, ये देख लीजिए QRP,
QRP, एंगल QRP इज 120। ये एंड के साथ लिखा गया है तो ये वाली बात तो सही है। अभी हमें एरिया निकालना है PQR का। ट्राइंगल का एरिया निकालना, दो साइड एडजेसेंट पता और उनके बीच का एंगल अगर हमें पता है तो एरिया का ट्राइंगल निकल जाता है। तो यहाँ हमें ये 10-10 पता है, यहाँ से हम एरिया का ट्राइंगल बना सकते हैं कि PQR का एरिया क्या लिखा जाएगा। हमें तो ये भी पता है 10√3 है, तो आप लिख सकते हो हाफ 10 × 10 बीच के एंगल का साइन विच इज साइन ऑफ 120। तो यहाँ से आपके पास से 50 आता है, ये वैल्यू आती है √3/2। 25√3 आपके पास से डेटा बनता है 25√3। दिस इज ट्रू। आगे चले। रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल PQR। रेडियस ऑफ इन सर्कल का फॉर्मूला होता है R = डेल्टा/S। डेल्टा ये रहा 25√3 और S होता है सेमी पेरीमीटर, तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना। 10-10 आपके पास ये रहे प्लस 10√3/2 आपके पास से डेटा बनता है। तो आप यहाँ पर चले जाएंगे तो ये डेटा आपके पास है 25√3, 1020 आता है तो 10 बन गया, 10 + 5√3 ये नंबर आपके पास है। 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 2 आता है, यहाँ √3 बनता है। √3 है, यहाँ से 2 - √3 है, इट इज 4 - 3 जो 1 बनेगा आपके पास से। तो डेटा आपके सामने है 10√3 - 15। यस, यही लिखा गया है, सी इज करेक्ट। ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास से सही आ गया। आगे चलते हैं। एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल के लिए सर्कम रेडियस की जरूरत होगी। सर्कम रेडियस आप साइन रूल से निकाल सकते हो। फॉर्मूला होता है ना A/sin A, B/sin B, C/sin C। याद है फॉर्मूला SOT से? इट इज इक्वल टू 2R। उसी को यूटिलाइज करते हैं। कोई भी एक साइड आप पिक कर लीजिए, जैसे P के हिसाब से बना लेते हैं। तो sin 30 है, सामने वाली साइड 10 है, तो आपके पास आ जाएगा 10/sin P। ठीक है, 10/sin P ये डेटा आपके पास, और ये आता है 2R। तो ये बनेगा 10/sin P का मतलब है 30, जो 20 आता है, और ये 2R है। R का वैल्यू बनता है 10। एरिया ऑफ सर्कल आपके पास ट्राइंगल अब बना सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कम सर्कल πr² आपके पास से, पाई है और ये 100 है, इट इज 100 पाई आपके पास से आंसर आ जाता है। दिस इज ट्रू। तो क्या आंसर बनेगा आपके पास से देख लीजिए, BCD। सो वी आर गोइंग टू मार्क BCD। ठीक है, जो सवाल कभी एग्जाम में आसान सा आपको लगता है कि ये डूएबल है, कोशिश ये करो कि आप करना तो सबको, एक्यूरेसी पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा ये एफर्ट डाला करो, थोड़ा टाइम अगर बचा पाए तो जो थोड़े से भयंकर सवाल उसी पेपर में आए उस पर हम लगा पाए। टाइम इज द मेन की, उस पर भी मेंटेन करना है, बट विद एक्यूरेसी, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सो BCD इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Let P1 = 2x + y - z = 3 and P2x + 2y + z = 2 be two planes, then which one of the following statement is not true? क्वेश्चन पूछा गया JEE एडवांस 2018 पेपर 1 के अंदर, प्लेन्स के ऊपर क्वेश्चन है, और कितने स्टूडेंट्स इसको सही किया वो आप देखिए। 19.47% स्टूडेंट ने इसको सही किया था। पार्शियल मार्किंग इनेबल थी, 27% स्टूडेंट से पार्शियली मार्क्स भी लिए, वहीं 31% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने -2 मार्क्स किए। यानी नहीं अटेम्प्ट करने वाले जिनको 0 मार्क्स मिले हैं वो हैं 33,000। -2 वाला भी एक अच्छा खासा नंबर है, 49,000 के आसपास है। करेक्ट करने वाले 30,000 है +4। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, मतलब कि ये आसान, रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है कि जिसमें +4 वाले 30,000 है और 1 मार्क वाले 42,000 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। रिलेटिवली ईजियर क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने +4 मार्क्स इसके अंदर लिए हैं। Plane P1 and P2 are two planes, then which one of the following option is not true? Line of intersection of P1 P2 has
डायरेक्शन रेशियोज, देखो दो प्लेन हैं आपस में कट कर गए हैं, ये पहला प्लेन है और यहीं पर अपने पास एक सेकंड वाला प्लेन भी बना रखा है, सेकंड प्लेन भी हमने बनाया, दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। तो सपोज कीजिए यहाँ कट कर रहे हैं, दिस इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये है प्लेन P1, ये वाला है प्लेन P2। तो ये लाइन क्या है, दोनों प्लेन्स के ऊपर लाई करती है, दिस इज लाइन L। सो लाइन L किसके परपेंडिकुलर होगी, अब देखिए P1 में भी लाई करती है, लाइन L लाइज इन P1 एंड लाइन L ऑल्सो लाइज ऑन प्लेन P2। प्लेन में लाई करती है तो लाइन L परपेंडिकुलर होगी किसके, पहले वाले के नॉर्मल के, और लाइन परपेंडिकुलर होगी दूसरे वाले प्लेन के लिए, क्योंकि अगर किसी प्लेन में कोई लाइन लाई करता है तो नॉर्मल के साथ उसका एंगल 90 डिग्री रहता है। तो हमारे पास ये जो लाइन है N1 और N2 जो कि इनके DRS हैं, आप देख सकते हैं पहले वाले प्लेन के नॉर्मल के DRS होंगे 2 1 -1। तो ये आपके पास बनेगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ये पहला वाला नॉर्मल। सेकेंड वाला नॉर्मल इससे निकाल सकते हैं 1 2 1, ये है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर ये है, एक वेक्टर A है एक वेक्टर B है, दोनों के परपेंडिकुलर हमें कोई वेक्टर चाहिए तो वो होता है उनका क्रॉस प्रोडक्ट। सो लाइन L जो है वो पैरेलल आ जाएगी आपके पास इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट है, N1 क्रॉस N2, जो बनेगा आपके पास है i j k, इट इज 2 1 -1 1 2 एंड 1। यहाँ से नंबर देखिएगा 1 आता है प्लस 2 करते हैं, वी आर हैविंग 3i कैप, इसको हटा दीजिए, 2 + 1 आपके पास से -3j कैप, 4 - 1 इज 3k कैप। 1 + 2 यहाँ से हटाया, 2 + 1 और यहाँ से डेटा बना 4 - 1 इज 3। सो लाइन L के DRS अगर हम बनाना चाहें तो वो हैं आपके पास से 3 - 3 एंड 3, या फिर 1 - 1 एंड 1 बनेंगे, ठीक है। सो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 P2 हैज डायरेक्शन कोसाइन है 1 2 एंड -1, नो, DRS आता है 1 - 1 एंड 1 आता है। ये लाइन जो है गिवन लाइन के साथ क्या ऑब्जेक्शन इसको बनाना है, तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं। कोफिशिएंट x y z के 1 होने ज़रूरी है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 बनेगा, माइनस साइन कॉमन लेंगे y - 1/3, आप -3 से डिवाइड करते हैं -3 बनता है, और यहाँ है आपके पास से z/3। DRS पहचानिए क्या है इस लाइन के DRS, गिवन लाइन के DRS है 3 - 3 एंड 3, इसके भी सेम ही है 3 - 3 एंड 3, या फिर कहते हैं 1 - 1। तो क्या ये परपेंडिकुलर हैं, नो, ये कैसा है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है, सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। तो हमेशा एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 क्रिएट कीजिए अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज देखने हैं। तो दोनों के नॉर्मल, दोनों के DRS सेम आते हैं, इस वाली लाइन के और जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों के, तो ये परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल है। एक्यूट एंगल बिटवीन प्लेन P1 एंड P2 ये हम जानना चाहते हैं। तो देखिए दो लाइंस के, दो प्लेन्स के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है एक्यूट एंगल, तो वो सेम होता है जो उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल होता है। तो P1 का नॉर्मल है N1, P2 का नॉर्मल है N2, हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकाल देंगे। और एक्यूट एंगल बोला है तो फिर इस बात का ध्यान रखेंगे कि इनका जो मॉडुलस है वो पॉजिटिव आए। N1 N2 का डॉट प्रोडक्ट आप करिए यहाँ से, तो बनता है 2, यहाँ पर 2, यह है -1, √4 + 1 + 1, √1 + 4 + 1, यहाँ से 3 आता है, 6 आता है, डेटा आपके पास से हाफ आता है, थीटा की वैल्यू आपके पास है 60 डिग्री आ गई है। दिस इज आवर ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। If P3 is the plane passing through this point and perpendicular to the line of intersection of P1 and P2, and then the distance of between 2 1 1 from the plane P3 is 2/√3, ये हम जानना चाहते हैं। आइए डी ऑप्शन बना देते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। P3 is the plane passing through this point and perpendicular to line of intersection of P1 and P3। देखो एक प्लेन हमें निकालना है और ये परपेंडिकुलर है लाइन के, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। अच्छा, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास इसके साथ परपेंडिकुलर हो गया, ये है लाइन L, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इसके DRS आपको मालूम है कितना है, 1 - 1 एंड 1। तो अगर ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो यही नॉर्मल बन जाएगा। नॉर्मल डायरेक्शन ही वही होती है जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो फिर हमें
अगर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो फिर हमें नॉर्मल के डीआरएस मिल गए। तो हमारे पास इसका जो नॉर्मल होगा n3, उसके डीआरएस हमारे पास आ गए, वो है 1 -1 एंड 1। ये एक पॉइंट से पास करता है, दैट पॉइंट इज 4 2 -2। तो हम प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। फिर अगर हमें पॉइंट पता हो और डीआरएस पता हो नॉर्मल के, तो प्लेन की इक्वेशन लिखी जाती है a टाइम्स x - x1, b टाइम्स y - y1 एंड c टाइम्स z - z1। तो ये मेरे पास a b c बन जाएंगे। सो इट इज 1 पॉइंट हमें मालूम है, -1 y -2 c आपके पास है, और ये z +2 बनेगा। यहां से +2 आता है, +2 4 आता है, -4 आता है। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लेन। ये है प्लेन आपके पास P3 प्लेन आ गया। अब आगे क्या पूछा है उसके बारे में हम बात करते हैं। So now then the distance of point 2, 1, 1 from the plane P3 is 2/3. So now the required distance जो हमसे पूछा जा रहा है उसकी हम बात करते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला होता है जिस पॉइंट से पूछा जाए 2 1 1 है, इससे सेटिस्फाई कर दीजिए। 2 - 1 + 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ इनके कोफिशिएंट्स का सम। 2/√3 इज द डेटा, 2/√3 इज द डेटा। तो हमारे पास ए और बी ऑप्शन में नहीं आएंगे, सी और डी आर द करेक्ट। तो फाइनल आंसर हम मार्क करेंगे सी डी। और ऐसा करने वाले देश भर में काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने इस सवाल को बनाया था। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी जिन्होंने छोड़ दिया, और ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसके अंदर -2 लेकर गए। डुएबल क्वेश्चन हैं, बना के चलिए, मार्क्स आते हैं जेई के अंदर। वन ऑफ द टॉप क्लास क्वेश्चन आस्क्ड इन जेई एडवांस 2018 पेपर 1 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। जो हमारे जो कॉन्सेप्ट है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है, जब हम मीन वैल्यू थ्योरम्स की बात करते हैं, चाहे लैग्रांजेस हो, रॉलेज हो, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। देखा जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले स्टूडेंट्स बहुत कम है, 2% के आसपास है। विच द नंबर्स कमिंग एट 3205 स्टूडेंट जिन्होंने +4 मार्क लिया। गलत करने वाले कितने हैं? -2, और नहीं करने वाले 1 लाख के आसपास है। वो सवाल की लैंग्वेज पढ़ते ही स्टूडेंट चले जाते हैं यार ये नहीं होने वाला है। तो कुछ क्वेश्चंस पेपर में हमेशा होते हैं जो एक टॉपर डिसाइड करने वाले, या जो बेटर आगे जाके जो लड़ाई होती है ना क्लोज रैंक्स में जाके, वहाँ पर डिसाइड करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। वहीं पर पार्शियल मार्किंग भी यहाँ पर थी, ऐसा नहीं कि पार्शियल मार्किंग नहीं थी। 1 मार्क वाले भी हैं 20,000, 2 मार्क्स वाले भी हैं 13,000। पर वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि अगर एक भी गलत ऑप्शन मार्क किया तो हमारे पास -2 के मार्क्स आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि क्या इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। फॉर एवरी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन f r बिलोंग करता है -2 से 2, f ऑफ 0 का स्क्वायर है, f' 0 का होल स्क्वायर है, 85 आता है। तो इतना पता है कि फंक्शन की कोडोमेन -2 से 2 है, रियल नंबर सभी में डिफाइंड है। फंक्शन 2 बार डिफरेंशिएबल है, मतलब कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी है। 0 पर डेटा पता है, एक रिलेशन के f ऑफ 0 स्क्वायर प्लस f' 0 स्क्वायर इज 85। तो इसके ऊपर बेस्ड हमें यहाँ से एक या एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन हमें मार्क करने हैं। ठीक है, यहाँ बस हम इतनी बात यहाँ से सोच सकते हैं। ये आप देखिए फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया। फंक्शन डिफाइंड है r है -2 से 2 के बीच में, यानी पूरा फंक्शन इसके ही बीच में रहने वाला है। तो अगर हम मॉड लगा देंगे तो ये डेटा 2 या 2 से छोटा ही रहेगा। ऐसे फंक्शन फिर कैसे हो गए? ये तो बाउंडेड फंक्शन है, ये कभी भी -2 से 2 के बाहर की दुनिया नहीं देख पाएगा, हमेशा उसके अंदर ही रहने वाला है। बाउंडेड फंक्शन पर डिफाइंड सब जगह है, डिफरेंशिएबल है। 0 पर एक डेफिनेशन दे रखी है कि स्क्वायर प्लस इनके डेरिवेटिव का स्क्वायर की वैल्यू 85 आती है। किस टाइप का ये फंक्शन आपको दिखता है? जब भी बाउंडेड फंक्शन हमारी थॉट में आते हैं -2 से 2 है, तो क्यों पता नहीं क्यों साइन और कॉस दिमाग में सबसे पहले आते हैं, क्योंकि एक्सप्लिसिटली हमें कोई फंक्शन दिया नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर ऐसा देखें कि फंक्शन क्या बनाया जा सकता है, -2 से 2 की बात अगर हमें कर रहे हैं, तो अगर मैं साइन कुछ px मैंने बनाया और यहाँ पर -2 से 2 है, तो हम आगे वाला लीडिंग कोफिशिएंट तो 2 ही रख लेते हैं, 2 sin px। पूरा अगर sin x का एक्सट्रीम वैल्यूज ले लेंगे तो ये -2 से 2 के बीच में रहने वाला है।
ठीक है, दिस कुड बी दिस वन ऑफ द पॉसिबिलिटी का ये ऐसा डेटा लिखा हुआ हो। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एफ ऑफ ज़ीरो का वैल्यू 0 है। डेरिवेटिव अगर हम निकालने पहुँचते हैं, क्योंकि कंडीशंस पहले सेटिस्फाई करनी चाहिए, यहाँ से 2p आता है, cos px आपके पास बनेगा। ठीक है, डेटा है एफ डैश 0, आप डेटा बनाएंगे तो ये 2p बनता है। इनका स्क्वायर का सम 85 आना चाहिए, ये भी समझाया गया। तो स्क्वायर का सम आपके पास 0 है, ये है 4p स्क्वायर है, 85 है। सो द वैल्यू ऑफ p प्लस माइनस √85/2 बनता है। तो फंक्शन क्लियर है। वन ऑफ द पॉसिबल फंक्शन कैन बी 2 sin √8 प्लस वाला डेटा ले लेते हैं, √85/2x। इस तरह का एक फंक्शन हो सकता है। यहाँ पर लिमिट लगा रखिए, इन्फिनिटी पर वैल्यू 1 आएगी। क्या ये ऑप्शन सही दिखता है? क्योंकि अगर ये सभी फंक्शंस की बात कर रहा है, fx पे बात कर दी है, तो यहाँ अगर हम इसको बना कर देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो -2 से 2 के बीच में ऑसिलेट करेगा। यहाँ बोला है 1 आएगा, वी आर नॉट श्योर, क्योंकि जो फंक्शन हमने अज्यूम किया है वो बाकी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, करेक्ट, -2 से 2 के बीच में आता है, और वो जो गिवन कंडीशन है वो भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट x टेंड्स टू इन्फिनिटी वाली बात ये सेटिस्फाई नहीं करता है। तो C इसका आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। देयर एग्जिस्ट एन ऑप्शन R एंड S इन R सच दैट R इज लेसर देन S such that f is an 1-1 function on open interval R to S। हमारे पास पूरे फंक्शन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ 0 पर पता है। ये बोल रहे हैं कि आप एक इंटरवल बनाइए जहाँ पर एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट करेगा R और S के लिए, R एक छोटी वैल्यू है, S ग्रेटर वैल्यू है, उस ओपन इंटरवल R एंड S के बीच में फंक्शन 1-1 होना चाहिए। ऐसा एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा। ऐसा पूछ रहे हैं हमसे कि भाई ऐसा एग्जिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, आपको क्या लगता है? चलिए सोचते हैं। ए ऑप्शन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखो 0 पर हमें पता है तो हम एक काम करते हैं, हम 0, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास सिर्फ 0 पर अवेलेबल है, तो हमने 0 माइनस कुछ डेटा ले लेते हैं, 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा में डिस्कशन शुरू किया 0 के आसपास, क्योंकि हमें पता 0 पर ही है। अगर 1-1 की बात की जाती है किसी फंक्शन की, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, फंक्शन तो कैसा है, इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, नो प्रॉब्लम अबाउट इट, ग्राफ नहीं ब्रेक होगा। ठीक है, ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है। अब बताइए, ग्राफ ब्रेक नहीं होगा, मैं 0 के आसपास कोई ग्राफ बनाना चाहता हूँ, हो सकता है कि वो इंक्रीज होता हो सकता है कि वो डिक्रीज होता हो, 0 के आसपास की बात चल रही है। ठीक है, बहुत छोटे इंटरवल के अंदर, या हो सकता है कि वो किसी इंटरवल में कांस्टेंट बन जाए, कांस्टेंट रहेगा तब भी तो वो कंटिन्यूस हो सकता है। 3 ही कैटेगरी होती है। अब इन दोनों में, दोनों केसेस में देखोगे तो ये भी 1-1 है, ये भी 1-1 है। इस वाले केस में 1-1 नहीं आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया है, तो डिफरेंट वैल्यूज के लिए सेम आउटपुट देगा, और अगर सेम आउटपुट देगा तो फिर वो मिनिमम बन जाएगा। तो बस हमें ये चेक करना है, अगर ये दोनों फिजिबल है चलेगा, चाहे इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, ये वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा हुआ, अगर ये कांस्टेंट हुआ, अगर ये कांस्टेंट हुआ तो मान के चलिएगा एफ डैश एक्स अगर 0 है वहाँ पर, तो एफ डैश 0 अगर 0 पॉसिबल है क्या? इस 0 पर मैं बात करने वाला हूँ। कहाँ बात कर रहा हूँ? 0 पर। अगर ये 0 है तो मैं यहाँ पहुँचूंगा पहले वाली कंडीशन से, यहाँ से एफ ऑफ 0 का स्क्वायर 85 आता है यूजिंग दिस कंडीशन। क्या ये फिजिबल है? चांस ही नहीं है। एफ ऑफ 0 अगर हो सकता है तो किसके बीच में रहेगा आप खुद देखिए, हमें कोडोमेन गिवन है -2 से 2 के बीच में, एफ ऑफ 0 तो 85 हो ही नहीं सकता। सो दिस इज नॉट ट्रू, ये इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने अज्यूम किया था कि लेट ये 0 है इस पूरे इंटरवल के अंदर, इसके आसपास हमने सोचा कि इसके इंटरवल के अंदर एफ डैश एक्स अगर 0 है, इस इंटरवल के अंदर, इन दिस इंटरवल, मतलब फंक्शन कैसा है? कांस्टेंट है। तो फंक्शन कांस्टेंट पॉसिबल नहीं है। 0 पर डेटा 0 लेने पर एफ ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 85 आती है, जो पॉसिबल नहीं है। ये -2 से 2 के बीच में दिया है, 85 नहीं आ सकता, मतलब अजम्पशन इज रॉन्ग। एफ डैश एक्स कैनॉट बी 0, और अगर ये 0 नहीं है तो दिस इज अ नॉट कांस्टेंट फंक्शन। ये एक कांस्टेंट फंक्शन इस इंटरवल में नहीं बनेगा, और अगर कांस्टेंट नहीं है
तो या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा या फिर दोनों होगा, दोनों भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा हो, घटा हो, फिर ऐसे चला गया हो, ये भी पॉसिबल है, या घटकर बढ़कर चला गया हो। लेकिन हम एक छोटा सा इंटरवल उसके अंदर जरूर बना सकते हैं, जब या तो वो इंक्रीजिंग होगा या फिर वो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास ये फंक्शन कैसा बन जाएगा, 1 1 हमारे पास बन जाएगा। तो माइनस डेल्टा से लेके प्लस डेल्टा के बीच में एक ही केस पे प्रॉब्लम है, यस इज गोइंग टू बी अ 1 1 फंक्शन। हम इतनी बात इसके बारे में कर सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ए इज ट्रू, सी इज रॉन्ग, ये बात हमें पता चल गई। अब हम चलते हैं आगे, जिसमें हमें बात करनी है बी ऑप्शन की और डी ऑप्शन की। बहुत बढ़िया सवाल है ये। चलिए, तो अभी तक क्या लर्निंग है, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। आए बी के ऊपर, -4 से 0 के बीच में एक x0 एग्जिस्ट करता है जब ऐसा होगा। क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो हम यहाँ पर LMVT को रिकॉल करते हैं, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। x का इंटरवल है -4 से 0 के बीच में, तो LMVT ये कहता है लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम कि इसके बीच में एक x0 होगा f of 0 माइनस f of -4 डिवाइडेड बाय। लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो एक इंटरवल a टू b के अंदर, देन उसका एक डेरिवेटिव f डैश c इक्वल टू f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a। इसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन आता है। फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो हमारे पास उसके इंटरवल के बीच में एक डेटा ऐसा आएगा डेरिवेटिव जिस पर इसके इक्वल बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास ये बात पता है कि fx जो भी होगा किसके बीच में रहता है, -2 से 2 के बीच में रहता है। इसके बीच में रहता है, -2 से 2 के बीच में रहता है। तो ये डेटा अगर हम बनाएंगे, ये बनेगा f of 0 f of -4 अपॉन 4 आता है। f of 0 की मैक्सिमम वैल्यू 2 आती है, f of -4 की मैक्सिमम वैल्यू भी 2 आ सकती है। मैं अगर यहाँ पर इसके मॉड की बात करने वाला हूँ, ये आपके पास है f of 0 f of -4 डिवाइडेड बाय 4। आपके जो डेटा बनेगा इसका, इससे वैल्यू इसकी कम आएगी और इनकी मैक्सिमम वैल्यू 2 आ सकती है। सो दे कैन बी मैक्सिमम 2 and 2 by 4 विच इज कमिंग एज 1। तो डिसाइड हो गया कि यस f डैश x0 का जो वैल्यू है वो 1 से कम रहेगा। ठीक है, यही बात यहाँ लिखी है, यही बात यहाँ लिखी है। यस, बी ऑप्शन इज ट्रू, केवल ऑप्शन हमारे पास से ट्रू आता है। अब जो हमने यहाँ पर रिजल्ट निकाला, x0 कैसा आएगा, फॉर सम x0 बिलोंगिंग टू -4 से 0। सिमिलरली हम f डैश x0 डैश की बात कर सकते हैं। एक और पॉइंट ले सकते हैं, अगर हमने आगे वाले इंटरवल में बात की हो 0 से 4 के बीच में, -4 से 0 के बीच में ये रिजल्ट आ रहा है, तो हम 0 से 4 में और आगे बात कर सकते हैं ताकि डी ऑप्शन के बारे में सोचा जा सकते हैं। यहाँ पे इंटरवल दिया है -4 से 4, यहाँ -4 से 0 में जो रिजल्ट आ रहा है, सेम रिजल्ट आपका 0 से 4 के लिए भी आप बात कर सकते हैं। यहाँ x0 बोल दिया है, यहाँ x0 डैश बोल दिया है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है यहाँ पर, f ऑफ अल्फा f डबल डैश अल्फा इज 0 और इसका डेरिवेटिव 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टूड। एक फंक्शन अज्यूम करते हैं यहाँ पर, लेट देयर इज अ फंक्शन fx जो लिखा गया है f ऑफ स्क्वायर और आपके पास इसका डेरिवेटिव का भी स्क्वायर है और x हमारे पास है -4 से 4 के बीच में। डेरिवेटिव के बारे में पता चल रहा है कि 1 से कम होगा, ये भी पता है 1 से कम होगा, और फंक्शन हमें मालूम है -2 से 2 के बीच में रहता है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इंटरवल की बात करता हूँ, पहले -4 से 0 के बीच में जो f स्क्वायर x है ये हमारे पास लाई करेगा 0 से 4 के बीच में, और f डैश x का जो स्क्वायर है ये लाई करेगा 0 से 1 के बीच में। ना डेरिवेटिव 0 से 1 के बीच में लाई कर जाएगा, लेसर देन 1 है, मॉड है। तो फिर अपने पास से hx किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 4, 0 से 1, ये लाई करने वाला है 0 से 5 के बीच में। किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से 5 के बीच में। अगर हम इस इंटरवल में बात करते हैं,
सिमिलरली अगर मैंने पॉजिटिव साइड पर भी बात करी इसके लिए 0 से 4 के बीच में, तो मेरे पास रिजल्ट तो यही है कि एफ स्क्वायर एक्स कैसा रहेगा, क्योंकि एफ एक्स किसके बीच में लाई करता है, -2 से 2 के बीच में। तो ये भी डेटा हमारे पास है 0 से 4 के बीच में लाई करता है। इसके डेरिवेटिव की भी बात कर चुके हैं हम। इसके डेरिवेटिव जो कहीं पर भी इसके बीच में लाई करे वो लेसर देन 1 रहेंगे, तो स्क्वायर की वैल्यू भी आपके पास है 0 से 1 के बीच में रहेंगे। दोनों को अगर हम ऐड करने जाते हैं, दोनों को हमने ऐड किया तो बना एच एक्स, जो है एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ डैश स्क्वायर एक्स। ये आपके पास से लाई करने वाला है 0 से 5 के बीच में। अंडरस्टूड? तो जो फंक्शन हम अज्यूम कर रहे हैं ये -4 से 4 के बीच में, दिस फंक्शन जिसकी हम बात करेंगे, हाईलाइट करेंगे, बड़े टॉप क्लास क्वेश्चंस हैं। कई बार तो सॉल्यूशन देखने के बाद भी बाउंसर जाता है कि क्या समझा दिया, क्या हो गया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। इसका डेटा -4 से 4 के बीच में, 0 से 5 के बीच में रहता है, और यहाँ पर भी आगे की साइड भी पता कर लिया 0 से 5 के बीच में रहता है। एग्जैक्टली 0 पर क्या हो रहा है फिर? अगर मैंने h ऑफ 0 रखा तो ये है एफ स्क्वायर 0 एफ डैश 0 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू 85 आती है। ये वैल्यू 85 आती है, आप देख लीजिए। ये 0 से 5 के बीच में रहेगा, यहाँ 0 से 5 के बीच में रहेगा। तो ये डेटा ऐसा बन रहा है कि ये 85 आ रहा है। तो 0 इसका क्या हो गया है, क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूस है। फंक्शन तो कंटिन्यूस है। फंक्शन अगर ये कंटिन्यूस चल रहा है तो हमारे पास ये पता चलता है कि इस जगह पर ये मैक्सिमा रखता है। इस जगह पर ये क्या रखता है, मैक्सिमा वैल्यू रखता है कि दिस इज द मैक्सिमा। और अगर ये मैक्सिमा है तो फिर इसका डेरिवेटिव आएगा जो बनेगा 2f f डैश 2 टाइम्स f डैश एंड f डबल डैश। 2f डैश हम कॉमन लेंगे और ये है f प्लस f डबल डैश। ठीक है। इस कंडीशन के हिसाब से अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इस बात को देखा था कि अगर हम डेरिवेटिव बनाना चाहते हैं तो मैक्सिमा के लिए डेरिवेटिव तो 0 करना पड़ेगा। डेरिवेटिव 0 करते हैं तो दो बातें आती हैं, बोलो क्या? पहला केस तो ये है कि f डैश 0 हो जाए और f प्लस f डबल डैश 0 ना हो, ये सिचुएशन हो। दूसरा केस ये है कि f डैश 0 ना बने। तो पहला वाला केस बात करते हैं। अगर ये 0 हो गया, 0 पर मैक्सिमा है, डेरिवेटिव अगर 0 हो गया आपके पास से, तो फिर तो हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है कि f ऑफ 0 का स्क्वायर 85 आता है। पर ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू -2 से 2 के बीच में रहती है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल कि f डैश 0 आ जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। दिस वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि f ऑफ 0 85 है स्क्वायर, और ये -2 से 2 के बीच में रहता है, ये तो रिजेक्ट हो गया। वहीं पर अगर हम सेकंड वाले केस की बात करते हैं, क्योंकि 0 पर इसकी वैल्यू 85 आ रही है, तो यहाँ हम डेटा पर पहुंचे, इसको हमने वहाँ पर जाके मैच किया। अब आप देखिए, तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है ये 0 नहीं है, ये वाला डेटा आपके पास 0 है। इसको वहाँ जाके आप मैच करके देखिए, तो आपके पास हाँ ये फिजिबिलिटी है कि f और f डबल डैश के बारे में, कि ये डेटा आपका -2 से 2 के बीच में, डबल डेरिवेटिव के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यही रिजल्ट यहाँ बोला है कि ऐसा होगा अगर, तो सिंगल डेरिवेटिव तो 0 नहीं होगा, लेकिन f प्लस f डबल डैश 0 होगा। सो दिस कम्स एज ए ट्रू। ये स्टेटमेंट हमारे पास से ट्रू आ जाता है। ठीक है। अब आपके मन में सोच रहे होंगे सर कोई और आसान तरीका इसको बनाने का। बिल्कुल है, आप चेक कर सकते हो। हमने अभी एक फंक्शन अज्यूम किया था ब्रेक डाउन करके, जो इनकी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा था। दिस वाज द फंक्शन, यही फंक्शन था जो शुरू में अज्यूम किया था। तो हम इसके हिसाब से डी ऑप्शन को मैच कर लेते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है हमारे पास? तो देखिए, फंक्शन मेरे पास था वो 2 sin। आप इस फंक्शन के हिसाब से भी पूरी कहानी समझा सकते हो कि ये डेटा है। हमने एक फंक्शन अज्यूम किया जो है एफ स्क्वायर एक्स और एफ डैश एक्स का स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से आप देखिएगा, तो एक तो इसका एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। √85 आता है, कॉस आता है, √85 है, x/2 है। इसका डेरिवेटिव एक बार निकाल दीजिए, डबल डेरिवेटिव। मैथमेटिक्स में तो सारी चीज़ें हम आसानी से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जस्टिफिकेशंस, लॉजिक रिलेट करने होते हैं।
ये डेटा बन रहे हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़ लीजिए। यहाँ की हम बात कर रहे हैं कि f, यहाँ पे देखिए f ऑफ अल्फा, f डबल डैश अल्फा, और ये है -4 से 4 के बीच में ऐसा होगा, पूछा जा रहा है। 0 पर वैल्यू 85 आती है। आप देखो इसको 0 पर डेटा रख के देखिए, यहाँ से साइन f ऑफ 0 आपके पास क्या है, डेटा देखिए, दिस इज 0, f ऑफ 0 का स्क्वायर और f डैश 0 का स्क्वायर। वेरीफाई करेंगे, 0 पर डेटा 0 आता है, इसका 85 आता है, ये रूट 85 का स्क्वायर, ये रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं। अब हमें ये पता करना है कि इसका मैक्सिमा आने वाला है वहाँ पर, तो हमने इसको किया डिफरेंशिएट एच डैश एक्स, डेटा बनता है 2f f डैश एंड 2f डैश एंड f डबल डैश एक्स। ये 2f डैश कॉमन आ गया, ये है f प्लस f डबल डैश। देखिएगा भाई f डैश कहाँ है, ये रहा रूट 85, और ये डेटा है आपके पास। 0 पर वैल्यू इसकी 85 आती है, तो 0 पर ही इसका मैक्सिमा होगा। तो आप चेक कर लीजिए, जब मैं f डैश 0 निकालने जा रहा हूं तो मेरे पास सिर्फ रूट 85 आता है, विच इज नॉट 0, और f डबल डैश 0 मेरे पास से 0 है, और f ऑफ 0 भी 0 है। तो f प्लस f डबल डैश तो 0 आता है, पर डेरिवेटिव 0 नहीं आता है। ये देख लीजिए, f प्लस f डबल डैश तो 0 आता है, पर डेरिवेटिव 0 नहीं आता है। सो डी ऑप्शन आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। रही बात बी ऑप्शन की कि -4 से 4 के बीच में f डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी, इज दिस ट्रू? ये रहा f डैश ट्रू। यहाँ पर हम डेटा देख लीजिए, क्या इससे हम ये बात सोच पाएंगे? हाँ, इसने देखो हमेशा नहीं बोला है, इसने बोला देयर एग्जिस्ट, इसके बीच में कोई ऐसी वैल्यू है क्या? देयर एग्जिस्ट सम x नॉट, -4 से 4 के बीच में, नॉट ऑलवेज, देयर एग्जिस्ट सम x नॉट, क्योंकि LMVT में भी क्या होता है, फॉर सम x नॉट की बात होती है। तो क्या कोई ऐसा x नॉट है जब इसकी वैल्यू लेस देन 1 हमारे पास निकल के आ जाए? तो वो डेटा हमें सोचना है जब x की वैल्यू -4 से 0 के बीच में है। बिल्कुल इसको हम 0 बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, π/2 पे बनता है ना, तो x की वैल्यू यहाँ से π/2 आएगा, तो आप x का डेटा ले लीजिए, कितना ये लिखा गया है आपके पास से, π/2 बचना चाहिए। सो आई कैन टेक दिस एज ये, अगर मैंने ये डेटा रखा और विद माइनस साइन भी ले लीजिए, क्योंकि नेगेटिव इंटरवल में चाहिए। अगर मैंने ये डेटा लिया तो आप इस पर रखिएगा, आपके पास क्या होगा, √5 से √5 कैंसिल, π/2 डेटा 0 आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू x नॉट। यस, ऐसा x नॉट इसके बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बन गया टॉप क्लास क्वेश्चन। तो पूछा गया है हमसे, फिर फाइनल आंसर क्या बना, A B D अगर जिसने मार्क किया उसके पास फिर आंसर्स आ जाते हैं, ये वाले मार्क्स आएंगे A B and D। A B D मार्क करने पर आप पूरे देश भर के 3205 पर अप्लाई करोगे। तो कुछ ऑप्शंस के मैंने आपको मल्टीपल अप्रोच बता दिए कि दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, बस यही सीखना है। और हमें क्या चाहिए ना, कोशिश करते रहिए, सीखते रहिए। और आपको ऐसे ढेर सारे सवाल करने हैं जो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम पर है, रोलेज थ्योरम पर है। अपनी जो कैलकुलस वाली बुक है उसके अंदर आपको MCQ सेक्शन के अंदर, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ऐसे सवाल देखने को जरूर मिलेंगे। Let f from R to R and GR to R be two non-constant differentiable functions. Is f dash x is equal to e to the power fx minus gx g dash x for all x belongs to real number. कुछ डेटाज गिवन है। JEE एडवांस 2018 पेपर 1 का एक क्वेश्चन है, पूछा गया कितने स्टूडेंट का सही हुआ, कितने स्टूडेंट्स का नहीं हुआ, इस बात पर डिपेंड करता है किस मार्किंग स्कीम के साथ पूछा गया है और कौन से सेक्शन में पूछा गया है। तो ये जो पूछा गया है एक तो MCQ में, तो ऑप्शन तो सामने ही है, लेकिन एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं और एक भी ऑप्शन गलत मार्क करेंगे तो -2 की पेनल्टी है, लेकिन साथ के साथ पार्शियल मार्किंग भी है। उस सिनारियो में अगर हम देखें तो गलत करने वाले 46,000 स्टूडेंट हैं जो घर पर -2 लेकर गए होंगे, सही करने वाले बच्चे सिर्फ 9,662 स्टूडेंट, 9,662 जो +4 लेकर गए होंगे। यहाँ है हम 8,895, वी आर गेटिंग +1 मार्क्स। नहीं अटेम्प्ट करने वाले 90,000 हैं जो 0 मार्क्स लेकर गए हैं। हमारा एक ही प्रयास है, जिस भी लेवल पे हम हो
अगर पार्शियली सॉल्व किया है तो फुल्ली सॉल्व पर पहुंचना है। अटेम्प्ट करना नहीं जानते तो अटेम्प्ट करने पर लेकर आएंगे इन दोनों के अंदर, और अगर गलत सॉल्व हुआ है तो इधर लेकर आएंगे। तो कोशिश ये करनी है कि -2 से 4 पर आ जाएं, तो 6 मार्क का डिफरेंस अगर एक ही क्वेश्चन से आ सकता है, यही ला देंगे। गलत ऑप्शंस नहीं मार्क करने, सोच कर समझ कर बात करनी है। जैसे इनके ऑप्शंस अगर आप देखो तो F2 1 - ln2 लिखा है, इससे लेस देन की बात करें, यहाँ ग्रेटर की बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर या तो A होगा या B होगा, या दोनों नहीं हो रहे होंगे, है ना। पर दोनों एक साथ तो मार्क नहीं होंगे किसी भी केस में। F2 अगर लेस देन है तो ग्रेटर नहीं होगा, सेम G1 अगर इससे ग्रेटर है तो G1 लेस देन नहीं हो सकता है। अंडरस्टूड। तो चारों ऑप्शन तो इससे करेक्ट होंगे नहीं, ए या बी में से कोई एक आएगा या दोनों नहीं आएंगे, सी और डी में से भी ऐसी ही सिचुएशन बनती है। लेट्स प्रोसीड द क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली। द इक्वेशन गिवन एज f dash x equal to e to the power fx minus gx and g dash x। अब अपने तो अपने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लेकर चलते हैं इनको, और जो इनके रिलेटेड फंक्शंस हैं, जैसे gx वाले g की तरफ और fx वाले f की तरफ ले आते हैं। तो यहाँ है e पावर माइनस fx, ये बनेगा f dash x, ये e पावर माइनस gx, यहाँ है g dash x। dx और दोनों साइड हम इनको इंटीग्रेशन की तरफ ले चलते हैं, छोटे छोटे से इंटीग्रेशन से। देखिएगा आप, f dash x fx को अगर हमने t पुट किया तो f dash x dt में चला जाएगा, gx को t पुट करेंगे तो ये भी डेटा निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें, बस ये थोड़ा हम देख लेते हैं। तो मैंने यहीं पर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, इसको अगर t पुट करेंगे तो ये dt में चला जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि ये इसका इंटीग्रेशन ये बनेगा। आप एक बार वापस से डिफरेंशिएट करके वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो छोटा सा सब्स्टिट्यूशन कि fx को t पुट करके, या बेटर ये है कि आप इसको डिफरेंशिएट करके पहुंच जाइए। e पावर माइनस fx सेम रहेगा, फिर माइनस fx का माइनस f dash x बनेगा माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर e पावर माइनस gx सेम रहेगा, फिर माइनस gx का माइनस g dash x माइनस माइनस प्लस। ये डेटा आपके पास बना। सी फंक्शन की बात करनी है, यहाँ है e टू दी पावर माइनस gx e पावर माइनस fx एंड इट इज रिटर्न एज c। क्या कोई वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट के लिए? जी बिल्कुल, f1 g2 दोनों की वैल्यूज हमें मालूम है। f1 इज 1 एंड g2 है, इसकी वैल्यू भी 1 है। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट कर देते हैं। लेट्स से x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया, लेट्स से x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया। इट इज g1, इट इज f1। ये आपके पास है डेटा है। ठीक है, दोनों जगह सी है और कुछ रिजल्ट भी हम इनके निकाल सकते। अब दोनों जगह कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? दे बोथ आर इक्वल। सी को इक्वेट कर दीजिए तो रिजल्ट आएगा आपके पास है e पावर माइनस g1 माइनस e पावर f1 इज इक्वल टू e पावर माइनस g2 माइनस e पावर माइनस f2। डेटा देखिएगा, f1 1 है, डेटा रखिए f1 की वैल्यू 1 है, ये 1 है आपके पास। और देखिए आगे g2 भी 1 है, g2 इज ऑल्सो 1। ये डेटा आपके पास निकल कर आता है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, बस वही क्वेश्चन बचा है। g1 और f2 इन दोनों के बारे में ही कैलकुलेशन हमें बनानी है, कौन किससे छोटा है कौन किससे बड़ा है। यहां से हम इसके दो पाथ बना देते हैं क्योंकि दोनों के बारे में बात करनी है। पहली सिचुएशन e पावर g1 अगर मैं बनाने जाता हूं तो ये इधर जाएगा, तो ये डेटा मेरे पास से बनता है कितना, उस बारे में बात करते हैं। ये बनेगा 2 टाइम्स e पावर माइनस 1 e पावर माइनस f2। ठीक, और यहाँ अगर हम जाते हैं तो हम इसके बारे में लिखते हैं e पावर माइनस f2, इसको मैं इधर ले आया, 2 टाइम्स e पावर माइनस 1, इसको उधर ले जाता हूँ। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल पे कोई भी डेटा पूछा जाए, e पावर माइनस g1, एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव आता है। दिस नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, एंड दिस नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव।
ये दोनों नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होंगे। एक्सपोनेंशियल्स कभी ई पावर में चाहे माइनस हो ऊपर या प्लस हो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। सो दिस क्वांटिटी वी आर हैविंग एज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये बात हमें यहाँ से पता चली, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ लिखा गया है 2/e ग्रेटर देन 1/दिस डेटा। ये पॉजिटिव है, सेपरेट कर लिया। 2 है e पावर f2 ग्रेटर देन e/2। ये डेटा आपके पास आया, 2 को हटा दिया। ln ले लेंगे दोनों साइड, तो ln e बनेगा आपके पास से -ln2 बनता है। तो यस वी आर हैविंग f2 एज ग्रेटर देन 1 -ln2। f2 की वैल्यू 1 -ln2, दिस इज द बी ऑप्शन। ये डेटा आपके पास से बन गया। बी ऑप्शन हम यहां से मार्क कर सकते हैं, ठीक। यहां पर चलिए, ये पॉजिटिव है यानी ये पॉजिटिव है। आपके पास है 2/e इज ग्रेटर देन 1/e पावर g1। e पावर g1 इज ग्रेटर देन e/2। लॉग ले लेंगे ln e -ln2। g1 का डेटा 1 -ln2 बन जाता है। g1 का डेटा 1 -ln2 ये रहा, सी ऑप्शन। सो फाइनल आंसर वी आर गोइंग टू मार्क इट एज BC। तो छोटी छोटी बात है, कई स्टूडेंट्स ने एग्जाम के बाद आके बताया था कि सर हम यहाँ बना के फंस गए थे, आगे नहीं पकड़ पा रहे थे सवाल कैसे अप्रोच करना है। हो सकता है आपके साथ भी सेम सिचुएशन हो। याद रखिए, जब मुझे अगर F2 के बारे में ही पता करना है और कुछ नहीं चाहिए सामने, तो फिर इसके बारे में सोचा कि ई पावर माइनस, ये चाहे कुछ भी नंबर लिखा हुआ हो रियल नंबर में, एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होते हैं। चाहे हम ग्राफ ई पावर x का बनाएं या फिर ई पावर -x का ग्राफ बनाएं, ई पावर x हो ई पावर -x, दोनों के ग्राफ कुछ भी ऊपर लिखा हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ g1 क्या है f2 क्या है। ये पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, बाकी बना दी, कंडीशन बन गई। ये भी पॉजिटिव है, यहाँ बन गया। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड की रिक्वायरमेंट थी। जैसा हमने देखा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है, आप देख सकते हैं 17,000 के आसपास ही है, जिसमें सही करने वाले 9,662 है, ठीक है। सो डुएबल क्वेश्चन है, थोड़ा सा नया थॉट चाहिए। प्रैक्टिस इज द किंग, बनाते हुए चलिए, सवाल बन जाएंगे, ठीक है। और ऐसे और सवाल करना है तो अपने पास बुक है, रिसोर्सेज हैं, क्लासेस हैं, थ्योरी नोट्स हैं, अपने क्रैश कोर्सेज हैं, सब आपको मिल जाएंगे। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन, जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन, जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10th के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।
जी क्वेश्चन जी एडवांस 2018 के अंदर पेपर 1 के अंदर पूछा 2018 के अंदर। जैसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ ये सवाल जाता हुआ दिखेगा आगे जाकर, साथ में एरिया भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। इसको देखकर डेफिनेट इंटीग्रेशन वाली फील आती है। चलिए देखते हैं किसके ऊपर बेस्ड हुआ। कुल मिलाकर क्वेश्चन जो है इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर है। इंटरमिक्सिंग के लिए जेई एडवांस का पेपर जाना जाता है। आजकल तो जेई मेन के अंदर भी इंटरमिक्स क्वेश्चंस आते हैं। बिहेवियर यहाँ देखें, क्योंकि एमसीक्यू सेक्शन के अंदर पूछा गया है। 7% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने +4 मार्क्स इसके अंदर सिक्योर किए हैं। 10,992 के +4 मार्क्स आए हैं। पार्शियल मार्किंग वाले 11,526 है जो +1 मार्क्स लेकर आए। वहीं गलत करने वाले भी अच्छा खासा नंबर है, -2 36,708, और नहीं अटेम्प्ट करने वाले 1 लाख के आसपास बच्चे हैं। कोशिश यही करनी है कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग बन जाए कि हम -2 से +4 की तरफ चले जाएं। ऑप्शंस को अगर हम देखें तो यहाँ पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने की बात हो रही है। ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर हैं, आंसर में डिफर करेंगे तो दोनों में से एक ही ऑप्शन आंसर का पार्ट बनेगा। चलिए शुरुआत करते हैं कैसे हम इसको बना पाएंगे। 0 से इन्फिनिटी यहाँ पर लिखा गया है, r यहाँ पर है और इसको हमें एड्रेस करना है। fx मैंने लिखा 1 - 2x आपके पास आता है। अब आप यहां देख सकते हैं e⁻x - t, इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में है तो हम e⁻x को बाहर ला सकते हैं। ये बनेगा आपके पास से 0 से x आता है, e⁻−t है, ft dt आपके पास से डेटा बन जाएगा। e⁻x बाहर आ गया और ये डेटा हमने यहाँ पर बना दिया। अब इसको देखिए, हमें चाहिए फंक्शन, क्योंकि ये बात कर रहे हैं कि फंक्शन किस पॉइंट से पास होगा। इसका मतलब ये है कि एग्जैक्ट फंक्शन चाहिए। सेकंड, एरिया भी बाउंड करवा रहे हैं तो वो उसके लिए भी हमें एग्जैक्ट फंक्शन चाहिए। तो पूरा फोकस इसके ऊपर कि फंक्शन लाया जाए। डिफरेंशिएट करने पहुंचे, f' आएगा, 0 है, -2 है। यहाँ से आप e⁻x का फंक्शन e⁻x रहेगा और ये पूरा फंक्शन एज इट इज, क्योंकि प्रोडक्ट में लिखा है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। अब e⁻x से इसके लिए हमें लेबनीज अप्लाई करना होगा, तो जहाँ t है वहाँ x आ जाएगा। e⁻x fx, x का डेरिवेटिव 1 एंड इट इज 0, लोअर लिमिट की वजह से 0। सिंप्लीफाई करने पहुँचे, f' आता है, -2 है, और ये डेटा आप वापस से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ लिखा गया है तो आप इसको क्या लिखेंगे, fx - 1 + 2x, ठीक है। e⁻x, e⁻−x, वी आर हैविंग fx, ये डेटा आपके पास आता है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, f' से fx आपके पास से 2fx बनता है। ये लिखा हुआ है आपके पास से 2x -3 है, ठीक है। ये 2x है और ये -3, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बन गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आया आपके पास dy/dx = 2y + 2x - 3। आपको अगर इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना तो इसी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर ये ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो सुनिए। इस डेटा को आपने देखा और मैं ये कहता हूँ इसके बाद कि इसको डिवाइड कर दीजिए बाय e⁻x। e⁻x से डिवाइड करेंगे, e⁻−x fx आपके पास आता है, e⁻−x 1 - 2x, e⁻x हट गया और आपके पास बनता है 0 से x, e⁻t ft dt। इससे क्या होगा, जब आप एक बार में डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये इंटीग्रेशन वाली टर्म एक बार में चली जाएगी, कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बना e⁻−x, ये डेटा बनता है f', -e⁻−x, ये है 1 - 2x, यह है e⁻−2x, यहाँ से -2 आता है, ये डेटा आपके पास है। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप देखिए, सभी जगह हमें यहाँ पर e⁻−x दिख रहा है, रिमूव, सिंपल, हटा दीजिए। (2x - 1 -2 e⁻−x एंड दिस इज fx, ठीक है। आप देखोगे दोनों रिजल्ट सेम हैं, दोनों रिजल्ट्स अपने पास से सेम लिखे गए। एक बार हम चेक कर लें, क्रॉस वेरीफाई कर लें, फिर हम आगे की बात बनाएंगे।
यहाँ पर x लिखा गया है e पावर माइनस एक्स, तो ये रिमूव हो गया। ठीक है, तो यस वी आर हैविंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 प्लस 2fx, दोनों जगह सेम रिजल्ट है। ये बात बन गई। चाहे अगर आपको किसी को इसको हैंडल करने में परेशानी है तो मैंने दो तरीके से समझा दिया। e पावर x बाहर रखिए, फिर दो x के फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल से सॉल्व होगा। एक बार इसका डिफरेंशिएशन ये सेम रहेगा, प्लस इसको रखा अगले वाले का डिफरेंशिएशन। आपको इससे परेशानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, e पावर x से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, e पावर x से डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा। अब क्या है, अकेला फंक्शन है तो आप यहाँ पर लेबनिज लगाओगे, एक ही बार में इंटीग्रेशन वाली टर्म खत्म हो जाएगी। इवेंचुअली हम कहाँ पहुँचेंगे, हम यहाँ पहुँच जाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पर। अब ये सॉल्व करनी होगी हमें। डिवाइड बाई डी एक्स से यहाँ है 2y, यहाँ है 2x माइनस 3। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कई बच्चे सवाल को देख के समझ जाते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन लेबनिज रूल, आगे जाके फिर एरिया कंप्यूटेशन भी चल रहा है। डिवाइड बाई डी एक्स आता है, 2y बनता है, 2x माइनस 3 था, वापस से लिखा। अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम बना लेते हैं, e टू दी पावर माइनस 2x, y का कोफिशिएंट माइनस 2 है तो डेटा बनेगा y टाइम्स e पावर माइनस 2x। ये डेटा है e पावर माइनस 2x आपके पास है, और यह है 2x माइनस 3 dx। वी आर कॉलिंग दिस एज अ फर्स्ट फंक्शन, दिस एज अ सेकेंड फंक्शन। बाय पार्ट्स लगाएंगे, e पावर माइनस 2x बाई 2, ये है आपके पास है 2x माइनस 3, यहाँ से डेटा है e पावर माइनस 2x बाई 2, इसको डेरिवेटिव बना देंगे 2 बनेगा। ठीक, यहाँ y है e पावर माइनस 2x आपके पास है, e पावर माइनस 2x हमारे पास आता है, और यह है 3 माइनस 2x बाई 2, या माइनस माइनस प्लस बन जाएगा आपके पास से e पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन प्लस c। y आपके पास है, ये 1/2 है, यहाँ c है, e पावर 2x आता है। ये डेटा अपने पास से बनता है। अंडरस्टूड? ये डेटा आपके पास है। अब हमें कुछ और बात मालूम है क्या इसके अकॉर्डिंग, वो हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 0 रखना है। अगर मैं इस कंडीशन के अंदर f ऑफ 0 रखता हूँ तो ये 1 है, यहाँ से 0 आता है, और 0 से 0 इंटीग्रेशन आपके पास है 0 बन जाता है। f0 की वैल्यू 1 है, तो f ऑफ 0 अगर 1 है तो हमने 0 रखा तो ये बना 3/2, ये है 1/2, यहाँ c है, e पावर 0 है। 1 माइनस 1 इज कैंसल्ड आउट, द वैल्यू ऑफ c इज 0, यानी एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट चला गया। ये पूरे फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो गया। जहाँ लीनियर प्लस एक्सपोनेंशियल था, c की वैल्यू 0 आ गई, जो हमें ऑब्वियसली यहीं से सोच के निकालना होगा, गिवन नहीं है। तो f ऑफ 0 तो सटल वे में गिवन है, हमें समझना पड़ेगा क्या डेटा दे रखा है। तो फंक्शन की अगर हम बात करें तो c 0 हो चुका है, 1/2 3 से जाएगा तो आपके पास है 2 माइनस 2x बाई हाफ 1 माइनस x। फंक्शन आया है f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस x इज द रिक्वायरमेंट। कौन से पॉइंट से पास होता है, क्या ये 1,2 से पास होगा, क्या 1,2 इस पर लाई करता है, y की वैल्यू आप देखिए नहीं लाई करता है। क्या 2,-1 लाई करता है, -1 आएगा, 1 माइनस, यस, बी इज करेक्ट, ए इज नॉट द करेक्ट। आगे हम एरिया चाहते हैं रीजन बाउंडेड बाय, देखिए 0 से 1 के बीच में रहेंगे, ये कंडीशन है। तो f(x) से अपने पास 1 माइनस एक्स, ये y है, और यहाँ पर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको पहचानिए तो आप पहचान पाएंगे कि सर्कल की इक्वेशन लिखी गई है। ओके, दिस इज सर्कल, और ये एक लाइन है 1 माइनस एक्स। हमें 0 से 1 में बात करनी है, तो हम पहुँच गए हैं फिर इसके बारे में प्लॉट करना है। ये सर्कल, ये वैल्यू है 1, ये है 0, और एक और रीज़न है 1 माइनस एक्स, ये नेगेटिव स्लोप वाली लाइन ये बनेगी। तो इस लाइन से ग्रेटर हो, सर्कल के अंदर हो, इस पोर्शन की बात हमसे पूछी जा रही है। सो दिस इज द लाइन y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, इससे ग्रेटर और सर्कल के अंदर, इसकी बात हमसे पूछी जा रही है। कैसे निकलेगा? सर्कल का सेंटर 0 0 है, तो ये पूरा क्वार्टर सर्कल है, उसके अंदर से इस ट्रायंगल के एरिया को हटा देंगे।
इस पूरे क्वार्टर सर्कल के अंदर से पाई आर स्क्वायर का 1/4 करेंगे, इस ट्राइंगल के एरिया को हटा देंगे तो शेडेड एरिया आ जाएगा आपके पास से। तो रिक्वायरमेंट है कि रिक्वायर्ड एरिया जो हमसे पूछा जाता है वो है पाई आर स्क्वायर बाय 4, रेडियस इसकी 1 है, माइनस ट्राइंगल का एरिया, ये लेंथ 1 है, ये वाली लेंथ भी 1 है, 1/2 1 × 1, रेडियस आपके पास से 1 है, आउटपुट आता है π/4 - 1/2, पाई -2/4 इज द फाइनल डेटा, पाई -2/4 इज द फाइनल डेटा। क्या इतना डिफिकल्ट है क्वेश्चन? इससे बहुत स्टैंडर्ड सवाल आप क्लास में करते हैं। इसने बचा लिया C0 आने से एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट चला गया, फिर एक लाइन और एक सर्कल के बीच का एरिया वाला पार्ट सिंपल है। तो इस बात का वो भी ध्यान रख देंगे, ऐसा नहीं कि एरिया भी डिफिकल्ट पूछ लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन भी डिफिकल्ट आ गया, थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है ना। तो आंसर इज बी एंड सी। बी एंड सी मार्क करोगे तो आप देश भर में कितने स्टूडेंट थे उसके अंदर आप शामिल हो गए होंगे। 10,992 पार्शियल मार्किंग वाले भी हैं, पर एग्जाम में सॉल्व करना घर पे सॉल्व करने में डिफरेंस भी होता है। एग्जाम में पूरे साल भर की तैयारी याद आती रहती है कि हाँ 2 साल पहले 3 साल पहले डिसीजन लिया था, पेरेंट्स बाहर वेट कर रहे होते हैं, थोड़ा एक प्रेशर रहता है, पैनिक रहता है। लेकिन अगर शुरुआत के 2-3 सवाल बन जाते हैं ना एक्चुअल पेपर के अंदर तो बात बन जाती है। जहाँ मेंस में अलग अलग पेपर्स होते हैं, जेईई एडवांस में दोनों पेपर सेम डे होते हैं, तो हमें अपनी नर्व कंट्रोल में रखनी है और बस जितने सवाल बनते जा रहे हैं बनाते जाइए। जो नहीं आ रहे हैं, आधे सवाल हो गए हैं, रीलुक कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। एडवांस 2018 पेपर 1 का क्वेश्चन जो पूछा गया है न्यूमेरिक रेस्पॉन्स कैटेगरी के अंदर, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, सही करने पर +3 और गलत करने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, यानी 0 मार्क्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया लॉग का जो बेसिक क्वेश्चंस होता है उसके ऊपर बेस्ड है। सही करने वाले स्टूडेंट्स हैं आपके पास 25% स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसको सही कर दिया था। अप टू 2 डेसिमल तक इसका आंसर देना था। 39,878 स्टूडेंट ऐसे थे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वहीं गलत करने वाले और नहीं अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट्स भी आप देखिए। बेसिक एक 10th क्लास का स्टूडेंट, 11th क्लास का स्टूडेंट इसके ऊपर क्वेश्चंस बना सकता है। कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। जो प्रॉपर्टीज सबसे पहले इसके अंदर यूटिलाइज होगी वो है log b बेस a। अगर कहीं लिखा है तो आप इनको चेंज करके ये नंबर्स चेंज हो जाते हैं। एक तो प्रॉपर्टी इसका ध्यान रखना है। दूसरा देखिए a पावर m है और यहाँ अगर n लिखा है तो फिर ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, दूसरा इसकी वजह से है। तीसरा अगर हम देखें यहाँ पर तो एक ये है, यहाँ पर अगर log b बेस a है, ये प्रॉपर्टी है a और a लिखा गया है तो दिस बिकम्स एज b। ये एक log की ये वाली प्रॉपर्टी भी हमें ध्यान रखनी कि a टू दी पावर log b बेस a बिकम्स b। और जो बेसिक अपने पास रहता है तो log a और b है, यहाँ m है तो ये पावर पे आ जाता है। वहीं अगर यही नंबर अपने पास है ना, उसी को यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखिए 1/, करके लिखा गया है, तो ये जो नंबर आपके पास है log 2 बेस 9 का स्क्वायर, इसकी ब्रैकेट पे 1/, करके लिखा है, तो जो नंबर है वो बेस पर आ जाएगा और जो बेस पर है वो नंबर यहाँ चला जाएगा। तो बहुत क्लियरली समझना है कि ये पूरा बेस अपॉन में रहेगा। ठीक है, कई लोग स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो log को ना ऐसे लिख लेते हैं। थोड़ा मैं आपको वर्किंग रूल बताता हूँ, थोड़ा जी लेंथ में बनाया करो, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं, जिससे हमें पता रहे कि बेस पर क्या है और नंबर क्या है। एक तो ये बात सीख लीजिए ना, थोड़ा लंबा थोड़ा लेंथ में बनाइए। यहाँ पर आप देखिए ये 7 पावर हाफ हम लिख सकते हैं √7 को, और ये भी बेस चेंज होगा अब इसका, मतलब 4 और 7 है तो यहाँ 7 यहाँ 4 बन जाएगा। ठीक, अंडरस्टूड। अब ये 2 पावर इस वाली प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ मेरे पास log 2 बेस 9 है तो ये 2 आपके पास बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। 1/2 आपके पास है, यहाँ 7 है। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप देखिएगा
इस 2 को पावर में ले जा सकते हैं और इस 2 को आगे ला सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी है इस वाले के हिसाब से, या तो आप पावर पे ले जाओ, ऊपर है तो आगे ले जाओ, एक ही बात है। तो देखिएगा क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ हम डेटा देखेंगे। ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 पावर 2 बन जाएगा। ठीक है, दिखा आपको, दिखने लगा। और ये 2 आगे 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इस वाली प्रॉपर्टी का जलवा। a पावर log b बेस है, दोनों सेम है तो b आ जाता है। ये दोनों सेम है, हट जाएंगे, दोनों बेस पर हैं, तो आपके पास से डेटा जो बनना चाहिए वो बन जाएगा आपके पास से। इस नंबर के बारे में देखिएगा, ये दोनों हट जाएंगे तो देखिएगा a है, log है, a है, ये दोनों सेम होते हैं तो सिर्फ ये नंबर बचता है जो यहाँ लिखा होता है। तो यहाँ पर ये log वाला ये नंबर हट जाएगा, आपके पास यही वाला नंबर बचेगा जो है 2 पावर 2। 7 हट जाएगा, आपके पास से 2 बचेगा। इट इज 4 into 2, द फाइनल आंसर इज 8। इतना भी आसान नहीं, आप देख सकते कितने सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को नहीं किया या गलत किया। 86,000 स्टूडेंट और 28 ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, जो बिल्कुल बेसिक के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, डुएबल है। लॉग की प्रॉपर्टीज बिल्कुल टिप्स पर रखिए। स्कोर बनाना है, हाई स्कोर बनाना है। किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना टॉपिक के ऊपर। कोई नहीं एक्सपेक्ट करता था कि जेईई एडवांस के ऊपर लॉग का क्वेश्चन पूछेंगे 2018 के अंदर, और पूछा, इंडिपेंडेंटली पूछा, अच्छे से पूछा, चेक करने के लिए, और बिल्कुल वो सही रहे एग्जामिनर कि हाँ सच में सिर्फ 25,000 बच्चों के अलावा बाकी सब बच्चे इसके अंदर फंस गए। उनको तो फंसाना है, बस बात ये है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को सेलेक्ट ना करें। तो जो एक्चुअल स्टूडेंट है जिसने रिलीजियसली पूरा डिसिप्लिन वे में प्रिपरेशन की, हर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया है, वही मार्क्स लेकर आए। – 2018 पेपर 1 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर पूछा गया सवाल, आइए डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा है, जहां पर मार्किंग स्कीम ऐसी है कि +3 सही करने पर है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स रहा वो आप देखिए। 37,567 स्टूडेंट ऐसे +3 मार्क्स लेकर गए। नहीं करने वाले 1 लाख स्टूडेंट है जिन्होंने इसको गलत किया, 0 मार्क्स, और नहीं अटेम्प्ट करने वाले भी 17,000 है। जब अटेम्प्ट नहीं करना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इन स्टूडेंट को सोचना चाहिए कुछ तो ट्राई करके आएँ, कुछ तो मार्क्स बनाकर आएँ। कोई किसी न किसी दिन किस्मत भी मेहरबान होती है। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्या अप्रोच हमसे यहाँ पर पूछी गई है। तो मार्किंग स्कीम को ढंग से पढ़िए, इसलिए मैं कह रहा हूँ किस्मत मेहरबान वाली बात, वो समझा दूँ पहले आपको बात। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ ना कुछ नंबर्स इनको भी ट्राई करना चाहिए था, ये मैं कह रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को पकड़ लिया, 1 लाख के आसपास, चाहे गलत हुआ पर ट्राई करके आए। ठीक है, तो जैसे गेम्स के रूल है उसके अकॉर्डिंग चलिए। अगर पेनल्टी नहीं है नेगेटिव मार्किंग की तो ट्राई कीजिए, कुछ ना कुछ नंबर लिख कर आइए। द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। अच्छा, 5 डिजिट के नंबर बनाइए जो 4 से डिविजिबल हैं, विद द डिजिट्स फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 जो सेट है, इससे डिजिट्स बना के आपको नंबर्स बनाने 5 डिजिट के। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, डिजिट्स को रिपीट आप कर सकते हैं। 5 डिजिट का बॉक्स बना लेते हैं। ये नंबर 1 2 3 4 5। देखो 4 से डिविजिबिलिटी ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो इन नंबर्स के हिसाब से लास्ट 2 डिजिट्स की हम बात करने वाले हैं। लास्ट 2 डिजिट्स क्या रखी जाए? लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। तो वो नंबर आप पहले 1 और 2 बना सकते हो। रिपीट करना अलाउड है। 12 है, 12 के आगे टेबल बोलिए। 4 का 16, 6 नहीं है अपने पास। देन 20, 20 के लिए 0 नहीं है। 24, यस 24 बना सकते हैं। 28, 8 नहीं है। 32, यस 32 बनाया जा सकता है। आगे चलिए 32 के आगे चलते। 36, 6 नहीं है। 40, 0 नहीं है। 44, यस बना सकते हैं 44। 48, तो सीक्वेंशियली चलोगे ना तो कुछ मिस नहीं होगा। रैंडम सोचोगे तो एक आध नंबर मिस हो जाएगा, क्योंकि SCQ में नहीं पूछा है, ABCD ऑप्शंस नहीं है ना, तो ध्यान रखिए। तो 48 ऑप्शन नहीं। 52 बना सकते हैं, 52 बना सकते हैं।
फिर 56 नहीं है, 60। अब आगे हम 6, 7, 8 पे चले जाएंगे, जो नंबर्स यहाँ पर नहीं है हमारे पास। आगे कोई नंबर हमें नहीं मिलने वाला। लास्ट की 2 डिजिट्स की हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ है? 1, 2, 3, 4, 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन दोनों के लिए हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। आगे वाले नंबर्स अब आप कुछ भी रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि लास्ट की 2 डिजिट डिसाइड करती हैं 4 से डिविजिबल होगा नहीं होगा। रिपीट करना अलाउड है, तो पहले 5 लेटर्स हैं तो यहाँ भी रखने के 5 तरीके हैं, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। लास्ट वाले दोनों के कंबाइंड पॉसिबिलिटीज 5 हमने बना दी है। सो रिक्वायर्ड नंबर्स जो हम चाहते हैं वो आपके पास से बन जाएगी बात। मेरे हिसाब से तो ये फेयरली सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छा मटेरियल सॉल्व किया है तो आपके लिए तो फिर ये आसान सवाल है, लेकिन फिर भी देश भर में देखें तो 37% है। 24 वैसे बहुत अच्छा परसेंटेज होता है, 24% स्टूडेंट अगर सॉल्व कर ले इट्स अ गुड परसेंट। जिनसे नहीं हुआ वो ये सोचें कि इसमें क्या इतना मुश्किल था ये सवाल। ठीक है, तो 625 वी आर गोइंग टू बी द मार्किंग द करेक्ट आंसर। टू 2018 का क्वेश्चन पेपर नंबर 1 पूछा जा रहा है। एक प्रोग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन ये पूछा गया है न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर, जहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं थी सही करने वालों को, लेकिन +3 था, और गलत करने वाले या नहीं अटेम्प्ट करने वालों को 0 मार्क। 4.92% स्टूडेंट ने इसको सही किया, जो कि 7631 है, +3 मार्क्स। और गलत करने वाले और नहीं अटेम्प्ट करने वाले कितना बड़ा नंबर है जिनको मिला है 0 मार्क। क्या ये इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम इतना स्ट्रेस लें? पर आप देखेंगे कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस आजकल जेईई मेन वाले पूछ रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो पिछले कुछ वर्षों में जेईई मेन का लेवल भी अच्छा आया है, तो फिर ये सवाल उसी के अंदर पूछे जाते हैं। सो लेट्स डिस्कस कि हम इसको कैसे अप्रोच करें और इसकी जल्दी से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। Let x be the consisting of first 2018 terms of arithmetic progression 1, 6। तो AP नंबर 1 की हम बात करते हैं। 1, 6, 11, 5 ऐड करते हुए चलिए, तो 16 है, 21 है, 26 है, 31 है, चलता जाएगा। कितनी टर्म्स? पहली 2018 टर्म्स, तो 2018 टर्म वाली टर्म निकाल लेते हैं। A + n-1 टाइम्स D के हिसाब से। A है 1, 2017, D कितना है इसका? A तो 1 है, A1, और इसका D1 आपके पास से 5 है। $100,86 आपके पास से नंबर है, 1,86,000। सिमिलरली देयर इज एन AP2 नंबर एज वेल, देयर इज अ सेकंड AP ऑल्सो। उसकी क्या कहानी? जो सेट Y बनाया जाएगा, जिससे पूछा गया है, वही 2018 टर्म से AP के प्रोग्रेशन स्टार्ट होती है। 9, 16, 23, 7 ऐड हो रहा है, शायद 7 ऐड करेंगे 30 आएगा, 37 आएगा, 44 आएगा। A2 इज 9, कॉमन डिफरेंस इज 7। ठीक, इसका टर्म निकालिए, 2018 वाला टर्म। ये आपके पास है फर्स्ट टर्म प्लस 2017 इंटू 7, 9 आएगा आपके पास से, 49 आता है, 4 बनेगा, और 7 and 4 is 11, और ये 14 फिर से बन जाएगा, 14,228 आपके पास से आता है। ठीक है, ये नंबर आपके पास 14,000, दिस नंबर। ये 1 लाख नहीं है, दिस इज 10,086 है ना, तो मैंने शायद 1 लाख बोल दिया था, शायद याद नहीं मुझे। 10,086 एंड इट इज़ 14,228। क्या बनाना है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये नंबर बनाइए, कितने नंबर्स बनेंगे? आप देख लीजिए पहले, x के अंदर कितने नंबर हैं? हमने खुद ने बोल दिया है 2018 है, और वही नंबर हमने y के अंदर भी बोल दिए हैं। हमें तो कॉमन वाले नंबर निकालने हैं कि कॉमन वाले नंबर कितने हैं, ये हमें सोचना है। तो अब हम बनाते हैं AP जो दोनों में कॉमन है, कॉमन टर्म्स AP। कोई नंबर आपको दिख रहा हो जो कॉमन दिख रहा हो, तो 1 है इसमें, 6 है, नहीं 16 इज द कॉमन नंबर, फर्स्ट नंबर इज 16 इज कॉमन। और इसका जो D होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी द एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। D1 कितना है आपके पास से? 5, और ये है 7,
35 आपके पास से एलसीएम आएगा 16 है, आप 35 ऐड कीजिए, अगला नंबर 51 है, अगला नंबर 51 आएगा अपने पास से। ये सीरीज बनता चला जाएगा। दोनों में छोटा नंबर कौन सा है वो आप चेक कर लीजिए। 14,000 तक जाता है लेकिन ये 10,000 तक ही जाता है, तो ये छोटा नंबर है। तो इस एपी के अंदर थर्ड और कॉमन वाली एपी के अंदर कितने टर्म्स आएंगे ये अगर हमें डिसाइड करना है, तो जो कॉमन एपी है ये इसका 2018 वाला टर्म है, इससे आगे जाएंगे तो कॉमन नहीं आएगा, इससे छोटा ग्रेटेस्ट टर्म की हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स से वो पी नंबर्स आते हैं, तो इसका फर्स्ट टर्म है 16 एंड इट इज p माइनस 1, कॉमन डिफरेंस दोनों का बना आपके पास है 35, इट शुड बी लेसर देन 10,086, ये नंबर हमें चाहिए। p माइनस 1 है, 35 है, 16 आप यहाँ से हटा दीजिए, 100 है आपके पास से, 70 आपके पास से बनता है, 35 से डिवाइड कीजिए, p माइनस 1, 35 में आप पहले 5 से काट दीजिए इसको, 5 से काटोगे ना तो आपके पास है ये 2 बार 0 बार और यहाँ पर फिर 1 बार और 4 बार, और फिर यहाँ से 7 से और कैंसिल कीजिए इसको, 2 टाइम्स 14 आता है, फिर 6 आएगा 61, 8 टाइम्स 56 आता है, 5 आएगा 55, फिर आपके पास से 7 बनेगा, फिर दिस समथिंग भी आएगा। तो P कैसा होना चाहिए, लेस देन, एक और आ जाएगा 288 पॉइंट समथिंग से कम। तो कितनी टर्म्स कॉमन बनाई जा सकती है वो हमें दिख गया है कि n अगर x और y का कॉमन लिया जाए तो उसके अंदर 288 टर्म्स कॉमन आ सकती है। ठीक है, अब जो हम चाहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y के अंदर कितने होंगे तो वो आप बना लीजिए, ये होगा nx, ये होगा ny और ये इन दोनों का कॉमन। तो आपके पास ये है 2018 एंड 288 आपके पास है नंबर, ये है 4036, 288 आपके पास से नंबर आएगा, लास्ट में बनेगा 8। ठीक है, तो यहाँ 2 बनेगा और यहाँ आपके पास है कितना 8 रहेगा, तो 2 है तो 12 है, यहाँ 4 बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 39 आपके पास है 37 नंबर। देखिए एक बार 3748 हम बना रहे हैं, 250 यहाँ से बना दीजिए, 3748 शुड बी द करेक्ट आंसर। अब इसका तुक्का लगाना इसके अंदर नियरली इम्पॉसिबल है, कोई सोचे कि जिसने सवाल सॉल्व नहीं किया और सेट हो जाए। एससीक्यूज में ट्राई करना आसान होता है लेकिन न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर इस नंबर को सोचना, इसीलिए आपने इसके नंबर देखा। 3748 मैंने ठीक लिखा है, एक बार चेक कर लो वापस से। आप यहाँ से अगर 8 आता है 288 कर दीजिए, 6 है 1 है 3 है 1, 8 आता है 8 और 2 10, हाँ ठीक है ये नंबर है 3748। तो देखिए 7000 स्टूडेंट थे जिन्होंने इस बात को बनाया था। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन, आजकल जेईई में इस प्रोफाइल बहुत पूछा जाता है, डुएबल है, प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर आप पहुंचेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे एडवांस के अंदर। जे एडवांस 2018 पेपर 1 के अंदर पूछा गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन। कितने स्टूडेंट्स ने सही किया पहले वो देख लेते हैं ताकि आपको एनालिसिस पता चल सके कि आपका अभी प्रिपरेशन का लेवल क्या चल रहा है। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा है जहां पर गैस करना बहुत मुश्किल होता है पहली बात, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम देखें तो 19% स्टूडेंट्स ने इसको सही किया है। मुश्किल क्यों है क्यों नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। थोड़ा बहुत स्टूडेंट तुक्का इसमें लगा सकते हैं कि 0 सोल्यूशन है, 1 सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन है, एकदम से ऐसा नहीं कि 1000 सोल्यूशन आ जाएंगे। फेयर इनफ है थोड़ा बहुत, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसलिए थोड़ा बहुत गैस वर्क यहाँ पे चला होगा। नहीं अटेम्प्ट करने वाले बहुत सीधे बच्चे भी हैं, 36,000 ने ट्राई नहीं किया, कुछ ना कुछ लिख के आ जाते, 1 2 3 में से कुछ लिख देते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ये है वो स्टूडेंट जिन्होंने अटेम्प्ट किया और मार्क्स नहीं मिले। सही करने वाले +3 करने वाले स्टूडेंट हैं हमारे पास 29,526। सो लेट्स स्टार्ट एंड अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स करके कुछ लिखा गया है और ये डेटा आपके पास है π/2 माइनस कॉस इनवर्स लिखा गया है। तो आपको नहीं समझ में आया ये क्या बन गया है, दिस इज साइन इनवर्स।
साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 आइडेंटिटी होता है। π/2 माइनस कॉस इनवर्स जो थीटा है ये भी साइन इनवर्स बनेगा। अब यहाँ भी साइन इनवर्स है, यहाँ भी साइन इनवर्स है, और अगर इक्वल है इसका एक ही मतलब निकलता है कि जो अंदर वाला डेटा है दोनों जगह कैसे आएंगे, सेम आएंगे। तो हम अगर इसको देखें तो हमारी पहले वाली सीरीज है i की वैल्यू है 1 से लेकर इन्फिनिटी, x आपके पास है i प्लस 1, देन इट इज अ सिग्मा, i की वैल्यू है 1 से लेकर इन्फिनिटी x/2 पावर आयोटा। i आयोटा नहीं है, i इज अ रियल नंबर जो 1 से इन्फिनिटी जा रहा है। और सेकंड वाला जो समेशन है हमारे पास, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि क्या बन रहा है फर्स्ट वाली टर्म। तो थोड़ा सिग्मा को ओपन करेंगे तो शायद आप देख पाएंगे ये x² है, x³ है, x⁴ है। सिग्मा से डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अगला वाला है x/2, x/2 का स्क्वायर है, x/2 का क्यूब है। इनफाइनाइट जीपी के लिए देखो दे रखा है कि x की वैल्यू -½ से +½ है। समेशन इनफाइनाइट जीपी का होता है a/1 - r। यूटिलाइज करते हैं फर्स्ट वाले डेटा पर, ये दोनों इक्वल हैं। इट इज x² - x, बार बार x से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ भी है x/2, 1 - x/2, x² है 1 - x आता है, ये भी x² है, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 - x पर डेटा बनेगा। सिंप्लीफाई करते हैं x², x चला जाएगा, 1 बचेगा आपके पास से। ये डेटा आपके पास से आता है फर्स्ट वाले का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले एक सीरीज को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं जो यहां लिखी गई है। सिग्मा है i की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी -x/2i माइनस, नीट एंड क्लीन सॉल्यूशन बना रहे हैं ताकि आप समझ पाए, क्लैरिटी रहे। पहला वाला डेटा रहेगा -x/2, सेकेंड वाला डेटा आपके पास है x²/4, फिर -x³/8, इस तरीके का सीरीज बनेगा। वहीं एक माइनस साइन और है, पहले -x रहेगा, फिर x², फिर x³, फिर x⁴, ये सीरीज है। फॉर्मूला सेम ही यूटिलाइज करना है, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। -x/2/1 - r, इसका कॉमन रेशियो हर बार प्लस माइनस साइन है, -x/2, ताकि इस फॉर्मूले को देख के भी आपको समझ में आए a क्या है, r क्या है, 1 कहाँ पर लिखा है। ऑल्टरनेट में प्लस माइनस साइन है तो r -x/2 है। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म -x है, 1 बार बार -x से मल्टीप्लाई हुआ है। दिस इज द डेटा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले वाले डेटा को, 2 आएगा आपके पास से एलसीएम में, ये -x/2 + x बनता है, या माइनस माइनस प्लस बन जाता है, अपॉन में भी 1 + x लिखा गया है। चलिए ठीक है, नीचे हम एलसीएम लेते हैं, ये बनेगा 2 + x, यहाँ है 1 + x, -1 - x, 2 + x आता है, ये चला गया आपके पास से। बनी कहानी। अब देखिएगा, ये दोनों साइन इनवर्स के सामने आमने सामने हैं। हमने इधर वाले का डेटा बना दिया है, इस वाले का डेटा इधर बना दिया है। ये दोनों इक्वेट होने चाहिए। अब जितने सॉल्यूशन आपके पास यहाँ से बन जाएंगे वो सभी हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन का काम करेंगे। सो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस के अंदर हम इंटरेस्टेड हैं, तो दोनों को इक्वेट कीजिए, क्योंकि दोनों साइन इनवर्स के साथ कंपेट करने आएंगे। तो x² अपॉन द फर्स्ट वन इज 1 - x, 2 - x, और उधर बनेगा आपके पास से x आता है, 2 + x है और 1 + x भी आपके पास है, ठीक है। ये डेटा भी आपके पास है। यहाँ से आप सिंप्लीफाई कीजिए। एक सॉल्यूशन तो दिख रहा है हमें कि x = 0 है, कैंसिल करने के बाद एक x को काट दिया, x = 0 है, और एक डेटा ये बनेगा। चलिए और बनाते हैं एक सॉल्यूशन। यहाँ पर आपके पास बनेगा x² + 3x + 2,
ये डेटा आपके पास से बनेगा x² माइनस 3x प्लस 2, ये डेटा आपके पास है। सो लेट्स सिंप्लीफाई, x³ प्लस 3x का स्क्वायर है 2x आता है, माइनस x² है प्लस 3x है माइनस 2 आता है। यहाँ पर x³ है, ये है 2x का स्क्वायर, यहाँ 5x है और ये माइनस 2 आता है। हम जिस इंटरवल में बात कर रहे हैं वो है -½ से +½ अंडरस्टूड। जिस इंटरवल में हम ढूंढना चाहते हैं -½ से +½ ठीक है। दिस इज द इक्वेशन। अगर मैं इस इक्वेशन को एक फंक्शन मान लूँ f है, fx है, तो इसका डेरिवेटिव अगर मैंने बनाना शुरू किया तो मेरे पास आएगा 3x का स्क्वायर 4x प्लस 5, और इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर आप देखेंगे वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके इमेजनरी रूट्स हैं। इमेजनरी रूट्स हैं तो फिर क्या पता चला कि ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब f' अगर हमेशा पॉजिटिव है तो fx इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन ही रहने वाला है। तो इसका बिहेवियर ऐसा होगा कि ये इंक्रीज ही करता चला जाएगा। तो क्यूबिक का एक रियल रूट ज़रूर आएगा, लेकिन इस इंटरवल में आएगा तभी एक्सेप्ट करेंगे, वरना एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर मैं f(0) का डेटा निकालने जाता हूँ तो मेरे पास ये डेटा पूरा -2 आता है जो नेगेटिव है। यहाँ भी हमें वेरीफाई करना होगा क्योंकि 0 पर इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो समवेयर 0 इट इज़ नेगेटिव। अगर हम 1/2 पर इसको देखें एक बार कितना डेटा बनता है हाफ पर, तो डेटा देखिएगा 1/8 आपके पास से बनेगा, इट इज़ 1/2, 1/4 इसके हिसाब से, इट इज़ 5/2 एंड इट इज़ -2। दिस इज कमिंग एज पॉजिटिव। तो हाफ पर डेटा क्रॉस कर गया है, तो इसके बीच में कहीं एक सॉल्यूशन और आएगा, इसीलिए वहाँ पर हमसे काउंटिंग पूछा है कितने सॉल्यूशंस आएंगे। 0 पर वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम या क्यूबिक का एनालिसिस करवा लिया है। ITF का क्वेश्चन था, इट्स अ गुड क्वेश्चन, स्मार्ट क्वेश्चन। तो एक सॉल्यूशन यहाँ से भी बनेगा। 0 पर नेगेटिव है, हाफ पर पॉजिटिव है, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि पॉजिटिव है। f' इज पॉजिटिव, दैट मीन्स fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ये हमारे पास रहेगा। तो 0 से हाफ के बीच में एक सॉल्यूशन और आएगा, कंफर्म है, इंक्रीज करते हुए कट करके चला जाएगा। सो वी आर मार्किंग विद 2 सॉल्यूशंस। हमारे पास इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे, एक होगा 0, एक होगा अल्फा, जो हमें फिक्स वैल्यू अभी उसकी नहीं पता है। स्मार्ट क्वेश्चन आज डी जेई एडवांस 2018, बढ़िया सवाल है। एक तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, सिग्मा का साइन, ITF के साइन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे स्टूडेंट्स का दर्द है, दर्द नहीं दर्द है तगड़ा वाला, कि उनसे बनता ही नहीं है, कि देख के डरते हैं। और यहाँ प्रोग्रेशन के साथ मिक्सिंग है, आगे जाके AUD लगा दिया, क्यूबिक का एनालिसिस कर दिया। टॉप क्लास क्वेश्चन है, क्योंकि आंसर 2 आया है। मान के चलता है इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने इसके आंसर तुक्का लगाया होगा, क्योंकि आंसर इसका 2 है। ठीक है, तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट 0, 1, 2, 3, 4 में 0 से लेके 5 तक चांस रहता है कि वो कुछ ना कुछ निशान लगाकर आ गए। तो इससे स्मार्ट क्वेश्चन बढ़िया सवाल है, प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। और आपको करने तो अपने ट्रिग्नोमेट्री वाली जो बुक है उसमें ITF चैप्टर है, वहाँ पर आपको और अच्छे सवाल ITF के सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की 5 ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर 3D, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास तक कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर MCQ सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी,
बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहता है उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप। मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई। यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। जे एडवांस 2018 पेपर 1 के अंदर न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में पूछा गया लिमिट ऑफ सम को सॉल्व करना है हमें। यहाँ पर इसको डेटा निकालना है, फंक्शन निकालना है। देखिए लिमिट लगी हुई है, यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। ये y है, इस पर लिमिट ऑफ सम निकाला जाएगा इंटीग्रेशन से। कैसा स्टूडेंट का रिस्पॉन्स है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, जिससे हम डिसाइड कर सकें कि क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट है, आसान है, एवरेज है, बिलो एवरेज है। आइए, आपकी क्या करंट सिचुएशन है और उस टाइम पे एक्चुअल स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्स था। इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अप टू डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक आंसर देना था। तो 33.37% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसको करेक्टली मार्क किया था। सही करने पर यानी 51,000 इनको +3 मार्क्स मिले थे। गलत करने वाले या फिर नहीं रिस्पॉन्स करने वाले दोनों को 0 मार्क्स थे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो आप भी देखिए 33% एक फेयरली एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है, मतलब कि एवरेज या बिलो एवरेज इसको कंसीडर करेंगे। ऐसे भी सवाल हैं इसी पेपर के अंदर जो 2% स्टूडेंट से हुए हैं, लेस देन 2% स्टूडेंट से क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन, yn लिखा हुआ है 1/n, n+1, n+2 ... n+n होल पावर 1/n अपने पास लिखा गया है। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर जिसकी बात हो रही है, लिमिट लगाने पर n आती है वैल्यू। सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले हम इस yn को ही जो लिखा गया है 1/n, अभी सबसे पहले तो हम जो एक्सप्रेशन गिवन है उसी को यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। n+2 है, n+3 है और यहाँ पर ऑलरेडी n+n करके ब्रैकेट बनाया गया है। इन सभी में से हम n कॉमन ले लेते हैं, तो n कॉमन आएगा 1, 2, 3 से लेके n तक, तो ये n पावर n बन जाएगा। ज़बरदस्ती कॉमन लिया है तो ये 1 + 1/n बनेगा, 1 + 2/n बनेगा, इट इज़ 1 + 3/n भी बनेगा, एंड दिस गोज ऑन 1 + n/n। पावर है 1/n आपके पास है, n पावर n यहाँ लिखा है और ये सारे डेटा हमने बना दी। देखिए होल पावर 1/n है, यहाँ n पावर n है, n पावर n होल पावर 1/n डिवाइडेड बाय n आपके पास लिखा गया है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ये डेटा आपके पास है, यहाँ से 1 + n/n, यहाँ से n आता है, यहाँ भी n है, दोनों कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, दोनों कैंसिल है, ठीक है। आपको समझ पाए इसलिए थोड़ा सा मैं इसको कैंसिल नहीं करूँ ताकि आप रीड कर पाएँ क्या लिखा है। n और n आएगा, ये बोथ आर कैंसिलिंग आउट। अब हमें यहाँ पर लिमिट लगानी है, उस पर आप फोकस कीजिएगा। लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, दिस इज एन yn। यहाँ पर जो लिखा गया है इसके बारे में भी बात करनी है। काम करते हैं, प्रोडक्ट में है पावर 1/n भी है, दोनों साइड पहले लॉग ले लेते हैं, फिर लिमिट के बारे में सोचते हैं। ln, यहाँ आएगा ln 1 + 1/n, 1 + 2/n, 1 + 3/n, 1 + n/n, होल पावर 1/n लिखा गया है। 1/n आगे आ जाएगा और ये सभी लॉग जो प्रोडक्ट में चल रहे हैं ये सब हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगे समेशन के अंदर। log 1 + 1/n प्लस log 1 + 2/n
प्लस लॉग 1 प्लस 3/n, ठीक है, और लॉग आपके पास है 1 प्लस n/n। ये डेटा हमने बनाया, ठीक। ये पूरा ब्रैकेट लिखा, सामने है 1/n एंड दिस इज द लॉग। अब ये जो यहाँ पे लिखा गया है इसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ लेकर चलेंगे ज़रूर, नो प्रॉब्लम। पहले इसको हम सिग्मा के अकॉर्डिंग रीअरेंज कर लें। तो आप देखेंगे तो ये 1 प्लस r/n से रिप्लेस हो जाएगा। 1/n, 2/n, 3/n, n/n इज r/n। r स्टैंड्स फ्रॉम 1 to लेके n तक सब जगह आएगा। r की वैल्यू आपके पास से आती है 1 to n। अब देखिए लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, अभी लॉग लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर लिमिट अपने पास आया n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इट इज़ 1/n। सिग्मा r की वैल्यू है 1 से n, लॉग है 1 प्लस r/n। लिमिट ऑफ सम को डेफिनेट इंटीग्रेशन से अगर सॉल्व करना है तो कुछ रिप्लेसमेंट यहाँ बन जाते हैं, स्टैंडर्ड है। 1/n रिप्लेस होगा dx के साथ, r/n रिप्लेस होता है x के साथ, समेशन और लिमिट वाली जो पार्ट है ये आपके पास रिप्लेस होगा इंटीग्रेशन के साइन के साथ। 1/n इज dx, यहाँ लॉग है, यह है 1 प्लस x dx, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। तो आप इसको 1/n रखेंगे, दिस इज कमिंग एज 0, n/n रखेंगे 1 आता है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हमें बना के दिखाना है। सो लिमिट ले लेंगे, उसके बाद ये इंटीग्रेशन। अब देखिए लॉग 1 प्लस x लिखा हुआ है, बाय पार्ट से हम इसको बनाने की कोशिश करें तो एक यहाँ पर लिखा गया है जिसको हम सेकंड ले सकते हैं एंड दिस इज एज द फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ x आ जाएगा, लॉग है 1 प्लस x से 0 to 1 है, लॉग का डेरिवेटिव आपके पास से 1 प्लस x dx आता है, लॉग का डेरिवेटिव 1 प्लस x बनता है। ये डेटा हमने बनाया, सिंप्लीफाई करते हैं। इस डेटा को देखना चाहें 1 रखेंगे तो आपके पास ln2 आता है, 0 रखेंगे 1 माइनस 1/x प्लस 1 dx, ये डेटा भी हम रख सकते हैं। 1 ऐड कर दिया, 1 माइनस कर दिया, दिस इज द डेटा। तो अगर इसको देखें तो हमारे पास डेटा ऐसा है कि लिमिट है आपके पास n टेंड्स टू इन्फिनिटी log yn, देखिएगा ध्यान से, ये है ln2 माइनस यहाँ 1 है और यहाँ 1/1 प्लस x लिखा हुआ है, तो 1 का इंटीग्रेशन आपके पास से x आता है, log 1 प्लस x से लिमिट्स हैं 0 से 1, लिमिट्स हैं 0 to 1, बना दीजिए। ln2 इट इज़ 1 माइनस 0, ये ln2 माइनस ln1 आपके पास से जनरेट होगा, माइनस माइनस प्लस 2 ln2 माइनस 1, log 1 इज 0, जिसको कि हम आगे जाके लिख सकते हैं लिमिट yn है आपके पास से, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इट इज ln4 और 1 को हम ln e लिख सकते हैं। जो डेटा आपके पास बनेगा दैट इज 4/e, लिमिट आपके पास है n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, लॉग आता है yn आता है, तो आप yn का वैल्यू निकाल दीजिए, लॉग से हट जाएगा। दिस इज द डेटा, जो हमें इंटरेस्टेड थे वो डेटा ये है। एंड इन्फिनिटी पर yn की लिमिट आती है 4/e एंड दैट इज द l, और इसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो हम डेटा बनाएंगे। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास है, दिस इज l, 4/e लिखा है, e होता है 2.71, अगर ये एग्जैक्टली 2 होता तो वैल्यू 2 आ जाती, पर 2.7 है तो ये वैल्यू ज़्यादा है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास से 1 क्रिएट होता है। सो वी आर गोइंग टू मार्क हियर 1 एज द फाइनल आंसर, इसका फाइनल आंसर आएगा आपके पास से 1, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये इतने सारा परसेंटेज क्यों है? क्योंकि जब भी आंसर 0, 1, 2, 3 होता है ना, तो ज़्यादातर स्टूडेंट अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कई स्टूडेंट इसके अंदर तुक्के लगाने वाले भी होंगे, क्योंकि 0, 1, 2, 3 इनको गैस करना थोड़ा सा इजी रहता है, गैस कर लेते हैं। तो मैं ये 100% श्योर हूँ कि सभी वो बच्चे नहीं हैं जिन्होंने सवाल को किया होगा, कुछ परसेंटेज तो होंगे, पर हम तो यहाँ कॉन्सेप्ट लर्न करने आए हैं। तो ये जो टॉपिक है कि लिमिट ऑफ सम से डेफिनेट इंटीग्रेशन से सॉल्व करना, क्वेश्चन को और आंसर तक पहुँचना,
बहुत एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इसकी प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो आप जो मेरी कैलकुलस वाली बुक है उसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं, बनाइए अच्छे से और सीख जाइए। एक दिन बैठिए सुबह सुबह और आप सोचिए कि आज मुझे लिमिट ऑफ सम खत्म करना, और आप मानेंगे 2-3-2.5 घंटे के अंदर आप उसको अच्छे से फिनिश कर पाएंगे। तो जो भी टॉपिक जेईई एडवांस के अंदर अगर क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 10-12 सालों के अंदर, सबकी ऐसे एक एक करके प्रैक्टिस कीजिए। आपकी पोजीशनिंग, आपकी सिचुएशन, आपकी कंडीशंस आने वाले कुछ दिनों में मैथमेटिक्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी बेहतर हो जाएगी। जेईई एडवांस 2018 पेपर 1 का क्वेश्चन जो वेक्टर्स के ऊपर पूछा गया है, ये जो आपके सामने डेटा है, उस टाइम पे न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ स्टूडेंट का क्या बिहेवियर था आइए डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स को पूछा गया है कैटेगरी के अंदर जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, सही करने पर +3 मार्क्स थे। 22,501 इनको +3 मार्क्स मिला है। वहीं गलत करने वाले या नहीं अटेम्प्ट करने वाले दोनों को 0 मार्क्स। क्या ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है कि स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं कर पाए थे? आइए डिस्कस करते हैं। सीक्वेंशियली चलते हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है पहले उनको मार्क करेंगे और अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स, ओके, मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 है। जैसा जैसा इंफॉर्मेशन हो नोट डाउन करते चलिए। हमें पता चला a डॉट बी 0 है, इसका मतलब ये है कि a वेक्टर और b वेक्टर परपेंडिकुलर है। कभी अगर हमें इनका क्रॉस निकालने की ज़रूरत पड़ी तो आप डेटा मान के चलिए, इसका मैग्नीट्यूड आपके पास है, a का मैग्नीट्यूड 1, b का मैग्नीट्यूड 1, एंगल 90 है, साइन 90 बनेगा। द आंसर इज 1। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हैं 1 आएगा। आगे जाते हैं, एक्स और वाई रियल नंबर्स के हिसाब से एक वेक्टर c बनाया गया है। c वेक्टर इज x टाइम्स a वेक्टर, y टाइम्स b वेक्टर एंड इट इज a क्रॉस b। हमारे पास c का मॉडुलस दिया हुआ है 2 है और c इज एन इंक्लाइंड सेम एंगल अल्फा टू वेक्टर a एंड b। एक इंफॉर्मेशन और है कि c वेक्टर का a वेक्टर के साथ जो एंगल है वही एंगल c वेक्टर का b वेक्टर के साथ भी है, दैट एंगल इज अल्फा। ध्यान रखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले डॉट करते हैं इसका विद a वेक्टर। तो हमारे पास डेटा बना c डॉट a, x टाइम्स a डॉट a, y टाइम्स a डॉट b, a डॉट a क्रॉस b। c डॉट a आपको सोचना है c डॉट a क्या बनेगा। ये रहा आपके पास, c और a के बीच का एंगल अल्फा है। c वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें लिखना होगा, c मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड, डेटा आपके पास है कॉस अल्फा। a डॉट a मैग्नीट्यूड ही 1 है, a डॉट b इज 0 और ये बॉक्स आपके पास है, ये भी 0 बनेगा। बॉक्स ऑफ a a b स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर अगर आइडेंटिकल हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 आती है। मॉड ऑफ c का वैल्यू कितना है, 2 है। तो लीजिए हमारे पास x का डेटा बन गया है, ये 2 है, ये 1 है, 2 cos अल्फा। द वैल्यू ऑफ x इज 2 cos अल्फा। सिमिलरली यहीं पर अगर हम डॉट विद b वेक्टर करते हैं तो वी आर हैविंग c डॉट b x टाइम्स a डॉट b, y टाइम्स b डॉट b आपके पास है यहाँ से a डॉट b। c डॉट b की हम बात करते हैं, c डॉट b, तो c का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और आपके पास यहाँ से डॉट प्रोडक्ट है cos अल्फा, क्योंकि c और b के बीच का एंगल भी अल्फा है। a डॉट b 0, y आपके पास है, b का मैग्नीट्यूड आपके पास है 1 है क्योंकि ये भी एक यूनिट वेक्टर है। b a b बॉक्स प्रोडक्ट 0, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये भी 0 बनेगा। यहाँ से इसका डेटा आपके पास है 2 cos अल्फा आता है, इट इज y। सो द वैल्यू ऑफ y इज 2 cos अल्फा। ये y का वैल्यू, x भी अल्फा के टर्म्स में, y भी अल्फा के टर्म्स में, z तो है ही नहीं इसके अंदर, हम इंटरेस्टेड है वो भी अल्फा के टर्म्स में। अब कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमने यूटिलाइज नहीं की है और गिवन है, मॉड। मॉड ऑफ c अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें तो आप देखिएगा कैसे बनेगा। ये अंडर रूट के अंदर आप देखेंगे तो ये पहले बनेगा x का स्क्वायर मॉड a का स्क्वायर, y का स्क्वायर
मॉड बी का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, अब सीक्वेंशियली डॉट कीजिए, एक्स वाई आएगा, ए डॉट बी बनेगा, इन दोनों का डॉट बनेगा y टाइम्स b डॉट ए क्रॉस बी प्लस पहले और तीसरे का x टाइम्स a डॉट ए क्रॉस बी। ये डेटा के पास है। मॉड सी आपके पास लिखा गया है, मॉड सी का मैग्नीट्यूड है 2। एक्स स्क्वायर हमारे पास किसकी तरफ से पता है, ये रहा 2 कॉस अल्फा, इट इज 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, ए का मैग्नीट्यूड 1 है। वाई स्क्वायर आपके पास है 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, बी का मैग्नीट्यूड भी आपके पास से 1 है। ठीक है, ए क्रॉस बी इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं, ये रहा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इट इज 1। और देखिए ए डॉट बी, ये जितने भी अपने पास 2 के अंदर लिखे गए हैं, दिस इज 0, बी ए बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, ये वाला डेटा भी 0 है। स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, 4 आता है आपके पास से, 4 and 4 आपके पास से डेटा बन गया 8 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, वी आर हैविंग 8 cos स्क्वायर अल्फा, द आंसर इज 3 इज द फाइनल आंसर। इसका आंसर जो आने वाला है वो 3 आता है। जैसा परसेंटेज आपने देखा, इज एन एवरेज क्वेश्चन, प्रैक्टिस अगर की हुई तो बन जाएगा। एग्जाम में क्या होता है ना, स्टेप बाय स्टेप सोचना पड़ता है। जैसे ये ए के साथ डॉट करना है, प्रैक्टिस किया है तो सोच पाएंगे, इसका प्रैक्टिस किया तो बना पाएंगे। तो अगर आप फ्लो में है, रूटीन में है, बहुत पहले चैप्टर नहीं पढ़ा है और अगर पढ़ा है टाइम से आपने रिवीजन कर लिया तो आप एग्जाम में बना दें। ऐसा बहुत पहले पढ़ा था, रिवीजन नहीं किया तो थोड़ी जंग लग जाती है, फिर वो स्टैटिक फ्रिक्शन आप जानते हैं, बनेंगे नहीं एकदम से सवाल। तो हमें थोड़ा फ्लो में रहना पड़ता है। प्रैक्टिस, रिवीजन इज द की। तो ये हमें सीक्वेंशियली सभी चैप्टर के साथ अप्लाई करना, ठीक है, तब बात बनेगी। जेई 2018 पेपर 1 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और जहां बोला गया है कि एक इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है अल्फा एंड बीटा, सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज π/3। क्वेश्चन पूछा गया, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा गया, स्टूडेंट का बिहेवियर स्टडी करने के पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। फिर उस कंडीशन के अंदर सही करने पर +3, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कितने स्टूडेंट्स ने इस टाइम फ्रेम एक्चुअल एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को सही किया, दैट परसेंटेज इज 15.97, दैट इज 16% के आसपास, 24,777। ये अच्छा नंबर है। देश भर में बात करें, मतलब एक डिसेंट क्वेश्चन ये है, बनाने लायक ये सवाल है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं कैसे हम इसको स्टडी करेंगे। वहीं पर नहीं करने वाले और रॉन्ग अटेम्प्ट करने वाले, इनको मिला +3। इन दोनों सिचुएशन में जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इन दोनों को सिचुएशन में मिला है 0। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस कि हाउ डू वी अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले वहीं से एड्रेस शुरू करेंगे। ए बी सी आर 3 नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है, वे ध्यान रखेंगे, ए बी सी आर नॉन जीरो, ठीक है, सच दैट दिस इक्वेशन हैज x इक्वल टू, ये डेटा पूछा है, डेटा बताया गया। मैं आपको इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स बताऊंगा। ठीक है, पहले हम उस मेथड की बात करते हैं जो सभी जगह अवेलेबल है, गूगल करने पर दिख जाता है, और फिर दूसरा मेथड में उसके बाद एक और मेथड आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है आपके पास, √3a cos x + 2b sin x इज इक्वल टू c। देखिए जो अवेलेबल है ना सब जगह, वो भी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ कि वो क्यों आंसर आता है। चलिए तो हम डिटेल में सीखेंगे इस बात को। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है π/3। ओके, सो दे आर 2 सॉल्यूशंस। सो लेट्स सी, अल्फा इसका एक सॉल्यूशन है, तो अल्फा हमने यहाँ से अज्यूम कर लिया, ये डेटा बनेगा, और बीटा भी इसका एक सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर हमने बीटा से भी इसको सेटिस्फाई कर दिया। अल्फा और बीटा दोनों सेटिस्फाई करते हैं। अब यहाँ से रिजल्ट देखिए, बीटा को मैं लिख सकता हूँ 60 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये डेटा हमने यहाँ रखा, √3a आता है, cos आता है, इट इज 60 माइनस अल्फा। ये 2 भी है आपके पास, है साइन है, ये भी लिखा गया है 60 माइनस अल्फा इज c। यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, तो हमें क्या करना चाहिए, डिफरेंस ले लेना चाहिए। डिफरेंस के पहले एक बात थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बनेगा cos 60 cos अल्फा माइनस है,
तो यहाँ साइन आएगा, साइन 60 साइन अल्फा, एंड सिंप्लीफाई थोड़ा करके देखते हैं। साइन 60 आपके पास से कॉस अल्फा, 11th क्लास के स्टूडेंट भी इसको देख रहे हैं इसलिए मैं पूरा सिक्वेंशियली सॉल्यूशन बना रहा हूँ, ठीक है। साइन ए कॉस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू सी। डेटा रखते हैं, √3a है आपके पास से, ये डेटा बनेगा कॉस अल्फा बाई 2, √3 साइन अल्फा बाई 2, 2b आपके पास है, यहाँ ये अल्फा के साथ लिखा हुआ है, ये डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों जगह c लिखा हुआ है। सो अभी और सिंपल करते हैं, फिर आगे जाके सबट्रैक्ट करेंगे। यहाँ कॉस कॉस के टर्म्स आपके पास लिखी हुई है, सो आई एम राइटिंग दिस एज सेकेंड नंबर कंडीशन, इट इज़ फर्स्ट नंबर कंडीशन, और मैं दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ। इससे क्या होगा ना, यहाँ पे जो c लिखा हुआ है वो हट जाएगा और दोनों रिलेशन यूटिलाइज होने लग जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पहला वाला जो रिजल्ट है वो है √3a कॉस अल्फा, ठीक, और यहाँ पर ये मेरे पास बनेगा √3/2a कॉस अल्फा प्लस √3 साइन अल्फा, माइनस करना है हमें, माइनस की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अपने पास लिखा है 2b साइन अल्फा, माइनस करेंगे, यहाँ से 2 चला जाएगा, b बनेगा √3 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इट इज़ 0, c से c चला जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ दोनों जगह से मुझे ऐसा दिखता है कि √3a मुझे कॉमन लेना चाहिए, यहाँ से हमने b कॉमन लिया, इसको हम सिंप्लीफाई करने की सोच रहे हैं, दिमाग में यही है कि इसको एड्रेस करते हैं। b हमने लिखा तो मेरे पास आंसर है 2 साइन अल्फा माइनस √3 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये डेटा है। सिंप्लीफाई और करते हैं, √3 टाइम्स a है आपके पास, यहाँ से आप देखिएगा जो डेटा हमारे पास आता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, सब ठीक चल रहा है, ओके सब ठीक है। ये डेटा आपके पास है कॉस अल्फा माइनस √3 साइन अल्फा बाई 2, और ऐसा रिजल्ट हमें यहाँ पे दिखना चाहिए, ये देखिए यहाँ से, यस 3 साइन अल्फा माइनस √3 कॉस अल्फा, इट इज़ 0, ठीक है। कॉस अल्फा माइनस √3 साइन अल्फा है, यहाँ और यहाँ अगर हम थोड़ा सा नोटिस करें तो चीज़ें सेम है, यहाँ √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या यहाँ √3 कॉमन ले लीजिए, सेम सिचुएशन है। सो लेट्स रीराइट इट, रीराइट करते हैं हम आंसर तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा सभी जगह कि हमने यहाँ पर लिखा है √3/2 a टाइम्स, ये जो डेटा है मेरे पास कॉस अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा, ये एक रिजल्ट है। यहाँ पर मैंने क्या किया, √3 कॉमन ले लिया प्लस √3b मैंने लिया कॉमन, मेरे पास डेटा बना √3 साइन अल्फा और √3 कॉमन माइनस कॉस अल्फा इज 0, ठीक है। दोनों जगह से फिर से कुछ कॉमन आया, यहाँ से √3 आता है, ये साइन अल्फा आपके पास से आया, कॉमन डेटा बनता है √3a/2 माइनस साइन कॉमन √3 टाइम्स b 0। अब यहाँ पर प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो दो बातें हैं, या तो ये वाली टर्म 0 है या वो वाली टर्म 0 है, ठीक है। सेकंड वाली टर्म को देखें, क्या हम आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। यहां से अगर हम देखेंगे तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू √3 साइन अल्फा है, जिससे रिजल्ट आता है कि tan अल्फा की वैल्यू 1/√3 है और अल्फा की वैल्यू आपके पास है 30 डिग्री बनेगा, क्योंकि अल्फा बीटा -90 से +90 है।
अब यहां पर अगर अल्फा 30 है तो याद रखिए अल्फा प्लस बीटा 60 है, तो हमारे पास यहां से बीटा भी 30 डिग्री आ जाता है, क्योंकि वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 60 डिग्री है। बट दिस इज रिजेक्टेड, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, क्लियरली मेंशन किया है कि डिस्टिंक्ट है, तो दिस केस इज रिजेक्टेड। ये पूरा केस आपके पास से रिजेक्ट हो जाएगा, दिस इज रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब बारी है वहां की, मतलब ये कुर्बानी देगा, तो √3a/2 इज इक्वल टू √3/b। वी आर इंटरेस्टेड कि b/a क्या बनेगा, दैट इज 1/2 0.5। समझ गए? क्योंकि अगर ये दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो जाता तो फिर a और b में क्या रेशो है कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल, सो दिस टर्म हैज टू बी 0 और यहां से b/a का एक फिक्स रेशो निकल के आता है 0.5 एंड दैट इज द आंसर। 0.5 इज द आंसर। ये बनाया हमने इसको। अब मैं आपको इसी की एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच देता हूं कि दूसरा इसका क्या तरीका हो सकता था। ठीक है, सेकेंड अप्रोच, सेकेंड मेथड, डेटा है √3a अपने पास, √3a cos x plus b sin x is equal to c. Let me rewrite it. 2b sin x equal to c. 2b sin x is equal to c और x अपने पास डेटा है -π/2 से π/2। इसके दो रूट्स हैं जो हमें गिवन है, एक अल्फा है और एक बीटा है। बात ऐसी है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सम 60 डिग्री है। दिमाग में बिल्कुल क्लियर कि हमें b/a चाहिए। सेकंड अप्रोच की हम बात कर रहे हैं, क्या किया जाए। देखो साइन और कॉस है, दोनों का सेम एंगल है x। b/a पूछा है, दो रूट्स की बात हो रही है, तो इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करने की सोचें। क्वाड्रेटिक में कैसे चेंज करोगे, उसके लिए हमें इसको हाफ एंगल में ले जाना होगा। 1 - tan² x/2 1 + tan² x/2, यहाँ पर है 2b और यहाँ से हम पहुँचते हैं तो ये बनता है 2 tan x/2 / 1 + tan² x/2। सामने है c, डेटा है √3a - √3a tan² x/2 4b tan x/2। ये डेटा आपके पास से c बनता है, c + c tan² x/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम डेटा बनाएंगे। हमारे पास c + √3 टाइम्स a tan² x/2 4b tan x/2। ये डेटा यहाँ गया, ये यहाँ चला गया, c आपके पास लिखा है, ये आपके पास। इसके रूट्स कौन है, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा बीटा नहीं, क्वाड्रेटिक इसके रूट में है, तो इसके रूट्स आपके पास आएंगे tan of α/2 एंड tan of β/2, क्योंकि x की वैल्यूज हैं अल्फा बीटा, ये x की वैल्यूज है, पर ये क्वाड्रेटिक तो tan x/2 में है, तो tan α/2 tan β/2 मेरे पास से दो डेटा बनेंगे। यहां अगर मैं सम ऑफ द रूट निकालूं tan α/2 + tan β/2, वो डेटा मेरे पास से बनेगा -b/a। दिस इज द डेटा। और वहीं अगर मैं इनका प्रोडक्ट निकाल लेता हूं tan α/2 tan β/2, दोनों का हमने निकाला प्रोडक्ट, यहां से डेटा आपके पास बनेगा c - √3 / c + √3/a। ये डेटा आपके पास, ठीक है। अब डेटा हमारे पास देखिए, अब अल्फा प्लस बीटा आपके पास से 60 डिग्री है, α/2 और β/2 आपके पास से 30 आ जाएगा। यहाँ अगर हम tan ले लेते हैं दोनों साइड, तो tan α/2 और ये β/2, इट इज tan of 30 डिग्री। डिवाइडेड बाय 1 - tan α/2 और यहाँ है tan β/2, इट इज 1/√3। tan अल्फा प्लस tan β/2, ये रहा दोनों का सम। दिस इज द डेटा। ये आपके पास आएगा 4b/c + √3/a 1 - दोनों का प्रोडक्ट, ये रहा दोनों का प्रोडक्ट,
c माइनस रूट थ्री बाई ए, सी प्लस रूट थ्री बाई ए, इट इज 1 बाय रूट थ्री। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाकी बातें तो होती रहेंगी। c प्लस रूट थ्री ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डेटा c प्लस रूट थ्री ए माइनस सी प्लस रूट थ्री ए, कैंसिलेशन की तरफ हम जा चुके हैं। c से c कैंसिल हो चुका है और रूट थ्री से रूट थ्री भी कैंसिल हो चुका है। तो आप देखिए, आप डायरेक्टली बिना किसी परेशानी के आंसर के करीब आ चुके हैं। 2 रूट थ्री टाइम्स a आता है, डेटा है 1 बाय रूट थ्री, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल है, b बाई ए यहाँ से आता है 1 बाय टू, इट इज 0.5। 0.5 आपके पास से आंसर बन जाएगा। वी आर गोइंग टू राइट इट एज 0.5। ठीक है, आगे इससे भी आंसर। ये कैसा लगा आपको मेथड? ये भी अच्छा मेथड है। पिछले वाला था वो भी अच्छा है। पिछले वाले में क्या है ना, डायरेक्टली कंपेयर करके सॉल्यूशंस दे रखे हैं, पर याद रखिए कि ये वाला जो केस है पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ से अल्फा 30 डिग्री आता है तो सम है तो बीटा भी 30 आ जाएगा, तो दोनों सेम नहीं हो सकते, डिस्टिंक्ट गिवन है। दैट्स व्हाई द केस इज रिजेक्टेड। यहाँ हमें पता है कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा क्लियरली, तो फिर ये बात बनेगी। सो गुड क्वेश्चन, एग्जाम में बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाता है। प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए। जे एडवांस 2018 पेपर 1 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है जो एरिया के ऊपर बेस्ड है और पूछा गया है न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर कितने स्टूडेंट्स का ये सही हुआ वो देकर हम देखना चाहें, क्योंकि इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और अप टू 2 डेसिमल तक हमें इसका आंसर देना था। 45,533 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सही कर दिया था +3, और जबकि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसके अंदर 0 मार्क्स सिक्योर किया था। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, बनाते हैं तो फेयरली लाइक एवरेज या बिलो एवरेज लेवल का क्वेश्चन है, स्टडी करते हैं। F1 has a land in the shape of a triangle with vertices 0, 0, 1, 1 and 2, 0। 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं, 0, 0 या आपके पास है OP इज द पॉइंट जो 0, 0 है। There is a point Q जो है आपके पास है 1, 1। There is a point R जो है 2, 0। From this land neighboring farmer F2 takes away, पहले तो इसका एरिया निकाल देते हैं। ट्राइंगल PQR का एरिया कितना है? 1/2 द बेस PQ PR और हाइट दिस हाइट द y कोऑर्डिनेट ऑफ Q। सो 1/2 बेस इंटू हाइट से हम इसको कॉन्सेप्ट को बनाना चाहते हैं। तो द बेस इज PR इज 2 एंड द हाइट इज 1। एरिया ट्राइंगल का पता चल गया कि ट्राइंगल का एरिया कितना है? 1। अब क्या होता है कि द नेबरिंग फार्मर F2 टेक्स अवे द रीजन विच लाइज बिटवीन PQ, दिस PQ एंड द कर्व ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू x पावर n। देखो y इक्वल टू x पावर n किसको सेटिस्फाई करता है? एक तो 0, 0 सेटिस्फाई करता है और एक 1, 1 को भी सेटिस्फाई करता है। तो ये जो कर्व है ना, इस पे P और Q दोनों लाई करते हैं। ये डिसाइड हो गया कि इस कर्व के ऊपर P और Q दोनों लाई कर रहे हैं। बनाने पहुंचे तो P और Q लाई करते हैं, तो ये एक से ज़्यादा इसका है पावर, तो P और Q से पास होता हुआ कर्व है। तो नेबरिंग फार्मर जो है इसने टेक अवे कर दिया इतना रीजन, ये रीजन ले लिया है, इसके ट्राइंगल में से इतना अतिक्रमण कर लिया है, एनक्रोच कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते। If the area of region taken by the farmer F2 is exactly the 30% of area of triangle PQR, find the value of n। तो हो ये रहा है कि ये जो शेडेड रीजन है ये 30% होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का, ये बात है। अभी शेडेड रीजन का एरिया हमें निकालना है तो बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस ट्राइंगल के एरिया में से कर्व का एरिया घटा देते हैं शेडेड रीजन के लिए। तो इसके लिए क्या कर देंगे हम, ये PQR है, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज एन S। ठीक है, सो ट्राइंगल PQS माइनस ट्राइंगल है PQS, उसके अंदर से माइनस ये जो कर्व है इसका एरिया हम हटाएंगे। इस कर्व का एरिया बनेगा 0 से 1 x पावर n dx, ये बनेगा आपके पास 0 से 1 x पावर n का एरिया जो नीचे वाला ट्राइंगल के एरिया से घटाएंगे तो शेडेड एरिया बनेगा। अब ये 30% आएगा आपके पास से,
30/100। PQR का एरिया है 1। दिस इज द एरिया ऑफ PQR। PQS का एरिया बनाइए। PQS का एरिया बनेगा 1/2। आपके पास है PS एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ Q। PS एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ P। ये डेटा बनाते हैं x पावर n+1 अपॉन n+1, 0 to 1 वी आर हैविंग 3/10। PS की लेंथ ही 1 है, इसका लेंथ भी 1 है, 1 अपॉन n+1 माइनस 0 वी आर हैविंग 3/10। 1 अपॉन n+1 आपके पास से 1/2 माइनस 3/10 आता है। 10 आपने बनाया, 5 माइनस 3 है, 1/5 आपके पास आता है। n की वैल्यू 4 आती है। कितना था n का वैल्यू? 4। सो वी आर मार्किंग 4 एज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सीक्वेंस थोड़ा रूटीन क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज का प्रैक्टिस जिसको है, जो लैंग्वेज को पढ़ना जानता है, बस वो बना देगा। लैंग्वेज की प्रैक्टिस अगर कम है तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, बनाते चलिए। जे एडवांस 2018 पेपर 1 कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, और जो टाइप है वो है सर्कल के चैप्टर मेजरली इसके अंदर इन्वॉल्व है। जिस कैटेगरी में है वहाँ एक थ्योरी के साथ आपसे 2 सवाल पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपके पास 2 क्वेश्चन जहाँ पूछे गए, या 51 या 52 ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग, और मैथ्स के हिसाब से काउंटिंग करें तो 15 एंड 16। ठीक है, क्या इनका रिस्पॉन्स रहा है, क्या नेगेटिव मार्किंग थी, इस बारे में पूछे। तो जिस सेक्शन में पूछा गया है फुल मार्क्स +3 के बाद है और नेगेटिव मार्किंग थी, बिल्कुल -1 की नेगेटिव मार्किंग है, और SCQ फॉर्मेट है। एक ही ऑप्शन करेक्ट है, गलत अटेम्प्ट नहीं करने पर 0 मार्किंग है। उस टाइम के स्टूडेंट्स का बिहेवियर क्या था ये देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर उसको 40,000 स्टूडेंट्स ने करेक्ट किया है +3, और 51,000 ने आपके पास से सेकंड वाले क्वेश्चन को सही कर दिया, यानी सेकंड वाला ज़्यादा आसान था, ऐसा इसके देखकर लग रहा है। वहीं -1 वाले स्टूडेंट भी काफ़ी हैं। सेकंड वाले में 60,000 के आसपास हैं, 59,114 और 53,000 ये हैं, और 0 मार्क्स वाले स्टूडेंट ये रहे। ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि अगर उस टाइम के स्टूडेंट्स का एक्चुअल डेटा पता चल जाए, क्योंकि किसी क्वेश्चन को आसान या डिफ़िकल्ट बोलना ये एक रिलेटिव टर्म है। जो सवाल मेरे लिए डिफ़िकल्ट है स्टूडेंट के लिए आसान है, समझ गए? उल्टा बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए आसान है आपके लिए डिफ़िकल्ट है, कुछ भी हो सकता है। वैसा भी हो सकता है कि आपको आसान लग रहा मुझे डिफ़िकल्ट लगे। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए एक्चुअल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको अभी हमने यहाँ पर देखा। रही बात क्वेश्चन को एड्रेस करने की, तो चलिए सिक्वेंशियली बढ़ते हैं और एक एक सवाल को पढ़ते हैं, क्या क्या बातें बताई गई है। S इज द सर्कल इन XY प्लेन डिफाइंड बाय द इक्वेशन x² + y² = 4। ठीक है, दे आर 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ X, और जिससे पहला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन आगे लिखा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्कल की ज्योमेट्री बना लेते हैं। एक सर्कल बनाया गया है जो स्टैंडर्ड सर्कल है, x² + y² = 4। E1 and E2 and F1 and F2 are the chords of this circle as passing through the point 1,1। Okay, 1,1 से 2 chords पास होंगी parallel to the x-axis and y-axis respectively। 1,1 की पोजीशनिंग क्या है इस सर्कल के रेस्पेक्ट में? अगर हम S1 निकाल के देखें तो नेगेटिव आ रहा है, यानी ये पॉइंट इनसाइड द सर्कल लाई करने वाला है। तो हम यहाँ पहुँचे तो 1,1 यहाँ पर है, तो एक तो हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ की गई है और एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ की गई। ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मतलब समझिए, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो E1 E2 है, सो वी कैन कॉल दिस एज एन E1, और ये वाला है आपके पास से E2। ये आपके पास से है F1 और यहाँ वाला है आपके पास से F2। दिस पॉइंट इज P0 जिसके कोऑर्डिनेट है 1,1। सो अल्टीमेटली दिस इज लाइन x = 1 और ये लाइन है आपके पास से y = 1। x = 1 y = 1 ये डेटा बने। G1 G2 are the chord of circle passing through P0 and having slope -1। देखिए, अब देखिए P0 से पास होना चाहिए, 1,1 है, स्लोप आपके पास -1 है, तो क्या हम इक्वेशन नहीं बना पाएंगे? इसका इक्वेशन लिख लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। x + y = 2 आता है आपके पास से। दिस इज द इक्वेशन ऑफ G1 G2। अब देखिए ये जो लाइन है ये x एक्सिस पर 2,0 और y एक्सिस पर 0,2 पर कट करेगा,
0,2 और 2,0 इस सर्कल को सेटिस्फाई करता है। ध्यान से देखिए 4,0 बन जाएगा, 0,4 बन जाएगा। तो यहाँ से इसी पॉइंट से पास होने वाला एक नेगेटिव स्लोप का एक लाइन है, ये ऐसे है। तो ये P से पास होगा, दिस इज G1, दिस इज G2। तो हमारे पास इनके कोऑर्डिनेट्स भी आ गए हैं, दिस इज G1 एंड दिस इज G2। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बस यही है, ध्यान से सवाल पढ़ते जाओ। जिसको में पेशेंस है, एक एक लाइन को डिकोड करते हुए चल रहा है, जो कि सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है, वो इन सवालों को बना देगा। सो लेट द टेंजेंट टू S एट E1 एंड E2 मीट एट E3। देखो ये सर्कल सिमेट्रिक है। E1 E2 पर टेंजेंट ड्रॉ करवाना चाहते हैं तो बना दीजिए E1 E2 पर टेंजेंट्स। ये E2 पर टेंजेंट, क्योंकि ये दोनों पॉइंट y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, ये दोनों यहाँ जाके मिलेंगे। दिस इज द E3। ठीक है, और क्या पूछा? E1 E2 पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी है। टेंजेंट टू S एट F1 एंड F2 मीट एट F3। F1 और F2 ये रहे, F1 F2, इन पर भी टेंजेंट्स ड्रॉ करवाना चाहते हैं तो टेंजेंट्स ड्रॉ कीजिए F1 F2 पर भी, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। जितना हाइट ऊपर होगा उतना हाइट नीचे भी होगा। इट इज F3। बहुत सारे स्टूडेंट जिनमें पेशेंस नहीं है, जो इस तरह के बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी एक डायग्राम के बारे में दे रखे हो, तो वो झुंझलाकर सवाल को छोड़ देते हैं कि पता नहीं क्या पूछ रहे हैं इसी के अंदर, ये इसका टेंजेंट है, वो उसका टेंजेंट है, ये यहाँ मिलने वाले हैं। सिमेट्री से सभी सवाल आसानी से बन रहे हैं। जैसा दिख रहा है कि जितना F1 ऊपर है उतना ही नीचे है, तो ये एक्स एक्सिस पर मिलेगा, यहाँ पर ये वाई एक्सिस पर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा है F3 पर टेंजेंट टू G एट G1 G2 मीट एट G3 की बात हो रही है। टेंजेंट टू S मतलब सर्कल, G1 G2 पर G3 पर मिलता है। G1 G2 कहाँ है? ये G1 है, यहाँ G2 है, जो कि इस जगह पर है। इनकी बात हो रही है कि यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो G3 पर मिलते हैं। ठीक है भाई, बनाते हैं। तो देखिए ये y एक्सिस पर है, तो सर्कल के ऊपर इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ बनेगा। G1 पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ मिलेगा। दिस इज G3। ठीक है, अब आराम से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या बोलना है हमसे? लास्ट में पूछा गया है कि E3, F3 और G3 कौन से कर्व पे लाई करते हैं। अंडरस्टूड? अब देखिए E1 E2 की हम बात पहले करते हैं। E1 E2, ये जो लाइन हमने बनाई है E1 E2 वाली लाइन, ये लाइन है y = 1। अगर y की वैल्यू 1 है तो वहां से आपके पास से x का वैल्यू ±√3 आता है। तो हम E1 के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। इट इज E3, 1। आप इसके ऊपर टेंजेंट लिख लीजिए। अगर मेरे पास E1 पता है तो मैं इसके ऊपर टेंजेंट लिख सकता हूँ। तो सर्कल की इक्वेशन वो है t = 0 से बन जाएगा। सो √3 टाइम्स x बनेगा, y टाइम्स 1 बनेगा, सामने है 4। y कोऑर्डिनेट 0 बनेगा, x की वैल्यू आपके पास से निकल के आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, नॉट द y कोऑर्डिनेट। तो हम बात करने वाले हैं E1 E2 पर E3 के लिए। E3 के लिए x 0 होगा, y का वैल्यू 4 आएगा। सो दिस इज कमिंग एज 0,4। E3 सॉर्टेड है, E3 निकल के आ गया। और क्या चाहता है? F3। आइए F3 का एनालिसिस करते हैं। F3 कौन है? F3 वो है जो F1 और F2 पर टेंजेंट बनाई गई। अब देखिए F1 F2 की इक्वेशन बताइए, क्या है F1 F2 की इक्वेशन? F1 F2 वर्टिकल है, ये लिखा हुआ। F1 F2 इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन आएगी x = कांस्टेंट। इसकी इक्वेशन आपके पास है x = कांस्टेंट। x को 1 रखा तो मेरे पास y की वैल्यूज 2 आती हैं, ±√3। ठीक है, तो अगर मैं F1 की बात करूंगा तो वो कोऑर्डिनेट आएगा 1,√3। ये F1 आ गया है। अब इस पर F1 पर टेंजेंट लिख लीजिए। F1 पर टेंजेंट की इक्वेशन x x1 y y1 t = 0 से सर्कल की इक्वेशन। ये कट कर रहे हैं F3 पर जो x एक्सिस पर है। जो F3 है वो x एक्सिस पर है, यहाँ से y 0 होगा, मेरे पास x का वैल्यू 4 आता है। तो लीजिए F3 हमारे पास आ गया 4,0। ये भी कंप्लीट हो गया। E3 आ गया, F3 आ गया। बात है G3 की। आइए G3 की बात करते हैं। G3 के लिए हम इंटरेस्टेड हैं कि G1 G2 क्या है, उन पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है। G1 निकाल चुके हैं, 2,0 है। G2 पता है 0,2 है।
तो ये जो G1 G2 है, इसकी जो बात हम करने वाले हैं, इन पर खींची गई है टेंजेंट्स। तो G1 हमारे पास है, आपके पास है, इट इज 2,0 और G2 है 0,2। 2,0 यहाँ है, इस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दिस इज अ वर्टिकल लाइन। इस पर जो टेंजेंट आई है, इसकी जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन होगी x = 2, और G2 पर जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन आप देखिए G2 है। G2 पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन है, x = 2, ये आपके पास है y = 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो G3 दोनों की मिलने से बनेगा, वो बनेगा 2,2। जब x = 2 y = 2 मिलेंगे, G3 बना आपके पास है 2,2। मैथमेटिक्स से मैंने आपको समझा दिया है, एक एक पॉइंट निकल के आ गया। अब क्या चाहते हैं, ये पॉइंट जो आए हैं F3, E3 और G3 लाइज ऑन विच कर्व, आप बताइए। 0,4, 4,0, 2,2। फर्स्ट वाले को सेटिस्फाई करते हैं क्या? यस, ये कर रहा है, वो भी कर रहा है, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। 0,4 इसको सेटिस्फाई करता है, रख के देखिए आप, ये सेटिस्फाई करता है, ये भी सेटिस्फाई करता है, लेकिन 2,2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ से 4 + 4 8 आता है, दिस इज नॉट द वे। डी भी गलत है, 4,0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। यहाँ आप रख के देखिए, ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। ए इज द करेक्ट आंसर। हम मार्क करेंगे यहाँ से ए। कॉम्प्रिहेंशन का पहला सवाल हमने डिकोड कर दिया कि हमारे पास डेटा बन गया, इट इज ए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है 16 नंबर, 15 सॉल्व हो गया है, 16 पर आते हैं। लेट P be the point on circle S with both coordinates being positive. Let tangent to the S at P intersect the coordinate axis at point M and the midpoints of segment MN must lie on. अच्छी बात यह है कि 16 वाला क्वेश्चन आपने क्या देखा, परसेंटेज ज़्यादा था, क्योंकि इसके अंदर E1, E2, F1, F2, G1, G2 कुछ नहीं पूछा है, इसीलिए यहाँ पर परसेंटेज में जंप है। ये 25% का सही था, ये 33 का सही है। तो इन्फॉर्मेशन हेडर वाली सेम रखते हुए बाकी जो इन्फॉर्मेशन 16 के अंदर पूछा है, हम भी उसी पर फोकस करते हैं। एक P पॉइंट है जो सर्कल पर लेना है विद बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस पॉजिटिव। सर्कल है x² + y² = 4। एक P पॉइंट हमने ले लिया जो है 2 cos θ, 2 sin θ। पैरामेट्रिक फॉर्म लेंगे, ये भी प्लस है, ये वाला भी प्लस है। सर्कल अपने पास ज्योमेट्री बनाया, क्या चाहते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। एक P पॉइंट अपने पास होने के बाद, दिस इज द P पॉइंट, इस पर बनाई गई है टेंजेंट, जितना मुझे याद आ रहा है, ये बोला ना इसमें। A tangent to the S at point P intersect the coordinate axis at point M and N. ये M है, यहाँ आपके पास से N है। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। टेंजेंट एट P, T = 0, ये बन जाएगा x(x1) + y(y1) = 4। हमें x1 पता है 2 cos θ है, यह है 2 sin θ टाइम्स y। आपके पास डेटा है cos θ + x + sin θ y = 2 आता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस को m और n पे कट करते हैं, तो मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट MN, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिए आप। 2 sec θ y/2 cos θ = 1। तो हमारे पास m के कोऑर्डिनेट आ गए 2 sec θ, 0, और n के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 cos θ, 0, 2 cos θ। इंटरसेप्ट फॉर्म, दीज 2 पॉइंट्स आर नोन टू अस। अब हम चाहते हैं मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन एक्स सेगमेंट MN। सो नाउ द मिड पॉइंट ऑफ MN, आइए बनाइए। ये डेटा आपके पास से बनेगा 2 sec θ + 0/2, 0 + 2 cos θ/2, and this comes as sec θ, cos θ। कौन से कर्व पे लाई करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। कोशिश कीजिए, बनाइए, देखिए क्या बात बनती है। इफ यू कॉल दिस वन एज एन x, दिस वन एज एन y, तो मेरे पास cos θ का वैल्यू, sec θ x है तो cos θ 1/x होगा, और cosec θ y है तो sin θ 1/y होगा। थीटा एलिमिनेट करना है, cos² θ + sin² θ, ये 1 आता है।
ये 1/x², 1/y²। तो क्या रिजल्ट हमारे पास आने वाला है? x² + y² इज इक्वल टू x²y²। ये दिस इज द डेटा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, डी है। तो वी आर गोइंग टू मार्क डी एज द फाइनल आंसर। एग्जाम में अपनी नर्व कंट्रोल रखना। फाइनल एग्जाम के दिन अगर आप देखें तो इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मिड पॉइंट, टेंजेंट, यही सब बातें पूछी है, बनाने वाली बात है। लेकिन ये बोल देना बहुत आसान है, मैं जानता हूँ कि डिफ़िकल्ट नहीं है, और उसको एग्ज़ाम में बना कर आना, उस दिन का प्रेशर बहुत अलग होता है। पेरेंट्स एग्ज़ाम के बाहर वेट कर रहे होते हैं, आप जब निकल रहे हो तो सब आपको ऑल द बेस्ट बोल रहे होते हैं, चाहे आप कितना ही मॉक टेस्ट दे लो, फाइनल डे थोड़ा अलग होता है। लेकिन प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से करोगे तो फिर शुरू के 2-4 सवाल अगर आपने फाइनल पेपर के अंदर बना लिए, और स्पेशली जेईई एडवांस के अंदर जो पेपर 2 होता है, जो शाम को होता है, उसके लिए एनर्जी स्टोर करके रखी, तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी इन योर फेवर। ठीक है, सो वी कैन मार्क डी एज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन, जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है। आप ऐसी बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube। ठीक है, और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन, जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो फिर जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप इन रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। जेईई एडवांस 2018 पेपर 1 प्रोबेबिलिटी का कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सभी स्टूडेंट्स अगर इसको देखना है सोल्यूशन, तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि उस टाइम पर जो एक्चुअल स्टूडेंट थे जिन्होंने जेईई 2018 का पेपर दिया था, उनके इसके अंदर क्या मार्क्स आए थे। इसके अंदर एससीक्यू के अंदर ऑप्शंस थे, गलत करने पर -1 की पेनल्टी भी थी, सही करने पर +3 था। दोनों क्वेश्चन में हम देखें तो 23.78 और ये 12 है, इससे हाफ रह गया था करेक्ट रिस्पॉन्स, यानी 36,901 ऐसे स्टूडेंट थे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जिनके +3 आए थे। वहीं इसके ऑलमोस्ट हाफ स्टूडेंट आपके पास रह गए थे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर। 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे सेम कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ के लिए कि पहला क्वेश्चन ये है, एक वैसे ही दूसरा क्वेश्चन भी था। तो डिफिकल्टी लेवल दिख रही है, पहला वाला दूसरे वाले से रिलेटिवली ईजी है। वहीं पर -1 वाले स्टूडेंट्स भी आपके पास अच्छे खासे हैं, 57% यहाँ है, यहाँ 51 है। देखिए नॉन अटेम्प्ट जैसे डिफिकल्ट लगा, तो देखिए नॉन अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट बढ़ गए, जहाँ पहले वाले को 61 ने अटेम्प्ट नहीं किया था 1000 ने, दूसरे वाले को 84,000 अटेम्प्ट ही नहीं किया, डिफिकल्टी लेवल देखते हुए। चलिए डिस्कस करते हैं ऐसा क्या एक क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे इसको एड्रेस करना है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। There are 5 students S1, S2, S3, S4 and S5 in a music class, and for them 5 seats R1, R2, R3 and R4 are arranged in a row, where initially the seat Ri is allotted to the student Si, I equal to 1, 2, 3, 4, but on examination day
5 स्टूडेंट्स आर रैंडमली अलॉटेड द 5 सीट्स। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के लिए हमें बस उस एक्सपेरिमेंट को, सिचुएशन को, उस कंडीशंस को समझना होता है। जैसा दिया जा रहा है कि म्यूजिक क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं और उनकी फिक्स सीट्स हैं जो RI से रिप्रेजेंटेड है। अगर स्टूडेंट SI है तो उनकी जो सीट्स हैं वो RI से रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। तो यानी S1 की सीट कौन सी है? R1 है। S2 की सीट कौन सी है? R2। S3 की सीट है R3। S4 की सीट है R4 और S5 की सीट है R5। नॉर्मल डेज पे ऐसा ही लेता है, लेकिन एक एग्जामिनेशन का दिन आता है, ऑन एग्जामिनेशन डे वो रैंडमली अलॉटेड सीट्स पर बैठ जाते हैं। सो टोटल वेज हमारे पास कितने हैं? एग्जामिनेशन के दिन जो उनकी फिक्स सीट है उस पर बैठे कोई ज़रूरी नहीं है। 5 लोग हैं, 5 उनकी सीट्स हैं, तो 5 के बन जाएंगे आपके पास से 5 फैक्टोरियल। तो 120 वेज आपके पास से बन जाएंगे। अब हम पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या चाहते हैं वो सुनिए। Probability that on examination day the student S1 gets previously allotted seat R1। फेवरेबल वेज में क्या चाहते हैं कि S1 स्टूडेंट्स तो उसकी जो सीट है R1 उस पर जाकर बैठ जाए, बट नन ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट गेट्स द सीट प्रीवियसली अलॉटेड हिम और हर। लेकिन जो बाकी बचे हुए हैं S2, S3, S4 और S5, इनकी जो सीट्स हैं इनको ये सीट ना मिले। इसको R3 नहीं मिलनी चाहिए, इसको R4 नहीं मिलना चाहिए, इसको R5 नहीं मिलना चाहिए। बिग नो, मना कर दिया कि ये इनको सीट्स इनके लिए नहीं मिलनी चाहिए। अब एक बात बताइए, S1 को अपनी सीट मिल गई, उससे कितने तरीके? एक तरीका है वो अपनी वाली सीट पर जाकर बैठ जाएगा, लेकिन वहीं पर हम चाहते हैं S2, S3, S4, S5 को इनकी अलॉटेड सीट ना मिले। तो ये क्वेश्चन अब यहाँ पर बन जाता है डीअरेंजमेंट का। तो यहाँ पर फेवरेबल वेज की हम बात करते हैं कि फेवरेबल वेज क्या होंगे। देखिए, इसके लिए तो एक ही सीट होगा, S1 अपनी सीट पर चला गया। ये 4 लोग हैं, चारों अपने रेस्पेक्टिव नंबर्स पर नहीं जाने चाहिए, तो डिअरेंजमेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। 4 लोगों के लिए है तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस, जैसे आपने याद कर रखा हो, 1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल। ऑड नंबर्स के फैक्टोरियल के आगे माइनस आता है, इवन के आगे प्लस। इसमें 2 टर्म्स तो पहले ही कैंसिल हो जाती है। 24 है, इट इज़ 1/2, 1/6, यहाँ से है 1/24। तो 12 है, 4 है, 1 है, 9 आया है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? S2, S3, S4, S5 अपने रेस्पेक्टिव सीट्स पर ना रहें। सो नाउ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फेवर में है 9, टोटल है 120। 3 से आप कैंसिल कर सकते हो। वी आर हैविंग 3/40 एज द फाइनल आंसर। ये वो क्वेश्चन था जो यहाँ पर है, और ये फेयरली सिंपल क्वेश्चन है। कोई प्रोबेबिलिटी का झूम झाम इसके अंदर नहीं पूछा है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सा डीअरेंजमेंट का फॉर्मूला और टोटल वेज 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो डुएबल क्वेश्चन है, ये आसान से क्वेश्चन माना जाएगा। हर चैप्टर को इतना जरूर सीखिए कि कोई इजी क्वेश्चन आ जाए तो आपका वो बने। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में क्या पूछा गया है। आई की वैल्यू 1, 2, 3, 4, TI डिनोट्स द इवेंट दैट स्टूडेंट SI and SI+1 do not sit adjacent to each other on the day of examination। ठीक है, then probability of event T1 common, T2 common, T3 common, T4। तो T1 का मतलब क्या हुआ वो समझिए। TI बात करता है कि SI और SI+1 साथ साथ ना बैठे। T1 की बात करूंगा तो इसका मतलब है कि S1 और S2 एक साथ नहीं बैठे। T2 का मतलब है S2 and S3 do not sit together। वही हमारे पास T3 है जिसका मतलब बनेगा कि S4 and S5 are not sitting together। T4 आपके पास से S4 and S5 are not sitting together। T1, T2, T3, T4, तो आपके पास इन्हीं सब का कॉमन हमें निकालना है। तो मतलब क्या ध्यान रखना है? इन सब कंडीशंस को हमें ध्यान रखना है कि S1 S2 के पास ना आए, S2 S3 के पास ना आए, S3 S4 के पास ना आए, S4 S5 के पास ना आए, ऐसा हम चाहते हैं। तो टोटल केस हमारे पास वही है, टोटल केस तो वही रहेंगे, टोटल वेज जितने पहले थे। 5 लोगों को अरेंज करना है, 5 फैक्टोरियल, वी आर गेटिंग 120। अब अगर हम फेवरेबल की बात करने वाले हैं तो वहाँ फिर हमें सोचना होगा, फेवरेबल वेज ये हमें कंप्यूट करना होगा। तो स्टार्टिंग से देखते हैं, स्टार्टिंग से अब इसमें क्या है, ये चारों का कॉमन निकालना है।
यानी S1 के पास S2 ना हो, S2 के पास S3 ना हो, S3 के पास S4 ना हो, S4 के साथ S5 ना हो। एक एक केस हमें यहाँ पर बनाना होगा। एक बात नोटिस करिएगा, S2 ऐसा है इसके पास S1 और S3 नहीं आने चाहिए। S3 ऐसा है इसके पास S2 और S4 नहीं आना चाहिए। S4 ऐसा है इसके पास S3 और S5 नहीं आना चाहिए। लेकिन S1 और S5 के पास सिंगल सिंगल की कंडीशन है। S1 को प्रॉब्लम सिर्फ S2 से और किसी से नहीं है। S5 को प्रॉब्लम सिर्फ S4 से और किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़े सोच सोच के हमें केसेस यहाँ पर बनाने होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने S1 पिक किया, अब S2 इसके पास नहीं आ सकता, S3 को हम ले सकते हैं। S3 के पास S4 नहीं आ सकता, S5 आ सकता है। S5 हमने यहाँ पर लिया है। कौन कौन बचे हैं एक बार देख लीजिएगा। इसके पास S4 नहीं आ सकता, आप S2 बना सकते हैं और यहाँ पर S4 बना सकते हैं। क्या ये कॉम्बिनेशन वैलिड है? आप सोच के देखिए। S1, S3, S5, S2, S4। देखिए 1 के पास 2 नहीं आना चाहिए, वैलिड है। 3 के पास 4 नहीं था, 4 और 2 ठीक है। 5 के पास 2 है, अलाउड है, दिस इज़ वैलिड। और कोई पॉसिबिलिटी? यहाँ S1 मैंने रखा, क्या मैं यहाँ पर S4 रख सकता हूँ? मैंने S4 ट्राई किया, S4 है तो मैं S4 के बाद S2 को बना सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। कॉन्जिक्यूटिव नहीं आने चाहिए। फिर यहाँ पर S5 रख लेंगे, फिर यहाँ पर S3 रख लेंगे। क्या ये बात पॉसिबल है? देखो 4 के पास 3 और 5 नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है। इसके पास 2 है, ये वाली बात भी वैलिड है। और कॉम्बिनेशन अगर हम S1 के पास S5 को बैठाते हैं तो फिर मेरे पास ऑप्शंस कौन है? 2, 3, 4 हैं। अगर आप यहाँ पर 2 बैठाएंगे तो फिर मुझे यहाँ 4 रखना होगा, फिर यहाँ 3 बन जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव आ जाएंगे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास अगर मैं S1 से स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सोच सोच के बनाने होंगे हर जगह, इसीलिए अब उसमें देखा अपने की एक्यूरेसी आधे लोगों की रह गई। अभी S1 से शुरू किया है, लेट मी स्टार्ट विद S2। अगर हम S2 से शुरू करते हैं तो S3 लिख नहीं सकते, S4 में बना सकता हूँ। S4 के बाद S5 नहीं आ सकता, तो आई कैन राइट S1। S1 के बाद अब आप सोचिए कौन बचे हैं अपने पास? S3 बचा है और S5 बचा है। ये S3 आ गया है, ये S5 आ गया। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा ये है कि अगर हम इन्हीं दोनों को आपस में शफल भी कर लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। 3 और 5 है, यहाँ 5 और 3 है, नो प्रॉब्लम। कॉन्जिक्यूटिव वाले पास पास नहीं आने चाहिए, नहीं आ रहे। और कोई पॉसिबिलिटी आपको दिखता है? S2 के बाद मैंने S5 रखने का सोचा, S5 के बाद आप रखने की सोचिए, कौन बचता है अपने पास? S5 के पास प्रॉब्लम सिर्फ S4 को है, तो आप S3 रख सकते हो। S3 मैंने रखा, फिर मेरे पास S1 है और मेरे पास से S4 है। देखिए ये वाली बात भी फिजिबल है, बनाई जा सकती है। लेकिन अगर मैं यहाँ S1 रखता तो फिर S3, S4 पास पास आ जाते, तो बात नहीं बन पाती। पर ये बात बन गई है। 2 के पास 5 अलाउड है, 5 के पास 3, 3 के पास 1 और 4, ये आपके पास एक और कॉम्बिनेशन। S1 से शुरू होने वाले काउंट कर लिए, S2 से शुरू होने वाले काउंट कर लिए। लेट्स स्टार्ट विद S3। S3 से शुरू करते हैं। S3 के बाद अगला नंबर 4 रख नहीं सकते, 5 मैंने रखा। 5 के बाद अब अगला नंबर हम S1 रख लेते हैं, फिर यहाँ S4 रख लेते हैं, यहाँ पर S2 रख लेते हैं। क्या ये पॉसिबल है? देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं आ रहे, वैलिड है। और देखिए S3 मैंने रखा, S4 आपने बनाया है। क्या हम इनको रीशफल कर सकते हैं? ये थोड़ा मैं पोजीशनिंग देख रहा हूँ। जी बिल्कुल कर सकते हो। आप यहाँ पर S2 रख लीजिए, S4 को यहीं रहने दीजिए और यहाँ पर S1 कर दीजिए, ये भी चलेगा। कॉन्जिक्यूटिव नहीं आने चाहिए, दिस इज ऑल्सो वैलिड। और अगर हम क्या 4 की पोजीशन को आगे कर सकते हैं? 4 में यहाँ नहीं लिख सकता, पास आ जाएगा। क्या मैं 4 वहाँ कर सकता हूँ? 4 यहाँ करूँगा तो S1, S2 पास पास आ जाएंगे, वो वैलिड नहीं है। तो इसके सारे काउंट हो गए। अब आगे चलते हैं। S3 के साथ S2 नहीं रखा जा सकता, S3 नहीं रखा जा सकता, S3 तो खुद ही है। S4 नहीं रखा जा सकता, S5 के केस बना दिए हैं। और कौन बचा है? S1 बचा है, S1 आ सकता है। 3 के साथ 2 और 4 नहीं आ सकते, तो 5 और 1 आ सकते हैं। 1 मैंने लिखा। 1 के बाद अब आप केस सोचिए, 1 के बाद हम किसका कॉम्बिनेशन बनाएं? बचे कौन है हमारे पास? 1 और 3 के बाद 2, 4, 5 आपके पास है। 4, 5 को दूर दूर कर दीजिए। ये 4 है, ये 5 है, यहाँ S2 कर देते हैं। 4, 5 पास पास वाले अलग अलग कर दिए। और कोई पॉसिबिलिटी? ये S1 है, इनको फिर से रीचेंज कर देते हैं। यहाँ S5, यहाँ S2, यहाँ S4। कॉम्बिनेशंस देखिए, ये वाले भी अलाउड हैं। 3, 1, 5, 2, 4। अंडरस्टूड?
पास पास वाले केसेस नहीं है जी। और कोई कॉम्बिनेशन S2 पास में आ नहीं सकता, वरना 4 5 पास पास आ जाएंगे, तो S2 तो यहीं रहेगा। इधर इसके साथ प्रॉब्लम है, 4 5 को पास पास प्रॉब्लम है, और कोई केस नहीं बनने वाले। इसके हमारे पास है 4 केस बने जब हमने S3 से शुरू किया है। तो सिक्वेंशियली अब 2 और बचे हैं, बहुत ज़्यादा केसेस भी नहीं, वरना किसी फॉर्मूले से सॉल्व हो रहे होते। S3 है, लेट्स स्टार्ट विद S4। S4 से शुरू करेंगे तो S4 के पास S5 नहीं आ सकता, S3 भी नहीं आ सकता, तो ये स्टार्ट होगा S1 से। S1 लिखा, अब आप आगे सोचिए किसका नंबर बनाए। 2 नहीं लिख सकते, 3 आप बना सकते हो, 3 आप बना सकते हो, 5 आप बना सकते हो, S2 आप बना सकते हो। दिस इज द वे। तो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव वाले केसेस यहाँ पर नहीं बन रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है ना कि ये SCQ में पूछा है, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में तो आंसर गेस करना और मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हमने सही सॉल्व किया होगा तो आंसर हमें यहाँ चारों में दिखेगा, ये अच्छी बात है, इसलिए इस पर रिस्क लेना चाहिए SCQ के अंदर। S4 है, ये कॉम्बिनेशन हमने बनाया, और कोई पॉसिबिलिटी आपको दिखता है इनकी पोजिशनिंग चेंज हो सकती है क्या? नहीं। 2 यहाँ लिखेंगे तो S1 S2 पास पास आ जाएंगे, ठीक है। 5 को यहाँ लिखूंगा तो 2 और 3 पास पास आ जाएंगे, ये नहीं चल पाएगा। S4 के पास हम S2 बना सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसको 3 और 5 से इशू है। S2 मैंने बनाया, अब मैं यहाँ S1 नहीं लिख सकता, लेकिन मैं यहाँ पर S3 भी नहीं लिख सकता, S5 में लिख सकता हूँ। S5 मैंने यहाँ पर लिखा, और क्या पॉसिबिलिटी है? 2 और 5 लिख दिया है, तो मेरे पास अब एक तो S1 है और एक S3 है। चेक कर लीजिए क्या है फिजिबल है। 4 2 5 कोई भी कॉन्जिक्यूटिव वाले नंबर्स यहाँ नहीं दिखते हैं। अगला एक और मन में लड्डू फूटा वाली बात है कि इनको रीअरेंज कर सकते हैं, S3 और S1 भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। S1 के साथ सारे काउंट कर लिए, S2 के साथ सारे काउंट कर लिए, 3 इसके साथ आ नहीं सकता, 5 इसके साथ आ नहीं सकता, तो आपके पास यहाँ पर 3 केसेस हैं। ऐसे सीक्वेंशियली काउंट करते हुए चल रहे हैं। S4 के स्टार्ट देख लिया, S3 का स्टार्ट देख लिया, S2 का स्टार्ट देख लिया, S1 का स्टार्ट देख लिया। लेट्स स्टार्ट नाउ S5। S5 से स्टार्ट किया, S4 आएगा नहीं, आप S3 से लिख सकते हैं। S3 आपने लिखा, अब आपके पास कौन कौन बचा है? S5 S3 है, 1 4 2 आपके पास बचा है, तो मैं S1 लिख सकता हूँ, S4 लिख सकता हूँ, S2 लिख सकता हूँ। देखिए कोई भी कॉन्जिक्यूटिव वाले पास पास नहीं आ रहे, बिल्कुल फिजिबल है, पॉसिबल है। और देखिए यहाँ से क्या 2 और 1 एक्सचेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, 2 3 पास पास आ जाएंगे, ये वाला चेंज अब नहीं होगा। और कोई पॉसिबिलिटी सोचिए जिसके बारे में हम सोच पाएँ। 4 2 और 4 को भी चेंज नहीं कर सकते, पास आ जाएंगे। यहाँ पर 4 3 भी चेंज आ जाएंगे, नॉट पॉसिबल। S5 के साथ अगर हम देखें, S4 आ नहीं सकता, S3 के बना दिया, बचता है S2। S2 हमने बनाया, S2 के साथ सोचिए, S2 अगर मैंने यहाँ लिखा है, अब मेरे पास ये 3 नंबर है S3 के साथ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ S4, यहाँ है S1, यहाँ है S3। देखिए कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या? कॉन्जिक्यूटिव वाले पास पास हैं क्या? 5 है, 2 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 3 है, वैलिड है, नो प्रॉब्लम। अब मैं इनको चेंज करूँगा तो S3 S4 पास पास आ जाएगा, ये यहाँ लिखूँगा 2 3 पास पास आ जाएगा, या S1 को इधर करूँगा तो भी प्रॉब्लम है, सब जगह प्रॉब्लम रहेगा। 2 के साथ सारे बन गए, अब कौन बचा है? 5 के साथ S1। अगर हमने S1 लिखा, अब सोचिए, इसको ये सोच के आगे मत बढ़ जाना कि हाँ बचे हुए केसेस में बना लूँगा, जब एग्ज़ाम आएगा तो बनेंगे नहीं। फील दिस ट्रेनिंग, बना के देखिए। ये यहाँ पर बहुत मिस्टेक करते हैं, हाँ आगे केस बनाने हैं ना, मैं केस बना लूँगा, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये जो अज्यूम कर लेते हैं ना, बना लेंगे, बनते नहीं है, हम अपने आप को बना लेते हैं बस, बनते नहीं है। S5 S1 हमने लिखा, अब देखिए आपके पास S5 S1 लिखा है, तो आपके पास 3 2 4 है, तीनों कॉन्जिक्यूटिव हैं। S5 S1 के पास 3 2 4 पास पास हैं, कभी भी किसी भी कॉम्बिनेशन में नहीं बन पाएंगे, यही आपके पास पॉसिबिलिटीज़ है, ये वाला केस नहीं बनेगा। सिक्वेंशियली सारे काउंट कर लिए हैं, ये 2 है, यहाँ 3 है, ये 4 केसेस हैं, ये 3 केसेस हैं, ये 2 केसेस हैं। प्रोबेबिलिटी बना लेते हैं, 2 and 3 is 5, 3 and 2 is 5, 5 and 5 are 10 and 4 14। 14 by 120 हमारे पास से आता है, 7 by 60। उम्मीद भरी निगाहों से ऑप्शन की तरफ देखेंगे, मिल गया। ये मैच हुआ है तो फिर मतलब कोई एक आध केस मिस किया होता तो इसके आसपास आंसर पे हम आते, पर ऐसा नहीं है, आंसर्स काफ़ी दूर दूर हैं। तो यस, वी आर गोइंग टू मार्क C एज द फाइनल आंसर। तो क्या इतना मुश्किल था?
5 लोग हैं, 5 की लड़ाई हो रही है, बोल दिया गया है कि इस तरीके से बैठाइए कि एडजेसेंट वाले पास ना आए, तो बस थोड़े केसेस सोच सोच के बना दिए। नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है तो इतना वो चाहेंगे कि आप सोचना वहाँ पर सीखें और असली आंसर बना कर लेकर आए। ठीक है, चलिए इसको सीख लीजिए। और इसके प्रैक्टिस करने के लिए और कॉम्प्रिहेंशन ट्राई करना है तो अपनी जो अलजेब्रा वाली बुक है वहाँ से आप कर सकते हैं। जे एडवांस 2018 पेपर 2 एक सवाल ही डिस्कस करने वाले हैं। ITF के साथ ही क्वेश्चन नज़र आता है जिसके अंदर ITF की सीरीज़ का समेशन पूछा जा रहा है और f(0), डेरिवेटिव्स, लिमिट सब यहाँ पर नज़र आ रही है। उस टाइम पे कितने स्टूडेंट्स इसको सवाल सॉल्व किया था पहले वो एक नज़र देख लेते हैं ताकि एक एनालिसिस, एक्चुअल एनालिसिस हमें दिख जाए। हर साल जेई वाले आफ्टर द मेन एग्ज़ाम जो अपना एडवांस का एग्ज़ाम होता है उसके बाद एक रिपोर्ट शेयर करते हैं। वहाँ के हिसाब से अगर हम देखें तो 9.19 स्टूडेंट ऐसे परसेंटेज स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। हालांकि इसमें पार्शियल मार्किंग इनेबल थी पर किसी भी क्वेश्चन का पार्शियल मार्किंग 0 मार्क्स पर है, यानी इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है। सही आंसर मिला है 14,254, इनको मिला है +4। वहीं -1 करने वाले काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, आप देखिए 60,344, और इसकी साइज देखकर छोड़ने वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे, 80,000 ने इसको देखकर भाग गए कि इतना जायंट सा क्वेश्चन दिख रहा है, भयानक सा क्वेश्चन दिख रहा है, अगला क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस नाउ द प्रॉब्लम। क्या ये क्वेश्चन सच में इतना डिफिकल्ट है जिसकी वजह से यहाँ पर बात बनी गई है। क्वेश्चन को बहुत स्मार्टली बनाया गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर tan इनवर्स का स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात बनाई जा रही है। तो हम भी यहाँ पर सबसे पहले वही शुरू करते हैं। सिग्मा है, जे का वैल्यू आपके पास से 1 से n है। ये जो tan इनवर्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है यहाँ 1 हमें पहले से नज़र आ रहा है और जो प्रोडक्ट में है उन्हीं का डिफरेंस अगर हम नोटिस करें तो वो ही 1 आता है। ये डेटा हमने बनाया, डिफरेंस आएगा 1, j की वैल्यू आती है i to 1। दिस इज, यू कैन राइट इट एज tan इनवर्स x प्लस j माइनस tan इनवर्स x प्लस j माइनस 1। ये आपके पास से fn(x) आता है। आप सबसे पहले यहाँ पर j की वैल्यू 1 रखिए। tan इनवर्स x प्लस 1 आता है। वी आर हैविंग tan इनवर्स x, 1 रखते कैंसिल, प्लस आप 2 रखिए, यहाँ से x प्लस 2 बनता है और ये डेटा बनेगा अपने पास से 2 रखते ही x प्लस 1। फिर आप 2 के बाद आगे चलिए तो यहाँ से 3 बनता है, ये डेटा आपके पास बनेगा और ये सीरीज है, चलती चली जाएगी। tan इनवर्स x प्लस आपके पास यहाँ से n आता है, tan इनवर्स x प्लस n माइनस 1, ये डेटा आपने लिखा। एंड लेट्स ऐड देम। जब इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, चलता चला जाएगा। तो इस सेकंड वाली टर्म पहले कैंसिल हो जाती है। तो जब हम fn(x) यहाँ बनाने लगेंगे, tan इनवर्स है आपके पास से x प्लस n आता है और ये डेटा आपके पास लिखा गया है। दिस इज व्हाट द fn(x) इज। ठीक है, ये लिखा हमने। अब इसके अकॉर्डिंग अब हम क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। इसको चाहो तो एक बार और फॉर्मूला आप लगा के आगे बढ़ सकते हो। देखो पहले हम एक काम करते हैं, इस पर फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ से आप पहुँचे तो ये डेटा आपके पास बनेगा tan इनवर्स x प्लस n माइनस x अपॉन 1 प्लस x प्लस n। मेरा जो x और n है ना, सेम से ही लिखता हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान रखूँगा सही लिखूँ। x से x चला जाएगा, थोड़ा डिफरेंस भी रहता है, ऐसी बात भी नहीं है। पर कई वर्षों से लिखते लिखते हैंड राइटिंग डॉक्टर जैसी हो गई है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये x आएगा और यहाँ पर है x प्लस n। ये डेटा अपने पास लिखा गया है, सिंप्लीफाई कर लिया। अब जो हम चाहते हैं, देखो 2 जगह तो n को फिक्स करके लिमिट निकालने को बोल रहे हैं, तो लिमिट निकाल लेते हैं, काम खत्म करते हैं। सो लेट्स से लिमिट इज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हम लिमिट बनाना चाहते हैं
जो है एफ एन एक्स आपके पास है। तो देखिएगा जब लिमिट लगाने जाओगे n तो फिक्स है पर n x तो फिक्स है अपने पास है, पर n जो है अपने पास उस पर है और यहाँ लिमिट जो है वो x पर लगी हुई। ध्यान से देखिएगा फिर से, मैं शायद बोल गलत गया तो वापस से समझते हैं। लिमिट x पर है n पर नहीं है, लिमिट x पर लिखी गई है और n जो है वो एक फिक्स्ड नंबर है। x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यहाँ देखिए क्या फर्क पड़ेगा, ये बनेगा tan इनवर्स n 1 प्लस x इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी प्लस सम फिक्स्ड नंबर n वो भी इन्फिनिटी रहता है। इन्फिनिटी में कोई फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे, 10 1 करोड़ भी ऐड कर दोगे इन्फिनिटी में तो भी वो इन्फिनिटी ही रहता है। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी और ये फिक्स्ड नंबर पॉजिटिव अपॉन इन्फिनिटी है, इट इज 0। तो आपके पास इन्फिनिटी से डिवाइड करने के बाद क्योंकि ये फिक्स्ड नंबर है पॉजिटिव है तो आपके पास ये डेटा बनेगा tan इनवर्स 0। इनफाइनाइट से डिवाइड करने के बाद वी आर गेटिंग 0 एज द फाइनल आंसर। इसका लिमिट लगाने पर 0 आ रहा है। अब आप मुझे बताइए इस वाले ऑप्शन का आंसर क्या बनेगा। ये जब अंदर वाली लिमिट 0 आई है तो ये tan 0 बनेगा, डेटा बनेगा 1। सी ऑप्शन इज रॉन्ग। यहाँ मैं पहुंचा, सेक स्क्वायर अपने पास लिखा है, ये 0 है, एफ एन की लिमिट 0 आती है, सेक स्क्वायर 1 की वैल्यू 1 आती है। दिस ऑप्शन इज ट्रू। ये वाला ऑप्शन अपने पास से ट्रू है, तो सी गलत है, डी करेक्ट है। अब यहाँ ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। अब इसमें क्या है ना कि जिस स्टूडेंट ने थोड़ा सा क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़ा, क्योंकि वो ये चेक करना चाहते हैं कि भाई अच्छे से आपने क्वेश्चन पढ़ा या नहीं पढ़ा है, उस वाली बात पर भी है। दूसरी 2 बातें यहाँ पूछी जा रही हैं। तो मेरे यहाँ पर 2 थॉट्स हैं। पहले हम एक काम करते हैं, इसके बारे में सोच लेते हैं कि क्या डेटा यहाँ पे बन रहा है। एफ जे 0 की बात यहाँ पर हो रही है। अगर मैं 0 पर डेटा देखूं तो आप देखिए यहाँ पर ओपन इंटरवल लिखा गया है, ओपन इंटरवल। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन में 0 डोमेन में नहीं है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो स्टूडेंट को ये चेक करना चाहते थे कौन से बच्चे स्टूडेंट ध्यान से सवाल को पढ़ते हैं। जब 0 डोमेन में है ही नहीं तो हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते। ये जो एफ ऑफ जे आएगा दिस इज नॉट डिफाइंड, एग्जैक्ट 0 की आप बात नहीं कर सकते हो। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 प्लस नहीं लिखा है, सिर्फ 0 पूछ लिया है और 0 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो हमारे पास ए और बी दोनों ऑप्शन आंसर से चले जाते हैं, सिर्फ डी इसका आंसर आता है। क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होंगे, आया सिर्फ एक है। मुझे एक और संभावना, एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आती है कि जब सवाल बनाने दिया होगा तो यहाँ ओपन बन गया और एक्चुअल में ये क्लोज रहना चाहिए था। बाई चांस टाइपिंग एरर हो जाती है ना कई बार, तो यहाँ तो बच गए बोनस करने से, क्योंकि डी तो करेक्ट आ रहा था तो सिर्फ डी आंसर इसका बना दिया गया। अब हम उस सिचुएशन की बात करते हैं, क्योंकि अब अपना एग्जाम तो हो गया है, हुआ नहीं है, तो हम सीखने के हिसाब से बात करें कि लेट्स से मैं कहूँ कि हुआ एक्चुअल में ये होगा कि फंक्शन अगर ये रहा होता तो क्या फ़र्क पड़ता है, इस बारे में हम बात करते हैं। तो फिर ये 0 पर आपसे पूछना चाहते हैं। दोनों जगह आप देखिए, अब ये जेप की 0 पर डेटा पूछवा रहे हैं, फिर डेरिवेटिव भी आपसे पूछेंगे, उसका क्या बनेगा। ठीक है, तो अब आप देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर एफ एन एक्स की बात करता हूँ, वो डेटा हमारे पास है, वो ये रहा tan इनवर्स x प्लस एन माइनस tan इनवर्स x, या फिर आप वहाँ से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये डेटा आपके पास है tan इनवर्स x प्लस एन tan इनवर्स x। 0 पर डेटा निकालेंगे तो वो 0 आएगा आपके पास है, यहाँ से डेटा tan इनवर्स n आता है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। मैं बस एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर वहाँ क्लोज होता, जो सोच के एक्चुअल में सवाल हो सकता है एग्जामिनर ने बनाया हो। 2 फिलोसॉफी की बात कर रहा हूँ। अगर एक्चुअल में यही क्वेश्चन है तो वो स्टूडेंट को ये चेक करना चाहते हैं क्वेश्चन कौन ढंग से पढ़ता है, क्योंकि 0 पर ओपन है तो एफ ऑफ 0 डिफाइंड नहीं होगा, तो ये दोनों तो आंसर का पार्ट बनेंगे ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन एमसीक्यू है, आंसर सिर्फ डी आ रहा है। इस हिसाब से हो सकता है कि सवाल बनाते टाइम वहाँ क्लोज रहा हो, टाइपिंग की वजह से ओपन रह गया हो, तब क्या और ऑप्शंस भी पॉसिबल है क्या। इन दोनों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, इन दोनों में तो COD बात पहले और एक दूसरे की हो रही है। यहाँ अगर हम इसको देखें और अगर मैं यहाँ पर tan ले लेता हूँ तो ये मेरे पास n आता है, और यहाँ अगर हम j लिखते हैं 1 to 5, डेटा लिखा गया है tan स्क्वायर f ऑफ j 0 है,
ये n होता है तो n आता है, 10 के साथ आपने लिखा है, j की वैल्यू 1 to 5 है और ये बनेगा आपके पास n होगा, स्क्वायर हो रहा है j स्क्वायर, डेटा बनेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। इसका तो फॉर्मूला होता है आपको पता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, कैंसिल 55, बात मैच हो जाती। अगर यहाँ पर क्लोज रहता तो हमारा फिर ये आंसर बन जाता। अब आपको कनेक्ट करते हुए दिख रहा होगा, इतने सारे पेपर सॉल्व किए हैं, तो अगर यहाँ पर एक्चुअल में अगर क्लोज रहा होगा, एक टाइपिंग एरर रही होगी, तो ए भी हमारा इसका आंसर निकल के आता उस पॉसिबल केस में, अगर मैं यहाँ पर क्लोज की बात कर रहा हूँ। ये बस समझाने के लिए हम सीख रहे हैं कि अगर क्लोज हो जाएगा ना, क्योंकि सवाल बहुत अच्छे हैं, सिर्फ इस बात से उसको निगेट कर दिया हमने कि देखो ओपन नहीं तो जीरो की वजह से छोड़ दिया, वो कहानी एक अलग है। लेकिन अगर ये क्लोज रहता तो फिर ये आपका आंसर यहाँ बन जाता। अब यहाँ देखिए आप, ये क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर डेरिवेटिव पूछा गया है इसका और ये डेटा भी पूछा जा रहा है। तो देखिए ये जो डेटा है हमारे पास, पहले हम इसका डेरिवेटिव बनाएंगे। ये tan इनवर्स है, ये 1/1 प्लस एक्स प्लस एन का होल स्क्वायर, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसका डेरिवेटिव 0 पर निकालते हैं, ये डेटा आपके पास से बनेगा, यहाँ से 0 चला जाएगा और ये डेटा आपके पास से बनेगा। आई एम गेटिंग दिस एज n स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये डेटा आपके पास से बनता है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, ये 1 इधर आएगा, 1 प्लस एफ डैश एन 0 1/1 प्लस एन स्क्वायर, ये डेटा है और ये सेम डेटा यहाँ पर भी लिखा गया है। अंडरस्टूड। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि बी ऑप्शन में क्या लिखा गया है। सिग्मा की जगह सिग्मा रहेगा, जे की वैल्यू 1 से 10 रहेगी, 1 प्लस एफ डैश 0 है, 1 प्लस एफ एन 0 आपके पास, एन की जगह यहाँ जे है तो जे आ जाएगा 1/1 प्लस जे स्क्वायर, ये डेटा आपके पास बनेगा। ये देखिए आप सेक स्क्वायर एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये आपके पास से लिखा जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एफ जे 0। ये देखिए एफ एन 0 10 में n आता है, आप j लिखेंगे तो ये n स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पर j स्क्वायर बनेगा। सो दिस इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद j स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास से डेटा लिखा गया है j की वैल्यू 1 से 10, इट इज 1, ये 1 1 1 1 1 1 10। जिस लेवल का सवाल है ना, मुझे तो ये लगता है कि एक्चुअल में यहाँ टाइपिंग एरर हुआ है, तो फिर ए भी आंसर आता, बी भी आंसर आता, डी भी आंसर आता, ए बी डी इसका आंसर बनता। लेकिन अब जो टाइप हो गया, मार्किंग उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, वहाँ ओपन था एक्चुअल सवाल में, तो फिर ए और बी तो रूल्ड आउट हो जाते हैं, सिर्फ डी आंसर बना। तो एक्चुअल में सवाल मुझे ऐसा लगता है यहाँ क्लोज के साथ रहा होता, और अगर क्लोज के साथ रहा होता तो फिर हमारे पास इसका आंसर ए बी डी बनता। लेकिन सवाल हमें ये नहीं, सवाल हमें ये पूछा गया है, इधर वाला जो पहले वाला है ओपन है, इसलिए दिस वी आर गोइंग टू मार्क इट एज फाइनल आंसर। ठीक है, इसको फाइनल मार्क करेंगे हम, क्योंकि नहीं दिया है ओपन, वो क्लोज नहीं दिया है, तो फिर हम 0 पर बात नहीं कर सकते। पर अगर क्लोज लगाते तो एक बढ़िया सवाल बनता। यहाँ तो वैसे रूल्ड आउट हो गया, 0 पर बात नहीं कर सकते। अंडरस्टूड, फेयर इनफ, बढ़िया सवाल है। प्रैक्टिस के हिसाब से मैंने आपको बाकी ऑप्शन भी सॉल्व करके दिखाए, और ऐसे बेहतरीन सवाल आपको ITF में मेरी जो ट्रिग्नोमेट्री वाली बुक है उसके अंदर मिल जाएंगे। अच्छे से कोशिश कीजिए। एडवांस अगर आपका एम है तो फिर उसके लिए हमें MCQs को अपना दोस्त बनाना होगा, और अगर हमारा MCQs में परफॉर्मेंस बढ़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन आपको आपके SCQs में मार्क्स में जरूर दिखेगा। जे एडवांस 2018 पेपर 2 का एक क्वेश्चन जो पूछा गया है MCQ सेक्शन के अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर्कल के ऊपर पूछा गया है। एक ऐसा सवाल जो टॉपर्स के बीच में लड़ाई लेकर आया होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने वाला स्टूडेंट सिर्फ क्लोज टू 1% है। तो ऐसे भी सवाल आते हैं जो ये डिसाइड करने के लिए, ठीक है कट ऑफ क्लियर हो रहा है, अब आपकी रैंक अंडर 100 आएगी, अंडर 500 आएगी, अंडर 1000 आएगी। दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और पार्शियल मार्किंग वाली इनेबल की थी, वो भी 4% के आसपास ही। तो आप देख सकते हैं कि 1662 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने +4 मार्क्स लाए होंगे, और 1 मार्क लेकर आने वाले आपके पास 7000 स्टूडेंट हैं। वहीं 33,000 -2 घर पर लेकर गए होंगे, नहीं अटेम्प्ट करने वाले भी 0 हैं।
तो -2 से +4 की कहानी यही एडवांस की कहानी है। तो कॉन्सेप्ट को ऑप्शन वाइज इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि जहाँ किसी क्वेश्चन में -2 आए हैं वो +4 की तरफ चले जाएं। ऐसा नहीं है कि इनको मैथ्स नहीं आती थी, पर एक भी ऑप्शन अगर गलत मार्क किया है तो फिर आप -2 पर चले गए, पहुँचना था +4। तो एक एक सवाल 6 मार्क्स की जर्नी लेकर चलता है अगर आपको क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो कहानी ही अलग है। क्या कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है आप यहाँ पर पढ़िए। टी इज अ सर्कल ऑफ लाइन, एक सर्कल की कहानी यहाँ पर बनाई जा रही है। एक बात और समझा दें, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस चाहे कॉन्सेप्ट कितने ही आते हैं, अगर हमने लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत नहीं डाली है, लाइन बाय लाइन इसको डिकोड करना, इससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, उसको लिखना और उसके बाद लास्ट में जाते हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है। ठीक है, तो चलिए वैसे ही लाइन बाय लाइन हम इसको स्टार्ट करते हैं कि T इज अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P -2, 7 एंड Q P, -2 P और Q से पास होने वाली एक लाइन है, दैट इज T। F1 इज द सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ सर्कल्स S1 एंड S2 सच दैट T इज टेंजेंट टू S1 एट P। S1 सर्कल है, P पॉइंट पर लाइन T है, उसको P पर टच करने वाला सर्कल है S1 और लाइन T को ही सर्कल S2 Q पॉइंट पर टच करता है। All such that S1 S2 touch each other at point M। जैसा बोला जा रहा है कि दो सर्कल से जो एक दूसरे को टच करते हैं, एक सर्कल यहाँ बना दिया और दूसरा सर्कल एक और है वो यहाँ बना दिया, दोनों को टच करने वाला एक सर्कल आता है, एक लाइन है। जैसा क्वेश्चन में बोला जाए वैसा वैसा करते हुए चलिए। पॉइंट्स पता है, दिस इज लाइन T, ये है आपके पास से पॉइंट P, ये है Q 2, -5। ठीक, T is a line passing through P and Q। F1 is the set of all pairs of circle S1 S2। T is tangent to S1 at P, बना दी बात, and S2 at Q। ठीक है, और ये दोनों यहाँ पर M पर टच करते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो कॉमन टेंजेंट होगा, दिस कॉमन टेंजेंट जो बनाई हमने, ये कॉमन टेंजेंट इसको यहाँ पर कट करने वाली है। ठीक है, ये बन जाएगी रेडिकल एक्सिस। क्वेश्चन यहाँ से हम आगे बनाने वाले हैं। दो सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं तो जो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहाँ पर जो कॉमन टेंजेंट होती है वो उनकी रेडिकल एक्सिस होती है। और रेडिकल एक्सिस की एक प्रॉपर्टी है, रेडिकल एक्सिस जो कॉमन टेंजेंट होती है इसको बाइसेक्ट करती है, तो ये दोनों इक्वल है। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज A। -2 और 2 है, इसका मिड पॉइंट बनेगा 0। 7 - 5 2 बनता है, वो हाफ करेंगे A, 0, 1। दिस इज द मिड पॉइंट। अब आप ध्यान से देखिएगा, हमें M का लोकस लेकर आना है। अगर मैं इस वाले सर्कल के हिसाब से बात करूं तो इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, देखिए ऐसे। और आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी, किसी पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो लेंथ इक्वल आती है, तो ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल आएगा। ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि रेडिकल एक्सिस कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करता है। और इस सर्कल के हिसाब से ये हमने ड्रॉ किया है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब ये हुआ कि P, Q और M में A पॉइंट इक्विडिस्टेंट है। अगर PQM का कोई ट्राइंगल बनाया जाए अपने पास यहाँ से PQM, तो ये उसका सरकम सेंटर बन जाएगा। सो दिस इज द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल 3 वर्टिसेस। ये बात हम बोल सकते हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ से अगर हमें M का लोकस निकालना है तो देखिए आप PA की लेंथ कितनी है वो निकाल दीजिए। PA की लेंथ आप बनाने जाएंगे, आपके पास से 4 आता है, यहाँ पर 6 है, 36 रहेगा और दिस इज इक्वल टू AM। इसका मुझे लोकस निकालना है, इसको मैंने x, y ले लिया, विच इज x² प्लस y - 1 होल स्क्वायर अंडर रूट। वी आर हैविंग x² y - 1 होल स्क्वायर इज 40। ये आपके पास से लोकस आ गया M का और विच इज नोन एज E1। इस पूरे क्वेश्चन में एक कहानी और है, जार्गन्स बहुत सारे यूटिलाइज किए हैं। S1 S2 सर्कल है, दोनों जिस सेट पर बिलोंग करते हैं उसका नाम F1 रखा गया है। ठीक है, M का जो लोकस आया है उसको E1 नाम दिया है। E1 रिप्रेजेंट्स लोकस ऑफ M, S1 S2 वेयर इज इन F1। ये जो लैंग्वेज होती है इससे प्रोफेशनल लाइन्स है, ये आपको परेशान करेंगी अगर एकदम से सॉल्व नहीं होंगे, अगर आपने इनके अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है तो। दिस इज E1
अब E1 में आपके पास दो ऑप्शन दिए हुए, देखिए एक ऑप्शन यहाँ E1 पर है, एक ऑप्शन यहाँ पर भी है। तो पहले हम दोनों के बारे में बात करते हैं। पहले है ऑप्शन ए, -2,7 इसके ऊपर लाई करता है कि नहीं करता, सेटिस्फाई करके देखिए 4 आता है। 7 - 1 आपके पास है 36 है, 40 दिख रहा है। अब जो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल नहीं है, जिसके फंडे बने हुए नहीं है, वो देखेगा कि सर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मार्क कर देगा, फंस जाएगा। M ऐसा है कि दो सर्कल जहां टच करते हैं ये वो पॉइंट है, तो M का लोकस की इक्वेशन ये है, यानी M जहां जहां चलता है, जहां जहां उसका पाथ है, ये उसकी इक्वेशन है। पर रुकिए थोड़ा, M मूव करते करते इस पोजीशन पे नहीं आ सकता। रीजन क्या है? अगर M यहां आ गया तो फिर M वो पॉइंट है जहां पर, जो सोचिए इस वाले सर्कल को देखिए आप, Q पर भी टच करता है, इस वाले पॉइंट पर भी टच करता है, इस वाले सर्कल के हिसाब से P पर भी टच करता है, M पर भी टच करता है। अगर ये M वाला पॉइंट P पर आ गया तो फिर क्या हो गया? फिर आप सोचिए, मतलब ये सर्कल इस लाइन को दो जगह टच करता है, P पर और M पर। अब क्या हो रहा है? M वाला पॉइंट यहां बना गया P पर, तो फिर ये सर्कल यहां भी टच करेगा, यहां भी टच करेगा। आप बताइए, एक लाइन पर एक सर्कल दो बार कैसे टच कर सकता है? यहां भी टच कर जाए, यहां भी टच कर जाए, चांस ही नहीं है। तो यही सर्कल P और Q दोनों पर आपको दिख रहा है, तो यहां भी टच करेगा, यहां भी टच करेगा, जब M P पर चला जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये सेटिस्फाई तो इसको कर रहा है, बट दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज ऐसा करने से ये जो हमारे पास है, ये ज्योमेट्री ही नहीं बनने वाली है। फिर M और P कोइंसाइड हो जाएंगे, P और M कोइंसाइड हो रहे हैं, दिस इज नॉट ट्रू। ये कोइंसाइड नहीं हो सकते, P और M कोइंसाइड नहीं बनेंगे। तो ये जो सेंटर है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? M का लोकस, एक सर्कल बनने वाला है यहां से, ठीक है। तो ये कोइंसाइड हो जाएंगे, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ट्रू। एक सर्कल एक ही लाइन को दो जगह टच नहीं कर सकता, लेकिन जो सिर्फ इक्वेशन से जाएगा उसका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये बोला है E1 पर लाई करता है, नहीं लाई करता है। समझ में आई बात? तो इस M का जब भी लोकस आएगा, ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड नहीं होने चाहिए, क्योंकि M दो सर्कल का टचिंग पॉइंट है, ठीक है। दैट्स द प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। और कौन सा इवन पॉइंट है? 0,3/2। इस वाले की बात करते हैं, डी ऑप्शन की। इट इज 0,3/2। इसको चेक करके देखिए क्या ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। आपने इक्वेशन में रखा 0 है, 3/2 आप रखेंगे 1/4 है, सामने 40 है, नहीं करता है। तो यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? डज नॉट सेटिस्फाई। तो डी इज करेक्ट। ए और डी में डिसाइड हो गया। अब बारी है E2 की। E2 पर चलिए। तो थोड़ा सा लेटरल थिंकिंग था इसके अंदर कि P और M कोइंसाइड करेंगे, तो फिर तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया जो हम बात यहाँ पर बनाने वाले हैं, ठीक है। और देखिए आगे हमें क्या पूछा है। लेट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन E1। E1 क्या है? एक सर्कल जिसका सेंटर है ये, इसको सेंटर लेके सर्कल बनाया जाएगा, ठीक है। अब एक बात नोटिस कीजिएगा, अगर हम इसको सेंटर लेके सर्कल बनाते हैं, ये वाला पॉइंट आपके पास यहाँ से 90 डिग्री बनाने वाला है, क्योंकि ये डायमीटर बन चुका है, ये एंगल भी 90 है, ठीक है। तो M के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये PM ही रिड्यूस होके 0 बन जाता है, दिस बिकम 0, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ट्रू। E2 के बारे में ऐसा बोला गया है, मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ F2, और हुआ ये है all straight line segment joining the pair of distinct points of E1। E1 एक सर्कल यहां से जाने वाला, जिसमें P भी इंक्लूडेड नहीं है, Q भी इंक्लूडेड नहीं है, ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहां जाएंगे तो फिर ये दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे। तो पूरा सर्कल होगा, बस एक्सक्लूडिंग 2 पोजीशंस। E1 का लोकेशन ये तो होगा ही सही, बस 2 पोजीशंस यहां पर एक्सक्लूड कर रखी है हमने, ठीक है। इस बात को स्पेसिफाई भी कर देते हैं कि E1 की इक्वेशन यही है, नो प्रॉब्लम। इसका सेंटर है 0,1, बट इसके अंदर से P एंड Q इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये सर्कल के एंड पॉइंट्स आएंगे इन दोनों को छोड़कर। यहाँ इसी वाले पॉइंट P की बात कर ली थी, तो वो एक्सक्लूड कर दिया। अब चलते हैं आगे। तो इस सर्कल के अंदर 2 पॉइंट चूज कर रहे हैं। 2 pair of distinct points of E1 are chosen passing through the point R1,1 BF2। ये पूछा जा रहा है, फिर समझ लेते हैं आराम से पूरे क्वेश्चन को। E1 की इक्वेशन हम लिख चुके हैं। लेट सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस
स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन बनाइए। सेगमेंट जॉइनिंग द पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ E1 के ऊपर 2 पॉइंट्स लिए जाएंगे सर्कल के ऊपर एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1। 1,1 देख रहे हैं, इनसाइड वाला पॉइंट है, तो एक सर्कल है E1, ठीक है, जिसमें 2 पॉइंट्स हमने हटा रखे हैं। कौन कौन से 2 पॉइंट हटा रखे हैं? एक तो P पॉइंट हटा रखा है, एक Q पॉइंट हटा रखा है, जो कि इसका डायामीटर भी है। ये 2 पॉइंट्स इसके लोकस में से हटाए जा चुके हैं। एक पॉइंट है 1,1 जो यहां पर लाई करता है कहीं पर, उससे हम इसकी कोड बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब पूछा क्या जा रहा है, E2 इज अ सेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट इन F2 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइक दिस। अब देखिए मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो कोई भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट अगर आप यहां पर चूज करते हैं, लेट्स से दिस इज 1,1 और ये है इसका मिड पॉइंट जिसके बारे में बात कर रहे हैं। A2 द सेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट, लेट्स से M पॉइंट यूटिलाइज कर रखा है, इट इज अ B पॉइंट, so B is the midpoint, let's say it is an H, K. So equation of chord की हम बात करते हैं, क्या इक्वेशन आएगी? T इक्वल टू S1 से लिख सकते हो, एक फंडा तो ये है, या फिर ये देख लीजिए कि मिड पॉइंट से अगर हम इसके सेंटर को मिलाएं, इसका सेंटर है आपके पास 0,1 और ये एक 1,1 से पास होता है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा। किसी भी कोड को सेंटर से अगर उसको ज्वाइन करें मिड पॉइंट को, तो वो कोड के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ से हम बात कर सकते हैं, ठीक है, ये बना सकते हो, वरना ये नहीं पता तो कोऑर्डिनेट का फेमस फंडा T इक्वल टू S1, इससे भी आप इक्वेशन निकाल सकते हो। दोनों से इक्वेशन सेम ही आने वाली है। इसका लोकस निकालना है हमें B का, H, K, तो आई कैन राइट कि AB का स्लोप और ये जो पॉइंट है 1,1 से जो निकालने वाले, इसका जो स्लोप है वो सेम आएगा, -1, दोनों का प्रोडक्ट -1, तो इट इज K -1 अपॉन H -0 और इधर वाला स्लोप आएगा आपके पास K -1 अपॉन H -1। सो द इक्वेशन वी आर गेटिंग एज H इंटू H -1 प्लस K -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये डेटा आपके पास आता है, ये लोकस आ गया। दिस इज E2 जिसकी बात हो रही है, यही मिड पॉइंट का लोकस है। आप इसको ऐसे निकालना चाहें या इसको आप बनाना चाहें, T इक्वल टू S1 कर दें और 1,1 से सेटिस्फाई कर दें, बात बराबर है। आगे पहुंचे, इस पर लोकस बनाना है तो आपने H को X रखा और K को आपने Y रख लिया। सो द E2 की इक्वेशन X इंटू X -1 प्लस Y -1 का होल स्क्वायर, ये डेटा हमने बना दिया। अब आप चेक करिए, E2 के ऊपर 2 ऑप्शन है, एक ये 1/2,1, चेक करिए इसको 1/2,1 को 1/2,1 रखेंगे तो 1/2 -1 इज 1/2, -1/4 0 नहीं आता, सेटिस्फाई नहीं करता। तो क्लियर हो गया, 1/2,1 डज नॉट लाई ऑन E2। C इज नॉट द आंसर। बात करते हैं बी ऑप्शन की, 4/5 7/5 रखिए, 4/5 रखा, 4/5 और 4/5 -1, सो दिस डेटा इज 4/5 7/5। इक्वेशन है x इंटू X -1 एंड Y -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास है E2 है, तो डेटा बनाएंगे, ये बनेगा 4/5, ये -1/5, 7/5 2/5 का स्क्वायर आता है, सेटिस्फाई कर गया। 4/25 4/25 कैंसिल आउट हो रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना हमें, ये ऑप्शन गलत था, ये गलत है आपके पास से, ये ऑप्शन सही था। अभी हमें चेक करना है ये लाई करता है E2 पर या नहीं करता। लेस देन 1%, क्लोज टू 1% स्टूडेंट ने इसको सही किया है। ऐसी क्या खास बात है 4/5 की, आइए चेक करते हैं। 4/5 7/5 है, हमें ये 2 पॉइंट एक्सक्लूड करने हैं, ये दोनों पॉइंट हमको एक्सक्लूड करने हैं। तो थोड़ा सोच के देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे कि यहाँ हुआ था कि इस E1 के लोकस में 2 पॉइंट एक्सक्लूडेड थे, इसकी वजह से भी कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों पॉइंट्स यूज में आ रहे हों। ये हमें क्लोजली ऑब्जर्व करना है। 4/5 7/5 और यहाँ है 1,1, ये 3 पॉइंट फिक्स हैं। -2, 7, इन तीनों की लोकेशन आप एक बार देखिए, क्योंकि हमें E1 के अंदर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट चूज करने थे। यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, बस इन दोनों पॉइंट को छोड़ना था। तो ऑब्जर्व कीजिएगा,
इस डायग्राम को मैं यहाँ बनाता हूँ। ये था अपने पास ओपन सर्कल, ये P है और ये Q है। इट इज़ -2,7 और ये है 2,-5। ठीक है, यहाँ अपने पास एक पॉइंट है 1,1 और ये डेटा है 4/7। इसने सेटिस्फाई कर दिया है, इसलिए प्रॉब्लम है। जैसे पिछले वालों को इसने भी सेटिस्फाई कर दिया था, हम चेक करना चाहते हैं जेन्युइन पॉइंट है या नहीं। ये जो पॉइंट है 4/7 और 1/1, इसका स्लोप क्या है? अगर हम इसकी बात करें 4/5 7/7 वाला और 1/1 वाले का स्लोप क्या है? 7/5 -1 4/5 -1, ये -2 इसका स्लोप आता है। ओके, और इन दोनों का स्लोप क्या है? -2,7 और 1/1। 7 - 1 दिस डेटा, दिस कम्स इन 6, दिस इज -3। हो गई गड़बड़? मिल गया गड़बड़? क्या गड़बड़ है? दोनों के स्लोप सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट आपके पास दिख रहा है 4/5 7/5, ये तीनों कोलिनियर है। These all three are collinear। ये जो यहाँ लिखा गया है ये यहाँ भी होगा 4/5 और 7/5, और ये तीनों अगर कोलिनियर है और 1,1 से पास होता है, एम मिड पॉइंट अगर 4/5 7/5 है, तो हमें क्या करना था? E1 के ऊपर 2 पॉइंट चूज करने थे। 4/5 7/5 अगर मिड पॉइंट आया है तो उसका एक पॉइंट ये चूज कर लिया गया है और दूसरा पॉइंट यहाँ कहीं होगा। उन दोनों का मिड पॉइंट ये है, मिड पॉइंट का लोकस था E2, और हमें पता है कि E1 के लोकस में से 2 पॉइंट एक्सक्लूडेड थे। P और Q नहीं ले सकते थे, ये वाला और ये वाला नहीं ले सकते। अगर हमने ये पॉइंट चूज किया तो इसका एक एंड P बन जाएगा, तो वी कैनॉट दिस। सो 4/5 7/5 does not lie on in E2 because ये मिड पॉइंट बन रहा है आपके बाय दिस वन एंड ऑफ कॉर्ड इज P पॉइंट -2,7, और ये इसका आंसर नहीं होना चाहिए। बट -2,7 से P और M सुप्रीम पोज हो जाते हैं, तो वो तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, तो दिस विल नॉट लाई। ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन। बात आई आपको समझे प्रॉब्लम क्या है? E1 पूरा का पूरा लोकस हमने यहाँ बना दिया है, जो बन रही थी बात। रेडिकल एक्सिस था, ये दोनों बाइसेक्ट करेगा, और ये सर्कल पर इस पॉइंट से 2 टेंजेंट है, दोनों इक्वल थे, दोनों इक्वल हैं। ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, यहाँ से लोकस आ गया निकल के, तो तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। ए इज द सरकम सेंटर ऑफ PQM, PQM का ए सरकम सेंटर है, तो फिर ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल दिख ही रही है। ये डायमीटर बन जाएगा, इसका मिड पॉइंट है, और यहाँ पर एंगल है 90। इस पर 2 पॉइंट्स को हमने चेक किया, ए और डी पर। डी तो चेक सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए वो हमारा आंसर बन गया। डज नॉट लिखा हुआ है, ये सेटिस्फाई करता है। पर -2,7 तो P की लोकेशन है, तो फिर M P की जगह अगर जा रहा है तो M वो पॉइंट है जहां पर ये सर्कल फर्स्ट सर्कल को टच करता है। तो अगर ये सर्कल यहां भी टच करेगा और ये तो लाइन के ऊपर भी है, तो एक ही लाइन पर एक सर्कल 2 बार कैसे टच कर सकता है? एक ही लाइन को एक सर्कल 2 बार अलग अलग कैसे टच करेगा? और यहाँ पर ये सर्कल की रेडियस भी 0 हो जाएगी। इस केस में P और M अगर मैच कर गया, दिस विल बिकम अ पॉइंट सर्कल। सो दिस केस इज ओबिटेड, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब E1 पूरा लोकस बनेगा, A1, 0 इस सर्कल का सेंटर है, पूरा सर्कल बनेगा, बस 2 पॉइंट हमें छोड़ने पड़ेंगे। कौन कौन से? P और Q। फिर इसके मिड पॉइंट का लोकस पूछा गया कि इस सर्कल पे 2 पॉइंट चूज किए जाते हैं, उसके मिड पॉइंट का लोकस निकालिए, और वो एक कोड, स्पेशल कोड है जो 1,1 से भी पास होती है। सेंटर पता है AB और ये लाइन पता है, प्रोडक्ट M1 M2 -1 करके लोकस निकल गया। ठीक है, लोकस पे हमें सेटिस्फाई करना था, 1/2, 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। 4/5 7/5 सेटिस्फाई कर जाता है, सेटिस्फाई कर जाता है, वहाँ लिखा है डज नॉट। तो बस गलती ये हो जाती है कि नॉट लिखा हुआ है तो हम सोचते हैं कि ये ऑप्शन नहीं आएगा, पर यहीं पर प्रॉब्लम है। सेटिस्फाई किया तो होना चाहिए, पर प्रॉब्लम ये है कि 1,1 4/5 7/5 -2,7 ये कोलिनियर है। तीनों के दोनों के स्लोप निकाल के देखिए,
और E1 के लोकस के अंदर ये दोनों पॉइंट एक्सक्लूडेड थे, दोनों पॉइंट एक्सक्लूडेड थे, बाकी पूरा E1 का लोकस है, तो फिर इस वाले लोकस को हमें मना करना पड़ेगा। फाइनल आंसर इज BD। टॉप क्लास क्वेश्चन। और आपको कुछ रिव्यूज हो बताइएगा। ये एडवांस 2018 पेपर 2 के ऊपर पूछा गया मैट्रिक्स का क्वेश्चन जो क्रेमर रूल से रिलेटेड है। प्लेन्स की बात यहाँ पर होगी क्योंकि ये सब अल्टीमेटली प्लेन्स की इक्वेशन ही होती है। MCQ सेक्शन के अंदर पूछा गया है जहाँ एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। लेट्स सी हाउ डू वी प्रोसीड देम। करेक्ट रिस्पॉन्स यहाँ पर स्टूडेंट्स का रहा था 8.71, पार्शियल मार्किंग भी है 6.85 की। गलत करने वाले देखिए कितना बड़ा परसेंटेज है 36.68, यानी कि 56,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो -2 घर लेके गए होंगे। जीरो वाले भी 74,000 हैं और सही करने वाले सिर्फ 13,000 स्टूडेंट जिनको +4 मिला। 10,000 पार्शियल मार्किंग भी है। JEE एडवांस में अगर आपको MCQ में दिक्कत है तो फिर हर जगह दिक्कत है, ये मान के चलिएगा। तो यहीं पर देखिए -2 से +4 की जर्नी ही JEE एडवांस है। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें दिया है, सिक्वेंशियली हम इसको अप्रोच बनाते हैं और देखते हैं कैसे इसमें कॉन्सेप्चुअली करेक्ट रहते हुए हम आंसर तक पहुँचेंगे। यहाँ पर देखिए हर ऑप्शन के अंदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखी गई, हर ऑप्शन के अंदर। पढ़ते हैं। लेट H बी द सेट ऑफ ऑल कॉलम मैट्रिक्स B1 B2 B3 such that B1 B2 B3 belongs to real number and the system of equation in real variables, ये आपके सामने लिखे गए हैं, has at least one solution। इनका कम से कम एक सॉल्यूशन आता है। फिर उसके बाद कौन से ऑप्शंस की बात हो रही है, तो पहले हम इस इक्वेशन को देखते हैं। सबसे पहले हम यहीं पर डेल्टा निकालना कंप्यूट करना शुरू करेंगे। -1 है, 2 है, 5 है, यहाँ 4 आता है, -2 आता है, 3 आता है, 1 है, -2 है और 2 आता है आपके पास। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, आपके पास है बात बन जाएगी। यहाँ से आता है 8 आता है, 20 है, 6 आता है, माइनस है, -20 है और आप डेटा बनाइए +6 आता है, +8 आता है। वी आर गेटिंग दिस एज 0 आ रहा है। यहाँ से सिस्टम ऑफ इक्वेशन 0 बन रही है। इन्होंने बोला है कि इसका क्या हो रहा है, एटलीस्ट एक सॉल्यूशन है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3 वेरिएबल में अगर दे रखी है, या तो उसके आंसर्स नहीं आते हैं, या एक आंसर आता है, या फिर इनफाइनाइट आंसर्स आते हैं। ठीक है, यही कहानी होती है। बिकॉज डेल्टा 0 है तो इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, तो कंफर्म हो गया इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दिस मीन्स इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, डिसाइड हो गया इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो हमने प्लेन्स के इक्वेशन को देखा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब कब हो सकते हैं बताइए, जब तीनों प्लेन कोइंसिडेंट हो, तीनों प्लेन्स कोइंसिडेंट हो। पहला सॉल्यूशन ये है। 2 प्लेन कोइंसिडेंट हो, तीसरा प्लेन आके कट करे, दूसरा केस ये बनता है। और तीसरा प्लेन होता है फैमिली ऑफ प्लेन्स वाली बात। जब 2 प्लेन कट कर रहे हैं उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन चला जाए, P1 + लैम्डा टाइम्स P2 से P3 आ जाए, यही 3 केसेस होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इक्वेशंस काफ़ी अलग अलग हैं। -1, 2 एंड 5 नॉर्मल के DRS अलग अलग आ रहे हैं, 2, -4, 3 कोफिशिएंट्स बिल्कुल अलग अलग हैं। पहले 2 केसेस रूल्ड आउट है कि तीनों प्लेन कोइंसिडेंट हो। 2 प्लेन कोइंसिडेंट, तीसरा प्लेन ऑब्लिक, वो भी पॉसिबल नहीं है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि तीनों प्लेन कोइंसिडेंट हैं, P1, P2, P3। दूसरा ये होता है कि 2 प्लेन आपके पास कोइंसिडेंट हैं, P1 और P2, और एक तीसरा प्लेन आके इनको कट कर जाए, तो ये आपके पास से सॉल्यूशन आ जाता है P3। तब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। और तीसरा प्लेन, तीसरी कंडीशन ये बनती है, P1 है, P2 है, P3 है। पूरा प्लेन ऐसे अंदर है, पूरा प्लेन ऐसे अंदर है, पूरा प्लेन ऐसे अंदर है। इसको बोला जाता है फैमिली ऑफ प्लेन। इनका पता उनकी इक्वेशंस को देखकर लगता है। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केसेस में आपको बता रहा हूँ कि यही 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। इक्वेशंस देख के लग रहे हैं कि भाई पैरेलल और कोइंसिडेंट जैसा केस नहीं है, कोफिशिएंट्स बहुत अलग अलग हैं, तो ये दोनों केसेस नहीं है। केस बनेगा थर्ड वाला बनेगा कि P1 + लैम्डा टाइम्स P2 करने पर P3 आता हूँ। ठीक है, ये डेटा है और आके देखते हैं। कोफिशिएंट हमने देखा तो हम थर्ड वाले केस की तरफ जा रहे हैं
P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 आप बना लीजिए पहले। मेरे पास डेटा बनेगा 2 लैम्डा माइनस 1 टाइम्स x आता है, ठीक है। अगला बनेगा 2 माइनस 4 लैम्डा टाइम्स y, 5 प्लस 3 लैम्डा टाइम्स z, B1 प्लस लैम्डा टाइम्स B2, ये डेटा है। अब P3 की इक्वेशन क्या है वो आप देख लीजिए। वो डेटा लिखा है x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू B3। दोनों का रेशियो ले लीजिए, क्योंकि इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो यही बनेगा और 100% बनेगा। ये बनेगा ही और यही 100% भी बनेगा। ठीक है, तो आइए बनाइए। यहां से डेटा क्या बनता है लैम्डा का, -4 लैम्डा है, -2 2 बराबर 2, ये तो ठीक है, सेम ही दिया हुआ है। यहाँ बनाइएगा, यहाँ 4 आता है, -8, 4 माइनस 8 लैम्डा, ये आपके पास डेटा है। यहाँ से आप लैम्डा बना दीजिए, क्या लैम्डा आपके पास आता है, तो ये बनेगा 2 लैम्डा, इधर जाएंगे 2 लैम्डा और ये 14 है। लैम्डा की वैल्यू 7 आता है। आप 7 रख के यहाँ कंपेयर कीजिए क्या बात बनती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो 7 यहाँ है, 14 माइनस 1, यह आप डेटा रखिए, इट इज B1 प्लस 7 टाइम्स B2 अपॉन B3। सो B1 प्लस 7 टाइम्स B2 इज 13 टाइम्स B3 आपके पास से डेटा बनेगा। B1 प्लस 7 टाइम्स B2 इज इक्वल टू 13 टाइम्स B3। एक रिलेशन हमारे पास यहां से ये बना है। अभी तक की लर्निंग, इन्होंने बोला एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट होंगे, ये 2 केस रिजेक्टेड है, यहाँ पर तीसरे वाले से केस बनाया, एक रिजल्ट आया है B1 B2 B3 में, ये रिजल्ट है। आगे चलते हैं। अब पूछा है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैव एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन किनका होगा फॉर ईच B1 B2 B3 बिलोंग्स टू सेट S। यहां से अब जो बनाया है दिस इज सेट S, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, S इज द सेट ऑफ ऑल कॉलम मैट्रिक्स, इसके हिसाब से सेट S बनाया जाता है। चलिए ए ऑप्शन की बात करते हैं। 1 2 3 है, 4 5 है, 1 2 6 है, पैरेलल जैसा दिख नहीं रहा है, डेल्टा बनाना शुरू किया इसका। सो 1 2 3 0 4 5 1 2 6 आपके पास है। इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है। डिफरेंस ले लेते हैं लास्ट वाले का। 1 2 3 है, 0 4 5 है, 0 0 3 आपके पास से बनता है। सीधा ही R3 के अंदर R3 माइनस R1 कर दिया, हमें डेटा निकालना है। 3 आता है आपके पास से और 4 बनता है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में डेल्टा अगर 0 नहीं आया, इसका मतलब उसका यूनिक सॉल्यूशन है। सो इट मीन्स इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन है। एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। हम क्या चाहते हैं, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन आ जाए। तो हाँ आ रहा है ना, ये आंसर बनेगा। और बना के देखिए, सेकंड वाले को देखते हैं। x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू B1। सो लेट्स मूव टू ए, हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो रिजल्ट आया उसको ध्यान रखेंगे, क्या रिजल्ट आया अपने पास वो देख लीजिए। B1 प्लस 7 टाइम्स B2, B1 प्लस 7 टाइम्स B2 इज इक्वल टू 13 टाइम्स B3। ध्यान रखेंगे। आइए बी ऑप्शन पर आते हैं। बी ऑप्शन में लिखा है, डेल्टा निकालिए यहां से। 1 1 3 एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, 5 2 6 5 2 6, फिर आगे है -2 -1 -3। ये डेटा भी आपके पास, -2 -1 -3। बनाइए, इसके बारे में बात बनाइए, कितना भी इसको सिंप्लीफाई करके आंसर के आसपास पहुंच सकते हैं। आप डेटा बना दीजिए। 1 है आपके पास से, वी आर गेटिंग दिस -6 + 6, फिर -1 है, इसको हटाया इसको हटाया, वी आर हैविंग -15 + 12, -12 -15 + 12 और 3 आपके पास है,
-5 + 4, -5 + 4, इट इज 3, इट इज -0 आ रहा है। बी ऑप्शन में हमारे पास से 0 बन रहा है। इसका मतलब क्या है, या तो नो सॉल्यूशंस है, या फिर हो सकता है कि अपने पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात बने। क्या कुछ ऐसी कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ दिखता है? कोफिशिएंट्स देखिए फिर से, कोफिशिएंट्स कोइंसिडेंट वाला तो कोई इक्वेशन है नहीं। अगर चांस बनेगा तो फिर से वही बनेगा कि अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रखते हैं तो P1 + लैम्डा टाइम्स P2 आप कर दीजिए और P3 बनना चाहिए। उसी के टेंजेंट पर हम वापस चलते हैं तो मेरे पास डेटा बनेगा 1 + 5 लैम्डा टाइम्स x, 1 + 2 लैम्डा टाइम्स y, एंड इट इज 3 + 6 लैम्डा टाइम्स z। सामने लिखा गया है B1 + लैम्डा टाइम्स B2। ये आपके पास लैम्डा टाइम्स B2, ये डेटा वहाँ इन दोनों से। वहीं पर P3 की इक्वेशन अगर हम देखें वो हमारे पास रहेगी -2x B3, ये है। कंपेयर कर लीजिए सारी बातों का। 1 + 5 लैम्डा अपॉन -2, 1 + 2 लैम्डा अपॉन -1, 3 + 6 लैम्डा अपॉन -3, एंड इट इज B1 + लैम्डा टाइम्स B2। B3 भी आपके पास है। चलिए बनाइए, डेटा को बना के देखिए। तो यहाँ से अगर हम देखें इसको तो ये डेटा बनता है -1 - 5 लैम्डा, -2 - 4 लैम्डा। मेरे पास लैम्डा ही 1 आ रहा है, चेक करिए, लैम्डा 1 आता है। लैम्डा अगर 1 आता है हमारे पास तो ये डेटा आपके पास बनता है -3, और ये डेटा भी आपके पास से -3 ही बनता है। ठीक है, परफेक्ट है। यहाँ आप डेटा देखिएगा फिर B1 + B2/3, ये डेटा आपके पास है। तो B1 + B2 की वैल्यू -B3, ये रिजल्ट आता है आपके पास। दिस इज द रिजल्ट। और हमारे पास रिलेशन क्या है, B1 + 7 टाइम्स B2 = 13 टाइम्स B3, ये रिजल्ट अपने पास लिखा हुआ है। B1 + 7 टाइम्स B2 = 13 टाइम्स B2। इससे बनाया गया है सेट S। बात कर रहे हैं कि इसके अंदर जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उन सब से ये बात बननी चाहिए। इस बात में हम इंटरेस्टेड है, क्या ऐसा होगा? सोच के देखिए कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। -1 रखा हमने यहाँ पर, -3 आता है, -3 आता है, -3 आता है, और ये रिजल्ट अपने पास आता है। एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ से। तो ये जो रिजल्ट अपने पास है B1 + B2 = 3 टाइम्स B3, ये वो रिजल्ट नहीं है जो हमारे पास आ रहा है। अगर आप ध्यान दें, रिजल्ट एक्चुअल में B1 B2 B3 में ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है B1 B2 B3 में वो ये वाला रिजल्ट है। अगर ये रिजल्ट फुलफिल नहीं हुआ जो कि इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं B1 B2 B3 सेट S को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है? सेट S को बिलोंग करता है। सेट S इससे बनाया गया। अब जो इसको बिलोंग करने वाले B1 B2 B3 है, ईच, यहां एक और बात लिखी गई है, ईच, ध्यान रखिए, ईच। तो इसको सेट को बिलोंग करने वाले कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन लेके आओ जो इसको सेटिस्फाई करते हो, इसको ना करते हो। अगर हमें एक भी कॉन्ट्राडिक्शन ले आए तो फिर बात बन जाएगी। जैसे आप देखिए, अगर मैं B2 को 0 ले लेता हूं, अगर मैं इसमें जो अपने पास कंडीशन है B1 + 7 टाइम्स B2 = 13 टाइम्स B3, ये है अपने पास गिवन सेट। यहाँ ईच वर्ड लिखा हुआ है। इफ आई टेक, आप सोचिए थोड़ा सा कि मैंने B2 को 1 ले लिया और B3 को 0 ले लिया, B3 0 ले लिया, B2 1 ले लिया है, तो मेरे पास B1 की वैल्यू -7 आती है। क्या ये बात सेटिस्फाई हो रही है? आप रख के देखिए, हो रही है। क्या ये इसको सेटिस्फाई करते हैं? ये बात देखिए, क्योंकि हर वैल्यू के लिए रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। B1 इज कमिंग एज -7, B2 इज कमिंग एज +1, और B3 इज कमिंग एज 0। वी आर हैविंग -6 = 0। नो, गलत बात है। तो फिर क्या हुआ आपके पास रिलेशन? ये P1 + लैम्डा टाइम्स P2 P3 के बराबर नहीं आ रहा है, चाहे डेल्टा 0 हो। इस केस में कई सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ऐसा हो जाएगा तो ये चला जाएगा नो सॉल्यूशन की तरफ। इस पर्टिकुलर केस के अंदर बी इसका आंसर नहीं बनेगा।
बी इसका आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ लिखा है कि एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होना चाहिए ईच B1 B2 B3 जो एस को बिलोंग करते हैं। एस के लिए हमारे पास सिर्फ ये कंडीशन है, तो ये भी एक पेयर है। ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हो, ये पर्टिकुलर अलग कंडीशन है, ये दोनों सेम नहीं है, तो फिर बी इसका आंसर नहीं बनेगा। लेट्स मूव टू द सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में आप इक्वेशंस को थोड़ा ध्यान से देखिए तो आप समझ पाएंगे। जैसे मैं यहां पर माइनस साइन कॉमन लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, ये लिखा। सेकंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड करता हूं, ये B2/2 आता है। थर्ड इक्वेशन को आप देखिए, ठीक है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इनमें से कोई भी दो पैरेलल बन जाए, क्योंकि 3 प्लेन के सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। अगर 2 प्लेन पैरेलल हो गए तो तीसरा चाहे कैसा भी हो वो तीनों नहीं मिल सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बने तो आप सोचिए, क्योंकि कोफिशिएंट सारे सेम हैं तो तीनों का कोइंसिडेंट होना चाहिए, ये वाला केस बनना चाहिए। तीनों का कोइंसिडेंट बनने के लिए अगर हम देखें तो ये जो रेशियोज हैं इन तीनों के रेशियोज भी सेम आने चाहिए कि फॉर सॉल्यूशन, अगर आप चाहते हैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट करें तो -B1 इज इक्वल टू B2/2 इज इक्वल टू B3 होना चाहिए। लेट्स के दिस इज एज सम नंबर k, तो B1 डिसाइड हो गया -k है, B2 डिसाइड हो रहा है 2k है, और B3 डिसाइड हो रहा है k है। हमारे पास एक रिजल्ट और है, B1 + 7 टाइम्स B2 इज इक्वल टू 13 टाइम्स B3। क्या ये सेटिस्फाई होता है? चेक करके देखिए। -k, B2 2k है, ये 14k बनेगा, और ये 13k है, ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप देखिए 13k इक्वल टू 13k, ये इसको भी सेटिस्फाई करते हैं। तो बात ये है, क्या ये सभी इसको बिलोंग करेंगे? क्योंकि तीनों अगर सेम हो जाएंगे तो तीनों प्लेन सेम हो जाएंगे, तीनों प्लेन कोइंसिडेंट हो जाएंगे। कोइंसिडेंट हो जाएंगे तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। हमें बोला एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन आना चाहिए। अब बात ये है, क्या ये सेटिस्फाई होगा? देखो अब यहाँ पर बड़ी थिन लाइन है, गलती करने वाले बच्चों ने इसके अंदर बहुत थिन लाइन है। यहाँ पर आपने देखा कितने % स्टूडेंट ने इसको सही किया था? 8% के आसपास से जिन्होंने +4 मार्क्स लेकर आए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को फिर से समझिए। यहां ये बोला है कि नहीं, इनके हर डेटा जो इनको सेटिस्फाई करते हैं वो सभी डेटा यहां सेटिस्फाई करें। अभी क्या हुआ है, ये जो तीनों हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये तीनों इसके सबसेट हैं। लेकिन B1 B2 13 टाइम्स B3 को सेटिस्फाई करने वाला एक सेट ये भी तो था, पर ये तो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर आप मैं उस वाले डेटा की बात करूं यहां पर भी, कि जब मैं बोलता हूं कि नहीं भाई ऐसा करते हैं कि B1 की वैल्यू -7 है, B2 की वैल्यू 1 है और B3 की वैल्यू 0 है, क्या ये सेटिस्फाई करेंगे? नहीं। आप जैसे -7 लिखेंगे यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 1/2 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा, तीनों प्लेन पैरेलल हो जाएंगे। तो कंडीशन ये है कि B1 B2 B3 जो यहाँ सेट S में आए हैं उनके लिए आगे सेटिस्फाई करना है। अगर ये उल्टा होता कि ये कंडीशन ऊपर आती तो इन डेटास के लिए ये वाली कंडीशन फुलफिल है। लेकिन यहाँ बोला है कि ईच डेटा यहाँ जो लिया जा रहा है इसको सेटिस्फाई करने वाला एक डबलेट ये भी है। और ऐसा करने पर अगर मैंने ये डेटा ले लिए तो मेरे पास तो P1 पैरेलल टू P2 पैरेलल टू P3 बन रहा है। नो सॉल्यूशन मेरे पास यहाँ से केस आने वाला है। आप रख के देखिए, यहाँ पर डेटा 7 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये दोनों पैरेलल हो गए, मिल ही नहीं सकते, B3 0 है। तो C इज ऑल्सो नॉट द आंसर, C भी इसका आंसर नहीं होगा। तो B1 B2 B3 जो इसको बिलोंग करते हैं उसके हर सेट के लिए इन सब का एटलीस्ट एक सॉल्यूशन आना चाहिए। तो इन सेट के लिए जो कंडीशंस आ रही हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन इसकी और भी वैल्यूज हैं। कहना ये चाहता हूं कि ये जो सॉल्यूशन है ना वो इसका सबसेट है, लेकिन इस सुपर सेट के लिए सारी बात वैलिड होनी चाहिए। इसमें और भी ऐसे डेटा है जो इसको बिलोंग नहीं करते हैं। ये डेटा इसको बिलोंग करता है लेकिन इसके अंदर और भी लोग हैं, समझ गए? तो इसके अंदर और भी लोग हैं, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करने वाले। ये रहा आपके पास एक एग्जांपल जो यहां से हमने निकाला। बारी है डी की।
डी को आप देखिए, डी में क्या पूछा है, तो अब ये बहुत बढ़िया उम्दा लेवल का सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने बोला, अब डी ऑप्शन की बात करते हैं। x2y 5z b1 है, डी ऑप्शन x2y 5z ये b1 है। और डेटा देख लीजिए, 2x प्लस 3z b2 है, 2x प्लस 3z b2 है, x प्लस 4y माइनस 5z, x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू b3, x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू b3। आइए डेल्टा निकालिए इसका, 125,203 14 माइनस 5, डेटा बना दीजिए यहाँ से, -12, इसको हटाएंगे -10 -3, 5 आता है, इस 5 को हटाया 8 आता है, 8 माइनस 0, ठीक है। 10 माइनस 3, 5 रखा हमने, 8 माइनस 0, -12 है, यहाँ पर 13 है, 26 आ जाएगा, 40 है। आप देख सकते हैं ये 14 आपके पास से आता है, 40 है, 54 आपके पास है, विच इज नॉट 0। डेल्टा 0 नहीं है, इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है। मतलब कितना उम्दा क्वालिटी का सवाल है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक आंसर आएगा। ए और डी सबसे आसान है, इनके डेल्टा ही 0 नहीं आए। लेकिन वहीं पर हमने सी केस जो डिस्कस किया, तीनों इक्वेशन सेम दिख रही थी, कांस्टेंट के बाद थी, ये सेटिस्फाई भी कर जा रहा है, यहाँ गड़बड़ हो जाती है, ये इसके एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, लेकिन यहाँ सेटिस्फाई होना चाहिए, इसके और भी वैल्यूज आएंगी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, उसमें पैरेलल प्लेन्स आ जाते हैं। और जो बी ऑप्शन था उसमें डेल्टा 0 था, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 आना चाहिए, बना के देखा, एक कंडीशन ये बनी, पर इसकी सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई नहीं करती। बहुत बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन है, मज़ा आ गया। क्रेमर रूल के बहुत सारे सवाल देखे हैं, ये बिल्कुल वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन जो 2018 में क्रेमर रूल के लिए बोलता है। मैं तो कई बार क्लास में बोलता हूँ कि आप 2018 का क्रेमर रूल वाला सवाल करके देखिएगा, टॉप क्लास क्वेश्चन। जे एडवांस 2018 पेपर 2 सर्कल पैराबोला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एमसीक्यू पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। चलिए डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट का रेस्पॉन्स कैसा रहा पहले वो देख लेते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स को कैसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगती है, क्या सॉल्वेबल लगती है, नहीं सॉल्वेबल। तो देखिए 21% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पूरे मार्क्स लेकर आए हैं, वहीं 16% ऐसे हैं जिन्होंने पार्शली मार्क्स लेकर आए हैं। 38% के आसपास मार्क्स आए। 33,000 स्टूडेंट्स को मिला है +4, पार्शल मार्किंग वाले भी काफ़ी हैं, 25,000 हैं। वहीं गलत करने वाले भी -2 वाले भी हैं, 0 वाले भी हैं। कोशिश यही है यहाँ से यहाँ पहुँचे, +1 से +4 आए। एक भी ऑप्शन गलत मार्क ना करें जिससे कि -2 की मार्किंग ना बन जाए। ऑप्शंस अगर हम देखें तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो एक ही ऑप्शन सही होगा जब, और यहाँ भी एक ही ऑप्शन होगा। तो रिलेटिवली एमसीक्यू में ये प्रोफाइल आसान कंसिडर की जाती है कि जब दो ऑप्शन में सेम डेटा पूछा हो तो फिर सॉल्व भी एक ही करना होता है और एक ही सही होता है। यहाँ भी सेम डेटा पूछा है और सॉल्व भी एक ही करना है, ये ईजियर प्रोफाइल है। वरना एमसीक्यू में ऐसी भी प्रोफाइल होती है कि ए बी सी डी चारों के अंदर 4 अलग बातें पूछी जाती हैं। एक तो वहाँ टाइम लगता है और फिर वहाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं गलत करने के। तो दिस वन इज कंसिडर्ड एज ईजियर एमसीक्यू, जिसमें सेम प्रोफाइल पर दो ऑप्शन आपस में क्रॉस हो रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस क्या बात हो रही है। दे आर 2 स्ट्रेट लाइन्स ईच ऑफ विच इज टेंजेंट टू बोथ द सर्कल एंड द पैराबोला। पैराबोला और सर्कल की टेंजेंट है 2 लाइन्स और ये इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट Q। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, प्रोबेबिलिटी है, एओडी है, जो भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ताकि ये वन लाइन बाय लाइन हम इन सबको डिकोड कर सकें। देखो ये कॉमन टेंजेंट है, दोनों की टेंजेंट है। तो सबसे पहले हम पैराबोला की टेंजेंट की बात करते हैं। y = 4ax है, इसकी टेंजेंट होती है y = mx + a/m। यहाँ हमारे पास a का वैल्यू 1 है। अब यही आपके पास एक सर्कल और है, x² + y² = 1/2। सर्कल का सेंटर है अपने पास 0,0 और रेडियस है 1/√2। तो इसी इक्वेशन को थोड़ा हम शक्ल सुधारो अभियान कर लेते हैं। दिस इज व्हाट द टेंजेंट इज।
अब अगर ये सर्कल की भी अगर टेंजेंट है तो फिर क्या हुआ होगा कि सेंटर से परपेंडिकुलर P इक्वल टू रेडियस R होना चाहिए। 0 0 से परपेंडिकुलर x का कोफिशिएंट आता है m स्क्वायर प्लस 1, द रेडियस इज 1/√2। यहाँ 1 रहेगा आपके पास, यहाँ m है, ये डेटा है m स्क्वायर प्लस 1, इट इज 1/√2। ये बनेगा m स्क्वायर प्लस आता है m स्क्वायर, यहाँ आता है 2, डेटा है m स्क्वायर प्लस 2 एंड इट इज m स्क्वायर माइनस 1। फैक्टराइज कर दिया तो देखिए m स्क्वायर प्लस 2, ये वाला डेटा तो आपके पास 0 होगा नहीं, यहाँ से आपके पास m का वैल्यू है प्लस माइनस 1 जनरेट होता है। प्लस माइनस 1 से मेरे पास दो टेंजेंट बनती है, एक टेंजेंट बनती है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 और एक टेंजेंट बनता है y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। ये दोनों मिलते हैं पॉइंट Q पर जिसके कोऑर्डिनेट है -1, 0। अब हो क्या रहा है वो आगे पढ़िए। पहले तो इसका डायग्राम आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। एक सर्कल है और एक पैराबोला है, इनकी दोनों की एक कॉमन टेंजेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और एक नहीं दो कॉमन टेंजेंट्स आई हैं, ठीक है। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप देखें तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आया है इस साइड। दिस इज द Q पॉइंट -1, 0, ठीक है। ये पैराबोला यहां भी टच करता है, यहां भी टच करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ। कंसिडर द एलिप्स हुज सेंटर इज एट ओरिजिन एंड हुज सेमी मेजर एक्सिस इज OQ। ओके, ये सेमी मेजर एक्सिस है, OQ इज सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस, द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b। 2b की वैल्यू √2 आ रही है, यानी b की वैल्यू आपके पास है 1/√2 आपके पास रहेगा, और जो OQ का लेंथ है दैट इज 2a। देखिए सेमी मेजर एक्सिस, इज इट सेमी मेजर एक्सिस, तो ये आपके पास से 1 है। तो इलिप्स क्लियर हो गया। इलिप्स क्या है, क्योंकि सेंटर यही है ओरिजिन, तो a ज्यादा है, सेमी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ बोला है। इक्वेशन विल कम एज x² by 1 y² by 1/2 is equal to 1। This is what we are getting, x² by 1 plus y² by 1/2 is equal to 1। ये डेटा हम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। इलिप्स आ चुका है। अब आगे क्या पूछा जा रहा है हमसे, इसकी एक्सेंट्रिसिटी निकालिए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालिए, ये तो बन जाएंगी। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपके पास √1 माइनस b² by a²। b की वैल्यू 1/√2 है तो 1/2 बन जाएगा, 1/√2 एक्सेंट्रिसिटी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 2b² by a आता है, b² आपके पास से 1/2 है, a का वैल्यू 1 है, लेंथ इज 1, a इज करेक्ट। 1/√2 एक्सेंट्रिसिटी है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज ऑल्सो 1, ये गलत है। आगे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स एंड दीज टू लाइंस। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स एंड दीज टू लाइंस, x इक्वल टू हाफ एंड x इक्वल टू 1। सो लेट्स प्लॉट इट। एलिप्स की इक्वेशन जो अपने पास है, x² प्लस y² हाफ 1 1। ये है Q पॉइंट था, ये लाइन है आपके पास से x इक्वल टू 1, और यहाँ लाइन रहेगी आपके पास से x इक्वल टू 1/√2, ठीक है। इन दोनों में हम मार्क कर चुके हैं कि ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ अब हम चलते हैं। एलिप्स बिटवीन द लाइन x इक्वल टू 1/√2 1/1। एलिप्स और इन दोनों बीच का रीजन ये रीजन है, ये डेटा है। कैसे निकाले इस एरिया को आप बताइए। ये जो ऊपर वाला सेगमेंट है इसको हम बना सकते हैं, जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा, और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम y² की बात करें तो ये आपके पास से बनेगा 1/2 1 माइनस x², ठीक है। 1 माइनस x² 2 से डिवाइड कर दिया। पॉजिटिव वाला डेटा अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये 1/√2 है और ये अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x² है। सो द रिक्वायर्ड एरिया
1/√2 से 1 आपके पास लिखा गया है, इट इज़ 1/√2 एंड 1, 1/√2 से 1 ट्वाइस कर देंगे ऊपर वाला पोर्शन जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, दिस रीजन, तो ये आपके पास आएगा 1/√2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x² dx। ठीक है, ये ऊपर वाला सेगमेंट आ जाएगा दिस, नीचे वाला भी इसी का डबल होगा तो ट्वाइस कर दिया। √2 से यहाँ पर एक कैंसिल है, डेटा बनेगा आपके पास है x/2 सेम आता है a²/2 साइन इनवर्स x आता है 1/√2 से 1, आप 1 रखोगे 0 है, यहाँ पर आपके पास से π/4 आएगा 1/√2 1/2 एंड π/2 जितना बनेगा डेटा, और ये डेटा आपके पास है 1/2√2 1/√2 माइनस 1/2 π/4। आराम से पूरे डेटा को बनाया, समझ लेते हैं, उसके बाद इसके आंसर पे मार्क करें। कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें इस बात का। ये π/4 है, ये π/8 है, अपने पास π/8 आ जाएगा, यहाँ से 1/4 भी आता है, तो वी कैन राइट दिस एज π-2/8 आएगा, मल्टीप्लाई √2 से लिखा गया है, इट इज π-2/4√2 इज द फाइनल आंसर। दिस इज वी आर मार्किंग एज सी, डी इसका आंसर नहीं होगा, ए सी को हम इसके अंदर मार्क कर देंगे, फाइनल आंसर ए सी। ठीक है, एरिया कंप्यूटेशन कर दिया, तो कॉनिक सेक्शन के साथ साथ क्या क्या इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है देखिए आप, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, और फिर आते आते एरिया इंटीग्रेशन, एरिया भी निकलवा दिया, एरिया इंटर का, इसको कहते हैं बढ़िया से एक मल्टी स्टारर मूवी जिसके अंदर 3-4 हीरोज हैं। इलिप्स के बारे में ऑप्शंस बनाए गए, कॉमन टेंजेंट, सर्कल और पैराबोला की पूछी गई, लास्ट में आते आते कैलकुलस जो इंटीग्रल पार्ट है उसको कंप्यूटेशन को इन्वॉल्व कर लिया। तो जिसमें एक भी चैप्टर में अगर आपको दर्द है, इलिप्स जैसे नहीं पढ़ा तो सवाल नहीं कर सकते, सर्कल छोड़ के गए हो तो नहीं कर सकते, इलिप्स पैराबोला छूटा हुआ तो नहीं कर सकते, एरिया अगर छूटा हुआ है तो आप ऊपर वाले दोनों ऑप्शन के बाद आगे नहीं बढ़ सकते, पूरे मार्क्स नहीं मिले, 1 नंबर मिल जाएगा, मिलने थे 4। ठीक है, और एक भी ऑप्शन गलत बन गया -2। कीप प्रैक्टिसिंग। जेईई एडवांस 2018 पेपर 2 का एक क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स नंबर पर पूछा गया है, एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कई सारे मल्टी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और कौन से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये स्टूडेंट हमेशा इस बात को लेकर क्यूरियस रहते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर ऐसे हैं जो बहुत स्कोरिंग होते हैं, जैसे रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में पूछ रहे हैं, ज्योमेट्री इन्वॉल्व कर लें। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है थोड़ा हट के पूछा है, और कुछ क्वेश्चंस पेपर में हमेशा ऐसे होते हैं जहाँ पर वो चेक करते हैं कि जो आगे जो रैंक आती है ना 100 के अंदर, 500 के अंदर, 1000 के अंदर, उनमें डिसाइड करने वाले कुछ क्वेश्चंस पेपर में आपको हमेशा मिलेंगे। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं पेपर में जो कट ऑफ क्लियर करने के लिए होते हैं। इसको रिस्पॉन्स के लिए स्टूडेंट का एक्चुअल में रिस्पॉन्स कैसा रहा था आइए डिस्कस करते हैं। देख सकते हैं आप क्लोज टू 1% स्टूडेंट ही ऐसे हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया था। 1834 प्लस 4 लेकर आए थे, वहीं 42,000 के आसपास घर लेके गए हैं -2, 87,500 ने तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया। पार्शियल मार्किंग वाले भी स्टूडेंट हैं, 1 मार्क और 2 मार्क वाले भी देख सकते हैं रफली, पर जिन्होंने एग्जैक्टली प्रिसाइजली इसको सॉल्व किया वो +4 वाले सिर्फ लेस देन 2000 स्टूडेंट्स हैं। देखते हैं क्या इसके अंदर ऐसा पूछा गया है, तो सीक्वेंशियली इसको अप्रोच करते हैं। और ऑप्शंस पे जो बात हो रही है वहाँ देख रहे हैं कि जैसे पहले शुरुआत से पढ़ते हैं, STRB नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, चाहे S हो, T हो या R हो, ये जीरो नहीं होंगे। LB द सॉल्यूशन ऑफ Z इज x प्लस आयोटा y, XY रियल नंबर से आयोटा रूट -1, ये इक्वेशन हमारे पास है। दिस इज द इक्वेशन, डेटा है SZ प्लस T Z बार प्लस R इज इक्वल टू 0। ठीक है, STR कोई भी नॉन जीरो नहीं, सभी के सभी नॉन जीरो है, जीरो कुछ भी नहीं है। ये है हमारी कंडीशन नंबर 1। हमें Z के बारे में सोचना है तो यहाँ पर एक बार और हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। ये हमने इसी का कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट लेने के बाद आप थोड़ा नोटिस कीजिएगा, Z बार को रिमूव करने की सोचते हैं, ये कंडीशन नंबर 2 है। Z बार के लिए यहाँ Z बार पर S बार लिखा हुआ है, यहाँ अपने पास T लिखा हुआ है, तो
तो एक काम कीजिए, कंडीशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कीजिए आप, यहाँ मुझे एस बार से मल्टीप्लाई करना होगा और माइनस में करूँगा कंडीशन नंबर 2 में, क्योंकि जेड बार के साथ यहाँ टी है, यहाँ टी नहीं है, इसको टी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन से जेड बार को एलिमिनेट करते हैं, जेड पर कंडीशन लेकर आते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन एस एस बार जेड आपके पास, टी एस बार जेड बार, आर एस बार, ये कंडीशन। देन माइनस करना है, सेकेंड को टी से मल्टीप्लाई करना है, टी एस बार जेड बार, टी टी बार जेड एंड टी आर इज इक्वल टू 0। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कुछ कैंसिलेशन होगा, टी एस बार जेड बार ये कैंसिल, दोनों पार्ट कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ आपके पास है ये है मॉड एस का स्क्वायर जेड आर एस बार, ये आपके पास है टी के मॉड का स्क्वायर जेड माइनस दिस डेटा। हम आगे पहुंचे, ये यहां से जेड आता है, ये डेटा आपके पास है, ये डेटा आपके पास बन गया। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। आगे चलें, अब यहाँ है और यहाँ कुछ डेटा लिखा है, आइए इस बारे में बात करते हैं। पहली बात लिखी है कि मॉड एस और मॉड टी का मॉड इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे आप देखिए पहली कंडीशन, मॉड एस और मॉड टी के मॉड इक्वल नहीं है, इसका मतलब फिर ये पार्ट 0 नहीं है। ऐसा होगा तो z आपके पास से बनेगा टी आर बार माइनस आर एस बार अपॉन दिस डेटा इज नॉट गोइंग टू बी 0। तो ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो आपके पास से हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पर बनेगा, हमारे पास हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन यानी एक आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ मॉड एस इज इक्वल टू मॉड टी है, मॉड इक्वल है सपोज कीजिए, और ये वाला पार्ट भी 0 होगा, ये 0 बराबर ये भी बराबर है, तब आपके पास उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। लेकिन एक केस ये भी है कि मॉड एस इक्वल टू मॉड टी है, ये दोनों इक्वल है, लेकिन अगर ये 0 नहीं हुआ अपने पास, तो यहां 0 आ गया है, मल्टीप्लाई 0 बन गया, लेकिन अगर ये नॉन 0 है उस केस में हमारे पास आंसर नो सॉल्यूशन भी इसका आने वाला है, इसका आंसर उस केस में नो सॉल्यूशन भी आएगा। तो यहाँ बोला है कि मॉड एस इक्वल टू मॉड टी, जो यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखा है, तब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मॉड एस इक्वल टू मॉड टी है, उसके साथ साथ टी आर बार इक्वल टू आर एस बार 0 होगा, तब आपका आंसर इनफाइनाइट आएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आंसर नो सॉल्यूशन भी आ जाता है। ठीक है, इस कंडीशन को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कोई एग्जांपल हमने ले लिया, जब मॉड बराबर आता है, सो लेट्स से एस एंड टी दोनों इक्वल है 1 है, तो इससे देख सकते हैं आप दोनों के मॉड इक्वल है। ठीक है, अब हम इस कंडीशन को निगेट करना चाहते हैं तो हम इनफाइनाइट की जगह ये वाला केस लेकर आते हैं कि जिससे नो सॉल्यूशन आए। तो मॉड इन दोनों से बराबर आ रहे हैं, इस वाले के बारे में बात करते हैं जो आर बनने वाला है। आर को हम यहाँ पर एस ओ टी, जैसे दोनों 1 हैं, एस ओ टी दोनों 1 हैं, तो देखिए तो 1 1 बन जाएंगे। मॉड आर ये लिखा है कॉन्जुगेट ऑफ आर इज नॉट इक्वल टू आर, तो हम यहाँ पर आर को अज्यूम कर लेते हैं आयोटा। ऐसा करने से आप देख सकते हैं आर बार माइनस आयोटा बनेगा और आर की वैल्यू आयोटा है, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी हम इस वाली कंडीशन पर है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। सो नाउ द कंडीशन इज एस जेड टी जेड बार एंड आर इक्वल टू 0। दिस इज जेड, जेड बार दोनों 1 1 है और ये है आयोटा। जानते हैं जेड क्या है अपने पास, एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार आपके पास है एक्स माइनस आयोटा वाई, तो z प्लस जेड बार आपके पास है 2x बनेगा, और ये है i, x की वैल्यू आपके पास है माइनस आई बाई 2। कि सर आंसर आ तो गया, कहाँ आ गया, x तो रियल नंबर होना चाहिए ना, तो दिस इज नॉट अ एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, दिस इज रिजेक्टेड, और यही होना भी चाहिए था। फाइनली आंसर क्या आना चाहिए था, नो सॉल्यूशन। इस पर्टिकुलर केस के अंदर ऐसा होगा तो नो सॉल्यूशन आएंगे, सिर्फ मॉड इक्वल होने से इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं आएंगे, तो ये वाली बात ट्रू होगी। ठीक है, सो दिस इज ट्रू एंड देन दे आर 2 पॉसिबिलिटीज, नो सॉल्यूशन भी और इनफाइनाइट भी, तो ये ट्रू नहीं, दिस इज अ हाफ वे कंडीशन
नो सॉल्यूशन, इसका आंसर हम मार्क कर सकते हैं, नो, कैंसिल। तो सिर्फ मॉड बराबर होने से ही दो पॉसिबिलिटीज है, नो सॉल्यूशन भी आएंगे और इन्फाइनाइट भी आएंगे। देखिए इस पर भी कंडीशन है, अगर ये इक्वल नहीं है देन देयर इज अ नो सॉल्यूशन, ये इक्वल है तो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन। सर कैसे बन सकती है बात, ये समझाइए। जैसे अगर ये वाला पार्ट जीरो है और ये वाला पार्ट भी जीरो है तो दिस इज लाइक दिस। अब आप z को आप यहाँ पर कुछ भी रखिए तो आपके पास 0 इक्वल टू 0 बन जाएगा, वो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन केस बन जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले केस के लिए इन्फाइनाइट डिसाइड करने के लिए सिर्फ मॉड बराबर हो जरूरी नहीं है कि मॉड इक्वल आ जाए तो इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। देयर इज अ वन मोर कंडीशन ऑन दिस डेटा कि अगर ये इक्वल होगा तब इन्फाइनाइट बनेगा, ये इक्वल नहीं है तो हमारे पास से नो सॉल्यूशंस आएंगे। दो ऑप्शंस हमने मार्क कर लिए, ये ऑप्शन ट्रू है, बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, डी में कुछ बात और बोली गई है, अल्फा है एल हैज मोर देन वन एलिमेंट। एल क्या है, एल इज द सेट ऑफ सॉल्यूशंस, जब इनके सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं। अभी हमारे पास एल की क्या क्या फिजिबिलिटी है, अगर ये दोनों के मॉडुलस इक्वल नहीं है तो यहाँ यूनिक सॉल्यूशन है। इस वाले पर्टिकुलर केस के अंदर आप देखेंगे कि अपने पास एल का वैल्यू 1 है, इस वाले केस के अंदर एल की वैल्यू इनफाइनाइट है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की, और यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके पास 0 है। एल सॉल्यूशंस है, मैं यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ, इसके कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, डी पार्ट में लिखा है कि अगर इसका एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 0 है, यहाँ कितना है, 1 है। एक से ज़्यादा यानी हम इस वाली कंडीशन पे लाई करते हैं, इस वाली कंडीशन में लाई करते हैं तो एक से ज़्यादा होंगे तो फिर कैसे होंगे, इनफाइनाइट इसके सॉल्यूशंस आएंगे। ये बात यहाँ से हम बोल सकते हैं। चलिए चेक भी करके आपको दूसरे तरीके से भी समझा देता हूँ। कंडीशन हमारे पास ये लिखी गई है, तो हम इस वाले की बात कर रहे हैं कि L हैज लेट L हैज मोर देन 2 सॉल्यूशन, मोर देन 1 सॉल्यूशन। तो मान लिया सॉल्यूशन क्या है, लेट z इक्वल टू अल्फा एंड z इक्वल टू बीटा इसके सॉल्यूशंस। ठीक है, 2 सॉल्यूशंस मान लिए हमने, एक से ज़्यादा, मोर देन 1 एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा होते ही अब ये स्टेटमेंट है कि 2 नहीं होंगे, इनफाइनाइट होंगे। चलिए मार्क करते हैं, अल्फा बीटा इनको सेटिस्फाई करेंगे। आपके पास अल्फा है, यहाँ पर टी रहेगा, ये अल्फा बार रहेगा, और बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, ये मैंने बीटा लिखा। ठीक है, अल्फा और बीटा जब हम बना रहे हैं तो देखिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन करने से, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक लाइन बनती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अल्फा और बीटा ही नहीं, अल्फा बीटा को मिलाने से जितनी लाइन बनेगी, जो लाइन बनेगी उस पर जितने पॉइंट्स होंगे सब इसके सॉल्यूशन होंगे। 2 पॉइंट्स को मिलाने से λ/1 में कोई पॉइंट डिवाइड करेगा p, जो कि कोलिनियर बना सकते हैं। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेगा आप देखिएगा, लैम्डा टाइम्स बीटा टाइम्स अल्फा अपॉन λ+1। हम कहना चाहते हैं अगर हम लैम्डा को चेंज करते रहें तो अल्फा बीटा को किसी भी रेशियो में डिवाइड करने वाले हर पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। बस हमें ये प्रूव कर दें कि हाँ ऐसा होगा। तो देखो आप कैसे इसको जस्टिफाई करते हैं। ये डेटा मैंने लिखा, अब हम इसके जैसा बनाने की इसको कोशिश करते हैं। ये 2 रिजल्ट हमारे पास हैं और मैं ये कहता हूँ कि ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सो लेट्स चेक दिस वन। तो ऐसा आपने लिखा लैम्डा टाइम्स बीटा प्लस अल्फा अपॉन λ+1। ये टी मेरे पास आता है, यहाँ से बनेगा लैम्डा बीटा बार प्लस अल्फा बार अपॉन α+1 एंड इट इज़ रिटन एज r। ठीक है, करें सिंप्लीफाई, ये 0 आना चाहिए। 1/λ+1 मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास लैम्डा कॉमन है, ये बनता है s बीटा एंड t बीटा बार। ठीक, 1/λ+1 कॉमन ले लिया तो यहाँ से लैम्डा बीटा ये बात बनाई। और आगे चलिए, s अल्फा प्लस t मेरे पास से अल्फा बार, ये हमने कॉमन लिया है यहाँ पर और यहाँ लिखा गया है r। अब आप बताइए क्या रिजल्ट हम इनके बारे में जानते हैं। ये रिजल्ट हम लिख सकते हैं s बीटा प्लस t बीटा बार इज r।
ये माइनस आर आपके पास से बनेगा और एस अल्फा प्लस टी अल्फा बार इज अगेन माइनस आर। अब देखिए माइनस आर कॉमन है, अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा प्लस वन, माइनस आर कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा प्लस वन और दिस इज कमिंग एज जीरो। तो हो गया प्रूव। क्या अगर अल्फा और बीटा इसके सॉल्यूशंस हैं, अगर अल्फा और बीटा इसके सॉल्यूशंस हैं तो इसको λ/1 में डिवाइड करने वाले जितने भी पॉइंट्स बनेंगे वो सब भी इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो लैम्डा बीटा प्लस अल्फा अपॉन लैम्डा प्लस वन, फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स दीज आर ऑल्सो सॉल्यूशंस। और ये कितने फिर पॉइंट्स आपके पास आ गए आप बता दीजिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपके पास आ जाएंगे। सो डी इज ट्रू, ए इज ट्रू, बी इज रॉन्ग। ठीक है, तो एक से ज्यादा अगर आते हैं तो फिर वो पूरी लाइन आपका सॉल्यूशन बन जाएगी। अब आप सी ऑप्शन को पढ़िए एक बार क्या हो रहा है। एल क्या था, एल की तीन पॉसिबिलिटीज थी, यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हो, कोई सॉल्यूशन नहीं है और या फिर एक लाइन सॉल्यूशन आ रहा है। एक लाइन अगर मैं बात हम करते हैं और ये आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन है, तो अगर एक सर्कल आपके पास लिखा गया है तो एक लाइन इसको मैक्सिमम 2 बार कट कर सकता है। तो 2 सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटीज है, एटमोस्ट की बात की गई है, या फिर एक पॉइंट है, एक पॉइंट भी एटमोस्ट इसको एक बार ही कट कर पाएगा तो उस केस में एक बनेगा। और जब एल कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसके साथ कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, 0 अंक रहेंगे, 0 सॉल्यूशंस रहेंगे। और यहाँ पहले बात समझाई गई एटमोस्ट 2 इसके साथ बात बनेगा, तो सी इज ऑल्सो ट्रू। तो एल अगर एक लाइन बनता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रखता है, तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। लाइन एक सर्कल को मैक्सिमम 2 पॉइंट पर कट कर सकता है। ठीक है, तो लाइन, इफ एल रिप्रेजेंट्स अ लाइन, तो मैक्सिमम 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ए सी डी वी कैन मार्क एज द फाइनल आंसर। ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉपर्स क्वेश्चन, मैंने आपको डिटेल में समझाया। ऐसा सॉल्यूशन पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं है जो मैंने आपको समझाया। ओके, अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई जगह अपडेट हो जाएंगे, वो बात अलग है। ठीक है, तो कीप लर्निंग ऑल दीज थिंग्स, सी यू सून। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की 5 ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है। आपको ऐसी बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube। ठीक है, और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो फिर जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप इन रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10th के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। जेईई एडवांस 2018 पेपर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर एक कैलकुलस का बेस्ट क्वेश्चन है, लिमिट के साथ स्टार्टिंग है। एकदम से आइडिया नहीं लगता है कि क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ जाएगा, पर जो एक स्टूडेंट होता है जिसने थरली
इंटीग्रल डिफरेंशियल कैलकुलस मिक्स करके पढ़ा है वो समझ जाएगा यहाँ पे किस तरह की इक्वेशन बनेगी। क्या इतनी सारी बातों को जो एक्चुअल स्टूडेंट जिन्होंने जेईई का पेपर दिया था वो भी समझ पाए थे, उनका रिस्पॉन्स क्या था, आइए वो देखते हैं। ओनली 2.95% स्टूडेंट ऐसे हैं, एमसीक्यू के अंदर ये पूछा गया है, जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया। 4,575 स्टूडेंट्स ओनली, जिनको +4 मिला। 26,000 ऐसे जिन्होंने 1 मार्क लिया और 2 मार्क्स लेने वाले भी 22,000 थे। तो फेयरली डुएबल क्वेश्चन अगर आप देखें सम अप करके तो यहाँ से 46, 48, 52,000 के आसपास, 53,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बनाया है। वहीं पर 23,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो घर पर -2 भी लेकर गए हैं, जो गलत करके आए। 78,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 0 मार्क्स स्कोर किया। आइए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन है 0 से पाई में आज की हम बात करने वाले हैं। ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट लिमिट x t टेंड्स टू x। यहाँ पर वेरिएबल का ध्यान दीजिएगा, लिमिट है t टेंड्स टू x, तो यहाँ पर वेरिएबल t है। तो अगर आप एलोपिटल लगाने की सोचेंगे तो एलोपिटल उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लगता है जिस पर लिमिट लगी गई है। तो यहाँ अगर हम लिमिट लगाएंगे तो आप देखिएगा t टेंड्स टू x, लिमिट्स को सॉल्व करते टाइम एलोपिटल अप्लाई करते हैं, LH रूल। तो डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होगा, तो t का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 0। थीटा हमारे पास है sin स्क्वायर x। यहाँ देखिएगा fx है sin t है, fx से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, t sin t के साथ है, उसका डेरिवेटिव cos t बन जाएगा। देन इट इज ft लिखा है, इसका डेरिवेटिव f डैश t बनेगा, sin x से सेम रहेगा। 0/0 फॉर्म था क्या है, t अगर x रखते हैं तो t माइनस x, 0 बनता डिनोमिनेटर में, fx और ft सेम आ जाता, sin x और sin t भी कैंसिल हो जाता, 0/0 वाला फॉर्म बन रहा था। आगे पहुंचे, t को x की जगह हम रखेंगे तो ये डेटा बनता है fx है, यहाँ है cos x, माइनस है f डैश x है, यहाँ sin x है, सामने आपके पास है sin स्क्वायर x रखा गया है। थोड़ा अगर हम इसको देखें कि ये किस कैटेगरी से बन सकता है तो देखिएगा f डैश x है, sin x है, माइनस fx cos x मैंने लिखा, डिवाइडेड बाय हम इसको जनरेट कर रहे हैं sin स्क्वायर x, और ये डेटा बना -1। तो आप थोड़ा देख पाएंगे कि ये d ऑफ fx अपॉन sin x का ही डेरिवेटिव लिखा गया है। आप देखिए दोनों साइड, ये d ऑफ dx ये लिखा गया है। देखिएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर sin स्क्वायर x, फिर आएगा sin x, f का डेरिवेटिव f डैश x, fx रहेगा, फिर sin x का डेरिवेटिव cos x। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, u बाई v का फॉर्मूले से ये दिख जाती है बात। अब हम यहाँ पर यही चाहते हैं कि कैसे अब इसको आगे जाकर बात बनाई जाए। तो d ऑफ sin x यहाँ है, माइनस dx है, दोनों साइड हमने किया इंटीग्रेशन, सामने आपके पास है माइनस x प्लस c बन जाता है। सो फंक्शन इज c माइनस x sin x। क्या कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, लेट्स सी। यस, f ऑफ π/6 का डेटा हमारे पास गिवन है, f ऑफ π/6 जो -π/12 आपके पास से बनता है। यहाँ c है, यहाँ π/6 है, sin π/6 की वैल्यू 1/2 आता है, बनेगा c/2 माइनस π/12, π/12 से π/12 कैंसिल है, वैल्यू ऑफ c इज कमिंग एज 0, माइनस π/12 कैंसिल हो गया, c ही 0 आ गया है, तो हमारे पास से फंक्शन इजी हो गया। अब देखिए c 0 है, माइनस x sin x आपके पास से डेटा बना, माइनस x sin x हमने फंक्शन बना दिया। क्या चाहते हैं, ऑप्शन वाइज ऑप्शन चलते हैं। f ऑफ π/4 का डेटा निकालते हैं, f ऑफ π/4 माइनस π/4 साइन π/4 माइनस पाई अपॉन 4√2 आपके पास से बनता है। यहाँ प्लस लिखा है, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारे पास से गलत है। और क्या पूछा गया है, यहाँ इससे कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ ये बात है, यहाँ डबल डेरिवेटिव की बात है। तो चलिए डी ऑप्शन की तरफ भी चलते हैं। एफ डैश एक्स हम बनाने चलेंगे तो आपके पास से माइनस रहेगा, साइन एक्स रहेगा, एक्स रहेगा, फिर कॉस एक्स रहेगा। डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, माइनस कॉस एक्स, फिर आपके पास है एक्स का डेरिवेटिव 1 कॉस एक्स, और यहाँ से आपके पास है एक्स साइन एक्स। जो हम चाहते हैं वो देख लीजिए, वी आर इंटरेस्टेड के एफ डबल डैश π/2 प्लस एफ ऑफ π/2 पर डेटा निकाला जाए।
आइए f डबल डैश पे π/2 पे डेटा निकालोगे तो cos 0 π/2 sin π/2, एक रिजल्ट ये बनेगा। आपको f ऑफ π/2 भी निकालना है, f ऑफ x ये है, π/2 पे डेटा माइनस π/2 प्लस साइन π/2 डेटा बनाओ। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम ही डेटा लिखा है, वी आर गेटिंग दिस एज 0। यस, डी इज करेक्ट। ए मैच नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पॉजिटिव है, आया नेगेटिव है। ए इज रॉन्ग बट डी इज करेक्ट। इसीलिए हमने देखा कि पार्शियली इसको स्टूडेंट ने काफ़ी सॉल्व किया है। बी और सी पर अब हम फोकस करेंगे, इसको हम कैसे लेकर आए। अब तक की लर्निंग ये आंसर नहीं है, डी आंसर है। फंक्शन हमारे पास लिखा गया है माइनस एक्स साइन एक्स। पेपर में वैसे भी हम सीक्वेंशियली नहीं चलते, अब इसमें से हम किसको पहले क्रैक कर पाएंगे वो देखेंगे। देयर एग्जिस्ट अल्फा, 0 से पाई के बीच में जब डेरिवेटिव 0 होता है, ऐसे सवाल देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट ये सब नॉलेज थ्योरम वगैरह में होते हैं। तो अगर हम एक इंटरवल लेते हैं 0 से पाई के बीच में, थोड़ा नोटिस कीजिएगा, एफ ऑफ 0 पर डेटा 0 आता है, एफ ऑफ पाई पर भी डेटा 0 आता है, और ये फंक्शन कंटिन्यूस होने के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी है। सो नाउ फ्रॉम रोलेज थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव आपके पास है 0 बनेगा। एक बार एटलीस्ट 1x बिलोंगिंग टू 0 to पाई, इसका डेरिवेटिव कम से कम एक बार 0 जरूर बन जाएगा, वो चाहे अल्फा के लिए बने, नो प्रॉब्लम। सी इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अब हम बी की तरफ। एफ एक्स एक डेटा के साथ लेस देन की बात हो रही है। सो लेट्स डू अ कंस्ट्रक्शन के एक फंक्शन हम अज्यूम कर लें जी एक्स, और यहाँ पर हम फंक्शन बनाएं एफ एक्स। इस पूरे डेटा को इधर ले आते हैं, x पावर 4/6 प्लस एक्स स्क्वायर। डेटा है आपके पास 0 से पाई, ठीक है। जी एक्स से एफ एक्स भी हमें पता है, माइनस एक्स साइन एक्स आपके पास डेटा लिखा गया है, x पावर 4/6 प्लस एक्स का स्क्वायर है। साइन एक्स का एक्सपेंशन आपको पता होगा, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, x पावर 5/5 फैक्टोरियल, x पावर 7/7 फैक्टोरियल, एंड दिस गोज ऑन। क्या बात बन पाएगी? देखिए आप, ये एक्स स्क्वायर उस एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर रहा है, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई 6 बनेगा, वो वहां पर है, ये भी कैंसिल है। मेरे पास जो जी एक्स आने वाला है उसके बारे में मैं फोकस्ड हूँ। इस डेटा के हिसाब से माइनस एक्स आता है, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल आपने लिखा, यहाँ है x पावर 7/7 फैक्टोरियल, एंड दिस गोज ऑन। मैं यहाँ पर x पावर 5 है, x पावर 5 को कॉमन लेता हूँ, x पावर 6 मेरे पास से कॉमन आया, ये डेटा है। x पावर 5 कॉमन आया, 6 आ जाता है, और ये डेटा हमने बनाया। अब देखिए x किसके बीच में है? x है 0 से पाई के बीच में, इसके बीच में 0 से पाई के बीच में। अगर हम 0 से पाई के बीच में हैं, ये आगे वाला नंबर x पावर 6 तो पॉजिटिव है, और 1/5 फैक्टोरियल x स्क्वायर बाय 7 फैक्टोरियल, आप जानते हैं x स्क्वायर कैसा होगा, लेसर देन पाई स्क्वायर होगा, 9 पॉइंट समथिंग, उसको आपने 7 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो आप थोड़ा इस टर्म को देखिए, शायद आप पहचान पाएं कि क्या होने वाला है। माइनस एक्स स्क्वायर है 1/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 7 फैक्टोरियल, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, बस सामने माइनस लिखा हुआ, दिस इज कमिंग एज नेगेटिव। तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है कि जी एक्स ही नेगेटिव आता है। जी एक्स का मतलब ये हो गया कि एफ एक्स माइनस एक्स पावर 4/6 प्लस एक्स स्क्वायर इज कमिंग एज नेगेटिव, इन विच इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज लेसर देन एक्स पावर 4/6 माइनस एक्स स्क्वायर। और सभी x के डेटा के लिए, ऑल x बिलोंग्स टू 5, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 to पाई वी कैन हैव दिस डेटा। सो B इज ऑल्सो करेक्ट। सो फाइनल आंसर हमारे पास इसका बनता है B, C, D, ठीक है। पर आप देखिए, जिन्होंने पूरे ऑप्शन सही किए हैं
वो परसेंटेज कितना था, क्या वो कम है या ज़्यादा है, वो आप देखेंगे. सो दैट इज़ अ क्वाइट वेरी लेस नंबर, 4575, क्लोज टू 3%. पूरे देश भर में 3% से भी कम बच्चे थे. तो हमें बस यही सीखना है, जो आधे आधे एक्यूरेट हो रहे हैं, हमें 1 या 2 मार्क्स पर रुकना नहीं है, 4 मार्क्स लेकर जाना है. पर ऐसा भी नहीं ओवर अटेम्प्टिव की वजह से हम प्लस और -2, +1 और +2 की जगह -2 पर एंड अप हो जाए. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखेंगे, कैलकुलेशन को मैनेजेबल रखेंगे. सारे PYQs एक साथ अगर आप चैप्टर वाइज प्लान करते हैं ना, तो आपको पूरा दिखेगा कनेक्शन. एक तो इंटरमिक्स क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं और कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक पूरा फ्लो बन जाता है उसके अंदर. ठीक है, कीप लर्निंग. जे एडवांस 2018 पेपर 2 का एक क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन के ऊपर पूछा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर, जो स्टूडेंट्स का काफ़ी फेवरेट भी रहता है. जो आप पेपर में देखते हैं सबसे पहले इंटीग्रेशन चालू करते हैं, क्योंकि रीज़न क्या है ना, इसमें कोई थ्योरी नहीं होती, कोई लैंग्वेज वाला क्वेश्चन नहीं होता, सीधा क्वेश्चन है और एकदम से समझ में आता है क्या उसके अंदर करना. वरना आपने देखें कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज है, उसको डिकोड करेंगे, फिर आगे उसकी बात बनेगी. तो ये बात एग्जामिनर भी जानते हैं. देखते हैं उस टाइम पे कितने स्टूडेंट्स हैं इसको कैसे करेक्टली सॉल्व किया. किस कैटेगरी में ये पूछा गया था वो अगर हम देखें तो +3 है, सही करने पर पूरे मार्क्स मिलेंगे, और 0 मार्क्स तब हैं बाकी सभी केसेस के अंदर, यानी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. डेसिमल के बाद कितने के पूछा गया है, देखिए अप टू 2 डेसिमल तक आप जा सकते हो, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर है, प्लस और माइनस दोनों के अंदर. 24,000 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही करके +3 मार्क्स ले लिया था. बाकी आप देखिए इतने सारे स्टूडेंट, चाहे उन्होंने अटेम्प्ट किया हो या नहीं अटेम्प्ट किया हो, उनके पास 0 आंसर भी, 0 मार्क्स भी आए हैं. इस क्वेश्चन को आपने देखा. अब इसको अप्रोच करते हैं कि 0 से 1/2 अपने पास है, 1 + √3 है, और ये डेटा अपने पास लिखा गया है. पहले हम इस एक्सप्रेशन को ही थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 1 + x², 1 - x⁻6 लिखा गया है. ये जानबूझ के 1 + x लिखा है, इसको थोड़ा हम x+1 लिख लेते हैं और 1 स्क्वायर यहाँ कर लेते हैं. यहाँ है अपने पास पावर 4, तो ये 1 - x² का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये डेटा आपके पास है. ठीक है, तो इस पूरे पर 1/4 पावर लिखी गई है. इस पूरे पर अगर 1/4 पावर लिखा जा रहा है, लीजिए, तो 1/4 पावर लेंगे, ये स्क्वायर है तो ये तो रूट में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पावर 4 है तो ये हट जाएगा, 1 - x आपके पास से बनेगा. अंडरस्टूड. बनाया हमने इंटीग्रेशन, 0 आता है, 1/2 आता है, ये 1 + √3. ठीक, ये डेटा आपके पास है, यहाँ भी डेटा लिखा है, 1/4 हमने लिखा है, ये डेटा आपके पास आया. सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास पहुँचते हैं हम 1 - x², 1 - x आता है और dx आता है. ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करने की जिम्मेदारी है. 1 - x² हमें यहाँ समझा रहे हैं कि हमें x को sin थीटा ले लेना चाहिए, जिससे हमारे पास dx जो है वो cos थीटा d थीटा में कन्वर्ट हो जाए. लोअर लिमिट की बात करते हैं. जब x अगर 0 है तो थीटा भी 0 आएगा. जब x की वैल्यू 1/2 आएगी तो थीटा की वैल्यू आपके पास से π/6 आती है. यहाँ हम पहुँचे i है, ये 0 आता है, यहाँ पर आपके पास से π/6 आता है. 1 + √3 आपके पास है, अंडर रूट के अंदर 1 - sin² थीटा है. यहाँ पर ये cos थीटा है और ये d थीटा है. 1 - sin² थीटा, ये भी cos थीटा बनेगा, और ये पूरा जो डेटा आपके पास लिखा गया है, दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो cos थीटा, दिस इज ऑल्सो cos थीटा. ये हमारे पास से कैंसिल हो गई, और इंटीग्रेशन जो हमें अब नज़र आ रहा है वो है d थीटा अपॉन 1 - sin थीटा का. ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, या तो इसको आप tan थीटा के हाफ में ले जाओ, या फिर और बढ़िया तरीका इसका होता है, रूटीन क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आपने इसको देखा होगा. 1 + √3 है, हमें 1 + sin थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना चाहिए. तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बन जाएगा, 1 - sin² थीटा आपके पास से डेटा, और जो आपके पास से बनेगा, अब ये डेटा आपके पास से बन गया है कितना, देखिए cos² थीटा. cos² थीटा अब यहाँ पर डिवाइड करने जाएगा, तो 1/cos² थीटा इज रिटर्न एज sec² थीटा. cos डिवाइड होगा, वी आर हैविंग
tan थीटा एंड sec थीटा d थीटा, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। ठीक, आगे चलें, i के बारे में बात करते हैं। ये 1 + √3 sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन बनता है tan थीटा, और sec थीटा tan थीटा का इंटीग्रेशन है sec थीटा। 0 से π/6 आपके पास से डेटा आता है। आप 30 डिग्री रखिए, 1/√3 आता है। sec 30 की वैल्यू 2/√3 बनती है। tan 0 है, sec 0 की वैल्यू 1 आती है। सब्स्टिट्यूट किया, क्या डेटा बनेगा, आइए एड्रेस करते हैं। 1 + √3 है, यहाँ पर √3 3/√3 है, जो डेटा आपके पास है √3 - 1 बनेगा। √3 + 1 √3 - 1 is 3 - 1। द फाइनल आंसर वी आर गेटिंग एज 2। जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो, तुक्का लगाने पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं हो, तो डेफिनेटली स्टूडेंट ने आंसर 0 1 2 3 4 में से कुछ ना कुछ गेस वर्क भी जरूर किया हुआ होता है कि चलो 2 करके आ जाता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स होंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में गेस करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो ये इंटीग्रेशन डुएबल क्वेश्चन है, पूरा हमने यहाँ पर बनाया। हाफ एंगल में ले जाओगे तो थोड़ा हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लगे। फिर 1/1 - sin थीटा, 1/1 + cos थीटा, ये सब सेम होते हैं, इसके हिसाब से चेंज करके इजीली इंटीग्रेशबल हो जाते हैं। प्रैक्टिस जिसने की होगी, कोई सवाल को देखकर खुश हो गया होगा। थोड़ी सी मैनिपुलेशन थी शुरुआत में इनको एडजस्ट करने के ऊपर, एक बार अगर वो काम हो गया तो फिर ये क्वेश्चन आपको मार्क्स देकर ही जाएगा, छोड़ने नहीं है ऐसे मार्क्स हमें। ठीक है, एक अच्छा खिलाड़ी वही है, अच्छा स्टूडेंट वही है जो जहां से मार्क्स मिलते जा रहे हैं, रूटीन क्वेश्चन के मार्क्स कभी नहीं छोड़ना। जे एडवांस 2018 पेपर 2 के ऊपर मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है, जहां पर ये पूछा गया है न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही करने पर +3 मार्क्स हैं। तो इसका रेस्पॉन्स अगर हम देखें तो 28% स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही कर दिया था, यानी 44,000। तो रिलेटिवली दिस क्वेश्चन इज एन ईजियर वन। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कोटा के हर मॉड्यूल में। ये जब पूछा गया है 2018, उसके भी पहले कई बार पूछा गया है, तो इसीलिए ये परसेंटेज हाई दिख रहा है। रॉन्ग क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप, जिनका 1 लाख बच्चों का ये क्वेश्चन गलत भी हुआ है, इट इज़ +3। और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया वो 10,000 स्टूडेंट हैं, उनको भी 0 मार्क्स इसके अंदर मिले हैं। सो लेट्स प्रोसीड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कैसे हम इसको अप्रोच करें। P इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑल द एंट्रीज ऑफ P आर फ्रॉम द सेट -1 0 एंड 1। इसके अंदर से एंट्रीज रहेंगी। फिर पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ P। डिटर्मिनेंट ऑफ P के लिए हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। सो लेट्स से द एलिमेंट्स आर A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, A7 है, A8 है और A9 है। सारस रूल से हम इसको ओपन कर लेते हैं, तो आपके पास डेटा बनेगा A1 A5 A9, इन तीनों का प्रोडक्ट, A3 A4 A8 प्लस A2 A6 A7। ठीक है, ऐसे तीनों को ओपन किया, फिर माइनस वाले डेटा, माइनस A3 A5 A7 दिस 168, A1 A6 A8 माइनस साइन, A4 9, A2 A4 एंड A9। देखिए ये जितने भी AI हैं, इन सब की वैल्यूज -1 0 और 1 के बीच में रहेगी। अब हम इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी बना सकते हैं वो बात करते हैं। जैसे सारे डेटा अगर 1 1 1 लेने अगर हम यहाँ पर जाएंगे, तो ये सब के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 क्रिएट हो जाएगी अगर सभी इंडिविजुअली 1 1 है, क्योंकि ये क्या है, काउंटिंग है। देखो 1 5 9 3 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे नंबर्स का प्रोडक्ट, 2 2 का 3 3 करके कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। इनमें से कोई एक नंबर अगर 0 हो गया तो कितनी टर्म्स चली जाएंगी, सोचिए, क्योंकि यहाँ -1 भी है 1 भी है। अगर कोई एक नंबर 0 होगा, सपोज कीजिए A3 0 हो जाता है, तो ये टर्म चली जाएगी और A3 की ये टर्म भी चली जाएगी, तो ये चला गया, ये चला गया। फिर आपके पास 4 टर्म्स बचती हैं। चारों टर्म्स मिलके 1 -1 0 से मैक्सिमम 4 बना सकते हैं। 6 की पॉसिबिलिटी वहाँ भी नहीं है अगर हमने किसी भी 0 को लिया। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के लिए अगर आप चाहते हो कि 6 बने, तो -1 और 1 के अलावा और कोई ऑप्शन हमें चूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, फेयर इनफ। आगे बढ़ते हैं, कैसे इसको आगे एड्रेस किया जाए। ऐसे काम करते हैं कि इन सब पूरे को 1 ले लिया, ये वाला डेटा भी 1 है और ये डेटा भी 1 है। ठीक है,
अब देखो जब ये प्रोडक्ट 1 होता है, अगर तीनों 1 हो गए तो फिर सारे ही 9 के 9 +1 हो जाएंगे, तब तो डिटर्मिनेंट 0 आता है। 1 1 1 1 1 1 1 1 1 डिटर्मिनेंट इज 0। तो इसका मतलब ये है कि 1 तो आना चाहिए, पर इनके बीच में कोई दो नंबर ऐसे हो, क्योंकि 3 का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब तीनों पॉजिटिव में, जो तो डिस्कस हो गया, वो पॉसिबल नहीं। 2 नेगेटिव होने चाहिए, 1 पॉजिटिव होना चाहिए। तो A4 A8 में से इन दोनों में से किसी दो को हम -1 पिक कर लेते हैं, ठीक है। इनको -1 पिक कर लिया। अब आप देखिए A4 A8 को -1 पिक किया है, यहाँ आपके पास A4 यहाँ भी है, A8 यहाँ भी है, बाकी सारे नंबर्स हमने 1 1 1 1 पिक किए हैं ताकि ये सब नंबर्स बने। अब आप सोचिएगा अगर ये अकेला -1 है और ये अकेला भी -1 है और बाकी सब पॉजिटिव में है, तो ये माइनस और माइनस आपके पास से प्लस बनेगा, प्लस ही चाहिए हमें, और ये माइनस ये भी प्लस बन जाएगा आपके पास से। लेकिन ये दिस इज गोइंग टू बी 1, ये 1 रहेगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास तब भी मैक्सिमम वैल्यू 4 क्रिएट हो पाएगी। 6 नहीं बन पाएगा यहाँ से, तो 6 की पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये हम केस सोचें कि 1 1 1 आए और बाकी तीनों इंडिविजुअली -1 -1 आए, ये पॉसिबल नहीं है। क्या 5 आ सकता है? 5 आने के लिए 6 टर्म है, 6 टर्म्स में से किसी एक को हटाना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, और हमने देखा कोई भी नंबर हो जाए, A6 है, A6 भी 2 टर्म्स के साथ है, 2 टर्म के साथ है, तो अगर 0 होगा तो 2 टर्म 0 हो जाएंगी, 5 टर्म नहीं बनेगा, तो 6 टर्म्स प्रेजेंट रहेंगी या फिर 4 रहेंगी। तो 6 इसका आंसर पॉसिबल नहीं आ रहा, डिटर्मिनेंट ही 0 बन जाता है, इसको 6 बनाने जाते हैं। 4 का पॉसिबिलिटी हमें नजर आया, जो हमने यहाँ बनाया कि अगर हम यहाँ पर 1 1 1 -1 1 1 1 -1 बना के देखें, तो वी आर गेटिंग दिस एज 1 +1 +1 -1 +1 +1। यस, 4 हमारे पास इसकी वैल्यू आ सकती है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, और ये इस डायरेक्टली एग्जाम में जब दिख जाता है तो इसलिए कहा जाता है कि पहले पूरा पेपर पढ़ें, क्या पता कुछ रूटीन क्वेश्चन, देखा हुआ क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। तो इसकी मैक्सिमम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ सकती है, 4 इसका आंसर बन सकता है। वहीं पर अगर हम मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम वाला भी इसमें ऐसे ही बनेगा, 2 रोज एक कॉलम को चेंज कर देंगे, इंटरचेंज, तो आंसर आपके पास से -4 बन जाएगा। तो अगर हमें डेल्टा मिनिमम निकालना है वो -4 आ सकता है, डेल्टा मैक्सिमम की बात करें ये +4 आ सकता है। ठीक है, अंडरस्टूड, बना लीजिए। जे एडवांस 2018 पेपर 2 का एक क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, फंक्शन से रिलेटेड है, जहाँ पर हमसे 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन की डिस्कशन की जा रही है। अगर आप देखेंगे तो ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, जो सिर्फ 0.187% स्टूडेंट से सही हुआ, मतलब 1% बच्चों से भी पेपर सही नहीं हुआ, सिर्फ 1350 स्टूडेंट्स, 1350, सिर्फ इतने बच्चों से क्वेश्चन सही हुआ है। एक न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में पूछा है जहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, सही करने पर +3 है और गलत करने पर 0 मार्क। तो गलत कितने सारे स्टूडेंट्स का आया देखिए आप, 1,23,000, इन सबको मिला है 0 मार्क्स और इसको मिले हैं +3 मार्क्स। क्या सच में ये इतना डिफिकल्ट था कि सिर्फ 1,350 बच्चों का ही सॉल्व हुआ? दिस इज सच ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आपने इंटरमिक्स क्वेश्चंस किए हैं, जैसे यहाँ पे फंक्शन और पीएनसी को मिक्स किया गया है, बट ये बहुत रूटीन वाला क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। ऐसा सवाल, अब अगर मैं ये कहता कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत इजी है, तो आप विश्वास नहीं करते, पर हर साल जो जेई वाले डेटा रिलीज करते हैं वो तो सच होता है। तो सिर्फ 1500 बच्चे भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए, तो दिस विल कंसिडर्ड एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। लेट्स एड्रेस इट नाउ। एक्स बनाया गया जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, वहीं पर जो y वाला सेट है उसके अंदर हमारे पास 7 एलिमेंट है। अल्फा बी द नंबर ऑफ 1 फंक्शन फ्रॉम x टू y। 1 फंक्शन हमें पता करना है। 1 मैपिंग्स कैसे बनेगी आप खुद सोचिए। यहाँ हमारे पास 5 एलिमेंट है x से y के अंदर, यानी a b c d e, और यहाँ हमारे पास 7 एलिमेंट्स है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, x6 है और x7 है। ये 5 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है। 1 कैसे बनेंगे? इधर सिर्फ यूनिक इमेजेस होनी चाहिए, तो इन 7 में से हम किसी 5 को चूज कर लेंगे और इन 5 को उन 5 से कनेक्ट करने के तरीके होंगे 5 फैक्टोरियल।
ये आया हमारे पास से अल्फा, जिसका मतलब है कि वन वन फंक्शंस कितने यहाँ से x से y के अंदर हम बना सकते हैं, क्योंकि मल्टी दो जगह तो कनेक्ट होगा नहीं। वो फंक्शन की डेफिनेशन यही है, ईच एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज। तो इन 7 में से किसी 5 को सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर इनको कनेक्ट कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल बनाते हैं कि हमने इसको इससे कनेक्ट किया, ये वाला इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये यहाँ कनेक्ट हो गया। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। ठीक है, तो 5 सेलेक्ट करने के बाद भी उन पाँचों को इन पाँचों से 5 फैक्टोरियल वेज में कनेक्ट किया जा सकता है। इस नंबर को निकालते हैं। 7 × 6/2 आपके पास आता है, ये आता है 120। अल्फा का नंबर आपके पास से है 21 आता है और ये 120 आपके पास लिखा गया है। आप यहाँ से 2 लिखेंगे अगर यहाँ से, तो ये 2400 आता है और ये 120 है। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। आगे पहुँचते हैं। बीटा निकालना है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम y to x। y से x की तरफ कितने ऑन टू फंक्शंस बनेंगे, ये हम डिसाइड करना चाहते हैं। तो देखिएगा, फंक्शन डिसाइड करना है y to x के बीच में। y हमारे पास यहाँ पर 7 एलिमेंट्स हैं, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, x6 है और x7 है। और यहाँ हमारे पास 5 एलिमेंट है, a b c d e। ऑन टू फंक्शंस बनाना चाहते हैं। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि जो कोडोमेन है वो हमारे पास से रेंज बन जाए, जिसका मीनिंग ये निकला। इसको हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, एक प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से भी करेंगे और इसको जो दूसरा तरीका है उससे भी बना के देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये 7 अगर इन पांचों से कनेक्ट करना चाहते हैं, रेंज कोडोमेन के बराबर हो, तो इसको ऐसा समझा जा सकता है कि 7 distinct things are going to distribute among 5 students, 5 children, such that each receives at least 1 chocolate। सबको एक एक चॉकलेट मिलनी ही चाहिए, जो भी थिंग्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि किसी को भी अगर हमने छोड़ दिया तो फिर वो रेंज में काउंट नहीं होगा। रेंज में काउंट नहीं होगा तो ऑन टू नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस यहाँ पर जो है अपने पास, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, वो अगर आपको काउंट करने हैं तो ये आप लिख सकते हो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 7 डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स अमंग, कितने हैं इधर 5 हैं, अमंग 5 चिल्ड्रंस such that each receives at least 1। यहां बेगर्स नहीं लग सकता, बेगर्स तब लगता है जब आइडेंटिकल थिंग्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो यहां बनाने होंगे हमें ग्रुप। तो ग्रुप बनाने के क्या क्या तरीके आप बता दीजिए। जैसे एक एक तो सबको मिलना ही है, फिर बचेंगे 2, तो वो दोनों या तो किसी एक को ही दे दिए जाए, तो फिर 4 ग्रुप तो एक एक के बन जाएंगे और एक ग्रुप 3 का बनेगा। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हमने सबसे पहले एक दे दिया और जो 2 बचे हैं वो दोनों किसी एक को एक और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये देखिए, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। अंडरस्टूड? तो जो 7 है उसको इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 1 1 1 1 और 3 आपके पास से 4 + 3 7 और 3 और यहाँ 4 + 7 आ रहा है आपके पास। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो अभी पहले जो 7 चॉकलेट्स एक साथ है ना, इसको अलग अलग के 5 ग्रुप में बनाना है, बांटेंगे बाद में। अभी तो जो 7 का ढेर एक साथ पाइल्ड अप करके एक टोकरे में रखे हुए हैं, बास्केट में रखी हुई हैं, इसके हमें ग्रुप बनाने होंगे। तो ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले आएगा 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। 1 के कितने पार्टीशन हैं? 4 हैं। 3 फैक्टोरियल। जितने इक्वल पार्टीशन होते हैं, 4 इक्वल पार्टीशन है, तो 1/4 फैक्टोरियल मुझे करना होगा। ये हमने बनाया है। दिस इज नोन एज ग्रुप फॉर्मेशन। दिस इज नोन एज ग्रुप फॉर्मेशन। और यहाँ कितने ग्रुप बनेंगे वो आप देखिएगा। ये बनेगा 7 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर 1 फैक्टोरियल के 3 हैं और 2 फैक्टोरियल के 2 हैं। 3 इक्वल है तो 1/3 और 2 इक्वल है तो 1/2 फैक्टोरियल। जितने इक्वल होते हैं उतने का वापस से डिवाइड करना पड़ता है। ये भी हमने क्या बना दिया है? ग्रुप फॉर्मेशन। अब क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जो 7 चॉकलेट थी ना,
एक बंडल में तो 3 चॉकलेट रख दी और एक एक के 4 बंडल अलग अलग बना दिए, ठीक है। ऐसे दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 2 बंडल्स हमने 2 चॉकलेट से ग्रुप बनाए और 3 चॉकलेट सिंगल रखी। तो अभी 7 का जो ढेर था वो ग्रुप बना के अलग अलग किया। दे आर 2 पॉसिबिलिटीज। ज़्यादा होती तो उतने ही केसेस बनते। अब सुनो आगे कहानी। जब 5 ग्रुप्स हमने बना लिए हैं, अपने पास चिल्ड्रंस कितने हैं, वो भी 5 हैं। तो इसको बिल्कुल ऐसे सोचो कि आप उस मूवी के डायरेक्टर हैं और या इवेंट मैनेजर है, उसको आप प्रोसेस करना चाहते हैं। इंक्लूजन एक्सक्लूजन से आसान मुझे ये वाला मेथड लगता है, और कैलकुलेशन थोड़ी हैवी हो जाती है, आसान वो भी है। तो देखिए यहाँ पर ग्रुप बन गए, अब 5 है सामने। अब ये भी 5 चीज़ें, क्योंकि सारी चीज़ें अलग अलग हैं, तो ये 1 1 1 1 सेम नहीं है। अगर एक ही चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते तो फिर ये इक्वल आती, लेकिन सब में अलग अलग फ्लेवर की चॉकलेट्स हैं। तो देखिए 5 है, 5 ग्रुप्स अपने पास हैं, तो 5 इन ग्रुप्स को 5 लोगों में बांटने के तरीके हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल, प्लस इन 5 को भी 5 लोगों में बांटेंगे 5 फैक्टोरियल। सब डिस्टिंक्ट है। तो आपके पास दिस इज नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ये डेटा आप बनाइएगा, लेट्स सी कितना बनता है। 7 फैक्टोरियल हमारे पास लिखा गया है। 7 × 6 आता है, फिर ये बनता है 120। यहाँ आपके पास 6 आता है, फिर 4 और 5 है, यहाँ आपके पास 5 बनेगा। प्लस आपके पास है 7, आपके पास लिखा गया 7 × 6 × 120। यहाँ आपके पास है 4 बनेगा, ये 6 आता है, ये 2 आता है, और ये भी 120 है। सो लेट्स फिगर आउट क्या डेटा बनेगा। ये दोनों कैंसिल है, यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो गया है, ठीक है। और पॉसिबिलिटी देखते हैं, यहाँ 2 से कैंसिल है ये 60 टाइम्स, 4 से कैंसिल है 30 टाइम्स। तो पहला वाला नंबर हम बना लेते हैं पहले। 12 5 कितना होता है, 60 होता है, 600 बनेगा, और ये 4200 फर्स्ट वाला। प्लस सेकंड वाले को बनाते हैं, सब कैंसिल हो रहे हैं, ये नंबर आता है 7 यहाँ पर है, 7 है, और ये यहाँ से है 1800, ठीक है, 1800। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। चलिए बना लेते हैं। 00 तो अपने पास कॉमन पहले ही है, ये 42 है, यहाँ नंबर बनाते हैं, ये नंबर है आपके पास। सो इसको ऐड करिए, 42 में इतना ऐड करेंगे तो अपने पास से 168 बनता है, 16800। दिस इज व्हाट द नंबर ऑफ बीटा। समझ में आ रहा है क्यों ये लेस देन 1% से हुआ है? इतनी कोई खास बात नहीं है, अगर आपने थ्योरी में टॉपिक पढ़ा है तो। कैलकुलेशन भी हैवी है। और नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि 1/बीटा आपके पास से निकल के आया है, बीटा माइनस अल्फा। ये 120 आपके पास से डेटा बन जाएगा। देखो मैंने 5 फैक्टोरियल सब जगह आता काम में, मैंने फालतू में कैलकुलेट कर लिया। देखो यहाँ 5 फैक्टोरियल था, यहाँ भी था, तो ये आसान रहता है। चलो अब बना दिया है। सो बीटा आपके पास है 16800 माइनस 2520, ये नंबर आपके पास है। सो लेट्स सी क्या नंबर आपके पास बनता है। ये 1/12 आप लिख सकते हैं, एक 0 हटा दी यहाँ से। अब हम सॉल्व करेंगे, 8 आएगा, यहाँ 7 रहेगा, 7 से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 6 है, 6 से 2 जाता है 4 बनता है, और ये डेटा है। सो वी आर हैविंग 1, 12 है, 2 बचा 22, वापस से 1, 10 आता है 9। दिस इज द फाइनल आंसर, 119 इज द फाइनल आंसर। सच में ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है कि इसको लेस देन 1% बच्चे क्लास में करें। अगर यही क्वेश्चन SCQ में पूछा जाता ना ABCD के अंदर, तो डेफिनेटली ये परसेंटेज 4 या 5% पहुंच जाता। लेकिन फिर भी हम तो सच्चाई को सलाम देंगे कि भाई 1% से कम बच्चों से सवाल सॉल्व हुआ है। चलिए अब इस ऑन टू फंक्शन का दूसरा तरीका निकालते हैं। तो सेकेंड मेथड, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, उससे निकालेंगे। सो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, सारे एलिमेंट कनेक्टेड हो। तो देखिए हमारे पास सिचुएशन ऐसी थी कि यहाँ पर एलिमेंट 5 एलिमेंट थे, यहाँ आपके पास 7 एलिमेंट थे। तो कितनी टोटल पॉसिबिलिटीज़ है? हर एलिमेंट के लिए 5 एलिमेंट सामने हैं, तो 5 पावर 7 पॉसिबिलिटीज़ है। माइनस एक को हटाने के बाद कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 5 में से किसी एक को सेलेक्ट किया, उसको ड्रॉप कर दिया, 4 बचे, तो हर एलिमेंट के पास 4 ऑप्शंस होंगे, 4 पावर 7। एक्सक्लूजन ऐसे चलता है। फिर आता है प्लस किया जाता है, 2 एलिमेंट्स अगर ड्रॉप किए जाएंगे
तो फिर कितने बचते हैं, 3 बचते हैं। तो हर एलिमेंट के पास 3 ऑप्शन बनेंगे, फिर आएगा माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, इससे हमारे पास एग्जैक्ट डेटा निकल के आ जाता है। 5C3 3 एलिमेंट ड्रॉप करेंगे, 2 बचेंगे, 2 पावर 7, आगे आएगा प्लस 5C4 5 एलिमेंट ड्रॉप कर दिया, 1 एलिमेंट बचा 1। दिस इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ये आप बना के देख लेंगे तो ये आपके पास है 16800 बन जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से बात निकल के आती है। ठीक है, इसको अगर आपको थ्योरी में लगता हो तो इस टॉपिक को पढ़िएगा एज ए थ्योरी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से बात बन जाती है। टोटल फंक्शंस निकालिए, उसमें से एक एलिमेंट को यहाँ पर हम ड्रॉप कर रहे हैं, ABCDE। किसको ड्रॉप करा, चूज किया, किसको ड्रॉप किया जाए। फिर 4 बचेंगे, उससे इधर से इधर कितने टोटल फंक्शंस बने, वो 4 पावर 7। फिर प्लस आपके पास से 2 एलिमेंट्स को ड्रॉप किया, कौन से 2 एलिमेंट, 5C2, 3 बचेंगे, 3 से कितने फंक्शंस आते हैं उनको बनाया। फिर माइनस 3 एलिमेंट्स को ड्रॉप छोड़ दिया और 2 एलिमेंट्स बचेंगे, उनसे कितने बनेंगे, फिर प्लस। तो ऑल्टरनेट में प्लस माइनस चलता रहता है और डायरेक्टली हमारे पास ऑन टू फंक्शंस आ जाते हैं। ये कैलकुलेशन थोड़ी हैवी रहेगी, 5 पावर 7 है, 4 पावर 7 है, इससे भी आप बना सकते हो। और आप ये जो केसेस बनाने वाली बात है इससे भी कर सकते हो। ये तो मैं आपको थ्योरी पढ़ाने लग गया था कि ये इसके बराबर है, ये ऐसे बनेगा, मुझे एग्जाम में बनाना था, मैं तो सीधा यहाँ पहुँच जाता, समझ गए। और ये 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, डिफरेंस लेके डिवाइड था। एक बार क्या पूछा है उस पर भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये जो सवाल है जो लेस देन 1% से सॉल्व हुआ है, अब आप इसको सीख गए होंगे और ऐसे सवाल की और प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये एडवांस 2018 पेपर 2 क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। और f(0) के वैल्यू 0 है, फंक्शन r से r में डिफाइंड है और एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है। लिमिट x टेंड्स टू -∞ पर fx की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। यही एडवांस के अंदर जिस कैटेगरी में पूछा गया है वो है न्यूमेरिक रेस्पॉन्स, जिसमें डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट तक आंसर देना है। 21.65% स्टूडेंट है जिन्होंने इसका आंसर करेक्ट दिया था, यानी 33,588 इनको मिला है +3। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इन दोनों स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलेंगे 0। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कैसे हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, चलिए बनाते हैं। यहाँ हमारे पास लिखा गया है dy/dx, यहाँ है 2 + 5y एंड इट इज 5y - 2। ये डेटा आपके पास है 25y² - 4 आता है, तो 5y² - 4। वी कैन राइट दिस एज 25y² - 4। अगला आपके पास है dx है, दोनों साइड हमें इंटीग्रेट करना है। तो 25 को तो हम सेपरेट कर दिया, कॉमन ले लिया है, और ये लिखा गया है y² जो है 2/5 का होल स्क्वायर। यहाँ है x + c, ये है 1/25, 1/2a करके डेटा बनेगा जो है 2/5। ये है log, मॉड आएगा y - 2/5 अपॉन y + 2/5 एंड इट इज रिटन एज x + c। ये 5 है, यहाँ भी 5 आता है आपके पास से, तो 5 बचेगा, 5 यहाँ पर 4 है, 20 बनेगा। वी आर हैविंग 1/20 y - 0.4 एंड y + 0.4 एंड इट इज रिटन एज x + c। हमारे पास एक डेटा गिवन है, वो डेटा ये है कि f(0) की वैल्यू 0 है, इसका मतलब x अगर 0 है तो y भी 0 होगा। इसको यूटिलाइज कर लेते हैं, तो दोनों अगर डेटा x और y 0 रखेंगे तो बात बननी चाहिए। आंसर है 1/20, यह है ln, 0 है y का वैल्यू -0.4 अपॉन 0.4, log 1 बनेगा जो 0 होगा, यहाँ है 0 + c, x की वैल्यू भी 0 है, सो अल्टीमेटली वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ c एज 0। ये डेटा आपने बनाया। अब इसका बात बना लेते हैं, ये बनेगा बात 1/20 है, यहाँ log आता है y - 0.4 y + 0.4 इज इक्वल टू x। c की वैल्यू 0 है, एंटी लॉग लेना शुरू करते हैं इसका। log आपके पास है y - 0.4 है, y + 0.4 है, आपके पास है 20 टाइम्स x बन जाएगा। एंटी लॉग ले लेंगे,
y माइनस 0.4 अपॉन y प्लस 0.4 है। यहाँ मॉड लगा हुआ है, हमारे पास e टू दी पावर 20x बनता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पर क्या होने वाला है। तो y माइनस 0.4 आपके पास है, ये y प्लस 0.4 आपके पास लिखा गया है। यहाँ e पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, दैट विल रीच अप टू जीरो, जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। यहीं पे लिमिट लगानी डायरेक्ट, है ना। तो e पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो की तरफ जाता है। अगर आपको e पावर x का ग्राफ पता हो तो माइनस इन्फिनिटी यहाँ होता है, ये जीरो की तरफ टेंड करेगा। मॉड जीरो आ रहा है, इसका मतलब y कितना आ रहा है, 0.4 आ रहा है। तो x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी करने पर fx का वैल्यू आपके पास है 0.4 आता है, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो 0.4 इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। कौन सी बात यहाँ पर डिफिकल्ट है आप बताइए। ये इंटीग्रेशन या वैल्यू निकालना फेयरली सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए कि आप इसको बना पाए। ये डेटा आपके पास लिखा गया है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर देखिए, 33,000 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को किया था। डेफिनेटली आप भी उसमें से वन ऑफ देम रहेंगे। इजी क्वेश्चन है, 21% एक अच्छा नंबर होता है सॉल्व करने के हिसाब से। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे। यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा। ये प्लस है, आपको ऐसी बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube। ठीक है, और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप इन रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9, 10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9, 10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। जेईई एडवांस 2018 पेपर 2 का एक क्वेश्चन, जो यहाँ पर f(x + y) f(x) f'(y) f'(x) जो कि फंक्शनल इक्वेशन के ऊपर जो क्वेश्चन होता है उसके ऊपर पूछा गया है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। 21.31 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था, मतलब कि 33,000। मार्किंग में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, दोनों को ही 0 है, और सही करने वालों को +3 मार्क्स पूछे गए थे। तो इससे फेयरली गुड नंबर, मतलब एक ठीक ठाक पढ़ने वाले बच्चे ने, जिसने मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया होगा, डेफिनेटली इस क्वेश्चन को बना दिया होगा। एवरेज लेवल का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा नंबर है। 33,000 स्टूडेंट किसी क्वेश्चन को कर लें तो आप मान के चलिए आप भी उसमें से वन ऑफ देम रहेंगे। जिनसे नहीं हुआ है वो अब इस टॉपिक को सीखेंगे और इसको हमेशा इस कैटेगरी में रखेंगे कि फंक्शनल इक्वेशन के अगर कोई क्वेश्चन है, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस की जाए तो हम भी उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं है। डेटा दिया है कि f(0) की वैल्यू 1 है, ये गिवन है। यहाँ हम इसको देख रहे हैं, तो अगर हम x और y, यहाँ पर y का वैल्यू अगर हम 0 रखें इस डेटा के अंदर, तो मेरे पास f(x) आता है, ये f(x) है,
एफ डैश जीरो है, एफ डैश एक्स है और एफ ऑफ जीरो है। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1 है, आप थोड़ा नोटिस करिए। तो ये अपने पास है एफ डैश एक्स लिखा है, ये रिलेशन हमारे पास आया। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, सभी जगह सारी चीजें अलाउड हैं, ऑल एक्स वाई की बात कर रहे हैं तो एक्स को जीरो भी रख लेते हैं एक बार। एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो, एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो। एफ ऑफ जीरो तो 1 है, ये भी 1 बन गया। तो फिर क्या था हमारे पास, तो एफ डैश जीरो का वैल्यू निकल के आ गया। एफ डैश जीरो की वैल्यू 1/2 आती है। दैट्स वेरी नाइस। और अगर ये हमारे पास डेटा आ गया है तो फिर हम इस डेटा को यहाँ पर बैक सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो डेटा बना अपने पास है एफ एक्स, ये बनेगा आपके पास है एफ एक्स बाई 2 प्लस एफ डैश एक्स। एफ एक्स बाई 2 आपने लिखा, एफ डैश एक्स आपके पास से आता है। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करना चाहें तो ये 1/2 आता है, ये dx बनेगा हमारे पास। यहाँ आता है एफ डैश एक्स अपॉन आता है एफ एक्स, ये है dx। x/2 आपके पास से आएगा, log आपके पास से बनेगा एंड इट इज प्लस सी। ठीक है, अब इस डेटा को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास है log एफ एक्स इज इक्वल टू x/2 माइनस सी e टू दी पावर x/2 माइनस सी आपके पास लिखा है। हमारे पास एक डेटा है कि f ऑफ जीरो की वैल्यू 1 आती है, e पावर माइनस सी की वैल्यू 1 हम लिख सकते हैं। फंक्शन हमने बनाया, ये लिखा गया है e पावर x/2 e पावर माइनस सी इज 1। दिस इज द डेटा। हमें पूछा गया f ऑफ 4 का डेटा निकालिए। f ऑफ 4 हम निकालने पहुंचे, ये e स्क्वायर बनेगा और अगर ln f ऑफ 4 निकाला गया है तो वो आपके पास है ln e स्क्वायर है, डेटा इज 2 आपके पास से इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो थोड़ी सी मैनिपुलेशन, कब कौन सा डेटा लिखना है, कैसे मैनिपुलेट किया जाए और फाइनली आंसर तक पहुंचा जाए। बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन है और जितने स्टूडेंट्स इसको सही किया 33,000, वो इस बात को भी जस्टिफाई करता है। ठीक है, ऐसे भी सवाल इसके अंदर आते हैं जो सिर्फ 2000 बच्चों से हुए हैं, 3000 बच्चों से हुए हैं, 1000 बच्चों से भी हुए हैं। ठीक है, तो दिस विल कंसिडर एज अ डुएबल क्वेश्चन। कीप प्रैक्टिसिंग। जेईई एडवांस 2018 पेपर 2 के अंदर वेक्टर 3D के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री प्लेन के ऊपर ही क्वेश्चन है। तो जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इमेज की बात यहाँ पर हो रही है। तो इस क्वेश्चन को डिफिकल्टी लेवल डिस्कस करने के पहले देखते हैं उस टाइम के स्टूडेंट्स ने कैसे इसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया। 11% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया। ये जिस कैटेगरी में पूछा गया है वहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही करने पर +3 है। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स है, डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट तक आंसर देना था। यानी 17,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर +3 सिक्योर किया है। वहीं गलत करने वाले 1 लाख बच्चे हैं और नहीं करने वाले इन दोनों ने 0 मार्क इसके अंदर लेकर आए। तो चलिए फिर हम भी ट्राई करते हैं कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है 3D का जो यहाँ पर पूछा गया है। P with a point in the first octant whose image Q in the plane x plus y is equal to 3. That is the line segment PQ is perpendicular to the plane x plus y is equal to 3 and the midpoint of PQ lies in the plane of xy. क्या समझा रहे हैं, आइए समझते हैं। एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन है x plus y equal to -3 equal to 0। एक P पॉइंट है आपके पास, बोला गया है फर्स्ट ऑक्टेंट में। व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट ऑक्टेंट? इसका मतलब इसके x, y और z तीनों के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, इसकी बात हो रही है। यहाँ से हम इसके ऊपर इमेज लेते हैं, तो आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये ऐसे ही यहाँ पर उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ बनेगा। उसको इमेज बोला गया है, ये एक्सप्लेन भी किया गया है कि दैट मीन्स द लाइन सेगमेंट PQ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड द मिड पॉइंट ऑफ PQ लाइज ऑन दिस प्लेन। तो ये दोनों इक्वल होंगे और उसका मिड पॉइंट अज्यूम कर लिया m, एक तो परपेंडिकुलर रहेगा और ये इसी प्लेन पर लाई करता है। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी हमारे पास होता है, उसी को यूटिलाइज करेंगे। तो P पॉइंट हमें अभी पता करना है और ये आता है Q। ठीक है, अब एक बात और समझाई गई है, ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ। तो P be the point in first quadrant whose image Q in this plane
लाइज ऑन जेड एक्सिस। तो पता चल गया है कि क्यू किस पर लाई करता है, इट लाइज ऑन जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस पे लाई करता है। तो फिर सोचिए क्वेश्चन के बारे में, P की इमेज Q है तो फिर Q की इमेज P भी बनेगा, सेम ही बात है, ये दोनों एक दूसरे के इमेज हैं। तो अगर हम इसको अज्यूम करें तो ये हम अज्यूम कर सकते हैं 0 0, क्योंकि जेड एक्सिस पर है, वी कैन अज्यूम दिस एज 0 0 अल्फा। एक पॉइंट हम अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि जेड एक्सिस पर पॉइंट अज्यूम करेंगे 0 0 अल्फा। अब इस Q पॉइंट का इमेज हम P के अबाउट ले लेते हैं। सो नाउ इमेज ऑफ P, image of Q about the plane x plus y minus 3 is equal to 0। तो आपके पास से Q पॉइंट पता है तो x minus 0 upon 1, y minus 0 upon 1, z नहीं है आपके पास, z minus 0 upon 0, ठीक। और यहाँ पर इमेज का फॉर्मूला में -2 आता है, 0 plus 0 minus 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर्स का सम निकाला जाता है। तो एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का 1, जेड का 0, तीनों का स्क्वायर ये बनेगा। 2 से 2 कैंसिल है, माइनस माइनस आपके पास से +3 बनता है। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स का वैल्यू 3 है, वाई का वैल्यू 3 है, और जेड तो आपके पास से कुछ नहीं बना। कौन सा पॉइंट था? अल्फा। सो दिस इज अल्फा। 0 0 अल्फा, 0 मल्टीप्लाई हुआ, जेड की वैल्यू अल्फा। So we are getting the P point as 3 3 अल्फा। ये डेटा बना। अब P पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है x एक्सिस से। अगर हम P पॉइंट का डिस्टेंस निकाला जाए x एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस से अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो वो आता है आपके पास से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो उसके जेड के और वाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका स्क्वायर का सम, दैट इज कमिंग एज, यहाँ से आप निकालिए 9 आता है, ये अल्फा स्क्वायर है, ये 25 है। अल्फा आपके पास से ±4 है। पी पॉइंट आपके पास से 3 3 एंड +4 एक्सेप्ट होगा। ये प्लस वाला क्यों एक्सेप्ट हुआ? क्योंकि पी लाइज इन फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर सारे प्लस होते हैं, तो 3 3 4 आपके पास है डेटा बना। अभी क्या चाहते हैं? R इज द इमेज ऑफ P इन XY प्लेन। XY प्लेन कैसा होता है? XY प्लेन ऐसा है जिसकी इक्वेशन में Z इक्वल टू 0 आता है, Z इक्वल टू 0 आता है, तो ये इक्वेशन है। अब XY प्लेन के अबाउट अगर आपको मिरर इमेज लेनी, या तो आप एनालिटिकली सोच लीजिए, Z इक्वल टू 0 के अबाउट इमेज लेंगे इस पॉइंट की, तो क्या आएगा? 3 3 और -4 बन जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मैं तो इक्वेशन से जाऊंगा, फाइनल जेईई एडवांस का पेपर है, गलत नहीं करना है, तो ये सेम फॉर्मूला आप यहाँ लगा सकते हैं। P पॉइंट आपको पता है तो बात बनेगी x -3, x का कोऑर्डिनेट है 0, y -3, y का कोऑर्डिनेट, y का कोफिशिएंट, कोऑर्डिनेट नहीं कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 0 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 0 टाइम्स x, 0 टाइम्स y। जो बिल्कुल नहीं सर हम तो इक्वेशन से ही सॉल्व करेंगे, तो आप इससे सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। z आपके पास से है, कोऑर्डिनेट है 4, इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ आता है -2, ये सेटिस्फाई करवाएंगे। 4 आता है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट सिर्फ 1 रहेगा, आपके पास आया -8। x का वैल्यू 0 मल्टीप्लाई, ये सिंबॉलिक 0 है, अपॉन 0 मत समझना कौन से मैथ्स आ गई सर ये जिसमें अपॉन 0 से डिवाइड करें, ये फॉर्मूला है, सिंबॉलिक तरीके से रेशियो लेके डेटास निकल जाते हैं। तो मल्टीप्लाई होगा, वी आर गेटिंग 3, ये भी 3 है आपके पास से, और यहाँ से आपके पास से -4 आता है। सो r के कोऑर्डिनेट आगे हैं 3 3 एंड -4, जो फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, these are symbolic zeros है ना, तो ये आपके पास आया है। जो डायरेक्टली जानते हैं कि एक्स वाई प्लेन के रिस्पेक्ट में अगर इमेज लेंगे तो सिर्फ z कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, वी आर एट दिस प्लेस। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द लेंथ ऑफ PR लेंथ। अब इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, तो आप खुद देखिए 3 3 0 3 3 0, यहाँ 4 एंड 4 है, यहाँ 8 आता है, इसका स्क्वायर, फाइनल आंसर इज 8। फाइनल आंसर 8 आएगा। बिल्कुल डूएबल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। क्यों ये स्टूडेंट से नहीं हुआ, मेरे अभी भी समझ के बाहर है कि सिर्फ 10% 11% बच्चों ने इस क्वेश्चन को किया। वेरी मच डूएबल। प्लेन को देखकर घबराइए नहीं, दोस्ती कीजिए, बहुत मार्क्स आते हैं। और लैंग्वेज को देख के भी मत भागिए। होता क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री भी साथ साथ चल रहे होते, उस 3 घंटे में टाइम निकालना आसान सवाल है। लैंग्वेज देख देख के भागते हैं कि इतना कौन पढ़ेगा, क्या पूछा जा रहा है, ज़रूर प्लेन है,
क्योंकि थ्योरी पढ़ते टाइम काफ़ी डेंजरस क्वेश्चन किए हुए होते तो वही सोच के चलते हैं, आसान क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, सिर्फ 17,000 मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस पेपर। तो देख के डरिए मत, फेस कीजिए, जरूर आप सवाल को बना पाएंगे। जे एडवांस 2018 पेपर 2 का एक क्वेश्चन जो पूछा गया है वेक्टर्स के ऊपर। ठीक है, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में पूछा गया है, सही करने पर +3 है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 22,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही करके +3 मार्क्स ले लिए, वहीं पे 0 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी काफ़ी हैं। इन्होंने अटैम्प्ट गलत किया, इन्होंने अटैम्प्ट ही नहीं किया। वेक्टर्स के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है और जैसा परसेंटेज दिख रहा है 14% इज अ डिसेंट नंबर, और सच में देखा जाए तो सवाल उतना डिफिकल्ट नहीं है, डूएबल क्वेश्चन है। सो लेट्स प्रोसीड। पर लेकिन कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में टाइम कम बचता है लास्ट में आते आते, कि कई बार इजी क्वेश्चन के लिए टाइम ही कम बचा, दूसरे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा टाइम लग गया। तो ये तो एक्चुअल डेटा मैंने आपको शो किया था कि एक्चुअल एग्जामिनेशन के अंदर कितने स्टूडेंट्स ने इसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। पढ़िए, क्यूब इन द फर्स्ट ऑक्टेंट विद साइड OP, OQ एंड OR ऑफ लेंथ 1 along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। क्यूब की बात हो रही है, ठीक है भाई, ध्यान रखते हैं, क्यूब बना लेते हैं। सबसे पहले जैसे बोलते जाए वैसे वैसे करते हुए चलते हैं। यहां बोला गया है कि OP है, OQ है, OR है, लेंथ 1 है, along x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ओ ओरिजिन है, तो ओरिजिन को यही एज्यूम करते हैं और आप इधर चलिए, ये बन गया x एक्सिस, ऊपर चलिए ये बन गया है y एक्सिस। सो दिस इज P, Q, और ये बाहर की साइड आता हुआ दिस इज Z, ये बना R। इन सब के लेंथ 1 है क्योंकि क्यूब है, इसके कोऑर्डिनेट 1 0 0 आपके पास आ जाएंगे। इट इज 0 1 0 आपके पास है और ये 0 0 1 आपके पास से बन गया। फर्स्ट लाइन इज डन। ठीक है, O इज ओरिजिन, ठीक है, यहां हम पहुंच गए। S इज हाफ 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 बी द सेंटर ऑफ द क्यूब एंड T इज द वर्टेक्स ऑफ क्यूब अपोजिट टू ओरिजिन O। O के सामने वाला अपोजिट ये वाला है T, दिस इज सामने वाला ये है OT। ठीक है, सच दैट S लाइज ऑन द डायगोनल OT, तो यहाँ पर आपके पास से S लाई करेगा जो इसका सेंटर है। S के कोऑर्डिनेट हमने देख लिए हैं कितने हैं, हाफ 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 है। तो अगर ये हाफ 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 है आपके पास से जो इसके सेंटर पर है, तो T के कोऑर्डिनेट आपके पास से 1 1 1 बन जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 1 1 1। आगे पूछा जा रहा है, बस फिर हम यहाँ आगे हैं, तो अब हमारे पास ये डेटास निकालने हैं आपको। P वेक्टर जो लिखा गया है इट इज SP वेक्टर, S और P, ये S है ये P है, तो S के कोऑर्डिनेट हमें पता है, इट इज हाफ हाफ हाफ, और P के कोऑर्डिनेट हमें मालूम है 1 1 1। तो लेट्स टेक द डिफरेंस, तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा OP माइनस OS वेक्टर। OP आपके पास 1 0 0 है और OS ये है, सो यस वी कैन हैव इट एज एन I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप बाई 2। डिफरेंस ले लीजिए, P OP वेक्टर, I कैप, ये OS वेक्टर है, डिफरेंस लेना है, दिस विल बी द डिफरेंस। और चलिए आगे, Q वेक्टर हमारे पास लिखा गया है जो SQ वेक्टर है, तो आपके पास डेटा बनेगा OQ वेक्टर माइनस OS वेक्टर। OQ यहाँ पर है, J कैप प्लस रहेगा, तो ये आपके पास से बनेगा माइनस I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप बाई 2। ठीक है, और कौन से दो वेक्टर्स हैं, एक R वेक्टर भी है जो है SR वेक्टर, OR वेक्टर माइनस OS वेक्टर। OR वेक्टर, R कहाँ पर है, ये रहा, और S वेक्टर यहाँ पर है, यहाँ पर J है आपके पास, K कैप बनेगा, बाकी दोनों नेगेटिव, माइनस I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप बाई 2। ठीक है, और बनाइए, अब है T वेक्टर जो है ST वेक्टर, ये बनेगा आपके पास है OT वेक्टर माइनस OS वेक्टर। यहां से आप आगे बढ़िए तो देखिएगा OT वेक्टर 1 1 1, OS वेक्टर हाफ हाफ हाफ। ठीक है, तो T इज 1 1 1, तो ये डेटा आपके पास बनेगा I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप बाई 2, ये डेटा आपके पास।
अब आपके पास जो पूछा जा रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये देखिए, ये है P क्रॉस Q क्रॉस R क्रॉस T, इस पोजीशन को पूछा गया। तो टाइम वो लेंगे आपसे। अब इसको अगर हम मान लें कि दिस इज एन अल्फा वेक्टर, तो आपके पास लिखा गया है अल्फा क्रॉस R क्रॉस T, और ये क्या है, ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो टर्म यहां से बनेगी वो बनती है अल्फा डॉट टी टाइम्स R वेक्टर माइनस अल्फा डॉट R टाइम्स T वेक्टर। अल्फा डॉट टी टाइम्स R, अल्फा डॉट R टाइम्स T। और अल्फा क्या है, अल्फा को वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अल्फा इज P क्रॉस Q, इट इज P क्रॉस Q टाइम्स T वेक्टर, R वेक्टर आता है P क्रॉस Q और R आता है, यहां पर है T वेक्टर। थोड़ा इसको समझिए, ये बन गया है बॉक्स P Q T टाइम्स R वेक्टर, यह है P Q R टाइम्स T वेक्टर। ठीक है, तो इन दो डेटास को हम कंप्यूट कर लेते हैं। P Q R डिटर्मिनेंट आएगा, तो P वेक्टर आपके पास एक तो हाफ आएगा, तो इसको हाफ को आगे ले आओ, तो 1 माइनस 1 माइनस 1, फिर है Q माइनस 1 1 एंड माइनस 1, एक देता ये है, और कौन सा है R, R को देखिए माइनस 1 माइनस 1 1, सभी जगह हाफ हाफ का फैक्टर था, वो कॉमन ले लिया। इस डेटा को निकाल दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं क्या डेटा अपने पास आएगा। अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो ये 0 बनेगा, यहाँ भी 0 बन जाता है, यहाँ -2 बनता है, तो या फिर आप डायरेक्टली ओपन कर लीजिए। तो दिस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो सिंप्लीफाई कर लीजिए या मन में कैलकुलेट कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। सो आई एम हैविंग दिस एज एन 2 -1, आपके पास से डेटा बनेगा -1 एंड -1 -2, -1/4 आपके पास से डेटा बनता है। इसका कितना डेटा बनता है, -1/4। एंड लेट्स कैलकुलेट द अदर डेटा QPR। PQR ये नंबर है PQR के दोनों कॉलम तो सेम ही आएंगे। यहाँ से बना दिया 1/8, नंबर्स की बात करेंगे 1 -1 -1, आपके पास से -1 1 एंड -1, ये डेटा हमने बनाया। अब आता है R। अब कौन सा नंबर है वो देखिए ध्यान से, PQR है, यहाँ भी PQR था। वी आर लुकिंग फॉर PQR, वो कैलकुलेट हो गया है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड PQT, तो PQT बनाइए यहाँ पर। द थर्ड वन इज T वेक्टर, इट इज T वेक्टर। T ढूंढिए, T कहाँ पर है, T वो रहा 1 1 1, तीनों पॉजिटिव। चलिए, तो इनको जब आप ऐड करेंगे इधर तो ये आता है 1/8, ये दोनों यहाँ 0 बन जाएंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 टाइम्स इसका कोफैक्टर 1 + 1। ठीक है, सो वी आर हैविंग 1/2, ये डेटा आपके पास से बनता है। और यहाँ कितना डेटा बना था, यहाँ भी आप देखिए, ये आपके पास से 4/8 बनेगा, -1/2। कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, ये कभी भी कहीं पर भी गड़बड़ हो सकता है। आइए अब कहाँ पहुँचे वो देखिए। PQT का जो वैल्यू आ रहा है, यहाँ हमने कैलकुलेट किया है इसको, ये आता है 1/2, तो इट इज कमिंग एज 1/2 R वेक्टर, और ये आता है -12 PQR, तो माइनस माइनस आपके पास से हो गया प्लस, इट इज एन T वेक्टर। ठीक, हमें पूछा गया है कि आप इसका मॉडुलस लेकर आइए, तो हम सब जगह इसी का यहीं पर मॉडुलस कंप्यूट करेंगे। मॉडुलस लेने लगे, यहाँ ये इसका हो गया मॉडुलस, ये है 1/2, यहाँ है R + T, R और T को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करोगे I और J तो चला गया, आपके पास से जो डेटा बनने वाला है कैंसिल कैंसिल, K कैप बनेगा, बस सिर्फ K कैप। तो फाइनल आंसर वी आर हैविंग एज 0.5। We are going to mark 0.5 as the final answer.
0.50, ये इसका आंसर मार्क कर देंगे। फेयरली डुएबल क्वेश्चन है, पोजीशन वेक्टर से वेक्टर्स निकाले, एक जगह दो वेक्टर्स कंप्यूट किया, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका फॉर्मूला लगाया और दो बार स्केलर प्रोडक्ट का वैल्यू निकाला PQT एंड PQR और आंसर आया है 0.5। ऐसे सवालों से दोस्ती करके चलिए, यही हमारी रैंक बूस्ट भी करवाते हैं और जेईई एडवांस में जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की कट ऑफ है वो भी ये क्लियर करवाते हैं। ठीक है, कीप लर्निंग। जेईई एडवांस 2018 पेपर 2 बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर एक बढ़िया सवाल पूछा गया है। चलिए इसको एड्रेस करते हैं, सीखते कैसे इसके अंदर क्या स्टूडेंट्स का बिहेवियर था। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा गया है जहां डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट तक आंसर देना था। सही करने पर +3 है, गलत करने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तभी आप देखिए गलत रेस्पॉन्स आया है 1,12,130, 0 मार्क्स। नहीं करने वाले भी काफ़ी हैं, 30,000। बाइनोमियल जैसा चैप्टर जिससे स्टूडेंट डरते हैं, सिर्फ 12,000 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इसके अंदर +3 मार्क्स लिया। क्या सच में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था? आइए इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। 10C है जहां R की वैल्यूज 1 से लेकर 10 तक है, जो हमें डेटा दिख भी रहा है 10C1, 10C2, 10C3, 10C10। इस सीरीज को थोड़ा पहचानिए। कैपिटल X को मैं सिग्मा वाले फॉर्म में लिखना चाहता हूं। पहली टर्म है तो 1 है, दिख नहीं रहा, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, 10th में 10 है। R लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10CR का स्क्वायर और R वैल्यू करता है 1 से लेकर 10 तक। तो क्या इस पूरे समेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? सोच के बताइएगा। 1, 2, 3 से लेकर 10 है, हमने R लिखा। 10C1, 10C2, 10C3, 10C10 लिखा हुआ है, 10CR हम इसको लिख रहे हैं। अंडरस्टूड? आगे चलें। तो इसको अभी ये हमने लिख दिया है। एक बड़ी प्रॉपर्टी होती है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में, अगर NCR कहीं लिखा है तो हम N/R आगे ला सकते हैं और एक एक रिड्यूस कर सकते हैं। क्या आप इस प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं? जैसे अगर मुझे कहीं पर 19C6 लिखा हुआ है तो मैं 19 आगे ला सकता हूँ, 6 आगे ला सकता हूँ और इसको 18C5 के अंदर चेंज कर दूंगा। 19C6 को 19 और 6 आगे एक एक रिड्यूस कर दिया। सिमिलरली इन द सेम फैशन मैं इसको लिखना चाहता हूँ R की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक। ये R है आपके पास, ये 10CR स्क्वायर है, 2 बार लिखा। आगे पहुंचे, यहाँ R आता है, 1 से 10 है। अब ये R वेरिएबल है तो इसको हम आगे ले आते हैं 10/R। ये 9CR-1 है, यहाँ है 10CR, R से R कैंसिल। 10 आपके पास आ गया, R की वैल्यू 1 से लेकर 10 है, यहाँ पर आता है 10CR। दिस इज द समेशन नाउ। इस समेशन को हमने देखा, अब हम इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं कि क्या डेटा बनेगा। 10NCR-1 10CR है, तो लेट्स सी क्या ये है। 10 हमने अलग कर लिया और इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। 1 लिखेंगे तो डेटा मेरे पास आता है 9C0 10C1। R की वैल्यू कितने लिखी है? 1। R की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 - 1 इज 1। 9C1 10C2 9C2 10C3 एंड दिस गोज ऑन। कब तक? 10 रखेंगे आपके पास डेटा बनेगा 9C9 और 10C10 हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट चल रहा है और ऑब्जर्व करने पर दिखता है कि फर्स्ट वाले जितने टर्म्स हैं उन सब का अपर इंडेक्स फिक्स है 9 है, तो ये तो 1 + x⁻9 के अंदर दिखेंगे। वहीं पर सेकंड वाली टर्म्स में सब जगह अपर इंडेक्स 10 है, ये हमें 1 + x⁻10 के अंदर दिखेंगे। लोअर इंडेक्सेस का डिफरेंस कांस्टेंट चल रहा है, इनका डिफरेंस 1 है, 1 और 2 का डिफरेंस 1 है, 2 और 3 का डिफरेंस 1 है, 9 और 10 का भी डिफरेंस 1 है। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि जो इनका अपर इंडेक्स है इट इज फिक्स्ड एंड द डिफरेंस ऑफ लोअर इंडेक्स इज कांस्टेंट। ये अपने पास अगर दिया हुआ है तो फिर कुछ नहीं करना, दो तरीके से इसका एक्सपेंशन होगा। एक बार होगा 1 + x⁻9 और दूसरी बार हम करेंगे x + 1/10। 9C0 9C1 x 9C2 x²
आगे चलते चलते 9C9 x पावर 9, 10C0 x पावर 10, 10C1 x पावर 9, 10C2 x पावर 8, 10C3 x पावर 7 and this goes on till 10C10. अंडरस्टूड? दोनों एक्सपेंशन हमने यहाँ पर लिखे। अब हम चलना चाहते हैं आगे। ये जो पहले वाले हैं इन सबको हमने मार्क कर लिया स्टार और ढूंढना शुरू किया कहाँ पर है। ये रहा NC0, NC1, NC2, NCN, मिला। और दूसरे वाला जो है उसको भी ढूंढना है, उसको मार्क करता हूँ एरो से। 10C1, 10C2, 10C3, 10C10, ये रहा आपके पास 10C1, 10C2, 10C3, 10C10। अंडरस्टूड? अब आप आगे की बात बनाइए। NC0 10C1 के साथ देखिए, NC0 10C1 के साथ दिख रहा है तो प्रोडक्ट करेंगे तो x पावर 9 बनता है। 9C1 10C2 के साथ देखिए, 9C1 10C2, 9C1 10C2, x पावर 1 x पावर 8 मल्टीप्लाई हुआ x पावर 9 बना। 9C2 अगला 10C3 है, 9C2 10C3 एक साथ आएंगे, x का स्क्वायर है, x की पावर 7 है, x पावर 9 बन रहा है। फिर से इन दोनों में भी x पावर 9, इन दोनों में x पावर 9, इन दोनों में भी x पावर 9 दिख रहा है। यानी ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x पावर 9, ये वाला इसके साथ ये x पावर 9, 9C9 10C10 यहाँ भी x पावर 9 है। इसका मतलब डिसाइड हो गया कि जो हम चाहते हैं, ये जो x लिखा गया है 10 से मल्टीप्लाई है, ये जो अंदर वाला डेटा है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 इन प्रोडक्ट किन दोनों का, इन दोनों का। ये बन रहा है 1 प्लस x पावर 9 और अगला डेटा है x प्लस 1 पावर 10, जो अल्टीमेटली बनता है 1 प्लस x पावर 19। इसमें हमें x पावर 9 का कोफिशिएंट चाहिए तो आप बना दीजिए। इसका जनरल टर्म आप जानते हैं क्या बनेगा, इट इज़ 19CR x पावर r। हम 9 चाहिए या r आएगा तो फिर x पावर हमें r मिल गया है, r का वैल्यू 9 रखना होगा। सो यस, x का वैल्यू है 10, डेटा आ रहा है 19C9 एज द फाइनल आंसर। अभी क्या चाहते हैं, x को डिवाइड करना है 1, 4, 3 और 0 से। ठीक है, तो देखिए वी आर इंटरेस्टेड कि 1, 4, 3, 0 और x लिखा जाए। x कितना है, 10 इंटू 19C9, इट इज 10 इंटू 19C9, 10 से 10 चला गया, इट इज 143। इसका डेटा निकालिए, यह है 19 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल और आपके पास है 10 फैक्टोरियल। ये डेटा हमें कंप्यूट करके दिखाना है। तो 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 एंड 10 फैक्टोरियल। 9 आपके पास है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और यहाँ भी है 10 फैक्टोरियल, कैंसिलिंग आउट। जितना आसानी से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर दीजिए। ठीक है जी। 143 को क्या लिखा जा सकता है वो आप देख लीजिएगा। 143 कैन बी रिटन एज 11 इंटू 13, इज इट? यही लिखा हुआ है ना? तो 11 और 13 कैंसिल कर दीजिए, दिस इज 11, दिस इज 13। आप देखिए 18 आता है, 9 और 2 से कैंसिल हो गया 18। और देखिएगा 15 है, 3 एंड 5 से कैंसिल है 15। तो बस सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हुए निकल जाएंगे। और कोई कॉम्बिनेशन आपको दिखता है, 6 किसी से कैंसिल हो सकता है तो कर दीजिएगा। 7 से कैंसिल होता है 14 2 टाइम्स। इधर 12 आपको दिखता है, 6 से कैंसिल कीजिए 2 बचेगा। यहाँ 8 है, 8 से 16 भी कैंसिल कर दीजिए 2 है। अब जो नंबर्स हमारे पास हैं उनको अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 4 दिखता है, इस 4 से ये दोनों कैंसिल कर दीजिए। आराम से कैलकुलेट करना है एग्ज़ाम टाइम पे। यहाँ कुछ नहीं बचा है, ख़त्म हो गया है। यहाँ बारात में आपके पास 19 है, 17 है, एक 2 बचा है, सब खत्म है। ये नंबर आपके पास है, 19 आपके पास है। 19 अब आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 20 - 1 कर लीजिए, चल जाएगा। तो ये आपके पास है 340 - 17 आपको करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास है 323 आपके पास से बनता है ना, 323। इसको डबल आपको करना है,
सो द फाइनल आंसर इज कमिंग है 646। 646 गेस करना इस क्वेश्चन में नॉट एन इजी वन, तुक्का नहीं लगा पाएगा कोई भी स्टूडेंट, जिसने सॉल्व किया होगा वही आंसर लाएगा 646। तो इसीलिए नंबर भी कम दिख रहा है, सिर्फ 12,000। 20,000 के आसपास तक तो जेई वाले रैंक निकालते हैं। 12,000 बच्चों ने इस सवाल को सॉल्व किया बाइनोमियल का, लेकिन ये एक रूटीन क्वेश्चन है। मैं तो इसको इस क्लास में ही करवाता हूँ, वो कई वर्षों से करा रहा हूँ, 2018 के पहले से भी, बहुत पहले से। बहुत रूटीन क्वेश्चन है, एनसीआर के स्क्वायर के साथ आर का मल्टीप्लाई करके। कैलकुलेशन अगर आपने ठीक रखी है तो आप आंसर तक ज़रूर पहुँचेंगे। और एक एवरेज लेवल का स्टूडेंट जब एक चैप्टर पढ़ रहा होता है तब अगर मेहनत कर ले तो जब तक एग्जाम का टाइम आता है वही एवरेज लेवल का स्टूडेंट टॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। चाहे उसका 10th का बेस कैसा भी रहा हो, 11th कैसा भी रहा हो, रोज का होमवर्क रोज कंप्लीट अगर आपने किया है तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत गजब का हो जाता है। और फिर कई लोग अचंभित होकर देखते हैं, अरे इसको तो यार छोटे छोटे डाउट्स आते थे, आज ये देखो एडवांस के क्वेश्चंस बनाने लग गया है। सही टीचर, सही रिसोर्स आप सॉल्व करेंगे तो आप उस मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। जे एडवांस 2018 पेपर 2 के अंदर ये जो फॉर्मेट पूछा गया है मैच द कॉलम वाला फॉर्मेट है, जिसके अंदर हमें ऑप्शंस एससीक्यू फॉर्मेट में दिए गए हैं ABCD। इधर लिस्ट 1 है, इधर लिस्ट 2 है और मैपिंग करनी है, और ये 4 सुटेबल ऑप्शंस है। मार्किंग ऐसी है, सही करने पर +3 था, गलत करने पर -1 है। जिस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं वो मुझे दिख रहा है कि फंक्शन के हिसाब से रेंज और डोमेन की बात करनी है, लॉग है, ITF है, इनका मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है। जब एससीक्यू में पूछा जाता है ना तो क्वेश्चन बहुत डुएबल हो जाता है, क्योंकि थोड़े बहुत ऑप्शन सॉल्व करके ही हम यहाँ पर आंसर पर मार्क कर सकते हैं। तो इसी वजह से इसका पार्टिसिपेशन भी आपको ज़्यादा दिखेगा, इसलिए 27% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही कर दिया था। 42,000, यानी ये वो मैथमेटिक्स का सेक्शन था जिसमें मैच द कॉलम की वजह से सारी मैपिंग यहाँ बनी हुई है, ABCD में पूछा गया है। तो फिर ऐसे में क्या होता है, स्टूडेंट इसको क्रैक कर देता है। ये ज़्यादा बड़ा नंबर जो दिख रहा है 42,700, ये ऐसा पेपर ही भी था जिसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो लेस देन 1% स्टूडेंट से सॉल्व हुए, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन थे जो लेस देन 2% से सॉल्व हुए। ये 27% सॉल्व हुआ है, तो इसमें काफ़ी हद तक एक तो क्वेश्चन थोड़ा सा एवरेज लेवल पर है, और दूसरा ये जो फॉर्मेट है मैचिंग करने वाला, ये इजीली क्रैक हो जाता है रिलेटिवली, अगर यही क्वेश्चन न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में पूछा जाए जहाँ पर आंसर्स हमारे सामने नहीं होते हैं। तो चलिए इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे इसको हम डील करेंगे। E1 हमारे पास लिखा गया है, क्या सेट है, ध्यान दीजिए, x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, x/x-1 पॉजिटिव है। E2 भी क्या लिखा हुआ है, वही x के डेटा जो यहाँ आए हैं उसमें से ये एक रियल नंबर बने, यानी एग्जिस्ट करता हो। इनवर्स है साइन इनवर्स x -π/2 से π/2 है। फंक्शन f बनाया गया है E1 से r के बीच में, और ये एक फंक्शन अपने पास लिखा गया है। अगर ये फंक्शन है, अब सोचिए E1 के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो लॉग के साथ फंक्शन कब डिफाइंड होता है हम बात करने वाले हैं डोमेन ऑफ f की। लॉग कब डिफाइंड होता है, जब उसके अंदर वाला डेटा पॉजिटिव हो। दिस हैज टू बी ए पॉजिटिव डेटा, 0 है, यहाँ पर ये 1 है, 1 से बड़ा डेटा प्लस माइनस और प्लस। माइनस इन्फिनिटी से 0 आता है, यूनियन है 1 से इन्फिनिटी है, तभी एग्जिस्ट करेगा। और ये है हमारे पास E1। तो देखिए ये जो कंडीशन लगाई गई है वो कंडीशन यहाँ भी वैलिड है, 1 हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। सो दिस इज सेट E1, ये हमारे पास से E1 निकल के आ गया है। तो क्या हमारे पास बोला गया है, ध्यान से पढ़िए, यहाँ बोला है डोमेन ऑफ f कंटेन्स, इसके अंदर क्या क्या आ चुका है वो आप देखिए। माइनस इन्फिनिटी से 0 है और 1 से इन्फिनिटी है, तो इसको आराम से आप मैच कीजिए पहले, और कौन सा सुटेबल ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग बना के देखते हैं। पहला वाला देखिए, माइनस इन्फिनिटी से 1/1 - e, ये नंबर दिख रहा है आपको, तो ये एक नेगेटिव नंबर है। e 2.71 होता है, ये नेगेटिव नंबर आएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक आप आ सकते हो, फिर आगे 1 से आगे ये e/e-1 है, ये ग्रेटर देन 1 है। तो एक तो इसके अंदर कौन कंटेन कर रहा है, एक तो ये वाला डेटा कंटेन करता है। दूसरा, क्या 0 से 1 इसके अंदर है, नहीं है। -½ से +½ है क्या, -½ +½ इसके अंदर ये भी नहीं है। और तीसरा देख लीजिए, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से इन्फिनिटी नहीं, 1 से इन्फिनिटी आता है, ये वाला भी नहीं है। क्या ये कंटेन करता है, इस नंबर को थोड़ा देखिए आप। ये नंबर ना
1 से थोड़ा ज़्यादा है, e अपॉन e माइनस 1, पर 0 से 1 एक्सक्लूड किया हुआ है, तो ये भी वो नंबर नहीं है। ये हाफ से आगे जा रहा है, आना चाहिए 1 से ज़्यादा, तो पता चल गया है कि r की मैपिंग 1 से होनी चाहिए, r की वैल्यू 1 से होनी चाहिए। हम यहाँ पहुँचे, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। r 1 से कनेक्ट होना चाहिए, तो हमारे 2 ऑप्शंस रिजेक्ट हो गए। यहाँ दोनों जगह r को 6 से कनेक्ट किया था, तो 4 में से 2 ऑप्शन गए, 50-50% लाइफ लाइन आ गई। आंसर आएगा तो ए और सी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्या पूछा गया है। यहाँ पहुँचते हैं, अब हम E2 के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन ये भी लिखा गया, डोमेन ऑफ G। डोमेन ऑफ G E2 है, उसके लिए इसका एग्जिस्ट होना पड़ेगा। उसके लिए बात करते हैं कि डोमेन ऑफ Gx, तो उसके लिए ये जो एग्जिस्ट है, साइन इनवर्स के ऊपर कंडीशन है कि साइन इनवर्स के लिए अंदर वाले डेटा का वैल्यू किसके बीच में आना चाहिए, ये अपने पास लिखा गया है। साइन इनवर्स है ln है x अपॉन x माइनस 1, दैट दिस डेटा शुड लाई बिटवीन -1 and 1। एंटी लॉग ले लेंगे, ये डेटा आपके पास से आ जाएगा। ये 1/e है आपके पास से, और ये डेटा आपके पास से आता है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, x अपॉन x माइनस 1, ये ग्रेटर देन 0 आता है। डेटा बनाएं, नंबर लाइन बनाएं, देखिएगा एक नंबर हमारे पास यहाँ से 1 आता है, और एक डेटा आपके पास से 1 माइनस e, ये डेटा आपके पास से 1 है। ठीक है, इस नंबर को निकाला हमने, 1 अपॉन e माइनस 1 है, 1 अपॉन 1 माइनस e, और ये नंबर है। इसके आगे आप चले जाइए, 2 रख के देखिए यहाँ सब जगह, दिस लुक्स एज अ पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव की हम बात करते हैं, ये नंबर बनेगा, यूनियन है 1 से इन्फिनिटी। दूसरा, इस वाले को भी हमें एडजस्ट करना है, x अपॉन x माइनस 1 है, e है, ये नंबर हमने बनाया। ठीक है, बनाइए इसको नंबर लाइन को। यहाँ आपके पास से नंबर क्या बनेगा वो थोड़ा देखिएगा आप, तो वो e अपॉन e माइनस 1 बनेगा, e अपॉन e माइनस 1, एंड दिस नंबर इज 1। बड़ा नंबर ढूंढिए, 2 रख के देखिए, ये पॉजिटिव है। 2 आप यहाँ रख के देखेंगे तो थोड़ा सा ये नंबर अपने पास नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये जो नंबर हमने रखा, तो 2 अगर हम रख के देखते हैं तो दिस इज अ नेगेटिव नंबर, तो इट इज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव। हमें चाहिए नेगेटिव वाला पोर्शन, नेगेटिव वाला रीजन ढूंढिए। माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन है e अपॉन e माइनस 1 से इन्फिनिटी। अब ये वाली कंडीशन भी जरूरी है, ये वाली कंडीशन भी जरूरी है, दोनों साइड, तो इन दोनों का हमें लेना होगा कॉमन। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, दोनों का हम कॉमन लेंगे। तो आप बताइएगा, माइनस इन्फिनिटी से ये नंबर नेगेटिव है और ये 1 तो पॉजिटिव होता है, तो इसका कॉमन यहाँ पर तक बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 अपॉन 1 माइनस e। फिर सेकेंड, 1 से ग्रेटर ये नंबर होगा, क्योंकि ये है 2.7 अपॉन 1.7, ऊपर वाला नंबर इससे नीचे वाले से ज़्यादा है, तो ये नंबर 1 से ज़्यादा बनेगा। यूनियन आएगा आपके पास से e अपॉन e माइनस 1 से इन्फिनिटी। मैच कर लीजिए कौन सा डेटा है। दिस डेटा क्लियरली, और देखो इसमें कंटेन वर्ड नहीं लिखा है, इसमें इज लिखा है, इज लिखा है, तो ये जो नंबर हमारे पास दिख रहा है, डोमेन ऑफ G इज, ये जो नंबर आपके पास है सेम आता है, ये नंबर आपके पास है सेम आ रहा है। तो S भी अपने पास 1 से कनेक्ट हो रहा है। देखिएगा यहाँ पर ढूंढ लीजिए, तो देखिए हमारे पास C ऑप्शन गलत हो गया, R 1 से कनेक्ट होगा, S भी 1 से कनेक्ट होगा। क्वेश्चन सॉल्व, ये आंसर है। 2 ऑप्शन से चेक कर लिया, सिर्फ इन दोनों की डोमेन निकाली है अभी और उसी से पता कर लिया, बाकी दोनों को रेंज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट बच्चा डोमेन से ही बात बना के आगे निकल जाएगा। पता चल गया, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे बनाए गए हैं। ऑप्शन थोड़े मज़ेदार होते हैं, अगर वो रेंज कैलकुलेट करवाना चाहते हैं तो ये ढंग से नहीं बनाए ऑप्शन।
आर और एस के दोनों के 1-1 के ऑप्शन बनाने और सही थे, क्योंकि रेंज डोमेन निकालना सबसे आसान काम होता है, वो सब बच्चा का, इसीलिए आप देख रहे हो परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन चाहे जैसा वो पूछा गया हो, अगर यहाँ पुअरली कॉम्बिनेशंस बना दिए तो स्मार्ट बच्चा उसको डिकोड करके आगे निकल जाता है कि सर रेंज तो हमने निकाला ही नहीं। ये सेम सवाल जवाब मुझे कई बच्चों ने पेपर के बाद आके बोला था कि सर डोमेन से ही सवाल हो गया था, रेंज की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और रेंज में क्या ना, थोड़ा दर्द आता है, रेंज निकालने में दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए, पर हम यहाँ पर क्या है, लर्निंग के हिसाब से हैं, तो हम तो यहाँ पर रेंज भी कैलकुलेट करेंगे। अब देखिएगा, रेंज ऑफ एफ निकालना है और रेंज ऑफ जी भी निकालना है, ठीक है। तो रेंज ऑफ एफ क्या है उसके बारे में बात करेंगे। एफ फंक्शन को ढूंढ लो, क्या था एफ फंक्शन था log x upon x minus 1। वी आर हियर एट द रेंज ऑफ एफ, फंक्शन लिखा हुआ है पहले से, अभी डिसाइड हो चुका है कि ये भी 1 पे कनेक्टेड है, ये वाला भी 1 पे कनेक्टेड है। अब हम लर्निंग के हिसाब से आगे सॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है कि ये आपका पेपर तो है नहीं, तो अपने में हो सकता है और कॉम्बिनेशन ढंग से पूछे जा रहे हो, तो लर्निंग के हिसाब से हम इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। रेंज की बारी आएगी एफ की, ये है फंक्शन ln है x upon x minus 1, so we can take it as a y, e to the power y, यहाँ से x आता है, x से e पावर y है और यहाँ से भी e पावर y है। x हमने कॉमन ले लिया, e पावर y माइनस 1 e पावर y। तो रेंज निकालने का एक तरीका यही होता है कि x को y में चेंज कर लीजिए, और हमने डोमेन कंप्लीट यूज में ली है, x अपॉन x माइनस 1 को डिफाइन किया है, तो दिस इज कंप्लीट डोमेन। तो जब कंप्लीट डोमेन दे रखी है तो बस आप रेंज का जो जेनरिक मेथड है उसको यूटिलाइज कर लो। अगर डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो फिर इस मेथड से हमें थोड़ा और देखना पड़ता है कि x क्या होगा। अब x कंप्लीट डोमेन है इसकी, तो ये कब एग्जिस्ट करता है ये देख लीजिए, इसकी डोमेन निकाल दो, तो इसकी डोमेन ये होगी कि भाई सब जगह डिफाइंड है, बस ये 0 नहीं आना चाहिए, ये 0 नहीं आया तो यानी ये 1 नहीं आना चाहिए, यानी बात ये है कि y की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। तो रेंज आपके पास से बन जाएगी, रेंज ऑफ एफ इज r बनेगा, उसमें से आपको 0 को हटाना है, तो रेंज ऑफ एफ इज सब बनेगा इसमें से, ये देखिए डेटा 4 बन जाएगा आपके पास। कितना बनेगा, 0 उसमें से हटना चाहिए। तो इस बात का जस्टिफिकेशन हमें वो ऑप्शन भी दे रहा होगा जो कि हमारा फाइनल आंसर है। देखिए हमने जो मार्क किया है कि P फूड से कनेक्ट हो रहा है, बिल्कुल P किससे कनेक्ट हो रहा है, फूड से कनेक्ट हो रहा है, और विश्वास पक्का हो गया है ना। अब आता है Q2 पर ही कनेक्ट होगा, जो पूछा गया है द रेंज ऑफ एफ एक्स जी एक्स। तो लास्ट वाले ऑप्शन पे भी हम आ जाते हैं। अब बचता है रेंज ऑफ जी कंटेंट्स। जी के बारे में बात करेंगे, रेंज ऑफ जी एक्स आपके पास ये लिखा गया है। हमने जब डोमेन निकाली थी तो इस वाले डेटा को -1 से 1 के बीच में कर दिया था सीधा। तो साइन इनवर्स अगर -1 से 1 के बीच में है तो साइन इनवर्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में -π/2 से π/2 आती है। कोई ऐसा डेटा जो ये नहीं पिक कर रहा हो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो डेटा है log x - 1 ये y है, तो देखा हमने y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये क्या है y देखो, और जो e2 है वो x e1 का ही पार्ट है। तो हम जो बात बनाना चाहते हैं कि y 0 नहीं हो सकता, यानी जो log है आपके पास से x अपॉन x माइनस 1 ये सारी वैल्यूज लेता है -∞ से +∞ 0 को छोड़कर। अगर हम साइन इनवर्स बनाने ले लें इसके आसपास, तो साइन इनवर्स की वजह से एक रेस्ट्रिक्शन आपके पास आ जाएगी कि ये आपने जब डेटा रखा, इसका जो इनपुट है, ये जो डेटा अंदर वाला डेटा, बिकॉज ऑफ दिस अब आपके पास से इसका जो इनपुट है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि साइन इनवर्स आ गया है, अब हमारे हिसाब से ये जो लॉग वाला डेटा है सब वैल्यूज पिक करेगा, बिकॉज साइन इनवर्स रेस्ट्रिक्ट करेगा इसको -1 से 1 के बीच में, लेकिन 0 इसी के बीच में आता है तो वो अभी भी एक्सक्लूड होगा। और जैसे ही हम ये वाला डेटा रखेंगे, साइन इनवर्स लेते ही आपके पास डेटा बनेगा -π/2 से π/2, और जब 0 रखा गया होगा तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 आती है, 0 वाला डेटा इसके अंदर से हट जाएगा। एंड दिस इज प्रिसाइजली द रेंज ऑफ जी एक्स, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, उसमें से 0 आपका हट जाएगा। जस्ट मार्क दिस ऑप्शन, -π/2 से π/2 कहीं पे दिया है क्या,
इसमें एक वर्ड लिखा गया है कंटेन्स। तो -π/2 से π/2 कौन सा इंटरवल कंटेन करते हैं? देखो ये तो इन्फिनिटी चला गया है तो चांस ही नहीं है। 0 से 1 इसके अंदर है क्या? बिल्कुल 0 ओपन है, 0 से π/2 आपके पास है 1.57 ये डेटा आता है, ये वाला आंसर एक मैच हो रहा है। -π/2 से π/2 के अंदर 0 आता है, छोड़ देंगे। ये इन्फिनिटी जा रहा है, छोड़ देंगे। माइनस इन्फिनिटी छोड़ देंगे, इन्फिनिटी छोड़ देंगे। एक ही आंसर है, क्यू की वैल्यू आती है 2। तो हमने सिर्फ आर और एस डोमेन से इस क्वेश्चन को बना लिया था। तो एग्जामिनर्स को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था, एक बार रेंज में स्टूडेंट को फंसाते, पर वो ऐसा खेलेंगे क्योंकि जो रूल्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम है। तो उस पेपर में जैसा दिया गया उसका फ़ायदा उठाइए। और जिसने टॉपिक्स पढ़े हुए होते हैं, जिसको लॉन्गर मेथड आते हैं, वही शॉर्टर भी जानता है और वही वहाँ से स्मार्ट सॉल्यूशन बचाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट से आंसर तो ला दोगे, जो विद इन टाइम फ्रेम लेकर आएगा, जो वहाँ पर स्मार्टली सॉल्व करेगा और वहाँ से टाइम बचा कर किसी और क्वेश्चन को पूरा करेगा, ये जो स्किल जो डेवलप कर लेता है वो पेपर के अंदर फोड़ के आता है। ठीक है, तो ए इज़ द फाइनल आंसर। और इसीलिए इसके अंदर हमने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट 27% के आसपास स्टूडेंट्स ने इसके अंदर बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व किया था। जे एडवांस 2018 पेपर 2 के अंदर मैच द कॉलम के एसक्यू फॉर्मेट के अंदर पूछा गया, उसका एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर पूछा गया है। ठीक है, जहां पर ABCD 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके 4 ऑप्शंस है, उसकी लिस्ट बनाई गई है, इनके वैल्यूज क्या है, सामने इनके आंसर्स हैं और इस मैचिंग को एसक्यू में पूछा गया है। ये जे एडवांस का सबसे आसान फॉर्मेट होता है। मार्किंग +3 की है, नेगेटिव पर -1 भी है। ये बात आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगी कि ऑलमोस्ट 60% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को कर लिया था। 60%, बहुत बड़ा नंबर है 60%, मतलब सबसे आसान सवाल यही है। मतलब 92,000 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इस क्वेश्चन को बना दिया था और घर पर +3 लेकर गए थे। वहीं -1 वाले तब भी हैं 38,000 के आसपास। 24 ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। ये वो बच्चे हैं जो टाइम नहीं बचा होगा या फिर PNC सोचकर भाग गए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट, एक एक ऑप्शन सीक्वेंशियली करते हैं। ऐसे ऑप्शन जब होते हैं ना, तो कई बार ये जो मैचिंग होती है ना, ये ऐसी बना दी जाती है कि हमें चारों ऑप्शन सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। सो लेट्स सी कि हम इसको पहले एग्जाम के हिसाब से कैसे सॉल्व करेंगे, और दूसरा अभी हमारा एग्जाम नहीं हुआ है, इसलिए मैं एक एक ऑप्शन को सॉल्व करके भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए पहले हम पढ़ते हैं। इन अ हाई स्कूल कमिटी हैज़ टू बी फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज, M1, M2, M3, M4, M5 and 6 and there are 5 girls। तो अपने पास 6 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन, अल्फा 1 इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच कमिटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट कमिटी हैज 5 मेंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। अच्छा, 5 लोगों की मेंबर है, टीम बनाई गई है अल्फा 1, जिसके अंदर 3 बॉयज हैं, एग्जैक्टली बोला है 6 बॉयज टोटल हैं, 3 बॉयज इसमें हैं और 2 गर्ल्स हैं, 5C2। 3 बॉयज हैं, 2 गर्ल्स हैं, 6C2 आप नंबर बना के देखिए तो मेरे पास ये 20 और ये 10 आता है, 200 हमारे पास से नंबर बनेगा। सो अल्फा 1 200 पर जाकर मैच करना चाहिए 4 पर। अब देखिए P1 कितनी जगह मैच हो रहा है, P1 सभी जगह 4 पर मैच हो रहा है। बी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन रिजेक्ट हो गया? बी ऑप्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्यू के हिसाब से सॉल्व करते हैं कि सेकंड वाला डेटा क्या है। लेट्स डिस्कस अल्फा 2। अल्फा 2 द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच कमिटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट कमिटी हैज एटलीस्ट 2 मेंबर्स एंड हैविंग इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, कम से कम 2 मेंबर हो और गर्ल्स एंड बॉयज दोनों कैसे होने चाहिए? इक्वल। तो यहाँ हम ये बात करते हैं कि भाई मेंबर्स कितने हैं, कम से कम 2 हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते। अगर 3 मेंबर रहेंगे तो गर्ल्स एंड बॉयज इक्वल कैसे बनेंगे? तो फिर 3 मेंबर होंगे तो कोई एक ज़्यादा होगा। इक्वल रखने हैं गर्ल्स एंड बॉयज, तो फिर या तो 2 मेंबर होंगे या फिर 4 मेंबर होंगे, या फिर कितने मेंबर हो सकते हैं इसके अंदर? 6 मेंबर भी हो सकते हैं कि जब गर्ल्स एंड बॉयज दोनों 3-3 हो जाए। और क्या 8 भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, 4 गर्ल्स 4 बॉयज हो सकते हैं और 10 भी हो सकता है नंबर, जब 5 बॉयज और 5 गर्ल्स बन जाए। 12 नहीं हो सकता क्योंकि बॉयज 6 है, गर्ल्स अपने पास कम है। तो फिर आपके पास ये है कमिटी मेंबर्स। ये हम लिख रहे हैं कि भाई इतने कमिटी के अंदर टीम मेंबर्स आपके पास इतने होंगे। जब 2 हैं टीम मेंबर्स, 4 हैं टीम मेंबर्स, 6 हैं टीम मेंबर्स, 8 हैं टीम मेंबर्स और 10 हैं टीम मेंबर्स। सबके लिए रिस्पेक्टिवली
क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे, कितने तरीके से, वो नंबर अब हम लिख लेते हैं। तो बताइएगा, आराम से सॉल्व करते हैं। 2 टीम मेंबर हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ इक्वल होने चाहिए। तो 6 बॉयज़ हैं, 1 गर्ल चाहिए, 1 बॉय चाहिए, तो 1-1 सेलेक्ट कर लिया दोनों से। 4 है तो 2 बॉयज़ चाहिए, 2 गर्ल्स चाहिए। 6 है तो हमें 3 बॉयज़ चाहिए, 3 गर्ल्स चाहिए। 8 है तो 4 बॉयज़ चाहिए, 4 गर्ल्स चाहिए। 10 है तो हमारे पास 5 बॉयज़ चाहिए, 5 गर्ल्स चाहिए। ये डेटा आपके पास से आता है 30, यहाँ आपके पास से आता है 6 और 5 15 आता है, 150 आपके पास से डेटा बनता है। 63 आपके पास है तो 654/3 आता है 20, ये आपके पास है 200 नंबर, ये बनेगा। और चलिए 64 आपके पास है 15 आता है ना, ये से बनेगा कितना, 15 बनता है 75, एंड दिस नंबर इज वी आर गेटिंग एज 6। तो आप बना दीजिए, अल्फा 2 क्या बनेगा आपके पास है, दोनों का नंबर का सम 180, ये 275 है, ये 281 बन जाएगा। वी आर हैविंग 1, ये 8 आता है, आगे हम पहुंचते हैं 461 नंबर बनता है। इज देयर इज अ नंबर 461? यस। तो क्या बात बनी, अब हमारे पास देखिए जो Q है वो 6 से कनेक्ट होगा। Q 6 से कनेक्ट होने वाले 2 ऑप्शन से ये वाला ऑप्शन चला गया है। अब चॉइस या तो A है या फिर C है। आगे चलते हैं अल्फा 3 पर। लेट्स डिस्कस नाउ अल्फा 3। अल्फा 3 में क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच कमिटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट कमिटी हैज टू बी। क्या हम इसको और जल्दी कर सकते हैं, वो बात हम सोच रहे हैं। देखिए अब A और C में लड़ाई है तो R से डिसाइड हो जाएगा, S से भी डिसाइड हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये भी अलग अलग हैं, R भी डिसाइडेड है। R बनाते हैं, नंबर ऑफ वेज कमिटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट कमिटी हैज 5 मेंबर्स, एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर बीइंग गर्ल। 5 कमिटी मेंबर्स हैं जिसमें कम से कम 2 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो टीम में कितने हैं आपके पास से, हम 5 लोग हैं, एटलीस्ट 2 गर्ल्स हमें चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 गर्ल्स 3 बॉयज। एटलीस्ट 2 गर्ल्स बोला तो 3 गर्ल्स भी हो सकती हैं, 3 गर्ल्स 2 बॉयज, 4 गर्ल्स 1 बॉय, और 5 गर्ल्स भी हो सकती हैं। कमिटी के अंदर टोटल 5 है, मिनिमम 2 गर्ल्स हमें रखना चाहिए, लिखा गया एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर बीइंग गर्ल। इस नंबर को हम यहाँ से कंप्यूट कर लेते हैं। ऑल दीज आर द पॉसिबिलिटीज, सो लेट्स डिस्कस। टोटल 6 बॉयज हैं, 2 गर्ल्स चाहिए हमें, बॉयज 3 चाहिए, 6C3, गर्ल्स 5 हैं 5C2, 2 बॉयज चाहिए 6C2, 5 गर्ल्स हैं 5C3, 1 बॉय चाहिए 6C1, 5 गर्ल्स हैं 5C4, और 5 गर्ल्स चाहिए, गर्ल्स भी 5 हैं 5C5। दिस इज द नंबर ऑफ अल्फा 3। ये नंबर आप बना के देखिए, 20 आता है, ये नंबर आपके पास है 5C2 10 बनेगा 200, 6C2 आपके पास से 15 बनता है, 150 आपके पास से नंबर आ जाएगा। यहाँ आपके पास 6 और 5 आपके पास से 30 बनता है, और ये नंबर है 1। सो लेट्स डिस्कस दिस। ये है 350, 380, और दिस इज कमिंग है 381। 381 हम नंबर बना देते हैं, ये रहा 381। अल्फा 3 5 से कनेक्ट होगा, तो देखिए यहाँ से ऑप्शन ए, ऑप्शन में R की वैल्यू 2 से कनेक्ट हो रही है, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन नाउ। तो हमारे पास C ऑप्शन मैच हो गया है, D की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी हम इस क्वेश्चन को लर्निंग के हिसाब से 4th ऑप्शन भी सॉल्व करते हैं। तो ये जो केसेस बनाने वाले क्वेश्चन है ना, ये PNC का सबसे आसान तरीका होता है, जिसके अंदर अरेंजमेंट नहीं होता, सिर्फ कॉम्बिनेशंस की बात हम यहाँ पर कर रहे होते हैं। मार्किंग हो चुका है, हमारे पास जो है C ऑप्शन आ गया है। फिर भी हम इसका लास्ट ऑप्शन जो है उसको ट्राई करते हैं, लेट्स सी। तो C के हिसाब से हम मार्किंग कर चुके हैं, अब हम ट्राई कर रहे हैं दिस नंबर। Alpha 4 is total number of ways in which committee can be formed such that committee has 4 members, ठीक है। It has at least 2 girls such that both M1 and G1 are not in the committee together, ठीक है भाई। M1 मतलब बॉय नंबर 1 और गर्ल नंबर 1, ये दोनों टीम में नहीं आने चाहिए, तब की बात हमसे पूछी गई है। ये जो अल्फा 4 है ना, इसके बिना ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अल्फा 4 ही इन चारों के अंदर सबसे स्मार्ट क्वेश्चन है।
ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। अब सुनो क्या चाहते हैं। कमिटी के अंदर 4 मेंबर हैं, M1 और G1 दोनों इस कमिटी के अंदर नहीं आने चाहिए टुगेदर, एक साथ नहीं आने चाहिए, और एटलीस्ट 2 गर्ल्स की हम बात कर रहे हैं। तो अल्फा 4 आपके पास आपके बन जाएगा। एटलीस्ट 2 गर्ल्स की बात जब हम करें, एटलीस्ट 2 गर्ल्स आउट ऑफ टोटल कितने हैं कमिटी के अंदर 4 मेंबर्स। इसमें से वो वाला केस घटा दीजिए जब बात वही रहेगी कि एटलीस्ट 2 गर्ल्स आउट ऑफ 4 मेंबर्स जब M1 और G1 टीम में लिए गए हैं। M1 एंड G1 आर इन टीम। तो अगर ये टीम वाला केस हमने घटा दिया, M1 G1 एक साथ टीम में है, तो वही आ गया कि जब ये M1 और G1 टीम में एक साथ नहीं होंगे। 4 मेंबर्स की टीम है। टोटल बॉयज कितने थे आप याद रखिए, बॉयज थे अपने पास 6 और गर्ल्स हैं अपने पास 5। 4 अपने पास, एटलीस्ट 2 गर्ल्स की हम बात कर रहे हैं। तो बताइए 4 मेंबर्स हैं तो क्या हो जाए, 2 गर्ल्स 2 बॉयज। और बताइए 3 गर्ल्स 1 बॉय और चारों गर्ल्स आ जाए। ये 3 पॉसिबिलिटी आपके पास यहाँ पर बन रही है। तो पहले इस टोटल केस को हम बना लेते हैं। टोटल केस आपके पास से बनता है, अल्फा 4 बना रहे हैं, बॉयज 2 हैं, गर्ल्स 2 हैं, तो 5C2 6C2, ठीक है, ये डेटा बना। प्लस दूसरा वाला 5 में से 3 गर्ल्स हैं और 1 बॉय है और चारों गर्ल्स हैं आपके पास है 5C4। ये नंबर बन गया। दिस इज द नंबर वी आर गेटिंग। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा केस, यही केसेस बनाइए, लेकिन इसमें क्या होगा, M1 और G1 एक टीम में आ जाए। तो ये लास्ट वाला पॉसिबल नहीं है। 4 मेंबर की टीम में एक लड़का एक लड़की टीम में पहले लिए जा रहे हैं, तो दिस इज नॉट द पोजीशन। ये वाली सिचुएशन नहीं बनेगी। तो ये टोटल में रहने वाली है। अब इसको हटाना चाहते हैं, माइनस। अब देखिए जब फर्स्ट वाला केस होगा, आप देखिए M1 G1 अगर टीम में आ चुके हैं, दे आर इन टीम, तो फिर मुझे लेना क्या है ये बताइएगा, है ना। केस 2 लड़कियां चाहिए थी, 1 लड़की आ चुकी है, तो मुझे अब 1 गर्ल चाहिए और 1 बॉय चाहिए। नंबर केस नंबर 1। सेकेंड वाली सिचुएशन के अंदर 1 गर्ल आ चुकी है, तो अब हमें 2 गर्ल्स चाहिए, बॉय 1 चाहिए जो आ चुका है, अब हमें नहीं चाहिए। थर्ड वाली पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि चारों गर्ल्स से टीम बना दे, क्योंकि एक बॉय टीम के अंदर है। तो ये वाला केस आपके पास से माइनस होगा। 6 लड़के हैं जिसमें से 1 आ चुका है M1, बचे 5 हैं। 5 में से 1 लड़का और 5 गर्ल्स हैं, 1 लड़की आ चुकी है G1, 4 बची, 4 में से 1 गर्ल। प्लस दूसरा सिचुएशन, 1 गर्ल आ चुकी है, बची है 4 गर्ल्स। इन 4 में से 2 गर्ल्स हमने चूज कर ली। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 4। 5C2 आपके पास से 10 आता है और ये आपके पास बनता है 15। वी आर हैविंग 150, ये 10 है, ये 60, ये 5, माइनस ये 20 है। 4C2 आपके पास से 6 बनता है। अल्फा 4 को सिंबलाइज कीजिए कि कितना बनेगा आपके पास से, डेटा 20 है, तो यहाँ से 40 आएगा एंड वी आर हैविंग -1। तो ये 190 है, यानी 189 हमारे पास से नंबर बनता है। सो लेट्स डिस्कस अल्फा 4 इज 189। एस की वैल्यू 2 से कनेक्ट होगी। बताइए किसी ने अगर सिर्फ लास्ट वाला सॉल्व कर लिया तो उसका ऑप्शन क्लियर है, उसको फिर तीनों सॉल्व ही नहीं करने थे। देखो अब एस सिर्फ इसी के अंदर 2 है। जिसने सिर्फ अल्फा 4 सॉल्व किया होगा वो एक ही जगह जाके कनेक्ट होगा और सी आंसर को मार्क करके आगे बढ़ जाएगा। वो आप फालतू में फर्स्ट सेकंड थर्ड को सॉल्व नहीं करेगा। हमने क्योंकि सॉल्व किए हैं तो हमारे पास P कनेक्ट हो रहा था 4 से, ये भी कनेक्ट हुआ, फिर Q कनेक्ट हुआ अपने पास 6 से, R कनेक्ट हुआ 5 से। ठीक है, ये नंबर्स अपने पास बने। तो बन गई बात। तो अगर हम सिर्फ एक ऑप्शन इसका ट्राई करते तो उसी से सवाल बन जाता है, दैट वाज अल्फा 4। अल्फा 4 कैलकुलेट करो, ये अकेला पूरा सवाल सॉल्व कर देगा, क्योंकि ये ऑप्शंस पुअरली मैनेज किए गए और इनको कितना ही कॉम्बिनेशंस आप बना लो,
कहीं ना कहीं इसके अंदर हम हर तरीके का कॉम्बिनेशन नहीं बना पाते क्योंकि 4 ही ऑप्शन रहेंगे। P के पास कनेक्ट होने के 6 ऑप्शन हैं, Q के पास भी 6 ऑप्शन हैं। तो ये सबसे इजी फॉर्मेट होता है जिसको हमें कैच करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने ऐसे बना दिया कि 4 मेंबर्स में से जब हमने इसको केसेस बना दिए। अब इस अल्फा 4 का मैं आपको एक और ऑल्टरनेटिव मेथड बताता हूँ। ये भी एक तरीके से तो हमने सॉल्व ही किया है। सो लेट्स राइट द ऑल्टरनेटिव मेथड। देखिए, हम ये चाहते हैं कि M1 G1 साथ में ना रहे, यही कहानी है। और इसको हमने क्या किया, टोटल में से इसको माइनस कर दिया कि एटलीस्ट 2 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, टोटल वेज माइनस 2 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है एटलीस्ट, और M1 G1 साथ में है। अब हम इसको ऐसे निकाल लेते हैं कि माइनस ना करके वाला केस डिस्कस करते हैं जब सिर्फ M1 को लिया गया है, G1 को नहीं लिया गया है। दूसरा केस G1 को लिया गया है, M1 को नहीं लिया गया है। और तीसरा केस हो सकता है M1 भी नहीं लिया है और G1 भी नहीं लिया गया है। वो पॉसिबिलिटीज हम यहाँ पर बना देते हैं। तो हम बात करेंगे कि ओनली M1 इज टेकन, G1 इज नॉट टेकन। दूसरा केस, ओनली M1 इज नॉट टेकन, G1 इज टेकन, एंड बोथ M1 को भी नहीं लिया है, G1 को भी नहीं लिया है। ठीक है, दोनों को टीम में नहीं लिया है। तो सिचुएशंस क्या है, हमें टोटल मेंबर्स 4 बनाने हैं। तो पहली पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि 2 गर्ल्स हों और 2 बॉयज हों, M1 को लिया है। और दूसरी पॉसिबिलिटी से 3 गर्ल्स हों और 1 बॉय हो। चारों गर्ल्स वाले केस में M1 नहीं आ पाएगा। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हमारे पास इस वाली सिचुएशन के अंदर है। अब देखिए, गर्ल्स टोटल 5 हैं, बॉयज टोटल 6 हैं। M1 को ले लिया है तो बॉयज अवेलेबल कितने बचे, 5, और गर्ल्स 5 हैं जिनमें से G1 को मना कर दिया है। तो अब 5 नहीं है, जिसमें सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है वो सिर्फ 4 रहेंगे। गर्ल्स सिर्फ 4 रहेंगे क्योंकि G1 को तो मना कर दिया है। तो पहला नंबर बनेगा 4C2। इन 4 में से 2 हम पिक कर लेंगे। M1 ले चुके हैं तो अब 2 बॉयज की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब 1 बॉय की रिक्वायरमेंट है। तो आपके पास 6 बॉयज नहीं, बॉयज बचे हैं 5C1 प्लस। दूसरा केस, 3 गर्ल्स लेनी है जिसमें से 5 हैं, G1 को नहीं ले सकते, अवेलेबल है 4, 4C3। 1 बॉय लेना है, 1 बॉय M1 हम ले चुके हैं। दिस इज द फर्स्ट केस। 1 बॉय लेना है, M1 लिया जा चुका है। दूसरा पॉसिबिलिटी, M1 लेना ही नहीं है, G1 को लिया है। तो पहला केस, 2 गर्ल्स 2 बॉय से एक टीम बनाई जाए, 4 मेंबर्स की कमेटी, 3 गर्ल्स और 1 बॉय, और एक और है चारों गर्ल्स हमने ले ली हो। इनकी हम 3 पॉसिबिलिटीज पे बात करते हैं। M1 को लेना ही नहीं है, 2 गर्ल्स लेनी है, 1 ले चुके हैं। 5 गर्ल्स थी, 1 ले चुके हैं, बची हैं 4। 1 की रिक्वायरमेंट है क्योंकि 2 चाहिए, 1 ले चुके हैं। 2 बॉयज, M1 को नहीं लेना है, 5 बॉयज बचे, 5C2। दिस इज द केस। फिर आता है प्लस, 2 बॉयज लेने हैं, M1 को छोड़ देंगे तो 5 अवेलेबल है, 2 चूज कर लिए। 3 गर्ल्स, 1 गर्ल ले चुके हैं तो 5 नहीं, बची गर्ल्स है 4। उन 4 में से 2 को पिक कर लेंगे। और 1 बॉय चाहिए, 6 बॉयज नहीं है, अवेलेबल 5 है क्योंकि M1 को मना कर दिया है। 5 में से किसी 1 को ले लेंगे। चारों गर्ल्स की टीम बना देंगे। 1 लड़की ले चुके हैं, यहाँ पर 1 गर्ल बची है अपने पास, 5 की जगह 4। उन 4 में से कोई सी भी 3 गर्ल्स हम चूज कर लेंगे। दिस इज द वे। अब तीसरा केस, M1 को भी टीम में नहीं लिया है, G1 को भी टीम में नहीं लेंगे, तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, सेम बात है, 2 गर्ल्स 2 बॉयज, 3 गर्ल्स 1 बॉय, वो 4 गर्ल्स। ये हमारे पास से पॉसिबिलिटीज है 4 लोगों की टीम बनाने की। अच्छा सवाल है। तो देखिए, M1 G1 दोनों को टीम में नहीं लेना है, तो अपने पास टोटल बॉयज 5 हैं और गर्ल्स 4 है। बाकी दोनों M1 G1 को मना कर दिया, आप घर जाइए। 2 गर्ल्स हमें चाहिए, अवेलेबल गर्ल्स हैं 4, 4C2। बॉयज 5 बचेंगे, हमें 2 चाहिए, 5C2 प्लस। 3 गर्ल्स हमें चाहिए, यहाँ से आप देखिए 1 को हटा दिया, बचे कितनी हैं, 4, 4C3। 1 बॉय को लेना है, 6 हैं, 1 हटा दिया, बचे 5। 5 में से किसी भी 1 को ले लेंगे। चारों गर्ल्स हैं जिसमें से G1 को मना कर दिया है, तो 4 गर्ल्स बचेंगी, चारों ही टीम में लेनी होंगी, 4C4। बस ये डेटा हमें कंप्यूट करना है और हमारे पास से यही अल्फा 4 का नंबर बन जाएगा। 4C2 आपके पास से 6 आता है, 6 and 5 आप मल्टीप्लाई कीजिए, 30 प्लस 4 प्लस यहाँ से आपके पास है, दिस इज कमिंग एज 40, और ये आपके पास है 6 है, 30 प्लस 4 प्लस
आगे चलिए 4c2 6 आता है 60 एंड दिस इज 4 and 5 20 and 1. सो लेट्स फिगर इट आउट क्या ये नंबर बनने वाला है। ये 70 है, 70 and 30 is 100, 108, 109, 109 और 80 और ऐड हो जाएगा उसके अंदर 189. यस, वी आर मार्किंग दिस आंसर। ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो। जिसने ये स्मार्टली देख लिया होगा कि एक ही ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो आगे निकल जाएगा। टाइम बचाना एक एसेंशियल पार्ट, हम इससे लर्निंग ये निकाल रहे हैं, जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सॉल्व वो करने में टाइम उतना ही लगेगा, पर चारों की जगह अगर एक ऑप्शन सॉल्व करने से सवाल बन रहा है जिसकी भी मल्टीपल अप्रोचेस है, इससे भी सॉल्व हो सकता है, ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, तो वैसे बना के पेपर बनाने वाला आगे निकल जाता है। कीप लर्निंग। एक सवाल पूछना है, आपको क्या लगता है जेईई एडवांस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे होते हैं, उसमें से कितने ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कॉनिक सेक्शन की तैयारी करने जाते हैं? क्या लगता है, एक वाइल्ड गेस आप लगाना चाहें। कॉनिक सेक्शन में इलिप्स आता है, पैराबोला, हाइपरबोला, इनकी जब बातें होती हैं, बेटा ये बहुत बड़ा नंबर है जो इस चैप्टर को छोड़ के नहीं जाता। जो भी एडवांस का सिंसियर स्टूडेंट होगा उसकी टेस्टिमनी मैं आपको देता हूँ। 2018 पेपर 2 के अंदर कॉनिक सेक्शन के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया जिसके अंदर आपको हाइपरबोला नज़र आ रहा है, जिसके वर्टिसेस की बात कर रहे हैं ना, कॉन्जुगेट एक्सिस, एक्सेंट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, और आप सोच कर चौंक जाएंगे 46% स्टूडेंट ने तो इस क्वेश्चन के अंदर मार्क्स लिए हैं। तो इस चैप्टर की तैयारी करने वाले तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा ही रहे होंगे, मतलब आधी से ज़्यादा क्राउड कॉनिक सेक्शन पढ़ के जाता है। और देखिए 72,000 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इसके अंदर +3 मार्क्स सिक्योर किए, और वहीं पर गलत करने वाले 34,000 भी जो -1 लेकर गए होंगे, नहीं अटेम्प्ट करने वाले हैं 0। जिस कैटेगरी के अंदर ये पूछा गया है वो है मैच द कॉलम मिक्स्ड विद SCQ। मैच द कॉलम मैचिंग कीजिएगा, और ये SCQ फॉर्मेट में ऑप्शंस दिए जाएंगे जो कि इजीली क्रैक हो जाते हैं जल्दी। इसमें श्योरिटी भी रहती है कि हाँ मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ABCD में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। प्रॉब्लम तो जब आती है जब न्यूमेरिक रेस्पॉन्स रहता है। तो चलिए कॉनिक सेक्शन का एक क्वेश्चन जो इतना बेहतरीन है कि ऑलमोस्ट आधे स्टूडेंट्स ने जेईई एडवांस के फाइनल एग्जाम के दिन इसको बना दिया, और ये सबसे ईजीएस्ट फॉर्मेट होता है मैच द कॉलम सॉल्व करना। SCQ में अगर दे रखा, सबसे पहले इस सेक्शन पे जाके पेपर सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पहुंचते हैं, इलिप्स की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर, हाइपरबोला की बात करते हैं। x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज 1, where a is greater than b हमें दिया गया है, is an hyperbola in xy plane with conjugate axis LM, subtends angle 60 degree at one of the vertices n। हाइपरबोला का डायग्राम बनाइए। बहुत तगड़ी तगड़ी बातें यहाँ पूछी जा रही है। ये हो गया है कॉन्जुगेट एक्सिस, स्टैंडर्ड डायग्राम है, L है यहाँ पर, यहाँ M है, ये है इसका वर्टेक्स। ये यहाँ पर कितना एंगल बनाते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, देखिएगा 60 डिग्री बोल रहे हैं। जो कॉन्जुगेट एक्सिस है इस वाले इक्वेशन के हिसाब से इससे कोऑर्डिनेट आपके 0,b 0,-b आता है। दिस एंगल इज टोटल एंगल इज 60। ये एंगल आपका 30 बनेगा, और ये वाला एंगल भी आपके पास है 30 बनेगा। एन के कोऑर्डिनेट ही 1,0 होता है, ये वर्टेक्स है। तो अगर मैं यहाँ पर tan 30 लिखना चाहूँ तो मुझे पता है कि ये क्या होगा, OL अपॉन ON। OL है B, ये है A, डेटा है 1/√3। सबसे पहले जो एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला वो बना देते हैं, 1 + b²/a², ये फॉर्मूला होता है। ये डेटा मेरे पास से 1/3 आएगा, 4/3 से मैं इसको 2/√3 निकाल दूंगा। ठीक है। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस की बात हमसे की जा रही है, ये बताइए लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होता है 2b। सोचेंगे कैसे इसको बनाया जाए। दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल LMNB 4√3, देखिए LMN का एरिया दिया हुआ है, LMN ट्राइंगल LMN, बताइए क्या बनेगा इसका एरिया। हाफ बेस और ये परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको, तो बनेगा हाफ LM और दिस परपेंडिकुलर इज ON। ये डेटा हमारे पास 4√3 गिवन है। LM कितनी लेंथ होगी, ये B है, ये -b है, इट इज 2b। ON इज A एंड इट इज 4√3। और यहाँ से आप लिख सकते हो, थोड़ा ध्यान देंगे अगर, तो A को मैं लिख सकता हूँ √3 टाइम्स B। ठीक, 2 से 2 चला जाएगा, ये B आता है,
यहाँ पर मैं √3 टाइम्स बी को 4√3 लिख रहा हूँ। ए और बी पहले पॉजिटिव कंसीडर किए गए हैं, लिखा हुआ है ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव। तो बी का वैल्यू 2 आ गया है, तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस आप यहाँ से कितना 4 लिख सकते हैं। तो देखिए लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज 4, ये जाके कनेक्ट होगा 4 से। तो P4 से कनेक्ट होगा, 3 ऑप्शन में दिया गया है, या डी वाला ऑप्शन गलत है बस। एक्सेंट्रिसिटी हम पहले निकाल चुके हैं 2/√3, 2/√3 ये 3 से जाके कनेक्ट होगा, तो ये 3 से कनेक्ट होगा। क्वेश्चन सॉल्व। ये रहा Q जाके कनेक्ट हुआ 3 से, तो 2 जाके 3 से कनेक्ट होता है, तो ये गलत हो गया आपके पास से, ये गलत हो गया, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि क्वेश्चन सब सॉल्व निकल के आ चुके हैं। यहाँ ए आ चुका है, यहाँ पर ए का वैल्यू 2√3 है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बाकी आर और एस को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बिना ही आंसर आ गया। तो मैंने बोला ना, पूरे जेईई एडवांस में सबसे आसान फॉर्मेट होता है कौन सा, जब मैच द कॉलम एससीक्यू में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले एडवांस का फॉर्मेट देखिए और सबसे पहले हर सब्जेक्ट के अंदर इनको सॉल्व कीजिए। हाईली स्कोरेबल टॉपिक ये होते हैं। आगे चलिए, अब इसको हम तो क्या, हमारा टॉप चैप्टर तो अभी नहीं हुआ, हमारा एग्जाम तो नहीं हुआ, तो हम तो लर्निंग के हिसाब से सारा सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे टाइम पे हो सकता है कॉम्बिनेशन कुछ और बन जाए। ठीक है, तो अब इसके बिना जो हम दूसरा बनाने जा रहे हैं उसको मैं दूसरे कलर से लिखूंगा, ताकि भाई क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ये लीजिए, आर ऑप्शन तो और आसान है, तो ये आपके पास है 2a ही बनेगा। ए आपके पास कितना 2√3, एक्सेंट्रिसिटी हम निकाल चुके हैं, ये 2/√3 आता है, ये डेटा आपको निकालने को बोला है। वी आर गेटिंग दिस एज एन 8 आपके पास है, 1 से कनेक्ट होगा, इजी बिल्कुल 1 से ही कनेक्ट हो रहा है। आगे चलते हैं एस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये डेटा बनता है 2b²/a। बी का डेटा हमने निकाला 2 आया था, तो ये बन गया 4। ए का डेटा है 2√3, सो द आंसर इज 4/√3। पर ये आधा आधा एक मिनट जो हम बचाते हैं ना, ये कई सवालों में हमें आंसर तक पहुंचा देता है। एस की वैल्यू 2 है, इजी क्वेश्चन देखा हमने, 46% स्टूडेंट्स ने इसके अंदर मार्क्स सिक्योर किए। तो डरिए मत, ये चैप्टर ऐसा जिससे बच्चे थोड़े खौफ खाते हैं, कॉनिक सेक्शन, देखिए सवाल कैसा पूछा गया है। और आपने ऐसा चैप्टर तैयार कर लिया जो अब बहुत डिफिकल्ट आपको लगता है एक जनरल स्टूडेंट को, लेकिन आपने बहुत मेहनत की उसके ऊपर, और उसके ऊपर ऐसा सवाल आ गया डिफिकल्ट तो आपसे भी नहीं बना। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर चैप्टर को एक मीडियम लेवल तक जरूर प्रिपेयर करके जाइए, तभी बात बनेगी। ठीक है, जेईई एडवांस 2018 पेपर 2 का एक लास्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है मैच द कॉलम सॉल्व करना है एससीक्यू फॉर्मेट के अंदर, मैपिंग करनी है, 4 फंक्शंस पूछे गए F1, F2, F3, F4, और लिस्ट 1 लिस्ट 2 है। इनके बाद चारों फंक्शंस के बारे में, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इन सब के बारे में मैपिंग की गई है। एक ऐसा सवाल जिसमें 4 फंक्शंस का एनालिसिस करना होगा, लेकिन यही सवाल अगर स्मार्टली किया जाए तो एक ऑप्शन को सॉल्व करते ही आंसर आ जाता है। इसीलिए इस फॉर्मेट के अंदर स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहता है। हमारी सबकी हॉट चॉइस होनी चाहिए कि अगर एससीक्यू के अंदर मैच द कॉलम पूछा है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, सबसे पहले यही करना है। ये आसानी से ABCD वाले ऑप्शन PQ वाले से मैपिंग डिकोड हो जाती है। मार्किंग स्कीम +3 है, सही करने पर, गलत करने पर -1 में। ये नंबर आपको यहाँ भी दिखेगा कि 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही कर दिया था। तो 39,000 स्टूडेंट्स +3 लेकर गए हैं, 74,000 -1 भी लेकर गए हैं, और गलत करने जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया वो 0 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट हैं। चलिए इसको अप्रोच करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए इस बारे में सोचते हैं। देखिए F1, F2, F3 और F4 सबकी डोमेन और कोडोमेन सामने लिखी गई है। R से R, F4 R से R है, -π/2 से π/2 R है, -1 करके पूरा डेटा दे रखा है। हमें तो यहाँ देखना है, हमारी तो पहली नज़र ये होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे पहले वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि टाइम के हिसाब से। फिर हम आएंगे इसके ऊपर कि इस पर एक एक ऑप्शन को सीखेंगे लर्निंग, क्योंकि अपना एग्जाम नहीं हुआ है। तो पहले वैसे सॉल्व करते हैं कि एग्जाम में कैसे पूछा गया है, उसके हिसाब से कम टाइम में सॉल्व करने के हिसाब से। यहाँ ऑप्शंस को आप देखिए, देखो सबसे पहले पेपर जब भी आता है सबसे पहले हर स्टूडेंट P ऑप्शन को ही मैच करने जाता है। ये बात एग्जामिनर भी जानता है, इसीलिए P के देखो 2 मैचिंग है, 2 से भी कनेक्ट कर रखा है, 4 से भी कनेक्ट कर रखा है। रादर देन हम एक ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं जिसको अगर हमने सॉल्व कर लिया PQRS में से ही 1 2 3 4 में से, जिससे कि हमारे हाई चांसेस हो जाए कि क्वेश्चन करेक्ट हो जाए।
तो पी में तो दो दो ऑप्शन की मैचिंग है। क्यू देखिए आप 3 1 2 1 है, और एस देखिए एस भी बहुत जगह कनेक्ट है, 3 3 3 है, 4 है, तो ज़्यादा चांसेस है शायद 3 से कनेक्ट हो रहा हो। लेकिन आप आर को देखिए 1 2 1 4। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस द आर ऑप्शन। आर को हमने सबसे पहले पिक किया। आर क्या है? आर स्टैंड्स फॉर F3। F3 यहाँ पर है, F3 की ये डोमेन दे रखी है और ये रेंज है। क्या है F3? डिस्कस करते हैं। F3 ग्रेटेस्ट इंटीजर है, साइन है, ln है, x+2 है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया हुआ है। ऑप्शंस क्या है? कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस, नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल, और सारा डिस्कशन आप देखिए सब जगह जीरो के आसपास डिस्कशन हो रहा है और किसी पॉइंट पर बात ही नहीं है, सिर्फ जीरो पर डिस्कशन है। ये अच्छी बात है। जब हम जीरो पर यहाँ बात करते हैं तो ये ln2 बनता है। अगर हम F3 जीरो का डेटा बना के देखें तो ये मेरे पास से साइन ln2 बनता है। ln2 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है? ln2 जो नंबर है तो पॉजिटिव है ना, और ln2 जो नंबर आपके पास आता है इसके बारे में अगर हम बात करके देखें तो ये जो क्वांटिटी है ये तो एक से ज़्यादा तो साइन हो नहीं सकता। साइन तो 1 तब बनता जब अंदर π/2 आता, π/2 यानी 1.57। ये तो 1.57 से छोटा नंबर है, 0.693 के आसपास होता है। तो ये नंबर तो कैसा एक से छोटा रहेगा, डेटा बन जाएगा जीरो। कैसा बनेगा? जीरो। यहाँ पर डेटा अपने पास जीरो है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मैं -0.1 से +0.1 के बीच के इंटरवल में बात करूँ, जीरो इसके बीच में आ चुका है, तो इसकी वैल्यू ln 1.9 रहेगा। ये 1.9 और 2.1 के बीच में चाहे कितना भी हो, ये फंक्शन हमारे पास इनसाइड वाला है, 0 से 1 के बीच में रहेगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो रहेगा। -0.1 से 0.1 के बीच में फंक्शन ही जीरो है, कांस्टेंट है। दिस इज एन कांस्टेंट फंक्शन। इसके इंटरवल में कांस्टेंट रहेगा तो एट x = 0 पर क्या होगा? ये सब है, ये कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और इसका डेरिवेटिव भी डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि इस इंटरवल में f' भी जीरो आएगा। तो हम मार्क करेंगे इसके हिसाब से। डिसकंटिन्यूस नहीं, कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबल है, ए फर्स्ट सेकंड गए, डिफरेंशिएबल बट डेरिवेटिव नहीं। जब फंक्शन ही कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव भी कांस्टेंट आएगा। फोर्थ आंसर मार्क करेंगे। फोर्थ आंसर मार्क किया, आर को मार्क करेंगे फोर्थ से। डी, एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व, खत्म। एग्जामिनर ने जैसे पेपर सेट किया, फायदा उठाया उसका, सॉल्व हो गया है, खत्म हो गया है। सिर्फ एक ऑप्शन मैच हुआ है 4। ये कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होंगे, सब होंगे, क्योंकि -0.1 से 0.1 के बीच में फंक्शन 0 से 1 के बीच में रहेगा और जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको जीरो बना देगा। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ इन्होंने कितनी ही कलाकारियाँ करके पूछी हुई है बाकी सबके अंदर, लेकिन फॉर्मेट गलत है, तो जो एक स्मार्ट बच्चा होगा वो सॉल्व करके आगे निकल जाएगा। समझ गए? तो आपसे क्या लर्निंग है, इस पेपर में कभी भी अगर आपको पूछा जाए कि SCQ और मैच द कॉलम साथ में है, सबसे पहले फॉर्मेट करना इजीली क्रैक हो जाता है। सो डी हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन फिर भी हम लर्निंग के हिसाब से इन सभी को सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। लेट्स डिस्कस नाउ द पी ऑप्शन। पी बात करता है F1 के बारे में। F1 को आपने देखा जो लिखा गया है, साइन आपके पास है, √ है, 1 - x² है। कंटिन्यूस तो ये होगा ही सही, मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं कि इसमें कंटिन्यूटी की कोई प्रॉब्लम आने वाली है। f(0) है क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, रूट है, साइन है, ये सब में आप 0 रखेंगे, 1 - 1 इज 0। इट्स अ कंटिन्यूस फंक्शन। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है एग्जाम के हिसाब से। अब मैं एक एक ऑप्शन आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि अपना पेपर नहीं हुआ, ये तो 2018 वालों का पेपर था, तो अभी तो हमें सीखना है, तो हम हर ऑप्शन से सीखेंगे। ये मैचिंग पुअरली की गई है, इसीलिए हमने क्रैक कर दिया उसको, वो बात अलग है। अब हम एक एक क्वेश्चन को सीखते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज अपने आप को एनरिच करते हैं। तो सोचो वो स्टूडेंट जिसको पेपर में डिकोड करना, स्मार्टनेस दिखानी भी आती है और जिसके कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं, वही तो टॉपर होता है। इसमें स्मार्टनेस भी है कि हाँ जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं, फटाफट से एग्जामिनर कहाँ पर वीक पॉइंट छोड़ा उसको पकड़ना जानता हो, और दूसरा कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो। ये डेडली कॉम्बिनेशन है। ठीक है, साइन है, रूट है, 1 - x², 0 पर कंटिन्यूस ये डेटा बन रहा है। इस फंक्शन में आर इसके डोमेन है, आर से आर में डिफाइन किया गया है। हम इंटरेस्टेड हैं कि इसके डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में क्या कहना होगा। तो इस फंक्शन को डायरेक्टली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम मुझे ऐसी दिखती नहीं है इसके अंदर, या चाहें तो हम इसको LSD RSD बना के देखें। और अगर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट भी करते हो तो आपको दिखेगा कि शायद रूट वाली टर्म अपॉन में आ जाएगी और प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
अगर मैं एफ डैश एक्स यहाँ बनाने लगूँ तो यहाँ कॉस आएगा, यहाँ रूट बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट आएगा 0 ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 2x। देखो 0 पर इसको प्रॉब्लम नहीं है, इसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दीज टू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम। यहाँ भी x है, यहाँ भी 0/0 फॉर्म बनेगा, तो बेटर ये है कि फिर हम यहाँ पर LSD और RSD से इसको अप्रोच करें। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने इसको होल्ड पर डाल दिया और हम LSD RSD से इसके लिए बनाना शुरू करते हैं। सो लेट्स डिस्कस 0 प्लस डेरिवेटिव पर। लिमिट है h टेंड्स टू 0 है, यहाँ आपके पास साइन है, अंडर रूट है 1 माइनस एच स्क्वायर, 0 पर डेटा 0 है और दिस इज h। सिंप्लीफाई करिए, ये जो डेटा आपने लिखा है इसी टर्म से वापस से यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और ये डेटा है 1 माइनस एच स्क्वायर। एच को हम पॉजिटिव लेते हैं, अंदर भी हम एच स्क्वायर ले चलते हैं, रूट है ना, एच स्क्वायर बना देंगे। 0/0 वाला फॉर्म है, ये आपके पास पार्शियल लिमिट लग के 1 बन जाएगा और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा ई पावर एच स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर, 1 अपॉन ई एच स्क्वायर। ये जो डेटा है आपके पास है दिस इज 1। तो वहीं अगर हम इसमें RSD निकालना अगर हम चाहते तो उसकी डेफिनेशन क्या होती, ये तो सेम ही रहता है, f ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस एच। सारे डेटा बनाने जाते और ये डेटा बनता साइन अंडर रूट 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस 0 अपॉन माइनस एच। अभी हमने देखा साइन ये वाला डेटा h के साथ वैल्यू 1 देता है, यहाँ सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, दिस इज कमिंग एज -1। तो क्या कह सकते हैं, LSD एंड RSD बोथ आर नॉट इक्वल। LSD एंड RSD बोथ आर नॉट इक्वल, तो इट इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो F1 आपका जाके कनेक्ट होगा, कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। R तो हम पहले मार्क कर चुके हैं, R चला गया है 4 पर, तो ये जाता है 2। D ऑप्शन मार्क कर चुके हैं ना हम पहले से, ठीक है। F1 सॉल्व हो गया, F3 सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं F2 पर। F2 को देखिए, मॉड ऑफ साइन x है अपॉन tan इनवर्स x जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और जब 0 है तब इसकी वैल्यू 1 आती है। सो लेट्स डिस्कस नाउ द सेकेंड ऑप्शन, दैट इज Q। F2 के बारे में हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे F2 क्या है। F2 में 0 प्लस पे हम बात करते हैं, तो लिमिट आपके पास से आएगी h टेंड्स टू 0, मॉड आपके पास लिखा गया है साइन h अपॉन tan इनवर्स h। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मॉड आपके पास से प्लस से ओपन होगा, साइन h बाई h आता है आपके पास से, tan इनवर्स h बाई h, बैलेंस किया, ये 1 है, ये भी 1 है, डेटा आता 1 है। वहीं 0 माइनस पर अब हम बात करते हैं इसके बारे में, तो साइन है 0 माइनस एच मॉड लिखा गया है, tan इनवर्स 0 माइनस एच है, यहाँ पर अपने पास मॉड है तो उससे पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अपॉन वाला आपके पास से माइनस में क्रिएट हो जाएगा। जब आप स्टैंडर्ड लिमिट्स की तरफ जाएंगे तो आपने देखा इसका वैल्यू 1 आता है, तो इस वाले का डेटा आपके पास से -1 क्रिएट होगा। वी आर गेटिंग -1। तो क्या देख पा रहे हैं, LHL और RHL दोनों सेम नहीं है, लिमिट्स ही सेम नहीं है, तो दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0 पर, और यही हमारे पास है नॉट डिफरेंशिएबल भी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। ये लर्निंग के हिसाब से हम बात करें, क्वेश्चन तो पहले 10 मिनट पहले सॉल्व कर चुके हैं। F3 आपके पास से जाके मार्क हुआ है, अब किसके पास, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन 1। डी आंसर मार्क किया था, देखिए Q1 पे कनेक्ट हो गया है, दिस वाज द F2, नहीं दिस नॉट दिस वन, F2 हमने सॉल्व किया। So F2 इज कनेक्टेड विद दिस, और F1 अभी हमने देखा था कंटिन्यूअस था, डिफरेंशिएबल नहीं था, और R हम कनेक्ट कर चुके हैं, R इज एट 4। अब बचता है F4 ये वाला डेटा, और ये बहुत बोर्ड का क्वेश्चन है, ये तो x पावर m के लिए हम सॉल्व करते हैं, m अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो ये डिफरेंशिएबल होता है,
2 लिखा गया है। तो कुछ रिजल्ट्स अगर हमारे लर्निंग के टाइम के याद है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं फिर समझाऊंगा आगे, ठीक है। तो ये तो डी आंसर अपना आ ही रहा है। अब मैं फोर्थ वाले की बात करता हूं, F4 आपके पास लिखा है एक्स स्क्वायर साइन है 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। आप अगर इसका 0 पर डेटा निकालेंगे तो वो तो हमें दिया हुआ है F0 इज 0, और अगर हम इसकी लिमिट निकाल के देखें तो ये 0 है, यहाँ -1 से 1 का नंबर है और ये 0 आपके पास से आता है। सो ये कंटिन्यूस तो हो रहा है एट x इक्वल टू 0। इस पूरे क्वेश्चन की हाईलाइट पता है क्या है, ये कि इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस है या नहीं, लेकिन पूछा इतना पुअरली है कि सिर्फ एक ऑप्शन F3 को सॉल्व करने से ही 0 फंक्शन बन जाता है, इसकी जरूरत पे ही नहीं फंसते हम, स्मार्टली सॉल्व हो जाता। पर ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो लास्ट में जाके पूछा है। कंटिन्यूस आ चुका है, अब हम RHD के बारे में पहले बात करते हैं, जो बनता है F'0+। जो डी ऑप्शन में आपको अच्छे समझ में आएगा, ये बनेगा h² साइन ऑफ 1/h डिवाइडेड बाई h, दिस इज -0। वही हम LHD की बात करेंगे, ये बनता है F'0- लिमिट -h² साइन ऑफ -1/h डिवाइडेड बाय -h, ये बनता है h साइन 1/h। 0 है, ये है -1 से 1 के बीच में मल्टीप्लाई, 0 बन जाता है। We are having again the same data, h sin 1/h, 0। LHD RHD दोनों 0 आ रहे हैं, तो ये डिफरेंशिएबल हो रहा है एट x इक्वल टू 0 पर। लेकिन आगे जाके पूछा है कि डिफरेंशिएबल तो है, थर्ड और फोर्थ में कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं है। तो इसका जब डिफरेंशिएबिलिटी है तो हम इसको डिफरेंशिएशन करके देखेंगे। डिफरेंशिएशन कीजिएगा, x² का बनेगा 2x, साइन 1/x ही रहेगा, x² का बनेगा x², साइन का बन जाएगा cos 1/x -1/x², जब x की वैल्यू 0 नहीं है। सिंप्लीफाई करने पहुंचे तो f' आता है, ये 2x है, साइन है 1/x है, माइनस आपके पास है cos है 1/x है। अब आपने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएबल था, डिफरेंशिएशन की परमिशन मिल गई। अब इसकी कंटिन्यूटी की बात करनी है, डेरिवेटिव कंटिन्यूस है या नहीं, तो डेरिवेटिव निकाला। अब डेरिवेटिव के कंटिन्यूस के लिए बात करने जाएंगे तो आप देखिए, जब मैं अगर इस पर लिमिट निकालने जाता हूँ x टेंड्स टू 0 f'(x), तो होगा क्या, ये तो 0 बनता है और ये डेटा बनेगा -1 से 1, लेकिन ये ऑसिलेशंस करेगा तो ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये ऑसिलेशंस कर रहा है -1 से 1 के बीच में। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके साथ x था, उसने -1 से 1 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 बना दिया, लेकिन cos 1/x अकेला बच गया है। अब ये ऑसिलेशंस करेगा, ये कंटिन्यूस नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं होगा। थर्ड वाला ऑप्शन आएगा F4 का थर्ड, और डी में यही लिखा गया है। डी ऑप्शन जो हमने देखा S3 से कनेक्ट होता है। हालांकि 3 ऑप्शन में यही बात समझा दी गई है, वहाँ से भी हिंट है। दीज आर पुअरली मेड, लेकिन फिर भी क्वेश्चन था, मैंने आपको 1 2 3 4 चारों स्टेजेस में समझा दिया। हमें हमारे कॉन्सेप्ट पर पहले फोकस करना है, क्योंकि ये हमारा पेपर नहीं है। तो हमने चारों ऑप्शंस को डिटेल में समझ लिया। अगर ये हमारा पेपर होता तो मैंने आपको वो भी सिखा दिया कैसे सॉल्व करना है। हमने सीधा ही F3 को ट्राई किया था और उसे सीधा डिकोड होके सॉल्व हो गया था। ठीक है, कीप लर्निंग। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की 5 ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल हैं। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन, जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड।
और मेरा सपोर्ट तो आपको यूट्यूब पे मिलेगा से ये प्लस है। आप ऐसी बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब। ठीक है, और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेई मेन्स पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो जेई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहता है उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए तो आप इन रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप। मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई। यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।